अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमीज हुसैन ई अकेडमी। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्विक बुक्स ऑनलाइन का 9+ आवर्स का कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड। अगर आप एक बुक कीपर हैं, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है या अभी तक आपने क्विक बुक्स यूज नहीं किया है, तो इस कोर्स को देखने के बाद आपको क्विक बुक्स के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में जो है वो पता चल जाएगा और आप क्विक बुक्स को जो है वो यूज कर सकेंगे। मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया गया है यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कोर्स में हम जितनी भी बुक कीपिंग करेंगे वो यूके के टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करेंगे। इस कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज को जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम क्विक बुक्स के ऊपर अपना फ्री में अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है हम अपनी कंपनी सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अपनी कंपनी की डिटेल्स डालेंगे, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस नंबर और वैट नंबर वगैरह। फिर हमने इस कोर्स में एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो है वो इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन की है, जिसमें हमने अपना खुद का चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट भी किया है और उस चार्ट ऑफ अकाउंट को क्विक बुक्स के अंदर इंपोर्ट भी किया है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से हम अपने नए अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं और पुराने अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट की सेटिंग्स के बारे में भी जो है वो डिटेल में हमने बात की है। हमने इस कोर्स के अंदर जो है वो वैट के बारे में जो है वो डिटेल डिस्कशन की है, जिसमें हमने ये देखा है कि डिफरेंट वैट स्कीम्स जो है वो क्या होती हैं। और साथ ही साथ वैट डिस्कशन के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से क्विक बुक्स के अंदर हम अपने वैट को जो है वो फाइल कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ जो है वो इस कोर्स के अंदर डिस्कस किया है, जिसमें हमने ट्रैक्ड और नॉन ट्रैक्ड इन्वेंट्री को भी देखा है और साथ ही साथ हमने अपनी सर्विसेज के बारे में भी जो है वो बात की है। और एट द एंड हमने इन्वेंट्री के अंदर अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स की एडजस्टमेंट को भी जो है वो कॉन्सेप्चुअली जो है वो डिटेल से डिस्कस किया और इसकी क्विक बुक के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगी उसके बारे में भी जो है वो बताया है। अकाउंट रिसीवेबल साइकिल को भी इस कोर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस किया गया है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को जो है वो मैनुअली ऐड कर सकते हैं और इंपोर्ट करवा सकते हैं, और अपनी सेल इनवॉइसेस को किस तरीके से मैनुअली ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल इनवॉइसेस पोस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 100-200 बल्क इनवॉइसेस हैं तो उसको कैसे ही वन टाइम जो है हम क्विक बुक्स के अंदर इंपोर्ट करवा सकते हैं। और साथ ही साथ हमने पेमेंट एलोकेशन और क्रेडिट नोट एलोकेशन के बारे में भी जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। और उसके साथ साथ डिफरेंट अकाउंट रिसीवेबल की जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी जो है वो हमने इस कोर्स में बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ डिस्कस किया है। जैसे हमने अकाउंट रिसीवेबल को डिस्कस किया है वैसे ही हमने अकाउंट पेएबल को भी जो है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। बात करें अगर हम डेप्रिसिएशन की, तो हमने डेप्रिसिएशन को भी इस कोर्स में डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम अपनी डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकते हैं और क्विक बुक्स के अंदर किस तरीके से हम अपनी डेप्रिसिएशन को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेरोल को भी इस कोर्स के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया गया है, जिसमें हमने पीएवाई नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन और पेंशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि क्विक बुक्स के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। और एंड में हमने ये भी देखा है कि हम अपनी पेरोल की जर्नल एंट्रीज जो है वो क्विक बुक्स के अंदर किस तरीके से पोस्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलेशन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से हम अपने बैंक्स को जो है वो इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से अपनी बैंक ट्रांजैक्शंस को जो है वो मैच करवाते हैं इनवॉइसेस के साथ और बिल्स के साथ। और एट द एंड हमने बैंक रिकंसाइल करके भी देखा है कि क्विक बुक्स के अंदर हम किस तरीके से अपने बैंक को जो है वो रेकंसाइल कर सकते हैं। और एट द एंड हमने क्विक बुक्स के अंदर रिपोर्ट्स को भी जो है वो डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, जैसे कि हमारी एजेड रिसीवेबल रिपोर्ट्स, एजेड पेएबल रिपोर्ट्स, और साथ ही साथ जो हमारी बैलेंस शीट है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन उनका डिफरेंट पीरियड्स के साथ, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रिपोर्ट्स में हमने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स को जो है वो इन डेप्थ डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया और उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात की है कि कौन सी रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ होती है। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस कोर्स के अंदर क्विक बुक्स के हर टॉपिक के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन है और हर चीज़ को डिटेल के अंदर जो है वो बताया गया है। तो अगर आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट देखते हैं
तो होपफुली आपको क्विक बुक्स जो है वो यूज़ करना आ जाएगा और आप क्विक बुक्स पे काम भी कर सकेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलें अपने कोर्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलें हम अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप quickbooks.intuit.com/uk/pricing के ऊपर इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये आपको यहाँ पर लिखी हुई भी शो हो रही है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यूके इसलिए क्योंकि हम बुक कीपिंग जो अपनी करेंगे वो यूके के प्रोस्पेक्ट से करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपको डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पे सब प्लान्स के जो हैं वो पैसे हैं। जैसे कि आप देखें एसेंशियल है तो इसका 2.80 पर मंथ जो है वो इसके चार्जेस हैं पाउंड्स और 6 महीने के लिए, और उसके बाद जो है 28 पाउंड्स पर मंथ ये आपको चार्ज करेगा। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर मुझे एक बटन ऑन नजर आ रहा है, ठीक हो गया, जिसके अंदर 90% ऑफ है 6 मंथ्स के लिए। अगर मैं इस बटन को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर आप देखें मुझे यहाँ पर 0 पाउंड पर मंथ है फॉर 1 मंथ, यानी 1 महीने के लिए ये मुझे फ्री है। उसके बाद ये मेरे से पैसे चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने जो है वो प्रैक्टिस के लिए करना है तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से ऑफ करके। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले चूज प्लान कर लेता हूँ। मुख्तलिफ किस्म के मुझे प्लान्स दिए हुए, हम असेंशियल जो है उस प्लान को चूज कर लेते हैं। इसके अंदर हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ चूज प्लान। जैसे ही यहाँ मैं चूज प्लान करूंगा, मैं अगली स्क्रीन पे आया हूं तो मेरे से ये पूछ रहा है कि मैं इसके अंदर पेरोल ऐड करना चाहता हूं या नहीं। पेरोल के लिए जो है आप देखें यहां पर ऑप्शन है कि आप इसको नो कर दें और यहां पे ऑप्शन है कि मैं पेरोल को ऐड कर लूं। पेरोल भी मेरे पास पहले महीने के लिए फ्री है तो मैं इस पेरोल को भी ऐड कर लेता हूं। यहां पर मैंने पेरोल को ऐड कर लिया। अब इस स्क्रीन पे आके वो मेरे से जो है कुछ इंफॉर्मेशंस जो है वो इंफॉर्मेशंस जो है वो मांगेंगे और उसके बाद जो है वो हम अगली स्क्रीन पे जाएंगे। तो वेट करते हैं, ये लोडिंग हो रही है। जैसे ही मेरे पास आती हैं चीजें तो उसके अंदर हम अपनी डिटेल्स जो है वो पुट करेंगे। यहाँ पर अब मेरे पास जो है वो पेज आ गया और मैंने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो लिख दी हैं। अपना ईमेल, अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूं कि मुझे किसी भी किस्म की कोई भी ईमेल्स और एसएमएस नहीं चाहिए इनकी ऑफर से रिलेटेड। तो इसको यहां पर मैंने टिक कर दिया और यहां पर वन मोर स्टेप है, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब अपनी डिटेल्स डालने के बाद आप यहां पर इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर कुछ चीज़ें वो बता रहा है कि क्या क्या करता है। उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है, यहां आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले यहां पर वो आपसे पूछ रहा है व्हाट्स योर बिजनेस नेम, ठीक है। तो यहां पर मैं इसके अंदर लिख देता हूं रमीज अकाउंटेंसी फॉर एग्जांपल। ये मैंने अपने बिजनेस का नेम रख लिया। यहां पर है आई एम मूविंग फ्रॉम क्विक बुक डेस्कटॉप एंड वांट टू ब्रिंग इन माय डाटा। हम डेस्कटॉप से नहीं आ रहे तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर कह रहा है हाउ लॉन्ग हैज़ रमीज अकाउंटेंसी बीन इन बिजनेस। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 1 to 2 ईयर्स। यहाँ हम 1 to 2 ईयर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर अब वो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर इंडस्ट्री। यहाँ पर हमसे हमारी इंडस्ट्री के बारे में जो है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्री के बारे में लिख देते हैं फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन लिख देते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन रीसेलर्स। ये हम अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आप अपनी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम टेलीकम्युनिकेशन रीसेलर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर अब वो मेरे से पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस, ये किस किस्म का बिजनेस है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं लिमिटेड कंपनी प्राइवेट। इसको हम यहाँ पर कर देते हैं लिमिटेड कंपनी प्राइवेट और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर अब वो हमसे पूछ रहा है कि हमारा रोल जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम अपना रोल जो है वो बुक कीपर और अकाउंटेंट जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं।
तो अब वो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि रमीज अकाउंटेंसी जो है वो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पर हम इसको यस कर देते हैं और यहाँ पर हम कह देते हैं कि आई ओन एंड रन दिस बिजनेस, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमें कुछ और ऑप्शंस भी दी हुई हैं, आई डू फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट वर्क टू रन दिस बिजनेस, डिफरेंट तरह की चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर फिलहाल हम कर लेते हैं आई ओन एंड रन दिस बिजनेस, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अब वो हमसे पूछ रहा है कि इस बिजनेस के अंदर जो है वो कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि ओनली द ओनर है और एम्प्लॉयज़ हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अ फ्यू पार्टनर ओनर्स हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ पे भी क्लिक कर देते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, और उसके अंदर हम कह देते हैं कि हमारे पास 2 to 5 एम्प्लॉयज़ ये भी हमारे पास काम करते हैं। क्योंकि हमने कुछ एंट्रीज करनी है तो उसके लिए हम इन लोगों को भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर वो हमसे ये पूछ रहा है कि हम कौन कौन सी ऐप्स जो हैं वो अपने बिजनेस के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म की, आप देखें यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो दी हुई हैं। फिलहाल के लिए जो है हम यहाँ पर इन सब को जो है वो स्किप कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली जैसे पेपॉल है, गो कार्डलेस है, ये हमारे पास जो है ये पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल अकाउंट्स नहीं है तो हम इनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर फिलहाल के लिए स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ हम स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शन दे रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू इन क्विक बुक्स। हम क्विक बुक्स में क्या क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर हम वैट को भी मैनेज करना चाहते हैं, सेंड एंड ट्रैक इनवॉइसेस भी, ऑर्गेनाइज रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस भी, ट्रैक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टैक्सेस, इसको हम रहने देते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन से हमारा कोई काम नहीं है। हम पे एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट स्टॉक, ट्रैक आवर्स और ट्रैक रिटेल सेल्स, हम सबको जो है वो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास अब नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो क्या आती है। अब हमारे पास जो है ये नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है, व्हाट शुड वी डू फर्स्ट। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि अब हम क्या करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो है हम वो गेट रेडी टू इनवॉइस, ट्रैक रिसीट एंड एक्सपेंसेस, स्टार्ट वैट, तो हम यहाँ पर गेट रेडी टू इनवॉइस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो हमसे कह रहा है लेट्स ऐड अ पर्सनल टच योर इनवॉइस, यानी कि वो कह रहा है कि आप अपने ही आपको एक सैंपल इनवॉइस जो है वो भेजें कि आपके कस्टमर्स को जो है वो कैसी नज़र आएगी। तो यहाँ पर हम अब अपनी सेटअप इनवॉइसेस कर सकते हैं और यहाँ पर स्किप फॉर नाउ है। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं इसको स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। हम आगे चल के ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पर है मेक इट इजी फॉर पीपल टू पे इनवॉइसेस इंस्टेंटली। बेसिकली अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पेपॉल एंड गो कार्डलेस जो है वो एक पेमेंट गेटवेज हैं जिसके ज़रिए हमारे कस्टमर्स भी हमें पैसे पे कर सकते हैं और हम भी इनके ज़रिए जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको जो चीज़ बताई थी कि हमारे पास कुछ ओरिजिनल अकाउंट्स तो हैं नहीं जिनको हम यहाँ पर ऐड कर सकें, तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है लेट्स ब्रिंग ऑल योर इनकम एंड एक्सपेंसेस इन वन प्लेस, यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो और यहाँ पर वो कह रहा है लेट्स लिंक योर अकाउंट्स टू सी एवरीथिंग इन वन प्लेस, यहाँ पर अब हम अपने लिंक अकाउंट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी वही इशू है कि हमारे पास ओरिजिनल बैंक नहीं है और कोई ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसके ज़रिए हम अकाउंट्स को जो है वो लिंक कर सकें और ट्रांजैक्शंस को जो है वो शो करवा सकें। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर इसको स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर भी हम स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर है हाउ डू यू ट्रैक योर रिसीट्स टुडे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि हम पेपर रिसीट्स सेव करते हैं, डिजिटली करते हैं या पेपर और डिजिटल रिसीट्स दोनों करते हैं। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर आ गए कीप योर रिसीट्स एंड मैक्सिमाइज डिडक्शंस, यानी कि अब ये हमें बता रहा है कि हम अपनी रिसीट्स को जो है वो क्विक बुक मोबाइल ऐप के ज़रिए भी जो है वो अपने रिसीट्स और बिल्स को जो वो ट्रैक कर सकते हैं। बहरहाल इसको भी यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं, ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो हमें इन्फॉर्मेशन बता रहा है। हाउ मच हैव यू यूज्ड क्विक बुक्स, वी विल नो व्हाट टू कवर एंड व्हाट टू स्किप। ठीक हो गया।
अब इसके अंदर हम यहाँ पर ये कर देते हैं कि आई कैन डू अ फ्यू थिंग्स, मतलब कि हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि हम हमें उसी हिसाब से बताए, और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब वांट सम हेल्प गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है, एंड रनिंग, ठीक है। अब वो यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि हमें वो 45 मिनट्स की ऑन बोर्ड कॉल भी वो यहाँ पर दे सकते हैं फिलहाल। रेडी टू बुक योर ऑन बोर्ड कॉलिंग, ऑन बोर्डिंग कॉल, यहाँ पर हम नो पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर जो है वो गैदर कर रहा है, उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है और यहाँ पर अब हम लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। अब हम अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर चुके हैं और अब हम इसके ऊपर अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलें अब हम अपने इस कोर्स को जो है वो आगे लेके चलते हैं। अब जैसे कि हमने अपना अकाउंट जो है वो सेटअप कर लिया है क्विक बुक ऑनलाइन के ऊपर, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्विक बुक के अंदर जो है वो दो तरह के, यहाँ पर ये जो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है अपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो व्यू नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपका अकाउंटेंट व्यू है। इसके अंदर दो व्यू होते हैं, एक अकाउंटेंट व्यू और एक बिजनेस व्यू। दोनों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे मैंने यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक किया है, तो आप देखें इसको मैं कर देता हूँ स्विच टू बिजनेस व्यू। तो अब ये जो है वो बिजनेस व्यू के ऊपर जो है वो चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो स्क्रीन आएगी आपके सामने और ये जो है अभी आपके पास बिजनेस व्यू में आ जाएगा। यहाँ पर अब हम जो है वो आ गए हैं अपने बिजनेस व्यू के अंदर। ये बिजनेस व्यू आ गया है और आप देखें वो आपको कह रहा है यू आर व्यूइंग क्विक बुक्स इन बिजनेस व्यू। यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम दोबारा से जो है वो अपने अकाउंटेंट व्यू के अंदर जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि जो हम अपनी बुक कीपिंग करेंगे वो सारी की सारी अकाउंटेंट व्यू के अंदर रहते हुए जो है वो करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, दोनों व्यूज के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दो व्यू होते हैं जहाँ पे आप मर्जी रह के काम करें, लेकिन हम जो है वो अकाउंटेंट व्यू के ऊपर रह के जो है वो काम करेंगे। अब सबसे जो हमारा पहला काम है, अभी ये मैं अकाउंटेंट व्यू के ऊपर आ रहा हूँ। यू आर व्यूइंग क्विक बुक्स इन अकाउंटेंट व्यू, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले हम सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर हम अकाउंट एंड सेटिंग्स के ऊपर जो है वो क्लिक कर देते हैं, जो हमारा सबसे पहला काम है। यहाँ पर आके मैंने अकाउंट्स एंड सेटिंग के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जो है ये एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले अपनी एक कंपनी की जो है वो जो भी हमने सेटिंग्स करनी है, जो भी चीज़ें डालनी है, यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो अपनी कंपनी की चीज़ें जो है वो डाल देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें सबसे पहले ये मुझे बता रहा है कि कंपनी नेम और चीज़ें वगैरह। जैसे आप देखें कंपनी नेम हमारा रमीज अकाउंटेंसी है, वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है कि शो ऑन सेल्स फॉर्म एंड परचेज ऑर्डर्स, यानी कि जो कंपनी का नाम है जो सेल्स फॉर्म और परचेज ऑर्डर के ऊपर है वो कौन सा है। यहाँ पर मैंने रख दिया सेम एज कंपनी नेम, जो कि रमीज अकाउंटेंसी है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कंपनी हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर। कंपनी हाउस बेसिकली यूके के अंदर जब भी कोई कंपनी बनती है तो वो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज हाउस के ऊपर, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो होता है। क्योंकि हमने कंपनी, ये एक फिक्टिशियस कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी नहीं है, तो इसलिए हमने इसका एक फिक्टिशियस जो है वो कंपनी हाउस का जो है वो नंबर लिख दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर एक वैट नंबर है। यहाँ पर क्योंकि कंपनी ओरिजिनल नहीं है तो कोई जाहिर बात है वैट नंबर भी जो है वो नहीं होगा, तो उसी तरीके से हमने एक फिक्टिशियस वैट नंबर भी जो है वो भी यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने अपनी कंपनी की डिटेल्स जो है वो डालनी है। यहाँ पर ऑल्दो हमारे पास जो है वो एक लोगो की ऑप्शन भी है, आप चाहें तो अपनी कंपनी का लोगो भी डाल सकते हैं, वो हमने इस टाइम जो है वो यहाँ पर अभी नहीं डाला है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कंपनी टाइप आ रही है, हम इसको भी एडिट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कंपनी टाइप में इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी कर देते हैं। और जब हमने अपनी कंपनी बनाई थी तो हमने अपनी कंपनी की जो टाइप रखी थी वो रखी थी टेली कम्युनिकेशन रीसेलर्स, टेली कम्युनिकेशन रीसेलर, ये इस तरह करके रीसेलर्स, ये वाली जो है हमने अपनी कंपनी की टाइप रखी थी बनाते हुए, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं।
अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी हुई है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने कंपनी का ईमेल जो है वो डाला हुआ है, जिस ईमेल आईडी से हमने इसको साइन अप किया था। इसके ऊपर यहाँ पर ये फ़ोन नंबर डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वो आपको कह रहा है कस्टमर फेसिंग ईमेल, यानी कि जो आपके कस्टमर्स आपकी ईमेल देखें, मैंने कह दिया सेम एज कंपनी ईमेल, जो कंपनी का ईमेल है वही वो देखें। और यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट भी अपनी डाल दी है, जो भी कंपनी होगी उसकी यहाँ पर वेबसाइट भी जो है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कंपनी का एड्रेस। यहाँ पर मैंने इसी तरीके से एक फिक्टिशियस एड्रेस जो है वो कंपनी का जो है वो डाल दिया है, और इसी तरीके से कस्टमर फेसिंग एड्रेस भी सेम का सेम ही है, और लीगल एड्रेस जो है वो भी हमने सेम एज कंपनी एड्रेस ही लिखा है। क्योंकि कंपनी ओरिजिनल नहीं है तो हमने कोई भी जो है वो यूके का फिक्टिशियस एड्रेस उठा के जो है वो यहाँ पर डाल दिया हुआ है। ठीक हो गया। ये हमने अपनी कंपनी की जो है जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हमने यहाँ पर जो है वो कर ली हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं आपके पास सेल्स पे। ठीक हो गया। यहाँ पर सेल्स पे आने के बाद जो है, अब सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि जो आपकी सेल इनवॉइस है वो किस तरीके से जो है वो कस्टमर को शो हो। तो उसके लिए जो है यहाँ पर अभी मैं डुप्लीकेट टैप कर लेता हूँ। इसको मैंने डुप्लीकेट टैब के अंदर ओपन किया है। अब यहां पर डुप्लीकेट टैब में इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं कि इसको जो है ना, जो भी कस्टमाइज द वे फॉर्म लुक टू योर कस्टमर्स, यानी आपके कस्टमर्स को जो है आपकी सेल इनवॉइसेस वगैरह जो है वो किस तरीके से शो हो, मैं सबसे पहले इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। अभी यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक टेम्पलेट जो है वो खुल जाएगा, जिसके अंदर जो है वो मेरे पास शो हो रही होगी। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एक स्टैंडर्ड आ रही है कस्टमर फॉर्म स्टाइल। इसको जो है मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड क्या आ रहा है। अब ये जो है मेरे पास एक इनवॉइस का जो है देखें टेम्पलेट जो है वो शो हो रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। नंबर 1 पे है इसका डिज़ाइन। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप देखें कि ये इस तरीके से है, मुख्तलिफ तरह के जो है वो देखें आपको डिज़ाइंस दिए हुए हैं। जो भी आपको डिज़ाइन लगता है आप उसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको डिज़ाइन दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये बोल्ड दिया हुआ है, ये आपको डिज़ाइंस दिए हुए हैं। तो ये जो है आपको सारे के सारे डिज़ाइंस जो है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इसको फ्रेंडली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मेक लोगो एडिट्स। अगर आपके पास कोई लोगो है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको इस टाइम हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है ना, अब आपको दिए हुए हैं कुछ कलर स्कीम्स। आप अपनी मर्जी की देखें, यहाँ पर कोई भी कलर स्कीम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आ रही है आपके पास, ये कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर द टाइम भी हम यहाँ पर अपने पास जो है वो ब्लू जो है, इसको ब्लू को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फॉन्ट दिए हुए हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम 12 पे कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हम 10 पे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल भी दिए हुए, हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको जो है हम इसी तरीके से टाइम्स न्यू रोमन के अंदर भी है, और यही वाला जो है जो पहले वाला था उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर आपके पास प्रिंटर की जो है वो कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वो भी आप अकॉर्डिंगली अपने मार्जिन वगैरह जो है वो उसको जो है ये आप सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको जो है ये पूरे का पूरा जो डिज़ाइन है, इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को आप पीडीएफ के अंदर भी जो है वो व्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं प्रीव्यू पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे दिखाएगा कि किस तरीके से जो है मुझे मेरी इनवॉइस जो है वो लगेगी पीडीएफ पे। ये जो है आप देखें, अब मेरे पास ये एक इनवॉइस जो है वो आ गई हुई है, जो कि मुझे यहाँ पर शो हो रही है मेरे पीडीएफ के ऊपर। इस तरीके से कुछ इस तरीके से मुझे इनवॉइस शो हो रही है। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी के डिज़ाइन भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। तो इसको यहाँ पर अब हम कर देते हैं क्लोज।
अब यहाँ पर जो हमारे पास अगला टैब है वो है हमारे पास कंटेंट का। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप चेंजिंग्स कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो यहाँ पर आप उसको अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा नाम वगैरह सारे का सारा जो हमारा ऑलरेडी है वही चीज़ें आ रही हैं, ईमेल भी वही आ रहा है, सब कुछ वही आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हम इसके अंदर कुछ भी जो है वो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर हम आते हैं, इसको एडिट करते हैं, तो ये देखें ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। अब आप यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर मैं आता हूँ कंपनी नंबर के ऊपर, तो ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ये ईमेल दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएं। कंपनी का अगर मैं कोई एडिशनल नंबर डालना चाहता हूँ तो मैं अपने पास कंपनी का जो है कोई नंबर भी जो है वो डाल सकता हूँ। यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पर कंपनी का जो नंबर है उसको अगर डालता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास कंपनी का नंबर जो है वो आ गया है। एड्रेस जो है जो मैंने डाला हुआ है वो ठीक है, वो सही आ रहा है। वेबसाइट जो मैंने वेबसाइट लिखी हुई है वही आ रही है यहाँ पर। अब इसी तरीके से ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो कह रहा है सी एंड एडिट योर वैट रजिस्ट्रेशन नंबर इन वैट सेंटर। इसको जो है वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर अब आपके पास जो है इसी तरीके से ये इनवॉइस आ रहा है, ये वैट इनवॉइस है, ये एस्टिमेट है, ये सेल रिसीट, ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर आपके पास वैट इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास इनवॉइस है। अगर कोई आप एस्टिमेट भेजते हैं, सेल रिसीट आती है, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। यहाँ पर आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले में देखें, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास शिपिंग भी आए, यहाँ पर आप शिपिंग करते हैं तो देखें आपके पास जो है वो शिपिंग के जो है वो अलग से चार्जेस आ गए हैं। यहाँ पर शिपिंग की जो है वो डेट आ गई है, शिपिंग किसके ज़रिए की है आपने, उसका ट्रैकिंग नंबर वगैरह आ गया है। क्योंकि हम इसके अंदर कोई चीज़ें शिप वगैरह जो है वो नहीं करेंगे तो इसको हम यहाँ पर अनचेक रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ईमेल्स जो हैं वो आ जाएंगी कि किस किस तरीके से आप ईमेल्स कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इनवॉइस को सेलेक्ट करता हूँ तो जो भी मैसेज मेरे कस्टमर को जाएगा वो ये मैसेज है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो आप इस कस्टम मैसेज को जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप डियर को चेंज कर सकते हैं टू, इस तरह जो भी आपका दिल करे वो आप उसके अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये रिमाइंडर ईमेल जो है वो रिमाइंडर ईमेल जो है वो आ रही है। जो आप रिमाइंडर ईमेल भेजना चाहते हैं उसका भी यहाँ पर आपको दिया हुआ फॉर्मेट, वो भी आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी वर्डिंग्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप पीडीएफ, जाहिर बात है जब भी ईमेल भेजेंगे तो पीडीएफ साथ अटैच करके भेजेंगे, इसको आप टिक रहने दें। ठीक हो गया। ये आपके पास इनवॉइस का है। इसी तरीके से ये आपके पास एस्टीमेट का जो है, ये आपके पास एक एस्टीमेट की जो है वो ऑप्शन है। ठीक हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास एक सेल रिसीट, ये आपके पास सेल रिसीट है। यहाँ पर आप आए तो आप देखें कि प्लीज रिव्यू सेल रिसीट्स बिलो, वी अप्रिशिएटेड वेरी मच, और यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो आ रही हैं। यानी कि आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीजें अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं दोबारा से डिजाइन पे। डिजाइन हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम कर देते हैं डन। ये हमारा डिजाइन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है हमारी इनवॉइस का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर दोबारा से। उसके बाद सबसे पहले सेल्स फॉर्म कंटेंट के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ सेल करेंगे तो हम उसको कितना टाइम देंगे अपने कस्टमर को। यूजुअली ये नेट 30 डेज होता है, तो हमने इसको नेट 30 डेज ही रहने दिया। ठीक हो गया। प्रेफर्ड डिलीवरी शिपिंग को हमने यहाँ पर आपको बताया था कि चेक नहीं करना। उसके बाद उसी तरीके से जो है ना, यहाँ पर आपकी कस्टम फील्ड है, कस्टमर ट्रांजैक्शन नंबर, इसको हमने ऑन कर दिया है। सर्विस डेट, जिस डेट को आपने कस्टमर को सर्विस दी है उसको यहाँ पर हमने ऑन कर दिया है। डिस्काउंट को भी, अगर हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसको भी हम ऑन कर देते हैं। और डिपॉजिट, अगर किसी कस्टमर ने हमें पहले से ही कुछ डिपॉजिट किया हुआ है किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट, तो हम वो वाली ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पर अभी हमने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट रमीज अकाउंटेंसी टू पे। आप चाहें तो जो लोग होते हैं वो यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भी जो है वो दे देते हैं, जिसके अंदर बताया होता है कि किस अकाउंट के अंदर जो है वो उनको पेमेंट ट्रांसफर करनी है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव।
इसको भी हम ये इसी तरीके से रहने देते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो जाहिर बात है कि हम कहते हैं जी हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो हमारे सेल्स फॉर्म के ऊपर जो है वो दिखाए जाए कि कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम बेच रहे हैं। शो आइटम और सर्विस कोड कॉलम, यानी कि आइटम और सर्विस कोड कॉलम जो है इसको भी जो है वो दिखाया जाए, हम इसको भी टिक कर देते हैं और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक आती है प्रोग्रेस इन्वॉइसिंग, यानी कि क्रिएट मल्टीपल पार्शियल इन्वॉइसेस फ्रॉम अ सिंगल एस्टीमेट, यानी कि आप एक सिंगल एस्टीमेट से जो है वो पार्शियल और मल्टीपल इन्वॉइसेस भी बना सकते हैं। उसके बाद है जी डिफॉल्ट मैसेज सेंट विद सेल्स फॉर्म, क्योंकि हमने अभी अपना जो है ये सारे का सारा देखें, ये डिफॉल्ट मैसेज जो भी हमने बनाया हुआ है ये इनवॉइस के लिए। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम मैसेज करें वो हमें भी सीसी हो तो हम इसको भी टिक मार्क कर सकते हैं। अगर हमने किसी को बीसीसी रखना तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी हुई है। ये ऑलरेडी हम अभी जो अपने इनवॉइस का देख के आए हैं उसके अंदर की सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, ये ऑलरेडी हुए हुए हैं। रिमाइंडर्स के लिए जो है अब आप रिमाइंडर्स आप देख लें कि आप रिमाइंडर्स ऑटोमेटिकली ऑन करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर हम रिमाइंडर्स कर देते हैं ऑन, और इसके अंदर 3 रिमाइंडर्स हैं। आप कौन कौन सा रिमाइंडर ऑन करना चाहते हैं, यानी कि 3 दिन पहले ये जो ड्यू डेट हो उसको रिमाइंडर भेजना चाहते हैं, और 3 days आफ्टर रिलीज इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आके हम इसको ऑन कर लेते हैं इस रिमाइंडर को। ठीक हो गया, यानी कि जो ड्यू डेट हो उसमें रिमाइंडर चला जाए और 3 दिन बाद भी एक रिमाइंडर चला जाए। ठीक है, यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको 3 दिन ही कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दिन बाद जो है वो एक रिमाइंडर चला जाए। ये हमारे पास रिमाइंडर्स भी जो है वो सेव ऑन हमने कर दी है। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है ये हमारे पास जी ऑनलाइन डिलीवरी है, ईमेल ऑप्शंस फॉर ऑल सेल्स फॉर्म, यानी कि हम ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह जो भी हम करेंगे तो हम इनवॉइसेस जो है वो ऑनलाइन इनवॉइसेस भी उन्हें भेज देंगे। ये ऑलरेडी टिक है, ये ऑन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स का जो है वो ऑप्शन है। इसके अंदर वो कह रहा है लिस्ट ईच ट्रांजैक्शन एज अ सिंगल लाइन और लिस्ट ईच ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग ऑल डिटेल लाइंस। ठीक है, हम इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि हर ट्रांजैक्शंस को जो है वो लिस्ट करे और तमाम की तमाम जो है वो हमें डिटेलली बताए स्टेटमेंट के अंदर, यानी जो भी हमारी कस्टमर की स्टेटमेंट हो उसके अंदर जो है वो हमें तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को जो है वो डिटेल के अंदर शो करें। यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये सेल्स की जो सेटिंग है वो सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो हो गई हैं। बेसिकली हमने सेल्स के फॉर्मेट को देखा है, हमने अपने वर्किंग डेज नेट डेज को देखा है कि कितने डेज बाद उसको रिमाइंडर जो है पेमेंट जो है हमने कितने डेज बाद जो है वो रिसीव करनी है। कुछ फिर जो है हमने कुछ रिमाइंडर्स जो है वो लगा दिए कि जब ड्यू हो तो उसी डेट को बंदे को एक रिमाइंडर चला जाए कस्टमर को, और 3 दिन बाद भी एक रिमाइंडर चला जाए। इस तरह करके जो है ना हमने इसकी सेटिंग्स जो है वो अपनी सेटिंग्स जो है वो हमने की हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं आपके एक्सपेंस साइड के ऊपर। यहाँ पर अब एक्सपेंस में है हमारे पास बिल्स एंड एक्सपेंसेस, शो टैग फील्ड ऑन एक्सपेंसेस एंड परचेज फॉर्म्स, ये ऑन है। अब डिफॉल्ट बिल पेमेंट टर्म्स, बेसिकली ये जो बिल पेमेंट टर्म है ये हम सेलेक्ट नहीं करते, जो भी हम अगर यहाँ पर चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि ड्यू ऑन रिसीट नेट 15, 30 और 60 डेज। लेकिन बेसिकली जिससे भी हम चीज़ परचेज करेंगे हमारे हर वेंडर की जो है वो एक अलग जो है डेट होगी जिसके अंदर पेमेंट टर्म होगी जो वो हमें भेजेगा। तो इसलिए उसी के ऊपर जो है वो हम रहेंगे, उसकी पेमेंट टर्म के ऊपर खुद से जो है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी आ जाता है टाइम, ये टाइम शीट वगैरह के लिए जो है वो होता है। अब यहाँ पर हम टाइम पे आए हैं तो बेसिकली ये जनरल है कि हमारा फर्स्ट डे वर्क वीक क्या होगा। यहाँ पर संडे रखा हुआ है, बहरहाल मंडे होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम यहाँ से चेंज कर भी सकते हैं। ये हमारे पास टाइम शीट जो है वो दी हुई है कि अलाउड टाइम टू बिलेबल, ये भी ऑन है, और शो सर्विस फील्ड ये भी ऑन है, यानी कि टाइम शीट के ऊपर जो जो चीज़ें हमें एम्प्लॉय लिख के भेजेंगे जिससे उनकी सैलरी जो है वो बनेगी, जो हमारे पास आर्ली बेसिस के ऊपर जो वो काम कर रहे होते हैं। फिलहाल अभी इसका काम नहीं है कोई। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं एडवांस ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आप देखें अकाउंटिंग में फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर जनवरी रखा हुआ है। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। फर्स्ट मंथ ऑफ टैक्स ईयर सेम एज फाइनेंशियल ईयर रखा हुआ है। ठीक हो गया। अकाउंटिंग मेथड एक्रूवल है। अभी हमने बुक्स को क्लोज नहीं किया तो अभी ये ऑफ है, और ये डिफॉल्ट
टैक्स रेट सिलेक्शन जो है ये हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। मींस कि जब भी हम कोई भी इनवॉइस या कोई भी बिल रिकॉर्ड करेंगे और जो अमाउंट लिखेंगे उसके अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल नहीं होगी, वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा और वो अलग से शो होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री स्कीम है, कंस्ट्रक्शन से हमारा कोई काम नहीं है तो इसको भी हम ऑफ रखेंगे। मेकिंग टैक्स डिजिटल HMRC कनेक्शन, जाहिर बात है कि हमारी जो है कोई कंपनी जो है वो एक्चुअल कंपनी नहीं है जिसको हम HMRC से कनेक्ट कर सकें, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास ऑफ ही रहेगी। यहाँ पर अब हमारे पास है कंपनी टाइप लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक हो गया। ये हमारे पास कंपनी टाइप जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट। बेसिकली अब यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे, अभी यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट नंबर्स जो है वो ऑफ है। जब हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर आके इसको ऑन करेंगे और फिर वहां पर देखेंगे कि इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पर ऑटोमेशन आ गया है, अब ये प्री फिल फॉर्म्स विद प्रीवियसली एंटर्ड कंटेंट, ये सारी चीजें आ रही हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपके पास ये होम करेंसी, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, मल्टी करेंसी हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद ये आपको कुछ डेट के फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ये आपके पास डेट का फॉर्मेट है, ये नंबर का फॉर्मेट है। यहाँ पर वो आपको कह रहा है वॉर्न इफ डुप्लीकेट चेक नंबर इज यूज्ड ऑन, वॉर्न मी व्हेन आई एंटर बिल नंबर दैट्स ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर दैट सप्लायर। इसको यहाँ पर हम ऑफ किया हुआ है, इसको भी यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं। और वॉर्न इफ आई डुप्लीकेट जनरल नंबर आई यूज्ड, इसको भी यहाँ पर हम ऑन कर लेते हैं और इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेव हो गया और यहाँ पर अब हम डन पे जो है वो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने डन पे क्लिक कर लिया और ये हमारी जो सेटिंग्स हैं सारी की सारी अब हमारी सेटिंग्स जो है वो हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको एक गियर बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया है। बात करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में। चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आपकी अकाउंटिंग सिस्टम का जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके अंदर आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर होते हैं और इन अकाउंट्स को आपने कैटेगराइज्ड किया होता है कि कौन कौन सा अकाउंट जो है वो किस किस चीज के लिए है। अगर तो आपने अपने अकाउंट्स को सही तरीके से कैटेगराइज नहीं किया होगा तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट दोनों जो है आपकी सही पोजीशंस जो है वो शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप यहां पर देखें, यहां पर मुझे ये चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है और यहां पर सबसे पहले मुझे जो अकाउंट दिए हुए हैं वो मेरे पास यहां पर करंट एसेट्स दिए हुए हैं। ये चारों जो है मेरे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं। उसके बाद करंट एसेट्स के बाद जो है यहाँ पर मेरे पास जो है वो टेंजिबल एसेट्स जो है वो यहाँ पर जो है वो देखें शो हो रहे हैं। टेंजिबल एसेट्स मीन फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स के बाद यहाँ पर मेरे पास जो है वो करंट लाइबिलिटीज जो है वो मेरे पास जो है वो शो हो रही हैं। यहाँ पर ये सारी मेरे पास जो है वो करंट लाइबिलिटीज जो है वो दी हुई हैं। उसके बाद जब यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो फिर मुझे जो है यहाँ पर इक्विटी का सेक्शन जो है वो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ इक्विटी तक जहां तक आपको जो है ये क्विक बुक जो है वो बैलेंस शो करवा रहा है, क्विक बुक बैलेंस शो करवा रहा है यहाँ पर 0 और यहाँ इक्विटी तक ये सारे के सारे जो आपके अकाउंट्स थे, अकाउंट टाइप थी, ये बैलेंस शीट के आइटम थे। अब बैलेंस शीट के आइटम के बाद जो है हम नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम के ऊपर आ जाएंगे। और अभी तक आपने एक चीज यहाँ पर चेक की होगी कि जो जो अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट लिस्ट वाइज जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब बैलेंस शीट के आइटम्स में जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके पास इनकम के अकाउंट्स आ जाएंगे। ये आपके सारे इनकम के अकाउंट्स हैं। इनकम के बाद जो है यहाँ पर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है ये एक्सपेंसेस जो हैं, फिर यहाँ पर आपको सारे देखें 1 बाय 1 जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पर शो करवाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है अदर इनकम यहाँ पर आपके पास शो हो रही है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो एंड में आ रहे हैं। आपने इस पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एक चीज चेक की होगी कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं सारे के सारे कैटेगराइज्ड हुए हुए हैं स्टेप वाइज, यानी कि पहले हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट के आइटम्स आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स जो है वो
आ जाते हैं। यहां पर आप देखें, आप चाहें तो इनको जो है वो सॉर्ट बाय नेम भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है चार्ट ऑफ अकाउंट को सॉर्ट करने की वो अकाउंट टाइप ही है जो इस टाइम हुए में। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं बाय नेम पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे पास जो है अभी यहां पर अकाउंट्स जो हैं वो बाय नेम सॉर्ट होके आ जाएंगे। जैसे देखें यहां पर अब मेरे पास बाय नेम अकाउंट सॉर्ट होके आ गया, और देखें यहां पर करंट लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, करंट एसेट्स, फिर एक्सपेंसेस, मींस कि अकाउंट्स जो है वो सॉर्ट नहीं हुए हुए। तो इसको हम दोबारा से यहां पर अकाउंट टाइप से जो है वो सॉर्ट कर लेते हैं। ये देखें यहां पर हमारे पास अकाउंट टाइप से सॉर्ट कर लेते हैं और दोबारा से हमारे पास ये उसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो आ गए हैं। अब आप यहां पर देखें ये आपको जो है 1 to 60 दिए हुए, मींस कि इस टाइम मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो 60 अकाउंट्स जो हैं वो एडेड हैं, जो क्विक बुक ने बाय डिफॉल्ट ऐड किए हुए हैं। आप यहां पर देखें, अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं सेटिंग्स पे, तो आप देखें कि इसके अंदर हम पेज साइज जो है 50 अकाउंट्स आप शो करवा सकते हैं, 75। यहां पर मैंने इसको मैक्सिमम 300 अकाउंट्स तक जो है वो किया हुआ, यानी एक पेज के ऊपर मुझे 300 अकाउंट्स जो है वो यहां पर शो करवा दे। अब लास्ट टाइम जब हम अपने अकाउंट सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो अकाउंट नंबर जो है वो भी ऐड होते हैं, लेकिन इस टाइम आप देखें यहां पर हमें कोई भी नंबर्स जो हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले यहां पर मैं राइट क्लिक करके एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर डुप्लीकेट टैब ओपन होने के बाद यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके उसी तरीके से मैं अकाउंट्स एंड सेटिंग्स के अंदर जो है वो चला जाता हूं। यहां पर अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में आने के बाद मैं एडवांस में यहां पर आ जाऊंगा। एडवांस में आने के बाद यहां पर आप देखें चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है और यहां पर एनेबल अकाउंट्स नंबर में यहां पर ये ऑफ आ रहा है। यहां पर मैं क्लिक करूंगा, मैं अपने एनेबल अकाउंट्स नंबर को यहां पर ऑन करूंगा। यहां पर मैं शो अकाउंट नंबर्स पे जो है वो क्लिक करूंगा और यहां पर इसको सेव कर दूंगा और यहां पर डन पर क्लिक कर दूंगा। अब हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है अकाउंट नंबर्स को एनेबल कर दिया है और अब हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर जाके देखते हैं कि अब हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से जो है वो लगते हैं। यहां पर हम आए और यहां पर आके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर चले गए। अब हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो ओपन होगा और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो शो होता है। ये देखें, ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आ चुका है और यहां पर अब हमारे पास एक और कॉलम भी ऐड हो गया है नंबर्स का। यहां पर आके अब यहां पे जो निशान है यहां पर आके मैं बैच एडिट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूं। यहां पर बैच एडिट में आने के बाद आप देखें यहां पर मुझे नंबर दिए हुए हैं, तो यहां पर मैं कोई भी नंबर जो है वो लिख सकता हूं। आप देखें यहां पर मैं इसको कोई भी नंबर दे देता हूं, 1001, 1002, इस तरह करके। यहां पर मैं चाहूं तो यहां पर कोई भी नंबर्स इनको देके यहां पर मैं इसको सेव कर सकता हूं और इसी तरीके से 1 by 1 सबको जो है मैं अकाउंट नंबर्स जो है वो यहां पर दे सकता हूं। अब आप देखें जैसे ही मैंने सेव किया यहां पर अब मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट शो हुए, तो जिनके आगे मैंने नंबर्स लिखे थे उनके आगे जो है मेरे पास यहां पर अकाउंट नंबर्स भी जो है वो मेरे पास यहां पर शो हो गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब हम एक और काम यहाँ पर ये करेंगे कि हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को जो है वो क्विक बुक के अंदर जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें ये वाला चार्ट ऑफ अकाउंट दिया हुआ है इस चार्ट ऑफ अकाउंट को जो है वो हमें खत्म करना पड़ेगा। तो अब हम इस चार्ट ऑफ अकाउंट को किस तरीके से यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखें यहां पर इसका एक तरीका यह है कि 1 by 1 आप जाएं और यहां पर आपको एक ऑप्शन दी हुई होती है मेक इनएक्टिव। आप इसको जाके जो है वो यहां पर इनएक्टिव कर दें। यहां पर मैंने इसको इनएक्टिव किया तो आप देखिए यहां पर मेरे पास एक स्क्रीन जो है वो पॉपअप होगी और वो मेरे से कंफर्मेशन मांगेगी। मैं इसको कहता हूं यस मेक इनएक्टिव। मैंने इस अकाउंट को जो है वो इनएक्टिव कर दिया है और अब आप यहां पर देखेंगे कि मेरे पास जो 1 to 60 अकाउंट्स थे अब वो 1 to 59 हो गए क्योंकि मैंने एक अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया है। अब हम इसको 1 by 1 भी इनएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर तमाम के तमाम अकाउंट्स को जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ बैच एक्शन के अंदर आके जो है मेक इनएक्टिव और इन सब अकाउंट्स को जो है वो क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं मेक इनएक्टिव और यहां पर आने के बाद जो है हम इसको यस मेक इनएक्टिव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहां पर आने के बाद वो कह रहा है कि 9 अकाउंट्स वर नॉट डीएक्टिवेटेड, हियर आर सम रीजंस।
दिस माइट बी केसेस। तो ये कुछ 9 अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट नहीं हो सकते, तो हम इसको कह देते हैं गॉट इट। बाकी तमाम अकाउंट्स को जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाए, तो यहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये 9 अकाउंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो इनएक्टिव नहीं हो सकते, वो हमारे पास जो है वो एज इट इज रहेंगे, जिसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट है, हमारे पास वैट का अकाउंट है, और उसके अलावा डिस्काउंट का अकाउंट है, और एक सर्विस का अकाउंट है, ये भी हमारे पास इनएक्टिव नहीं हो सकता। तो ये 9 अकाउंट्स हमारे पास रहेंगे, बाकी सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। जैसे आप यहां पर देखें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 अकाउंट्स हैं। अब हम अपना नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि अब हम चलते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ, और अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को जो है जाके इस पे इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तरफ जो हमने बनाए हैं। तो ये हमारे पास हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, जिसको हमने क्विक बुक के ऊपर जो है वो इंपोर्ट करना है। जैसे कि आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं वो हम सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट्स लेके यहाँ पर आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेटी कैश का अकाउंट है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन जो है वो कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है ये बैंक अकाउंट्स हैं, और ये मुझे 2 बैंक अकाउंट्स दिए हैं, इनकी टाइप कैश एट बैंक एंड इन हैंड है। और फिर मेरे पास यहाँ पर पेटी कैश का अकाउंट है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास जो है वो स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर स्टॉक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मेरे पास जो है वो करंट एसेट्स जो हैं वो करंट एसेट्स यहाँ पर मेरे पास आ जाते हैं, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, यहाँ पर प्रीपेमेंट्स है, अदर डेटर्स हैं। फिर मेरे पास एक अकाउंट आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल का, जिसकी अकाउंट टाइप है डेटर। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो टेंजिबल एसेट्स, जितने भी हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं यहाँ पर हमारे पास वो टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे पास टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर आपको दी हुई है बिल्डिंग दी हुई है, यहाँ पर आपको लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल कॉस्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर उनकी जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस जो हैं वो यहाँ पर आपको टेंजिबल एसेट्स की जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं सारी की सारी। तो ये हमारे पास उसके बाद टेंजिबल एसेट्स का सेक्शन आ गया। फिर हमारे पास जो है वो करंट लायबिलिटीज का सेक्शन जो है वो यहाँ पर सारे का सारा आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये एक्रूवल जर्नल्स हैं, ये सारे की सारी हमारे पास जो है एक्रूवल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है देखें, ये हमारे पास जो है वो सारी करंट लायबिलिटीज जो हैं वो ये हमारे पास आ गई हैं, सारा करंट लायबिलिटीज का सेक्शन। फिर ये हमारे पास क्रेडिटर्स का सेक्शन आ गया, अकाउंट पेबल। फिर ये हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज जो हमारे कोई लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं ये हमारे पास वो आ गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो इक्विटी का सेक्शन जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ गया। अब इस इक्विटी के सेक्शन के अंदर देखें, रिटेन्ड अर्निंग्स का सेक्शन भी हमारे पास आ रहा है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट वहां पर भी मौजूद था और यहां पर भी है, उसने डिलीट नहीं किया था। तो इस अकाउंट को जो है मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट को। उसके बाद फिर यहां पर हमारे पास आप देखें उसी तरीके से ये हमारे कुछ इनकम के अकाउंट्स हैं जो कि हम जब बुक कीपिंग करेंगे तो इन अकाउंट्स को जो है हम यूज करते हुए जो है अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट हैं। फिर उसी तरीके से आप देखें सीक्वेंस में यहाँ पर हमारे पास सारे एक्सपेंस के अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास उसी तरीके से ये अदर इनकम और अदर एक्सपेंस जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उसी तरीके से हमने अकाउंट्स को जो है वो सॉर्ट भी किया हुआ है, जैसे हमने देखा था अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और उसी तरीके से आप देखें हमने अकाउंट नंबर्स भी जो हैं हमने दिए हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो मैंने अपने बैंक अकाउंट्स के लिए और पेटी कैश के लिए जो है वो 1 का सीरियल नंबर 1 का जो है 101 से जो है मैंने स्टार्ट किया है। फिर जब मैं करंट एसेट्स के ऊपर आया हूं तो आप यहां पर देखें करंट एसेट्स के लिए मैंने 200 से लेके और 300 तक के बीच के जो हैं वो सारे नंबर्स इस्तेमाल किए हैं। यहां तक आप देखें, यहां तक आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से टेंजिबल एसेट्स के लिए मैंने 300 से स्टार्ट किया है और सो ऑन। इसी तरीके से मैंने करंट लायबिलिटीज के लिए 400 और इसी तरीके से सो ऑन। मैंने हर कैटेगरी के लिए जो है वो अलग नंबर्स जो है वो अलग सीरीज जो है वो स्टार्ट किया, ताकि एक सीक्वेंस वाइज और नंबर वाइज भी जो है हमारे पास सीक्वेंस में जो है वो सारी चीजें रहें। तो यहां पर अब हम इसको कर देते हैं सेव करके हम इसको कर देते हैं क्लोज करने के बाद हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके हम इंपोर्ट पे क्लिक
कर देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अब यहां पर हम आएंगे और यहां पर जो है अपनी फाइल को जो है वो हम जो है वो अपलोड कर देंगे। यहां पर मैं ब्राउज पे आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद जो है मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर इसको ओपन कर लेता हूं और अब यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब इसका जो फाइल का फॉर्मेट होता है कि किस फॉर्मेट के अंदर आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को जो है वो अपलोड करना है, उसके लिए यहां पर आपको ये सैंपल फाइल दी हुई होती है। आप इसको डाउनलोड करके उसके अंदर जो है वो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो डाल सकते हैं और ये सारी फाइल मैंने इसी सैंपल फाइल के ऊपर ही जो है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को जो है वो बनाया था। मैंने जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं उस फाइल का लिंक जो है यहां पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे भी जो है मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके आप इन चार्ट ऑफ अकाउंट को भी अपलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंपोर्ट करके। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देखें डिटेल टाइप में डिटेल टाइप आ रहा है, अकाउंट नेम में अकाउंट नंबर आ रहा है, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर आ रहा है और टाइप में टाइप आ रहा है। ये सारे के सारे जो हैं ये फील्ड्स जो है वो मैप हुई हुई हैं। ठीक हो गया। मैपिंग से क्या मुराद है कि जो डिटेल टाइप है मेरी फील्ड भी डिटेल टाइप ही है। यहां पर देखिए मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे दिया हुआ मैंने डिटेल टाइप में डिटेल टाइप को सेलेक्ट करना है, अकाउंट नेम में अकाउंट नेम को, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर को और टाइप में टाइप को। यहां पर अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर आप देखें अब ये अकाउंट्स जो हैं वो इंपोर्ट जो है वो हो जाएंगे। यहां पर वो मुझे बता रहा है 81 अकाउंट्स आर रेडी टू बी इंपोर्टेड। यहां पर आप देखें ये सब पे जो है वो यहां पर टिक लगा हुआ है, लेकिन आप देखें यहां पर कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास यहां पर रेड में जो है वो शो हो रहे हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। यहां पर आप देखें सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो यहां पर मेरे पास आ रहे हैं। ये सारे के सारे अकाउंट्स आ रहे हैं यहां पर हमारे पास एंड तक। अब हम आ जाते हैं ऊपर इन रेड अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या शो हो रहा है। यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखें यहां पर मुझे ये अदर करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है जिसके अंदर डिटेल टाइप में मैंने यहां लिया हुआ है। अब वो यहां पर मुझे ये कह रहा है चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द प्रेजेंट लिस्ट टू एंश्योर दिस अकाउंट इज सेट अप करेक्टली। तो उसके लिए यहां पर अब मैं क्या करूंगा, मुझे अदर करंट लाइबिलिटीज नहीं दी हुई तो यहां पर मैं करंट लाइबिलिटीज को जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैंने करंट लाइबिलिटीज कर दिया। उसी तरीके से इन सबको जो है मैं करंट लाइबिलिटीज में जो है वो चेंज कर लेता हूं। यहां पर अब जहां जहां मुझे अदर करंट लाइबिलिटीज दिए थे वहां पर मैंने करंट लाइबिलिटीज को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर आप देखें मेरे पास जो है वो इक्विटी अकाउंट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल है। यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पर आकर मैं इसको जो है कोई भी जो रेलिवेंट अकाउंट है वो उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं इसको कॉल्ड अप शेयर कैपिटल जो है वो यहां पर इसकी ऑप्शन बनती है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं और अब यहां पर नीचे रहता हूं। बाकी सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो मेरे सही हैं। तो ये सारे के सारे मेरे सही हो गए और अब यहां पर मैं इंपोर्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। यहां इंपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं और अब देखते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो है वो इंपोर्ट होते हैं और आप देखें हमारे 81 अकाउंट्स जो हैं वो सारे के सारे 81 अकाउंट्स हमारे के जो है इंपोर्ट हो चुके हैं। आप देखें यहां पर अब 81 अकाउंट्स सक्सेसफुली इंपोर्टेड, इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब देखें यहां पर मेरे पास जो अकाउंट्स आ रहे हैं वो 1 to 90 आ रहे हैं, 81 ये और 9 पहले। और देखें इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज जो है यहां पर मेरे पास जो है देखें अकाउंट्स आ रहे हैं जैसे कि आने चाहिए थे। यहां पर आप देखें इसी तरीके से सबसे पहले मेरे पास कैश इन हैंड एट बैंक आ रहा है, फिर डेटर आ रहे हैं, फिर यहां पर मेरे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं, फिर टेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं मेरे पास, फिर यहां पर मेरे पास क्रेडिटर्स आ रहे हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो मेरे पास यहां पर आ रही है, फिर उसके बाद मेरे पास यहां पर नॉन करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो यहां पर मुझे शो हो रही हैं। उसके बाद यहां पर उसी तरीके से इक्विटी आ रही है मेरे पास, फिर यहां पर मेरे पास जो है वो इनकम के अकाउंट्स जो हैं वो मेरे पास यहां पर जो है वो इनकम के अकाउंट्स यहां पर मेरे पास आ रहे हैं। यहां पर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हैं वो आ रही हैं और फिर एक्सपेंसेस। इसी तरीके से मेरे तमाम के तमाम चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं और सेम उसी तरीके से जो है वो सीक्वेंस में मेरे पास अकाउंट टाइप वाइज जो है वो मेरे पास आ रहे हैं और हमारे नंबर भी जो है वो भी अब हमारे सीक्वेंस के अंदर जो है वो शो हो रहे हैं। अब ये तो हमने बात की कि किस तरीके से हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और हमने देखा कि कैसे हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को जो है वो इंपोर्ट किया
और फिर उनको जो है वो कैटेगराइज किया सही तरीके से। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक या दो अकाउंट जो है वो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड करने हो तो क्या उसके लिए भी हम इंपोर्ट करेंगे? उसके लिए यहां पर हम डायरेक्टली भी जो है अकाउंट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको न्यू नजर आ रहा है, यहां पर जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह का एक स्क्वेयर बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर लेट सपोज कि सबसे पहले मैंने एक बैंक जो है वो और ऐड करना है, तो सबसे पहले यहां पर मैं अकाउंट टाइप में आऊंगा, सही अकाउंट टाइप सेलेक्ट करूंगा। ये मेरे पास कैश एंड बैंक एंड इन हैंड ये मेरे पास हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आने के बाद जो है मैं फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोई करंट अकाउंट ऐड करना है, तो यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा करंट, और जो मेरे बैंक का नेम है वो है मेरे पास HSBC, और यहां पर मैं उसको नाम देता हूं HSBC करंट अकाउंट लेट्स सपोज। और उसके बाद जो बैंक के अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो भी लेट्स सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि मुझे आसानी हो जाए अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, 8946। अब यहां पर वो मुझसे कह रहा है कि नंबर क्या है। ये मेरा वही नंबर है जो मैंने आपको बताया था जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके एनेबल किए थे। तो अब हमारी जो बैंक अकाउंट्स के सीरियल नंबर है वो 101 से स्टार्ट है। तो हमने पहले 101, 102, 103 तो हमने किया हुआ है, तो इसको मैं यहां पर कर देता हूं 104। ठीक हो गया। और यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये HSBC करंट अकाउंट है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम फिलहाल रहने देते हैं, या हम इसी तरीके से जो है वो लिख देते हैं कि ये HSBC, यहां पर हम लिख देते हैं कि ये HSBC का जो है वो करंट अकाउंट है। अब उसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर बैलेंस, अगर आपके बैंक अकाउंट का जो है वो कोई बैलेंस है। फिलहाल हम अपनी बुक्स को जो है वो क्लीन रखेंगे और हम ये अज्यूम करके चलेंगे जो भी हम बुक कीपिंग करेंगे कि हम किसी नए कंपनी के अंदर जो है वो बुक कीपिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम बैलेंस जो है वो यहां पर रहने देते हैं और यहां पर आके हम सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। यहां पर अब हमारे पास जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट शो हो जाएगा। आप देखें यहां पर अब मेरे पास जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो शो हो गया है, और ये मेरे पास इसका 104 नंबर है, और ये 104 HSBC करंट अकाउंट जो है वो मेरे पास आ रहा है। अब इसी तरीके से यहां पर हम जाते हैं और यहां पर एक और अकाउंट जो है वो हम अपना ऐड कर लेते हैं। यहां पर न्यू में आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक काम करता हूं कि यहां पर मैं टेंजिबल एसेट्स में आके यहां पर मैं व्हीकल, यहां पर अपना एक व्हीकल जो है वो ऐड कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कह देता हूं मर्सिडीज का नंबर हम लेट्स सपोज कह लेते हैं, इसका नंबर है MNL 5643। ये हमारे पास मर्सिडीज का नंबर हो गया। और किस कलर की है ये लेट्स सपोज हम कह देते हैं ब्लैक। ये हमारे पास इसका नंबर हो गया, मर्सिडीज का नेम नंबर। अभी नंबर को जो है वो हम यहां पर रहने देते हैं और हम जाके देखेंगे पहले कि हमारे जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनका सीक्वेंस नंबर क्या है और हमने कहां तक जो है वो नंबर लिखे हुए हैं, फिलहाल हमें नहीं पता। अब यहां पर जो है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, इसी तरीके से इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है यहां पर जो है वो हम यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ये नया नया ऐड हुआ है और हम जो भी अपनी बुक कीपिंग करेंगे वो सारी की सारी बुक कीपिंग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कि नए तरीके से करेंगे। तो इसकी परचेज की जब हम एंट्री डालेंगे तब जो है हम इसकी कॉस्ट को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर फिलहाल ट्रैक डेप्रिसिएशन ऑफ दिस एसेट, इसके ऊपर हम यहां पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप यहां पर देखें कि मेरे पास जो है ये एक अकाउंट जो है वो व्हीकल का ऐड हो जाएगा। ये मेरे पास ऐड हो रहा है। अब यहां पर मैं आ जाता हूं, देखें यहां से टेंजिबल एसेट्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यहां पर मैं आया और अब आप देखें ये टेंजिबल एसेट्स, ये व्हीकल है, ठीक हो गया। और ये जो है मेरे पास जो आ रहा है इसकी मेरे पास कॉस्ट जो है वो मेरे पास क्या आ रही है, नंबर, सॉरी मेरे पास जो नंबर है वो नंबर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैंने अभी तक इसका नंबर जो है वो नहीं लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या है। ये 316 तक है तो मैं इसको 317 नंबर जो है वो यहां पर दे सकता हूं। और उसके अलावा आप ये देखें मेरे पास यहां पर एक अकाउंट है 306, ये भी मेरे पास मोटर व्हीकल का जो है अकाउंट है और ये भी मेरे पास जो है वो व्हीकल का ही जो है वो अकाउंट है। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज दिखाता हूं। मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके एडिट पे जो है वो क्लिक कर देता हूं और यहां एडिट पे क्लिक करने के बाद जो है
यहां पर मैं इसको सब अकाउंट बना देता हूं और यहां पर मैं इसको सब अकाउंट किसका बनाता हूं, यहां पर आप देखें, यहां पर मैं इसको सब अकाउंट मोटर व्हीकल कॉस्ट, इसको जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये इसको मैं सब अकाउंट यहां पर बना देता हूं और यहां पर इसका नंबर है 306, तो यहां पर मैं इसको नंबर दे देता हूं 306 ए करके। यहां पर मैं इसको 306 ए करके नंबर देता हूं। यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज जो है वो यहां पर दिखाऊंगा। यहां पर आप देखें, यहां पर अब मैं आया और यहां पर आप देखें कि मेरे पास जो है ये मोटर व्हीकल का अकाउंट आ रहा है और उस मोटर व्हीकल के अकाउंट के अंडर जो है मेरे पास जो है अब ये व्हीकल का जो है वो अकाउंट यहां पर शो हो रहा है। यानी कि अब इस व्हीकल के अकाउंट के नीचे ये एक और सब अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है व्हीकल्स का, इसीलिए ये इसके नीचे जो है वो आपको शो हो रहा है। अब मैं क्या काम करता हूं, अब मैं एक और काम यहां पर ये करता हूं कि मैं दोबारा से न्यू के अंदर जाता हूं। यहां पर अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर न्यू के अंदर जाता हूं और एक और व्हीकल को जो है यहां पर अपने पास जो है वो ऐड कर लेता हूं। यहां टेंजिबल एसेट्स में आता हूं। टेंजिबल एसेट्स में आने के बाद यहां पर व्हीकल के अंदर आता हूं। व्हीकल में आने के बाद लेट्स सपोज अब यहां पर हम डाल देते हैं मर्सिडीज BHQ, कोई भी नंबर दे देते हैं 8765 और यहां पर उसको कर देते हैं कि ये वाइट है। यहां पर उसी तरीके से अभी मैं यहां पर नंबर नहीं लिखता, यहां पर ट्रैक डेप्रिसिएशन ऑफ दिस एसेट पे जो है वो क्लिक कर देते हैं और यहां पर सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। इसको मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। अब आप देखें यहां पर मेरे पास जो है वो उसी तरीके से भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगे और देखते हैं कि ये कहां पर गया है। यहां पर हम नीचे आ जाते हैं, आप देखें यहां पर मैं आया, यहां पर आया, यहां पर अब आप देखें कि उसी तरीके से ये टेंजिबल एसेट्स आ रहा है, व्हीकल का अकाउंट आ रहा है और ये इसके नीचे जो है वो शो हो रहा है। और आप देखें ये मिडल में नहीं है, ये इसी तरीके से जिस तरह बाकी सारे अकाउंट्स हैं ये इस तरीके से है। और यहां पर आप देखें 306 ए अकाउंट जो है, जब मैंने इसको इसकी सब कैटेगरी बनाया था तो ये इसके नीचे आ गया था और ये देखें यहां पर ये इस तरीके से जो है वो मिडल में शो हो रहा है। ये बता रहा है कि ये इसका जो है वो सब अकाउंट है। अब यहां पर जाने के बाद मैं दोबारा से देखें यहां पर आता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर एडिट में आता हूं। एडिट में आने के बाद जो है यहां मैं एडिट में आ गया। एडिट में आने के बाद उसी तरीके से यहां पर मैंने इसको नंबर दे दिया 306B, ये मैंने इसको नंबर दे दिया। यहां पर मैंने कहा कि ये सब अकाउंट है। ये सब अकाउंट किसका है, उसी तरीके से मैंने यहां पर व्हीकल लिखा और यहां पर आप देखें मैं कहता हूं कि ये सब अकाउंट है मोटर व्हीकल कॉस्ट का। यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहां पर इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से शो होता है। यहां पर अब हम आते हैं, अब आप उसी तरीके से देखें यहां पर मेरे पास ये 306B भी जो है वो भी मेरे पास जो है वो मोटर व्हीकल अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड हो गया है। यहां पर आप देखें ये इसकी डेप्रिसिएशन भी आ रही है और ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी जो है वो भी आ रही है। वो जब हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे तो यहां पर इनकी अमाउंट्स जो है वो यहां पर जो है वो शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 अपने अकाउंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और हम अपने अकाउंट्स को जो है वो इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। तो अब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, और कैसे हम 1 बाय 1 करके भी जो है वो अपने अकाउंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब फर्दर हम आगे चल के जो है वो वैट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स की जो है वो इनवॉइसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेंडर के बिल्स को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने वैट के बारे में। कस्टमर्स और वेंडर के सेक्शन पे जाने से पहले मींस कि सेल इनवॉइसेस और बिल्स को रिकॉर्ड करने से पहले जो है हम वैट के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। मैंने वैट के टॉपिक को जो है वो 4 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, जिसके अंदर पहले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे वैट के रेट्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम क्विक बुक के अंदर अपने वैट को जो है वो सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
वैट स्कीम के बारे में, और फिर हम बात करेंगे आपके क्विक बुक के अंदर वैट कंट्रोल अकाउंट और वैट सस्पेंस अकाउंट के बारे में। इन 4 सेक्शंस को जो है हम वन बाय वन डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वैट रेट्स की तरफ। हमारे पास जो है वो 5 तरह के जो है वो वैट रेट्स जो है वो होते हैं। हम वन बाय वन जो है वो सबको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड रेट के बारे में। स्टैंडर्ड रेट जो है वो 20% जो है वो होता है, और ये मोस्ट कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई लैपटॉप परचेज करें तो उसके ऊपर आपको जो है वो 20% वैट चार्ज होगा। मींस कि अगर लैपटॉप की प्राइस 100 होगी तो आपको 120 जो है वो पे करना पड़ेगा। 100 उसकी प्राइस होगी और 20 उसके ऊपर जो है वो वैट होगा। ये जैसे जैसे हम अपने बिल्स को और अपनी इनवॉइसेस को रिकॉर्ड करेंगे प्रैक्टिकली, तब हम इन रेट्स को जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे, तो उस टाइम हमें जो है ये डिटेल से समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इन रेट्स के बारे में जो है वो बता रहा हूं कि कौन कौन से रेट्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके रिड्यूस्ड रेट के बारे में। आपका जो रिड्यूस रेट है, रिड्यूस रेट के अंदर जो है वो 5% होता है, और ये अप्लाई होता है ज्यादातर आपकी एनर्जी के ऊपर, आपकी जैसे कि कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस के जो बिल होते हैं उनके ऊपर जो वैट चार्ज होता है वो 5% होता है, और इसको जो है हम रिड्यूस्ड रेट जो है वो कहते हैं। फिर आपका आ जाता है जीरो रेटेड। कुछ ऐसे एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं वैट से, जिसके ऊपर कोई भी वैट जो है वो चार्ज नहीं होता, लेकिन इनको आपको अपने वैट रिटर्न के अंदर जो है वो रिपोर्ट करना होता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि खाने के आइटम्स हैं लेकिन उसके अंदर आपके लग्जरी फूड्स, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर मील लेते हैं और आपके अल्कोहल और बेवरेजेस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो आपके जो खाने के आइटम्स हैं वो जो है वो बेसिकली आपके जीरो रेटेड जो है वो होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नो वैट के बारे में। नो वैट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके जीरो रेटेड, नो वैट और एग्जेम्प्ट वैट, इन तीनों के ऊपर जो है वो कोई वैट नहीं होता, लेकिन ये तीनों जो है वो डिफरेंट है। इन तीनों को डिस्कस करने के बाद मैं आपको इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस भी बताता हूं। अब हम बात करते हैं नो वैट के बारे में। कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी ऐसी होती हैं जो कि वैट के स्कोप से बाहर होती हैं और उसके ऊपर वैट अप्लाई नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी चीज यूके से बाहर जो है वो सेल करते हैं, मींस एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कोई भी वैट जो है वो नहीं लगेगा। वो वैट के स्कोप से जो है वो बाहर होगा, क्योंकि वैट सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जो कि ईयू के अंदर जो है वो कंज्यूम होती हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी अपनी डिजिटल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आप अपनी सॉफ्टवेयर डाउनलोड की सर्विसेज, आप अपनी कोई भी सर्विसेज जो है वो सेल कर रहे हैं आउटसाइड ईयू, तो उसके ऊपर भी जो है वो कोई वैट नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं आपके एग्जेम्प्ट वैट के बारे में। कुछ आपकी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि वैट से एग्जेम्प्ट हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपकी होती है, बसेस वगैरह, इनकी जो टिकट्स होती हैं उसके ऊपर कोई भी जो है वो वैट इंक्लूड नहीं होता। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने देखा जीरो रेटेड, नो वैट और एग्जेम्प्ट वैट। ये तीनों डिफरेंट सिनेरियोस थे, लेकिन इन तीनों सिनेरियोस के अंदर जो है आपका वैट जो है वो चार्ज नहीं होता और जीरो वैट जो है वो होता है। लेकिन जब आप वैट सबमिट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो आपके जीरो रेटेड वाले आइटम्स होंगे, उन जीरो रेटेड वाले आइटम्स को जो है आपको जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने वैट रिटर्न सबमिट करवाते हुए। नो वैट और एग्जेम्प्ट वैट, ये दो ऐसी चीजें जिनको आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इनके दरमियान यही जो है वो एक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने वैट को जो है वो सेटअप कर सकते हैं क्विक बुक्स के अंदर। यहां पर आपको जो है, यहां पर आप देखें, यहां पर आपको एक सेक्शन नजर आएगा, यहां पर नीचे आ जाते हैं,
टैक्सेस का। टैक्सेस में आने के बाद यहाँ पर आप वैट में आ जाएंगे। यहाँ वैट में आने के बाद जो है आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डाल देनी है। वो मैंने यहाँ पर डाली हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एडिट सेटिंग्स के अंदर आ जाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप व्हेन डू यू नीड टू स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर वैट फ्रॉम, आप कब से चाहते हैं। तो यहां पर मैंने लेट्स सपोज इसको स्टार्ट कर लिया जनवरी से। उसके बाद यहां पर वो आपसे पूछेगा हाउ डू यू सबमिट अ वैट रिटर्न टू HMRC, आप कब कब सबमिट करना चाहते हैं। आपको ऑप्शंस दी हुई है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। यहां पर मैंने इसको ईयरली जो है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कोई भी अपना वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहां पर मैंने रैंडम वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल कंपनी तो है नहीं, तो इसलिए कोई सा भी आप 9 डिजिट्स का जो है वो वैट रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी मर्जी से जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद यहां पर है विच वैट अकाउंटिंग स्कीम डू यू यूज। यहां पर मैंने स्टैंडर्ड अभी सेलेक्ट किया है। मैं अभी इन वैट स्कीम के बारे में जो है वो आगे चल के जो है वो बात करूंगा। और उसके बाद यहां पर एक आपको दिया हुआ है अदर वैट ऑप्शन फ्लैट रेट स्कीम, इसके बारे में भी जो है वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो बेसिकली यहां पर मैंने जनवरी सेलेक्ट किया है, ईयरली सेलेक्ट किया है, स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है और यहां पर मैं सेव कर देता हूं। तो ये सेटिंग्स जो है हमने अपनी वैट की जो है वो क्विक बुक के अंदर कर ली है। इसको यहां से मैं सेव कर देता हूं। अब आप देखें, यहां पर मैंने इसको सेव कर लिया और मेरे पास ये एक स्क्रीन जो है, ये एक स्क्रीन यहां पर आ रही है। आप देखें, यहां पर मुझे वैट दिया हुआ है, ये कलेक्टेड ऑन सेल्स, यहां पर पेड ऑन परचेजेस और ये एडजस्टमेंट्स, और ये जो है मुझे टोटल वैट जो है वो दिया हुआ है। जैसे जैसे हम अपनी बुक्स के अंदर जो है वैट रिकॉर्ड करते जाएंगे, यानी अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे, अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करते जाएंगे, तो वैसे वैसे यहाँ पर हमारे पास वैट की कैलकुलेशन जो है वो सारी की सारी यहाँ पर शो होती जाएगी। इसको आगे चल के हम देखेंगे जब हम अपनी ट्रांजैक्शंस को, इनवॉइसेस को और बिल्स को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब हम देखते हैं अपनी वैट स्कीम को, जो कि अभी मैंने आपको बताया था जब हम क्विक बुक के अंदर जो है वो अपने वैट को जो है वो सेटअप कर रहे थे। बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 स्कीम्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड रेट स्कीम, एक कैश वैट स्कीम और एक होती है फ्लैट रेट स्कीम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड वैट स्कीम के बारे में। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्रूवल बेसिस को जो है वो फॉलो करती है। मींस इसके अंदर आप अपना वैट तब रिकॉर्ड करेंगे जब आप कोई चीज सेल करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने उसके पैसे रिसीव किए हैं या नहीं किए, या जब आप कोई चीज परचेज करेंगे तब आप अपने वैट को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने जो है वो पैसे पे किए हैं या नहीं किए हैं। ये इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड वैट स्कीम के अंदर होता है। और ये सूटेबल किन बिजनेसेस के लिए है, ये उन बिजनेसेस के लिए है जिनका कैश फ्लो जो है वो कंसिस्टेंट होता है और ये एक आपको क्लियर पिक्चर दिखाता है आपकी वैट लायबिलिटी के बारे में। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड वैट स्कीम के अंदर हम अपने वैट को जो है वो तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो अकर हो जाएगी। हम उस बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब हमें कैश रिसीव होगा या जब हम कैश पे करेंगे, बल्कि हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आपकी कैश वैट स्कीम के बारे में। ये मेथड जो है ये कैश अकाउंटिंग से जो है वो आपका अलाइन करता है। इसके अंदर आप अपनी वैट की लायबिलिटी जो है वो तब रिकॉर्ड करते हैं जब आप पैसे जो है वो रिसीव कर लेते हैं कस्टमर से। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज सेल की लेकिन अभी तक आपको कस्टमर से जो है वो पैसे नहीं मिले, तो आप अपनी वैट की लायबिलिटी को जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली आपका इसी तरीके से सप्लायर के केस में भी है कि आप तब तक जो है वो अपने वैट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि आप अपने सप्लायर को जो है वो पेमेंट नहीं कर देंगे, तब तक जो है आप उसको भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये सूटेबल किन बिजनेसेस के लिए है, ये उन बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जिनका कैश फ्लो जो है वो फ्लक्चुएटिंग होता है और ये जो है प्रेफर करता है किसको, सिंपल वैट अकाउंटिंग मेथड को। उसके लिए जो है ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो है ये सूटेबल होता है। अब हम बात करते हैं आपकी फ्लैट रेट स्कीम के बारे में। फ्लैट रेट स्कीम के अंदर क्या होता है कि बजाय इसके कि आप हर सेल के ऊपर और हर परचेज के ऊपर जो है वो वैट जो है वो कैलकुलेट करें, आप एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो अपने टर्नओवर की जो है
वो सेलेक्ट कर लेते हैं और आपकी जितनी भी टर्नओवर मींस आपकी जितनी भी सेल्स होती है उसके ऊपर एक परसेंटेज जो है वो आप HMRC को जो है वो सबमिट कर देते हैं। अब ये वाली जो आपकी परसेंटेजेस होती हैं ये आपकी डिपेंड करती है कि आप कौन सा बिजनेस जो है वो ऑपरेट करते हैं, आपका क्या टर्नओवर है। HMRC ने जो है इसकी लिस्ट जो है अपनी वेबसाइट पे जो है वो दी हुई है, वहां से जाके जो है आप इनके रेट्स जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या क्या जो है वो रेट्स इनके हैं। तो ये हमारा एक ओवरऑल जो है ये वैट स्कीम था कि ये हमारी 3 तरह की जो है वो वैट स्कीम्स होती हैं और हमने तीनों के बारे में जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे आपके वैट कंट्रोल अकाउंट और वैट सस्पेंस अकाउंट के बारे में। वैट कंट्रोल अकाउंट और वैट सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात करने से पहले जो है हम क्विक बुक के अंदर चलते हैं। यहां पर मैं क्विक बुक के अंदर आ गया हूं और ये चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है मैं आ चुका हूं। यहां पर आप देखें चार्ट ऑफ अकाउंट में आपको करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो है वो 2 वैट के अकाउंट नजर आ रहे हैं, वैट कंट्रोल अकाउंट और वैट सस्पेंस अकाउंट। इन्हीं दोनों अकाउंट्स के बारे में जो है वो अब हम बात करेंगे। अगर हम बात करें अपने वैट कंट्रोल अकाउंट के बारे में तो आप इसको सिंपल इस तरीके से समझें कि आप जो भी सेल करेंगे या जो भी परचेज करेंगे उसके अंदर जो भी वैट की अमाउंट होगी वो सारी की सारी वैट की अमाउंट जो है वो आपकी कहां पर चली जाएगी, वैट कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो है वो चली जाएगी। जब वो सारी अमाउंट वैट कंट्रोल अकाउंट के अंदर चली जाएगी और आप अपना रिटर्न जो है वो क्विक बुक के अंदर फाइल कर देंगे, जिस टाइम आप अपना रिटर्न क्विक बुक के अंदर फाइल करेंगे तो वो आपकी सारी अमाउंट जो है वो वैट कंट्रोल अकाउंट से निकल के कहां पर आ जाएगी, आपके वैट सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाएगी। और आपका जो वैट सस्पेंस अकाउंट है वो क्या चीज शो करेगा, वो या तो आपकी लाइबिलिटी शो करेगा जो कि आपने HMRC को पे करना होगा, या वो रिफंड शो करेगा जो आपने HMRC से वापस लेना होगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि रिटर्न फाइल करने से पहले जितनी भी अमाउंट होती है सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर वैट की, वो वैट कंट्रोल अकाउंट के अंदर आ जाती है और जब हम अपना रिटर्न जो है वो फाइल कर देते हैं तो वही अमाउंट जो है वो वैट कंट्रोल अकाउंट से निकल के जो है वो वैट सस्पेंस अकाउंट में रहती है। और अब या तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है या तो हमने HMRC से उसके पैसे जो है वो लेने होते हैं। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक था वैट के बारे में, जिसके अंदर हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है कि वैट क्या होता है और क्विक बुक के अंदर वैट को किस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट अपनी जो है वो कस्टमर्स और बिलिंग सेक्शन की तरफ जो है वो चलेंगे। तो अब से हम क्विक बुक के अंदर अपनी प्रॉपर बुक कीपिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है कस्टमर्स मींस अकाउंट रिसीवेबल का, जिसके अंदर हम अपनी इनकम और रेवेन्यूज को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इस सेक्शन को जो है मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, फिर हम बात करेंगे कस्टमर्स के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे अपनी इनवॉइसेस के बारे में, मींस के अपने पूरे अकाउंट रिसीवेबल साइकिल के बारे में जो है वो डिस्कस करके जो है अपने इस पूरे सेक्शन को जो है वो हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से। जैसा कि अब यहां पर आप अपनी क्विक बुक की स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ चुके हैं, तो सबसे पहले अब हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जाना है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप यहां पर सेल्स में जाके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जा सकते हैं, या तो यहां पर जो आपको ये गियर आइकन दिया हुआ है आप यहां पर गियर आइकन के ऊपर आके और यहां से जो है अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो हम यहां से अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जो है वो चले जाते हैं। अब यहां पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आने के बाद आप देखें यहां पर मेरे पास सिर्फ 2 सर्विसेज जो हैं जो क्विक बुक ने जो है वो खुद से जो है वो ऐड की हुई है, एक आर्स की और एक सर्विस की, और इसके अंदर अभी कुछ भी ऐड नहीं है। यहां पर मेरे पास एक न्यू का बटन दिया हुआ है। जैसे ही यहां पर मैं न्यू के ऊपर आता हूं तो आप ये देखिए मेरे पास एक इस तरह की स्क्रीन पॉपअप हुई है और इसके अंदर जो है 4 तरह की चीजें जो है वो मुझे नजर आ रही हैं। हम 1 बाय 1 जो है इन सब के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पर आपको पहली चीज नजर आ रही है स्टॉक, और फिर ये नजर आ रहा है नॉन स्टॉक। स्टॉक और नॉन स्टॉक के अंदर क्या डिफरेंस है? स्टॉक मींस इन्वेंट्री को जो है एक ऐसी चीज जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। स्टॉक का मतलब है हमारा वो स्टॉक जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं और जो हमारे एसेट अकाउंट के अंदर जो है वो आता है। और नॉन स्टॉक आइटम एक ऐसा स्टॉक होता है जिसको हम
ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कि यूजली उस चीज को हम अपने बिजनेस के अंदर जो है वो बाय एंड सेल नहीं करते। इस तरह की चीजें जो है वो हमारी नॉन स्टॉक आइटम्स के अंदर जो है वो आती हैं। अब ये स्टॉक है क्या, नॉन स्टॉक है क्या, और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, वन बाय वन जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक से, और स्टॉक पे आने से पहले यहां पर मैं आपको एक एक्सेल की शीट दिखा देता हूं जो कि मैंने बनाई हुई है इन तीनों चीजों के लिए, आसानी के लिए। यानी कि हम अपने स्टॉक के अंदर जो है वो इन आइटम्स को ऐड करेंगे, नॉन स्टॉक के अंदर हम अपने इन आइटम्स को ऐड करेंगे, और सर्विसेज के अंदर हम अपने इन आइटम्स को जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्टॉक के ऊपर है, दोबारा से हम क्विक बुक की स्क्रीन पे जाते हैं। मैं यहां पर आता हूं और यहां पर स्टॉक पे आ जाता हूं। यहां पर मैं स्टॉक पे आया, सबसे पहले वो मेरे से पूछ रहा है कि मेरे स्टॉक का नेम जो है वो क्या है। मैं अपनी एक्सेल की शीट पे आता हूं। मेरा जो पहला स्टॉक है वो ये है, मींस कि हम समझ रहे हैं कि हम रिस्ट वॉचेस जो है वो बेच रहे हैं, और हमारी जो पहली नेम है वो है हमारा ये वाला। इसको यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं और इस नेम को जो है मैं यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। मींस कि ये मेरा जो है वो नेम हो गया, मींस मेंस क्रोनोग्राफ वॉच जो है ये मेरा पहला जो है वो स्टॉक है जिसको मैं ऐड कर रहा हूं। अब यहां पर आकर मैंने अपना आइटम और सर्विस कोड डालना है। ये मींस कि कोई भी आपका जो भी स्टॉक को आप कोड देना चाहते हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट स्टॉक को डिफरेंट कोड्स दिए हुए होते हैं, तो वो यहां पर जो है हम अपनी आइटम और सर्विस को जो है वो कोड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जैसे इसका नाम है मेंस क्रोनोग्राफ वॉच, तो मैं इसको कर देता हूं MCW ये डैश RA, मीन्स जैसे हमने अपनी कंपनी का नाम रखा हुआ है रमीज अकाउंटेंसी, और हम ये कहते हैं जो हमारे स्टॉक के आइटम्स हैं उनका जो नंबर शुरू हो वो 1001 से शुरू हो। तो ये हमारे पास जो है वो स्टॉक कोड जो है वो आ गया। अब अगली चीज हमारे पास आ रही है कैटेगरी की। अभी तक देखें हमने कोई भी कैटेगरी ऐड नहीं की हुई। अभी इस कैटेगरी के सेक्शन को जो है मैं खाली छोड़ रहा हूं, आगे जाके जो है वो आपको बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। कैटेगरी को जो है मैं अलग से जाके ऐड करके फिर यहां पर करूंगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर अब बात कर रहे हैं इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड की, कि हमारे पास जो है वो इनिशियल क्वांटिटी स्टॉक की कितनी पड़ी हुई है। हम यहां पर ये अज्यूम करते हैं कि हम अपना बिजनेस जो है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमने स्टार्ट के अंदर जो है ये वाली जो घड़ियां हैं ये हमने जो है वो 20 का स्टॉक जो है वो अपने पास जो है वो लेके रखा है। तो यहां पर मैं इसको 20 का स्टॉक जो है वो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। अब यहां पर वो कह रहा है कि किस डेट से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर 1 जनवरी 2024 से। रीऑर्डर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जब हमारा स्टॉक एक लेवल के ऊपर आ जाए तो हम उसको दोबारा से जो है वो ऑर्डर कर दें। लेट्स सपोज मैं कहता हूं 5, यानी कि जब मेरे पास स्टॉक 5 रह जाए तो मैं इसको दोबारा से जो है वो रीऑर्डर कर दूं। अब वो बात कर रहा है स्टॉक एसेट अकाउंट, आप कौन सा अकाउंट जो है वो उसके लिए यूज करना चाहेंगे। हमारे पास जो है एक अकाउंट है स्टॉक एसेट का, मैं इस अकाउंट को जो है वो यूज करूंगा। यानी चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास एक अकाउंट बना हुआ है स्टॉक एसेट के नाम से, तो इसी अकाउंट को जो है मैं यूज करके आगे चलूंगा। अब वो कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑन सेल्स फॉर्म, मींस कि जब भी आप कोई चीज सेल करें तो उस सेल्स फॉर्म के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है इस घड़ी को बेचते हुए वो क्या है। लेट्स सपोज यहां पर मैं कह देता हूं प्रीमियम, और जो घड़ी का नाम है इसी को जो है मैं यहां पर कॉपी करके और यहां पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूं। मींस मैं कह देता हूं जब मैं सेल करूं तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहां पर मेरे पास ये आ जाए। अब वो कह रहा है सेल प्राइस, जो आपकी सेल प्राइस हो वो आपकी जो है वो क्या हो पर पीस की। तो यहां पर मैं कह देता हूं कि जो मेरी सेल प्राइस है वो 30 हो। उसके बाद वो कह रहा है आप कौन सा इनकम अकाउंट जो है वो इसके लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं कहता हूं कि मैं अपना इनकम अकाउंट जो है वो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम, ये मेरा एक इनकम अकाउंट है, इसी अकाउंट को जो है मैं यूज करना चाहता हूं। यहां पर इसको जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक हो गया, ये मेरे पास इनकम अकाउंट आ गया। अब उसके बाद यहां पर वो मेरे से कह रहा है कि क्या इसके अंदर ये जो मेरी 30 प्राइस है इसके अंदर वैट शामिल है या वैट शामिल नहीं है। तो मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसके अंदर वैट शामिल है, इस 30 प्राइस के अंदर जो है वो वैट की अमाउंट भी शामिल है। अब यहां पर वो मेरे से पूछ रहा है कि वैट का रेट जो है वो वैट का रेट क्या है। यहां पर मैं आ जाता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे वैट का रेट जो है वो 20% है, जो हमारा है स्टैंडर्ड रेट। उसके बाद वो कह रहा है
परचेजिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप परचेज करें, मींस के जब हम कोई परचेज ऑर्डर अपना बनाएंगे इन घड़ियों को परचेज करने के लिए, जैसे ही ये हमारे लो स्टॉक लेवल पे आएंगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो क्या लिखा हुआ हो, तो उसके लिए मैं कह देता हूं कि जो इस घड़ी का नाम है इसी को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और उसी को जो है यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। मींस के मैं कहता हूं जो मेरी घड़ी का नाम है वही यहां पर परचेजिंग इंफॉर्मेशन के अंदर भी जो है वो आ जाए। अब इस घड़ी की जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यहां पर मैं कह देता हूं इस घड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 है। ठीक हो गया, ये मैंने 20 सेलेक्ट कर ली। उसके बाद वो कह रहा है इसका एक्सपेंस अकाउंट जो है वो कौन सा होगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो इसको मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ही जो है वही जो है मैं रहने देता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद वो कह रहा है कि इंक्लूसिव ऑफ परचेज टैक्स, यानी ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके अंदर टैक्स शामिल है या नहीं है, मैं कह देता हूं यस। मींस कि मेरी इस कॉस्ट प्राइस में जो है वो टैक्स की अमाउंट भी जो है वो शामिल है। और यहां पर वो कह रहा है कि मेरा परचेज टैक्स क्या है, वही 20% स्टैंडर्ड, यही जो है मेरा परचेज टैक्स जो है वो है। अब वो कह रहा है प्रेफर्ड सप्लायर, यानी कि मेरा सप्लायर जो है वो कौन है जिससे मैं ये घड़ियां खरीदता हूं। अभी तक मैंने अपने पास कोई भी सप्लायर जो है वो ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया, तो यहां पर जो है ना मैं आके ऐड न्यू कर लेता हूं और एक सप्लायर भी जो है ना वो ऐड कर लेता हूं। यहां पर मैं ऐड न्यू पे आया। जब हम सप्लायर और बिल्स के सेक्शन में जाएंगे तब हम प्रॉपरली सप्लायर्स को ऐड करना जो है वो सीखेंगे। अभी के लिए जो है ना सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो सप्लायर का डिस्प्ले नेम है ना मैं वही जो है वो लिख देता हूं। लेट्स सपोज मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरा सप्लायर है, सप्लायर 1, इसको जो है मैं नाम देता हूं सप्लायर 1 का, या इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज इसको बेहतर ये है कि हम इसको जो है कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि हम इसको नाम दे देते हैं प्रीमियम वॉचेस करके। यहां पर हम इस सप्लायर का नाम कर देते हैं प्रीमियम वॉचेस और इसको यहां पर मैं सेव कर देता हूं। ठीक हो गया, ये मैंने प्रीमियम वॉचेस को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है और यहां पर आके अब मैं सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैं आया और मैंने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप ये देखें कि ये मेरे पास जो है स्टॉक जो है वो यहां पर ऐड हो गया। ये देखें ये उसकी सेल प्राइस आ रही है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस यहां पर मुझे आ रही है, ये उसकी क्वांटिटी ऑन हैंड है और ये उसका जो है वो लो स्टॉक लेवल जो है वो मुझे शो हो रहा है कि लो स्टॉक अलर्ट है। जैसे ही यानी 5 पे स्टॉक आए तो मैं इसको जो है वो दोबारा रीऑर्डर कर दूं। जैसे आप देखें यहां पर अभी मेरे पास लो स्टॉक आ रहा है 0, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी स्टॉक लो नहीं है। जैसे जैसे मेरे पास स्टॉक जो है वो लो होता जाएगा, यहां पर मिसाल के तौर पे जब ये स्टॉक मेरे पास 5 से कम हो जाएगा तो यहां पर मेरे पास लो स्टॉक 1 लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मींस कि एक स्टॉक ऐसा है जो मेरे पास लो हो गया है और जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आउट ऑफ स्टॉक जो है वो मेरे पास लिखा हुआ यहां पर 1 हो जाएगा, यानी कि एक आइटम मेरे पास ऐसा है जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ठीक हो गया, ये तो हमने कर लिया एक आइटम अपना स्टॉक का ऐड। अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको कैटेगरी वाला पोर्शन छुड़वाया था उसकी। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर मैं मैनेज कैटेगरीज के अंदर जो है वो आ जाता हूं। अब आप देखें मेरे पास इस टाइम कोई भी कैटेगरी जो है वो ऐड नहीं हुई हुई। मैं यहां पर आके जो है ना अपनी एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूं। अगर मैं चाहता तो उस टाइम मैं डायरेक्ट भी वहां पर कैटेगरी ऐड कर सकता था, लेकिन मैं यहां पर आके आपको करके दिखा रहा हूं। यहां पर मैं इस कैटेगरी को कह देता हूं रिस्ट वॉचेस। ये मेरे पास कैटेगरी है रिस्ट वॉचेस की और ये कोई सब कैटेगरी नहीं है, ये इटसेल्फ एक कैटेगरी है, इसलिए मैं सब कैटेगरी को टिक नहीं कर रहा। तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं सेव। तो ये मेरे पास जो है अब एक कैटेगरी आ गई है रिस्ट वॉचेस की। यहां पर मैं दोबारा से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आ जाता हूं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आने के बाद अब यहां पर मैं एडिट पे आ जाता हूं। यहां पर एडिट पे आने के बाद मेरे पास स्क्रीन ओपन हुई और यहां पर अब मैं कैटेगरी में आके रिस्ट वॉचेस जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। अब आप देखें जैसे ही मैंने सेव एंड क्लोज किया तो ये देखें ये रिस्ट वॉचेस आ गया है और उस रिस्ट वॉचेस की कैटेगरी के अंदर जो है मेरे पास जो है ये स्टॉक जो है वो यहां पर ऐड हो गया है। अब हमने एक स्टॉक अपने पास ऐड कर लिया है, यहां तक तो बात हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि जब मैंने इस स्टॉक को ऐड किया है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्विक बुक के अंदर बैक एंड के ऊपर क्या हुआ है उसको जो है ना चल के अब देखते हैं। यहां पर मैं अपनी स्क्रीन को जो है यहां पर आने के बाद डुप्लीकेट कर लेता हूं। ये मैंने अपनी स्क्रीन को डुप्लीकेट कर लिया। अब ये मेरे पास डुप्लीकेट स्क्रीन ओपन हो गई है, तो यहां पर आके मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो चला जाता हूं। अब अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को ओपन कर लेता हूं। ये मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो ओपन हो रहा है और
अब आप देखें चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास यहां पर ओपन हो गया है। हमारे पास सारे बैलेंसेस जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो जीरो थे। ठीक हो गया। अब हम यहां पर आ जाते हैं और आप ये देखें स्टॉक के अंदर जो है वो हमारे पास 400 जो है वो आ चुका है। एक ट्रीटमेंट हमारी ये हुई है कि स्टॉक के अंदर हमारे पास 400 जो है वो आ गया है। ठीक है, एक ट्रीटमेंट हमारी ये है। अगली ट्रीटमेंट हमारी क्या है, स्टॉक के बाद हम यहां पर आते हैं और एक बैलेंस यहां पर अब आप देखें मेरे पास 400 का जो है वो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर जो है वो आ गया है, जो है रिटेन प्रॉफिट बैलेंस फॉरवर्ड अकाउंट। ठीक हो गया। तो इस अकाउंट के अंदर जो है मेरे पास 400 बैलेंस जो है वो स्टैंड हो चुका है। जैसे जैसे हम अपने एसेट्स को बढ़ाते जाएंगे हमारा ये वाला अकाउंट जो है ये हमारा अकाउंट इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे हम अपनी लायबिलिटीज को बढ़ाते जाएंगे हमारा ये वाला अकाउंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अब यहां पर क्योंकि मैंने अपने एसेट को बढ़ाया है 400 से, तो 400 से मेरे पास ये वाला अकाउंट जो है ये इंक्रीज हो गया है। अब ये तो है इसकी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि देखें जैसे हमने जब अपना स्टॉक ऐड किया था तो आपको याद होगा हमने कहा था कि हम ये एक सप्लायर से जो है वो परचेज करते हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्निकली ये वाला बैलेंस जो है ये इक्विटी का नहीं होना चाहिए। ये वाला बैलेंस किसका होना चाहिए, ये वाला बैलेंस जो है वो हमारे पास होना चाहिए अकाउंट पेएबल का, क्योंकि हमने एक क्रेडिटर से सप्लायर से जो है वो माल उठाया है तो इसका मतलब है यहां पर जो है वो हमारे पास बैलेंस आना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी हमने स्टॉक ऐड किया है, डायरेक्टली हमने कोई परचेज इनवॉइस नहीं डाली है, इसी वजह से हमारे पास जो है इस टाइम बैलेंस पेएबल में स्टैंड नहीं हुआ, बल्कि वो बैलेंस जो है वहां यहां पर हमारे पास इक्विटी में स्टैंड हो गया। अब हम जो है ना इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम अपना एक जर्नल जो है, एक जर्नल के जरिए जो है इस बैलेंस को जो है वो एडजस्ट करेंगे और इस बैलेंस को सेट करेंगे। यहां पर जो है मैं न्यू के अंदर आता हूं। न्यू के अंदर आने के बाद जो है यहां पर मैं अब आ जाऊंगा जर्नल के अंदर। यहां पर मैं जर्नल एंट्री में आ जाता हूं। ये मैं जर्नल एंट्री में आ गया। अब मैं जर्नल एंट्री डाल के जो है इस एडजस्टमेंट डाल के अकाउंट्स को जो है वो सही करूंगा। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी जो है वो मैं साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि पूरी एज अ होल अकाउंटिंग जो है वो क्विक बुक के अंदर स्टॉक ऐड करने की जो है वो कैसे होती है। अब ये देखें हमने 1 जनवरी को जो है स्टॉक परचेज किया था। ठीक हो गया। तो यहां पर जो है हम 1 जनवरी के अंदर ही जो है वो एक जेवी डालेंगे। यहां पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूं 1 जनवरी। ठीक हो गया। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर अब जो मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, ठीक, वो मैं अपना सबसे पहले कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, यहां पर रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। यहां पर मैं आऊंगा वही जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का अकाउंट था, ये रिटेन्ड प्रॉफिट बैलेंस फॉरवर्ड अकाउंट, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। यहां पर इस अकाउंट को सेलेक्ट करके जो है मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट से डेबिट कर दूंगा, यहां पर मैं इसको डेबिट कर दूंगा आपका 400 से। ठीक हो गया। ये मैंने इसको 400 से डेबिट कर दिया। उसके बाद जो है यहां पर जो मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, मैं इसको यहां पर लिखूंगा कि बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम इक्विटी अकाउंट टू पेएबल। ठीक हो गया। यहां पर इसको जो है मैं इसकी नरेशन लिख देता हूं। ठीक हो गया। अब यहां पर आके जो है मैं इधर आ जाता हूं और क्रेडिट मैं किसको करूंगा, क्रेडिट यहां पर मैं करूंगा जो हमारे पास अकाउंट पेएबल का अकाउंट है, अकाउंट, ये अकाउंट पेएबल 451, इस अकाउंट को जो है यहां पर मैं क्रेडिट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन मेरे पास हुई आ गई। नेम, अगर अब यहां पर मैं इसको सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, सेव एंड न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखें ये मेरे पास सेव नहीं होगा, वो कहेगा समथिंग्स नॉट क्वाइट राइट, क्योंकि यहां पर आके जो है अब मैंने सप्लायर का नेम भी जो है वो सेलेक्ट करना है। यहां पर ये मेरे पास प्रीमियम वॉचेस जो है ये मेरे पास एक सप्लायर है, तो इस सप्लायर को जो है यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये मैंने अपने पास सप्लायर जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया। ये तो अब हमने अपना एक काम किया है कि हमने रिटेन्ड अर्निंग से भी बैलेंस निकाल के जो है वो अकाउंट पेएबल के अंदर डाल दिया है। अब आपको याद होगा जब मैंने अपने स्टॉक को ऐड किया था तो उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि ये जो कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस के अंदर जो है वो वैट की अमाउंट जो है वो शामिल है।
इसका मतलब है कि ये जो 400 का स्टॉक था, इस 400 के स्टॉक के अंदर सारी की सारी अमाउंट स्टॉक की नहीं है, बल्कि कुछ अमाउंट जो है वो स्टॉक की है और कुछ अमाउंट जो है वो वैट की है। ये भी एक कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज जो है वो दिखा देता हूं। ये देखें, जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है। ये जो वॉच की प्राइस थी वो 20 थी, एक घड़ी की प्राइस। इसका मतलब है उस एक घड़ी की प्राइस के अंदर जो उसकी कॉस्ट थी वो 16.67 थी और वैट कितना था, 3.33 था। उसी तरीके से 20 वॉचेस की जो प्राइस है वो 400 होगी और उसके अंदर जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो 333.40 होगी और उसके अंदर जो वैट होगा वो 66.60 होगा। इट मीन्स दैट कि हमारे स्टॉक अकाउंट के अंदर जो 400 की अमाउंट लिखी हुई है वो 400 की अमाउंट स्टॉक की नहीं है, बल्कि उस स्टॉक में से 333 जो है ये वैल्यू जो है वो स्टॉक की है, बाकी अमाउंट जो है वो उसके अंदर वैट की है। अब अगर आप में से किसी को ये समझ नहीं आया कि मैंने इसके अंदर से ये कॉस्ट और वैट कैसे निकाला है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। लेट्स सपोज टोटल प्राइस है 20, इस प्राइस के अंदर 100% वैट भी शामिल, 100% कॉस्ट भी शामिल है, 20% वैट भी शामिल है, मींस 120। ये 20% 20 रुपीज कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है, ये 120 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय, और मैंने इसके अंदर से क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है 100। तो ये मेरे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस आ गई। और अब मैं 20 में से अगर इस कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा तो ये आप देखें मेरे पास जो है वो वैट आ गया है। और जब मैं इसको जो है वो यहां से जो है वो कॉमा स्टाइल के अंदर करूंगा तो ये मेरे पास जो है आप देखें कि 16.67 कॉस्ट आई है, 3.33 वैट आया, अगर किसी को समझ नहीं आया था तो। अब जो है ये 66.60 वैट जो है इसकी एडजस्टमेंट भी हमें डालनी पड़ेगी। मैं यहां पर आ रहा हूं, तो अब ये हमारे पास वैट कंट्रोल अकाउंट जो है वो ये डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से डेबिट होगा, ये 66.60 से, 66.60 से, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूं एडजस्टमेंट ऑफ वैट, ठीक हो गया। ये मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं। उसके अंदर जो है अब यहां पर मैं आ जाता हूं इधर, और यहां पर आके अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा, स्टॉक को, क्योंकि स्टॉक जो है वो 66.60 से ज्यादा जो है वो डेबिट हो गया था। तो यहां पर मैं स्टॉक, ये जो मेरे पास स्टॉक एसेट अकाउंट है इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा और ये 66.60 से जो है वो स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर अब मैं इसको सेव कर देता हूं। यहां पर मैंने आकर इसको सेव कर दिया, ये मेरे पास जनरल एंट्री सेव हो गई है। यहां पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहां पर अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो दोबारा आ जाता हूं और अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके जो है वो आपको सिचुएशन दिखाता हूं। यहां पर आप देखें मेरे पास, अब देखें स्टॉक जो है 333.40 जो ओरिजिनल अमाउंट थी स्टॉक की, उतनी अमाउंट से ही मेरे पास स्टॉक आ गया। यहां पर आके मेरे पास जो अकाउंट पेएबल थे, देखें अब मेरे पास क्रेडिटर्स का बैलेंस जो है वो 400 आ गया, ठीक हो गया। और मेरे पास आप ये देखें जो वैट कंट्रोल अकाउंट है उसका बैलेंस जो है वो मेरे पास यहां पर -66.60 आ गया है। और ये जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का बैलेंस था वो यहां से खत्म हो गया है। तो ये हमारी जो है एक पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी स्टॉक को ऐड करने के बाद क्या होता है। तो ये मैंने आपको एक पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो भी बता दी है। अब दोबारा से जो है हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जो है वो आ जाते हैं। अब यहां पर आके मैं दोबारा से जो है अपना एक और स्टॉक जो है वो यहां पर मैं ऐड करता हूं। ये मैंने अपने एक और स्टॉक को जो है वो यहां पर ऐड किया। यहां पर अब इस स्टॉक का नाम जो है वो क्या है, यहां पर मैं आ जाता हूं। लेट्स सपोज अब मेरे पास ये है स्टॉक का नाम, इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं। अब इसका जो कोड है वो कोड मेरे पास क्या है, उसी तरीके से यहां पर मैं WCW ये लिख देता हूं डैश। अब उसी तरीके से यहां पर RA लिख देता हूं और मेरे पास स्टॉक कोड मैंने 1001 से शुरू किया था तो इसको मैं 1002 कर देता हूं। यहां पर अब कैटेगरी में डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूं, अब ऐड नहीं करता क्योंकि मैंने अब कैटेगरी बना ली है। तो रिस्ट वॉचेस की कैटेगरी के अंदर इसे डाल देता हूं, ठीक हो गया। अब यहां पर इनिशियल क्वांटिटी जो है मेरे पास स्टॉक की कितनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी इसकी 10 है। यहां पर वही उसी तरीके से जो डेट है वो डेट मेरे पास क्या है, यहां पर 1 जनवरी है। और जो इसका रीऑर्डर पॉइंट है, रीऑर्डर पॉइंट क्या है, लेट्स सपोज इसका भी मैं रीऑर्डर पॉइंट रख देता हूं 5, कि जब भी मेरे पास स्टॉक 5 या इससे कम हो जाए तो मैं इसको जो है वो दोबारा से ऑर्डर कर दूं। वही स्टॉक एसेट अकाउंट उसी तरीके से स्टॉक एसेट अकाउंट शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन सेल्स के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, उसी तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं प्रीमियम, और इसको जो है यहां से मैं सेलेक्ट कॉपी करके
यहां पर जो है वो प्रीमियम, और यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूं। अब इसकी सेल प्राइस जो है वो, इसकी सेल प्राइस क्या होगी, उसी तरीके से जो है मैं इसकी सेल प्राइस रख देता हूं, लेट्स सपोज 30। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इंक्लूसिव ऑफ वैट। अब इस सेल प्राइस के अंदर जो है वो वैट शामिल नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट से जो है हम करेंगे, यानी कि अब ये जो सेल प्राइस है 30, ये पूरी की पूरी सेल प्राइस है, इसके अंदर वैट की अमाउंट शामिल नहीं है। यानी कि इस 30 के अंदर वैट की अमाउंट शामिल होगी 6, तो टोटल जो इसकी सेल प्राइस होगी वो 36 हो जाएगी। अब यहां पर जो है मैं उसी तरीके से, मेरा 20% स्टैंडर्ड जो है वो वैट है। अब परचेजिंग इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसी तरीके से यहां पर मैं इस घड़ी का नाम जो है वो कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर आके जो परचेजिंग इन्फॉर्मेशन हो, यानी जो मेरे परचेज ऑर्डर के ऊपर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूं, तो मैं सेम जो है वो उसी तरीके से अपने जो है वो स्टॉक का जो है वो नेम लिख देता हूं। इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी 20। ठीक हो गया, उसी तरीके से मैं इसको 20 सेलेक्ट कर लेता हूं। लेकिन अब इस दफा मैं इसको इंक्लूसिव ऑफ परचेज टैक्स नहीं करूंगा, मींस के मेरी ये 20 की 20 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, और इसके अंदर जो है वो 4 रुपीज जो है वो अलग से वैट होगा, तो मींस के अब मेरी कॉस्ट प्राइस, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 24 बन जाएगी। यहां पर अब मैं परचेज टैक्स पे आता हूं, और यहां पर इसी तरीके से 20% स्टैंडर्ड को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। और जो सप्लायर है मेरा, मैं कहता हूं मैंने प्रीमियम वॉचेस से ही जो है वो परचेज की है। ठीक हो गया, अब मैंने ये क्या परचेज किया है, 20 जो है ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। ठीक हो गया, मैंने परचेज की है, और 20 मेरी जो पास जो है वो कॉस्ट प्राइस है, और मैंने जो है ये कितने आइटम स्टॉक परचेज किया, 10 का जो है ना वो स्टॉक परचेज किया है। और यहां पर आके अब मैं सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। ये मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें मेरे पास जो है एक और स्टॉक भी ऐड हो गया है, ये वुमेन्स वाला, और ये उसी तरीके से रिस्ट वॉचेस की कैटेगरी के अंदर जो है मेरे पास ऐड हो गया है। अब वही चीज जो हमने पहले की थी कि अब इसको जो है, अब हमने वैट को जो है वो शामिल नहीं किया था स्टॉक ऐड करते हुए, तो अब इसकी जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो देख लेते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरी की पूरी क्या होगी। यहां पर उसी तरीके से मैं यहां चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाता हूं, मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। यहां पर मैंने इस पेज को रिफ्रेश अभी किया, तो अभी मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो दोबारा से आएंगे। तो ये मेरे पास जो है अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो दोबारा से यहां पर जो है मेरे पास आ गए हैं। अब आप देखें स्टॉक की जो प्राइस है, वो स्टॉक की प्राइस बढ़ के जो है वो 533.40 जो है वो मेरे पास हो गई है। मींस पहले 333.40 थी, अब 200 का स्टॉक इसके अंदर और ऐड हुआ है। ठीक हो गया, अब यहां से आप देखें उसी तरीके से मेरे पास ये रिटेन्ड अर्निंग के अंदर जो है मेरे पास 200 जो है वो आ गए हैं। ठीक हो गया, अब दोबारा से उसी तरीके से मुझे एक जर्नल से जो है ये अमाउंट जो है वो किसके अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अपने अकाउंट पेबल के अंदर जो है वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब आ जाए जी, दोबारा से उसी तरीके से हम जो है वो जर्नल डाल लेते हैं। मैं यहां पर न्यू पे आ जाता हूं, न्यू पर आने के बाद यहां पर जो है मैं जर्नल एंट्री पे आ जाता हूं। जर्नल एंट्री पे आने के बाद जो है अब मैं जर्नल एंट्री अपनी पोस्ट करूंगा। तो उसी तरीके से यहां पर अब मैं 1 जनवरी 2024 को अपनी जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। उसी तरीके से मैं अपनी रिटेन्ड अर्निंग को जो है वो डेबिट कर दूंगा। ये देखें, इस अकाउंट को जो है मैं डेबिट कर दूंगा, कितने से, 200 से। ये मेरा अब अकाउंट 200 से जो है वो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। यहां पर जो है अब मैं उसी तरीके से कर दूंगा जी, बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम retained earning to account payable। ठीक हो गया, यहां पर कोई नेम नहीं आएगा। इधर मैं आ जाता हूं, यहां पर अब मैं आ जाता हूं। अब यहां पर आने के बाद जो है मैं क्या चीज जो है वो क्रेडिट करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा उसी तरीके से अपना अकाउंट पेबल का अकाउंट। ये 451 अकाउंट पेबल का अकाउंट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा 200 से जो है वो क्रेडिट हो गया। अब यहां पर जो है एक पॉइंट जो है वो रेज होता है, वो पॉइंट यहां पर ये है कि जिस टाइम पीरियड के ऊपर मैंने ये स्टॉक परचेज किया है, जब मैंने इस स्टॉक को ऐड किया है, तो मैंने स्टॉक ऐड करते हुए इंक्लूसिव ऑफ परचेज टैक्स को ऐड नहीं किया था। यानी कि ये जो 200 थी, ये 200 सारी की सारी जो है वो क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी। अब जाहिर बात है, जब भी आप स्टॉक परचेज करेंगे तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपका 20% वैट भी तो लगेगा ना। तो इस 200 के ऊपर जो आपकी 20% वैट की अमाउंट होगी वो होगी 40 रुपीज। तो इसका मतलब है 200 कॉस्ट प्राइस और 40 रुपीज वैट,
तो ये बन गया 240। मींस कि जो आपका टोटल अकाउंट पेएबल का बैलेंस होगा वो 200 नहीं होगा, वो कितना होगा, वो 240 होगा। और यहां पर उसी तरीके से हम जो अपना कस्टमर है वो हम अपना सप्लायर जो हम अपना सप्लायर है वो सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे प्रीमियम वॉचेस। ये मेरे पास सप्लायर आ गया। अब बात करते हैं कि मैं 40 जो है वो डेबिट किसको करूंगा, क्योंकि अभी मेरा यहां पर जेवी जो है वो बराबर नहीं हुआ। जाहिर बात है मैं अपने जो मेरे पास वैट का कंट्रोल अकाउंट है, यहां पर मैं अपने वैट के कंट्रोल अकाउंट को जो है वो 40 से डेबिट कर दूंगा और यहां पर मैं इसके अंदर लिख दूंगा एडजस्टमेंट ऑफ वैट। ठीक हो गया, ये मैं अपने पास इसको कर दूंगा और यहां पर जो है मैं सेव पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। यहां पर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूं। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास सेव हो गया और अब मेरे पास जो है वो दोबारा से जो है इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं और चार्ट ऑफ अकाउंट जो है मेरे पास दोबारा से जो है वो यहां पर आ जाएंगे। अब आप देखें यहां पर मैं आ गया चार्ट ऑफ अकाउंट पे। तो अब आप ये देखें मेरे पास स्टॉक की इस दफा वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि स्टॉक के अंदर वैट शामिल था ही नहीं। पहले भी 533.40 थी, अब भी 533.40 है। यहां पर मैं नीचे आ जाता हूं। अब आप देखें कि मेरे पास जो क्रेडिटर्स हैं उसका बैलेंस मेरे पास 640 हो गया है और यहां पर अब आप देखें जो मेरे पास वैट का बैलेंस है वो वैट का बैलेंस -106.60 हो गया है और जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस मेरे पास 200 आ रहा था वो भी अब खत्म हो गया है। तो ये मैंने आपको जो है वो स्टॉक ऐड करवाया है, एक दफा वैट ऐड करके भी, इंक्लूसिव ऑफ वैट करके भी, और एक दफा इंक्लूसिव और वैट छुड़वा कर भी, और दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी जो है यहां पर मैंने आपको करके दिखा दी है। तो यहां पर अब हमने बात की थी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में स्टॉक के आइटम को ऐड करने के बारे में, और स्टॉक के आइटम की पूरी ट्रीटमेंट जो है वो भी अब हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं अपने नॉन स्टॉक आइटम की। यहां पर मैं रहता हूं और नॉन स्टॉक आइटम, अब ये नॉन स्टॉक आइटम होता क्या है? बेसिकली नॉन स्टॉक आइटम एक ऐसा आइटम होते हैं जो हम यूजुअली अपने बिजनेस के अंदर जो है वो सेल और परचेज नहीं करते, बल्कि उनको जो है वो हम रखते हैं ऐसे ही जो वो हमारी दूसरी सर्विसेज या प्रोडक्ट के साथ जो है वो बिकते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि कोई नट्स हैं, कोई बोल्ट्स हैं, जैसे यहां पर उसने एग्जांपल दी हुई है, वो छोटे छोटे नट और बोल्ट्स का तो आप स्टॉक जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे ना, वो आपका एक नॉन स्टॉक आइटम होगा और वो डायरेक्ट सारे का सारा जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो है वो चला जाएगा, वो एसेट के अंदर जो है वो स्टैंड जो है वो नहीं होगा। अब यहां पर हम अपने नॉन स्टॉक आइटम को जो है ना यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं नॉन स्टॉक आइटम के ऊपर आता हूं। अब उसी तरीके से यहां पर मैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर आता हूं और यहां पर अपना पहला नॉन स्टॉक आइटम जो है वो ऐड कर लेता हूं। तो यहां पर मैं अपना पहले नॉन स्टॉक आइटम पे आया, इसको मैंने ऐड किया। अब यहां पर उसी तरीके से आइटम कोड जो है मैं यहां पर कर देता हूं आपके पास FOC। ठीक हो गया, ये RA, और जो हम कहते हैं नॉन स्टॉक का जो हमारा कोड है वो हमारा शुरू हो 2001 से, तो मैं इसको 2001 कर देता हूं। अब यहां पर कैटेगरी जो है मैंने यहां पर सेलेक्ट करनी है, तो अब मैं डायरेक्टली यहां पर जो है वो एक न्यू कैटेगरी जो है वो यहां पर मैं डाल देता हूं और यहां पर मैं, तो ये हमने जो है अपनी एक नई कैटेगरी बना ली है, टेलीकॉम इंस्टॉलेशन मटेरियल्स, यानी जो हम अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वगैरह लगाएंगे उसके लिए जो केबल यूज होगी उसके लिए हमने एक कैटेगरी बना ली है टेलीकॉम इंस्टॉलेशन मटेरियल्स की, और यहां पर इसको मैं सेव कर देता हूं। इसको यहां पर मैंने सेव कर दिया। इसकी जो है अब वो आपसे कहता है जी कि इसकी सेल प्राइस जो है वो, सॉरी, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होगी। तो लेट्स सपोज जब मैं प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करूंगा तो जो कस्टमर को डिस्क्रिप्शन नजर आएगी वो ये नजर आएगी कि फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। ठीक हो गया, यहां पर ये आ गया। अब इसकी जो है वो सेल प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी सेल प्राइस जो है वो सेल प्राइस इसकी क्या है। लेट्स सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि इसकी सेल प्राइस है 5 पाउंड्स और यहां पर मैं इसको इंक्लूसिव ऑफ वैट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर मैंने इनकम अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करना है, तो यहां पर आके मैं सर्विस उसने सेलेक्ट किया हुआ है इनकम अकाउंट को। ठीक है, यहां पर आके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। हमने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड किया था, तो चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करते हुए हमने अपना एक अकाउंट ऐड यहां पर किया था, ये 600 सेल्स टेलीकॉम इंस्टॉलेशन के नाम से। तो मैं अपने इस इनकम अकाउंट को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं कि ये मेरा जो है ना करेक्ट इनकम अकाउंट है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। आपने कोई भी इनकम अकाउंट बनाया हो, आप उस इनकम अकाउंट को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब उसी तरीके से ये इंक्लूसिव ऑफ वैट है, वैट की अमाउंट उसी तरीके से यहां पर 20% है। ठीक हो गया। अब यहां पर है परचेजिंग इंफॉर्मेशन कि ये जो है मैं नॉन स्टॉक आइटम परचेज करता हूं, बिल्कुल ये मैं एक सप्लायर से जो है वो परचेज करता हूं।
ठीक हो गया। अब उसकी जो है वही डिस्क्रिप्शन क्या है परचेज फॉर्म के ऊपर, उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ और जब भी यानी कि मैं कोई परचेज ऑर्डर उसको भेजूँ तो उस परचेज ऑर्डर के ऊपर ये लिखा हुआ हो नाम नॉन स्टॉक आइटम का कि ये मुझे चाहिए। अब उसी तरीके से यहाँ पर मैं कॉस्ट की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसकी कॉस्ट कर देता हूँ 2। उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको इंक्लूसिव ऑफ परचेज टैक्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 20% जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर एक्सपेंस अकाउंट जो है, एक्सपेंस अकाउंट इसने जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है यहां पर परचेजेस का, ठीक हो गया। क्योंकि अब मैं इसके लिए जो अपना इनकम अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूं, ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से जो है वो रिलेटेड अकाउंट है, तो टेलीकम्युनिकेशन की जो सेल्स हैं उसकी जो एक्सपेंस होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आने चाहिए। तो ये मेरा जो परचेज अकाउंट है ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, तो यहां पर ऊपर जाके मैं इसको चेंज कर लेता हूं और मैं इसको जो है अपना बना लेता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक हो गया। तो मैं ये वाला अकाउंट जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है। परचेज टैक्स उसी तरीके से यहां पर 20% हो गया और उसी तरीके से मेरा प्रेफर्ड सप्लायर जो है, मेरा इसके लिए प्रेफर्ड सप्लायर कौन है, मैं चाहूं तो यहां पर सप्लायर ऐड भी कर सकता हूं। यहां पर मैं आके सप्लायर जो है वो ऐड कर लेता हूं। लेट्स सपोज यहां पर आके मैं दोबारा से उसी तरीके से सप्लायर जो है वो ऐड कर लेता हूं, बल्कि इसको हम यहां पर ये कर लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर कर देते हैं। ये नाम है, कोई भी नाम मतलब कहने का सप्लायर का हो सकता है। यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं और यहां पर इसको सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो है आप देखेंगे टेलीकॉम इंस्टॉलेशन मटेरियल्स के अंदर जो है एक नॉन स्टॉक आइटम जो है वो ऐड हो गया है। अब देखें आप, नॉन स्टॉक आइटम एक ऐसा आइटम है जिसकी जो है कोई भी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास ऑन हैंड नहीं होती, इसका स्टॉक भी जो है वो हम यहाँ पर मेंटेन नहीं करते और इसकी कोई भी जो है अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो भी नहीं होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट जब हम परचेज करेंगे तो ये हम डायरेक्ट जो है वो बिल के थ्रू जो है वो परचेज करेंगे। इसको हम इस तरीके से जैसे हम स्टॉक को ऐड कर रहे थे वैसे ऐड नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको नॉन स्टॉक आइटम जो है वो ऐड करके दिखा दिया है। अब हमने स्टॉक के बारे में भी बात कर ली है, नॉन स्टॉक के बारे में भी बात कर ली है। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो इन दोनों से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने बंडल के बारे में। सर्विसेज पे जाने से पहले बंडल के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर बंडल पे आ जाते हैं। अब बेसिकली बंडल जो है वो बंडल होता क्या है कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूं कि अभी मैंने जो है ना वो 2 स्टॉक जो है वो ऐड किए हैं, एक वुमेन का एक मैन की रिस्ट वॉच, ये 2 जो है मैंने स्टॉक को ऐड किए हैं। लेट्स सपोज अब मैं कहता हूं यार मेरे पास एक बंडल भी है जिसके अंदर मैं एक वुमेन की वॉच दूंगा और एक मैन की वॉच दूंगा, ये मेरा जो है ना एक बंडल है, ठीक है। तो इसका जो है ना क्या कहते हैं, मैं एक नेम जो है वो रखूंगा कि इसके बंडल का जो है वो नेम होना क्या चाहिए, ठीक हो गया। तो यहां पर मैं इस बंडल का जो है वो नेम रख देता हूं। लेट्स सपोज यहां पर मैं आ गया, यहां पर आके मैं इस बंडल का नेम रख देता हूं, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं क्रोनोग्राफ वॉच, ठीक हो गया। यहां पर आके मैं इसको जो है नाम रख देता हूं क्रोनोग्राफ वॉच बंडल, ठीक हो गया। ये बंडल कर देता हूं। इसका जो है अब मैंने उसी तरीके से आइटम और सर्विस कोड जो है वो लिखना है। यहां पर मैं कर देता हूं CWB, ये मेरे पास एक बंडल हो गया, डैश। उसके बाद यहां पर मैं RA, उसी तरीके से मैंने 2 स्टॉक्स अपने ऐड कर लिए थे तो इसको मैं कर देता हूं 1003 कर देते हैं। यहां पर हम इसको 1003 या हम इसको 100 लेट्स सपोज अभी 5 कर देते हैं, 1005 इसका कर देते हैं कोड, ठीक है। 3 और 4 अभी मैंने 2 स्टॉक्स और ऐड करने हैं। अच्छा, अभी यहां पर जो है अब ये सेल्स फॉर्म के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ आए, तो यहां पर हम इसको कह देते हैं, इसको इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं प्रीमियम क्रोनोग्राफ वॉच बंडल, ठीक हो गया। ये हमने बंडल जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिख ली। अब यहां पे प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूड इन द बंडल। अब वो कह रहा है कि डिस्प्ले बंडल कंपोनेंट्स व्हेन प्रिंटिंग और सेंडिंग ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल हम कहेंगे कि दोनों जो हैं वो बंडल कंपोनेंट्स जो है वो हमें अलग अलग लिखे हुए नजर आए। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर हम पहला अपना क्या ऐड करते हैं, पहला हम यहां पर ऐड कर लेते हैं ये वाला, ठीक हो गया। और एक क्वांटिटी यानी बंडल में एक मैन की वॉच होगी और उसी तरीके से हमारे पास एक वुमेन की वॉच होगी। ये मेरे पास जो है अब ये बंडल ऐड हो गया है। अब आप ये देखें इसके अंदर हमने स्टॉक जो है वो दोबारा से ऐड या डिलीट नहीं करना, स्टॉक जो हम ऐड कर चुके हैं वही है। जब हम बंडल सेल करेंगे तो फर्क क्या होगा कि जब हमारी एक सेल के ऊपर जो है वो एक
मेंस वॉच निकल जाएगी और एक वुमेन्स वॉच निकल जाएगी स्टॉक से। तो ये जो है वो हमारा बंडल होगा, इसके लिए स्टॉक अलग से दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर मैंने इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया और ये मेरे पास जो है, अब आप देखें एक अलग से जो है वो आ गया है बंडल। ठीक हो गया, ये देखें यहां पर ये मेरे पास एक अलग से जो है वो बंडल आ गया है। अब इसके अंदर जो है हम इसको किसी जो आपके जैसे मैंने यहां पर आपकी बनाई है कैटेगरीज, इसको हम बंडल को किसी कैटेगरी के अंदर जो है वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये हमारी एक अलग से चीज है। अब ये हमने एक बंडल बना लिया है, तो होपफुली बंडल का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी सर्विसेज की तरफ। यहां पर मैं न्यू पे आ जाता हूं। न्यू पे आने के बाद जो है यहां पर अब मैं अपनी सर्विस के ऊपर जो है वो आ जाता हूं। यहां पर मैं अब अपनी सर्विस पे आया। अब ये स्टॉक आइटम नहीं है, बल्कि ये अब वो सर्विस है जो कि हम बेच रहे हैं। तो उसी तरीके से मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर आने के बाद जो है ये मेरे पास सर्विस है स्मार्ट प्लान 150। मैं सबसे पहले इसको ऐड कर लेता हूं। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास कोड है, लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूं SP150- उसी तरीके से RA। और सर्विस के लिए जो है जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे, लेट्स सपोज हम सर्विस के लिए कोड इस्तेमाल करते हैं 3 से, यानी 3001। ये हमारा हो गया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी कैटेगरी जो है, कैटेगरी क्या है। लेट्स सपोज इसके लिए मैं कैटेगरी यहां पर बना लेता हूं आपकी ब्रॉड बैंड। ये मैंने जो है इसके लिए कैटेगरी बना ली है ब्रॉडबैंड की। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एक कैटेगरी बन गई है इसकी। अब यहां पर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर जो है जब मैं इसको सेल करूं तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सेल्स फॉर्म के ऊपर, तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं। मैं यहां से कहता हूं ये लिखा हुआ जाए स्मार्ट प्लान 150 मंथली प्लान। ये जो है मेरे पास सेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ आ जाए। इसकी सेल प्राइस जो है वो सेल प्राइस कितनी हो, मैं कहता हूं इसकी सेल प्राइस हो 150। और इनकम अकाउंट, अब इनकम अकाउंट इसका क्या हो, मैंने जो है क्या कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट जब अपलोड किया था तो सारे इनकम अकाउंट अलग अलग बनाए थे। यानी 150 प्लान का अलग इनकम है, 300 का अलग इनकम है, इसी तरीके से हर प्लान की अलग इनकम, ताकि आगे चल के जो है हम इनकम वाइज भी जो है अपना प्रॉफिट जो है वो चेक कर सकें, प्लान वाइज अपना इनकम भी जो है वो चेक कर सकें। तो यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया 150 को। ठीक हो गया। इंक्लूसिव ऑफ वैट, क्या इस प्राइस में वैट शामिल है, मैं कहता हूं इस प्राइस के अंदर वैट शामिल नहीं है। मींस कि मेरी 150 प्राइस है और 30 वैट जो है वो अलग से ट्रीट हो, यानी कि टोटल जो प्राइस हो इस प्लान की वो 180 होगी। अब यहां पर मैं आ जाता हूं। यहां पर आकर जो है मैं इसको 20% जो है 20% जो है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, वही स्टैंडर्ड जो है वो रेट है। ठीक हो गया। अब यहां पर जो है ये आपके पास परचेजिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है कि ये आप प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो किसी सप्लायर से जो है वो परचेज करते हैं। मैं इसको कहता हूं यस, मैं ये किसी सप्लायर से परचेज करता हूं। ठीक हो गया। और यहां पर जो परचेज फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो एज इट इज उसी तरीके से स्मार्ट प्लान 150, ये मेरे पास जो है वो स्मार्ट प्लान 150 आ जाए। ठीक हो गया। मींस कि मैं एक टेलीकॉम प्रोवाइडर से जो है ये सर्विस परचेज करता हूं और आगे इसको जो है वो रीसेल कर देता हूं। तो ये जो है ना बिजनेस मॉडल है। तो यहां पर स्मार्ट प्लान 150, इसकी कॉस्ट क्या होगी, लेट्स सपोज इसकी कॉस्ट हम कर देते हैं आपकी 105। इसकी 105 जो है वो हम कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। मींस कि जितनी भी इसकी सेल प्राइस है, सेल प्राइस का जो है हम कह देते हैं कि 80% जो है वो हमारे पास आ जाए। तो सेल प्राइस का 80% हमारे पास आएगा, बल्कि 120। 150 सेल प्राइस है तो 120 जो है वो हमारे पास जो है वो 80% आएगा। ये हमारे पास हो गया। अब अकाउंट जो है वो अकाउंट हम इसके लिए जो है वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट। तो आप देखें जैसे मैंने सेल के लिए सारे अलग अकाउंट बनाए थे, इसी तरह मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए भी जो है वो सारे अलग अकाउंट ही बनाए थे, ताकि हम अलग अलग जो है वो उसको चेक कर सकें। तो ये मेरा जो है वो अलग से जो है वो एक कॉस्ट ऑफ सेल का जो है वो अकाउंट है 150 प्लान का। ये मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके अंदर परचेज टैक्स शामिल होगा, मैं कहूंगा नहीं, परचेज टैक्स अलग से ही जो है वो ऐड हो। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके मैं इसको 20% जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जो है मेरा जो प्रेफर्ड सप्लायर है, यहां पर आकर मैं इसको एक सप्लायर जो है वो अपना ऐड कर लेता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पर कर देता हूं कि मेरा जो सप्लायर है वो मेरा सप्लायर है वोडाफोन। ठीक हो गया। मैं यहां पर वोडाफोन को जो है वो ऐड कर लेता हूं। यहां पर मैं इसको सेव कर लेता हूं। ये मेरा जो है वो सप्लायर हो गया। अब यहां पर मैं सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उससे पहले यहां पर आप देखें मेरे पास ये एक और आ रहा है रेवेन्यू रिकग्निशन का,
कि वो मुझे यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं इसको टिक करूंगा, ठीक हो गया, तो ये मुझे वो कह रहा है कि आई रिकग्नाइज रेवेन्यू फॉर दिस प्रोडक्ट मंथली, यानी कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर हर महीने जो है वो रेवेन्यू जो है वो रिकग्नाइज करूंगा, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कहता हूं कि जो मेरी सर्विस ड्यूरेशन है, ठीक है, ये सर्विस इंटरवल्स है, ये मेरे पास यहाँ पर मंथ्स में दी हुई है और यहाँ पर मेरे पास ईयर्स में दी हुई है। तो मेरी, अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी को 150 प्लान बेचता हूं, ठीक है, और उसकी मैं सर्विस ड्यूरेशन कर देता हूं 3 यहां पर, यानी कि मैंने उसको प्लान बेचा और मैंने उसकी प्लान की ड्यूरेशन कितनी कर दी, 3 मंथ्स कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने ये प्लान अपना सेल किया होगा 150 रुपए का, जो मैंने यहां पर 150 अमाउंट लिखी हुई है, तो ये 150 अमाउंट जो है ये मेरे पास 1 महीने की नहीं होगी, बल्कि ये मेरे पास कितने महीनों की होगी, 3 महीनों की होगी, यानी कि 50 रुपीज पर मंथ के हिसाब से होगी। तो वो मुझे कह रहा है कि अगर मैं कोई ऐसा प्लान बेचता हूं, कोई ऐसी सर्विस बेचता हूं जो मैं 1 महीने से ज्यादा अरसे के लिए बेचता हूं और उसके पैसे जो हैं वो यहां पर, मतलब कहने का उसकी सेल को मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर मेरे पास क्या काम करेगा कि एक लाइबिलिटी अकाउंट भी यहां पर हम क्रिएट कर लेते हैं कि कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम इसको कर लेते हैं इनकम इन एडवांस, ये वाला जो अकाउंट है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये हमारी इनकम इन एडवांस है, ठीक हो गया। हमने यानी कि सेल तो की है 150 की, लेकिन वो सेल जो है वो 150 की पूरी जो है वो इस मंथ से रिलेट नहीं करती, बल्कि अगले 3 महीनों से रिलेट करती है। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या काम करेगा, ऑटोमेटिकली ये काम करेगा कि जब भी मैं ये वाला प्लान सेल करूंगा तो वो मेरे पास इनकम इन एडवांस के अंदर जो है इन पैसों को जो है वो स्टैंड कर देगा और फिर ऑटोमेटिकली जो है वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा मंथली बेसिस के ऊपर। जैसे जैसे मंथ गुजरता जाएगा वो इनकम इन एडवांस से पैसे निकालता जाएगा और मेरे इस रेवेन्यू अकाउंट के अंदर, जो कि मेरा रेवेन्यू अकाउंट है 601, इस अकाउंट के अंदर जो है मेरे पास जो है वो अमाउंट डालता जाएगा। तो ये जो है ये एक कॉन्सेप्ट है इस चीज का। फिलहाल के लिए मैं इसको अनटिक कर देता हूं, क्योंकि मैं तो सर्विसेज ही मंथली बेच रहा हूं और वो मंथली ही जो है वो काउंट होंगी। तो यहां पर आके अब मैं इसको जो है वो सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। तो अब ये मैंने अपनी एक सर्विस जो है वो अपनी एक सर्विस भी यहां पर ऐड कर ली है। और आप यहां पर देखें कि मेरे पास जो है ब्रॉडबैंड, और ब्रॉडबैंड के अंदर जो है मेरे पास जो है वो यहां पर एक सर्विस जो है वो ऐड होके आ गई है। अच्छा, ये तो अब हमने बात की है कि मैंने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है वो ऐड किया है यहां पर जाके 1 बाय 1। अब एक तरीका ये है कि मैं इसको इंपोर्ट भी जो है वो इंपोर्ट भी करवा सकता हूं। तो वो मैं किस तरीके से करवा सकता हूं, मैं यहां पर इंपोर्ट पे आ जाऊंगा और इंपोर्ट पे आने के बाद जो है यहां पर मैं अपनी फाइल जो है वो अपलोड कर दूंगा। मैं उससे पहले आपको एक्सेल की फाइल जो मैंने इंपोर्ट करनी है वो भी जो है वो दिखा देता हूं। यहां पर आप देखें, सबसे पहले मैं डाउनलोड सैंपल फाइल पे आ जाता हूं। जैसे ही मैं डाउनलोड सैंपल फाइल के ऊपर आया तो आप देखें उन्होंने जो है मुझे यहां पर एक सैंपल फाइल के तौर पे जो है ये एक फाइल जो है वो दे दी है। ये देखें, ये मेरे पास सैंपल के तौर पे जो है ये एक सैंपल फाइल है। यहां तक हो गई एक चीज। अब इसी सैंपल फाइल के जरिए जो है मैंने अपनी एक फाइल बनानी है और उसको अपलोड करना है। वो मैंने बनाई हुई है, वो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसको यहां से ओपन कर लेता हूं इस फाइल को। अब मेरे पास जो है ये फाइल जो है वो ओपन होके यहां पर आ गई है, ठीक हो गया। अब यहां पर हम देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले यहां पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर जो है मैंने ये दो जो है ये अपने स्टॉक के आइटम ऐड किए हैं, ठीक है। मैं आपको एक दफा इसको दिखा देता हूं। ये मैंने अपने प्रोडक्ट और सर्विस का नेम लिखा, जो मैं सेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना चाहता हूं वो चीज यहां पर मैंने लिख दी। ये मैंने अपना जो आइटम का कोड होता है, SKU मींस जो आइटम कोड है या प्रोडक्ट कोड है, वो यहां पर मैंने लिख दिया। टाइप इसकी क्या है, क्योंकि ये स्टॉक है तो मैं इसको स्टॉक लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से ये इसकी सेल प्राइस क्या है, ये मैंने इसकी सेल प्राइस लिखी है। उसके बाद उसी तरीके से ये टैक्स ऑन सेल जो है वो कितना है, यहां पर ये मैंने टैक्स ऑन सेल लिख दिया है 100, ठीक हो गया। 20%, सॉरी 20%।
अब वो कह रहा है प्राइस के अंदर जो है वो टैक्स शामिल है या नहीं है। मैंने कहा है यस, प्राइस के अंदर टैक्स शामिल है। उसके बाद जो है वो पूछ रहा है कि मेरा इनकम अकाउंट कौन सा है। उसी तरीके से ये सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इनकम का जो अकाउंट है वो मैंने इनकम अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद परचेज डिस्क्रिप्शन मेरे से पूछ रहा है क्या है, मैंने वैसे ही अपनी परचेज डिस्क्रिप्शन लिखी। उसके बाद वो उसी तरीके से मेरे से पूछ रहा है, ये मैंने अपनी परचेज कॉस्ट लिखी। मैं कहता हूँ टैक्स ऑन परचेज जो है यहाँ पर वो 20% है, और क्या परचेज प्राइस के अंदर जो है वो टैक्स शामिल है। मैं कहता हूँ यस, टैक्स शामिल है। यहाँ पर ये अकाउंट जो है वो एक्सपेंस का कौन सा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल का जो है वो अकाउंट यूज होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्वांटिटी ऑन हैंड, इस स्टॉक के लिए मैंने 0 लिखी है, यानी कि मेरे पास इस स्टॉक की कोई क्वांटिटी नहीं है। और इस स्टॉक के लिए जो है मैंने अपनी क्वांटिटी ऑन हैंड जो है वो 10 लिखी है कि मेरे पास 10 है। और उसी तरीके से इनका जो लेवल है वो लो लेवल मैंने 5 रखा है। और स्टॉक एसेट अकाउंट जो है वो स्टॉक एसेट जो हमारे पास क्विक बुक के अंदर एक अकाउंट बना हुआ है उसको मैंने यूज किया है। और यहां पर क्योंकि मैंने इसकी क्वांटिटी लिखी है तो मैंने यहां पर डेट भी लिखी है कि 1 जनवरी 2024 को मेरे पास 10 की क्वांटिटी जो है वो थी। ठीक हो गया, ये मैंने कर लिया। और इसकी जो परचेज कॉस्ट प्राइस है वो 10 है। अब ये मैंने जो है आपको एक स्टॉक आइटम का दिखा दिया सेम एज इट इज। इसी तरीके से यहां पर मैंने अपने नॉन स्टॉक आइटम भी और यहां पर मैंने अपनी सर्विस को भी जो है वो ऐड कर लिया है। यही शीट जो है मैं नीचे अपलोड भी आपको कर दूंगा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस शीट का लिंक भी मिल जाएगा, आप इस शीट को देख भी सकते हैं। तो इस शीट को एज इट इज मैं उठा के जो है वो क्या करूंगा, वो अब मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहां से मैं इसको कर देता हूं क्लोज। ठीक हो गया, यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आके इसको भी मैं इधर से क्लोज कर देता हूं। और इधर आके जो है अब यहां पे ब्राउज पे आके मैं अपनी इस शीट को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, जो कि मेरे पास यहां पर आ रही है। ये वाली शीट है, इसको मैंने बनाया हुआ है। और इसको यहां पर मैं अब नेक्स्ट पे चला जाता हूं। अब आप देखें ये मेरी मैपिंग जो है, मेरी मैपिंग बिल्कुल सही हुई है। यानी कि मैपिंग का मतलब ये है कि मैंने अपनी फील्ड्स के नेम जो है वो बिल्कुल एज इट इज सही लिखे हुए हैं जो मुझे क्विक बुक ने दिए हुए हैं। ये सारी की सारी मेरी मैपिंग जो है वो सही हुई है। ठीक हो गया, यानी प्रोडक्ट सर्विस नेम के आगे मैंने प्रोडक्ट सर्विस नेम की फील्ड ही सिलेक्ट की हुई है। एसक्यू के सामने मैंने एसक्यू की फील्ड ही सिलेक्ट की हुई है। टाइप के सामने मैंने टाइप की फील्ड ही सिलेक्ट की हुई है। इसको मैपिंग बोलते हैं। तो ये मेरी सारी मैपिंग जो है वो सही हुई है। अब यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं और नेक्स्ट पे आके मैंने इंपोर्ट करना है। अच्छा, अब यहां पर इंपोर्ट पे आप देखिए कुछ जगहों पे मुझे रेड रेड चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करता हूं। मैंने यहां पर टैक्स ऑन सेल लिखा है 20%। अब मैं यहां पर जाता हूं तो आप ये देखें बेसिकली ये 20% स्टैंडर्ड जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, खाली 20% नहीं है, ये 20% स्टैंडर्ड है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसको जो है मैं यहां से कॉपी करके ये सारा जो है वो नीचे यहां पर मैंने सेलेक्ट कर लेता हूं, अपना सही कर लेता हूं इसको। ठीक हो गया, यहां पर इसको मैं सबको सही कर देता हूं। तो मैंने वो इसको सही कर दिया। मींस के मैंने सिर्फ 20% लिखा हुआ था तो ये 20% एस करके था, इस वजह से वो उसको नहीं उठा रहा था। ठीक हो गया। अब यहां पर जो है प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, यहां पर यस यस ठीक है, ये मेरा सारा सही है। अब उसी तरीके से इनकम अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, ये मेरे इनकम अकाउंट सही है। अब ये वाला जो मेरा इनकम अकाउंट है ये मेरा गलत है। मैं इसको क्या कह रहा हूं, लेट्स सपोज मैंने इसको कहा हुआ है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है सेल्स टेलीकॉम इंस्टॉलेशन। अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसको जो है ना मैं आके दोबारा से यहां से सही इनकम अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर आ जाता हूं, आप देखें मेरा ये है टेलीकॉम इंस्टॉलेशन इनकम, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर ये जो है, क्योंकि अच्छा अब ये मैंने देख के करने हैं सेलेक्ट, इन चीजों को आप जहन में रखें कि ये मैंने देख के करने हैं। यहां पर ये भी मेरा जो है वो नॉन स्टॉक आइटम है। ठीक हो गया, ये मेरे पास जो है क्या है, टेलीफोन जैक है, तो ये भी जो है मेरे पास 600 के अंदर चला जाएगा। ये रहा मेरे पास टेलीकॉम इंस्टॉलेशन इनकम। ठीक हो गया। अब ये जो है मेरे पास आ रहा है, आप ये देखें स्मार्ट प्लान 300। तो इसके लिए जो मैं इनकम अकाउंट सेलेक्ट करूंगा वो मुझे सही इनकम अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहां पर मैंने स्मार्ट प्लान 300 लिखा होगा, स्पेलिंग जो है वो गलत हो गए होंगे, ये भी मैंने जान के किया ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से ऐड करते हैं यहां पर आके। तो ये मैं स्मार्ट प्लान 300 सेलेक्ट कर लेता हूं। उसी तरीके से ये स्मार्ट प्लान 600 है, तो यहां पर आके जो है मैं स्मार्ट प्लान 600 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। इधर आके ये मेरे पास 600 है
और उसी तरीके से यहां पर आके मैं स्मार्ट प्लान 1000, इसका कोड है 604, तो ये मेरे पास जो है वो स्मार्ट प्लान 1000 आ गया। ये मेरे पास चीजें हो गई, ठीक हो गया। अब उसी तरीके से मैं यहां पर आ जाता हूं और सेम एज इट इज, ये मैंने गलत सेलेक्ट किया हुआ है, 20% मैंने लिखा हुआ है, तो यहां पर भी जो है मुझे 20% ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड। तो सब में मैं 20% स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये सब में जो है मैंने अब 20% स्टैंडर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। और उसी तरीके से यहां पर आके मैंने अपना, जैसे ये देखें यहां पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये 300 प्लान, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर अब मैं अपने सही अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर आके मैं अपना यहां पर 300 702, यहां पर आके मेरा कोड होगा 703, कोड है मेरा 600 प्लान का, और उसी तरीके से ये 704 कोड है 1000 प्लान का। तो ये मेरे पास जो है वो ऐड होके आ गए हैं, ठीक हो गया। यहां पर जो है अब इनकी जो है वो सारी जो है वो क्वांटिटीज लिखी हुई 00 है, और ये मेरे पास जो है इस स्टॉक को देखें, ये वाला जो स्टॉक है ये 10 है और ये 5 है, ये मेरे पास आ रहा है। और यहां पर आकर जो है मैं इसको अब इंपोर्ट कर देता हूं। यहां पर मैं इसको आके इंपोर्ट करता हूं, आप देखें यहां पर मैंने इसको आके इंपोर्ट कर लिया। अब यहां पर इसको इंपोर्ट करने के बाद जो है यहां पर आ जाते हैं हम, आप देखें ये सारे स्टॉक्स जो हैं अब मेरे पास यहां पर ऐड हुए हैं, लेकिन अब फर्क ये है कि मुझे इनको जो है वो कैटेगराइज जो है वो करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो मैं यहां पर आता हूं, ये सबसे पहले मेरे पास ये वॉच आ रही है, इसको मैं यहां पर एडिट पे आता हूं और इनको जो है ना वो सही कैटेगरी के अंदर जो है ना मैं डाल देता हूं। ये रिस्ट वॉचेस की कैटेगरी में, तो इसको मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। ये मेरे पास रिस्ट वॉचेस की कैटेगरी के अंदर आ गया। उसके बाद इसी तरीके से ये भी मेरे पास वॉच है, इसको भी जाके जो है मैं वॉच की कैटेगरी में डाल देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो रिस्ट वॉचेस की कैटेगरी आ गई, ठीक हो गया। ये मेरे पास रिस्ट वॉचेस की कैटेगरी आ गई। अब इसी तरीके से मेरे पास जो है जो ये वाले प्लान है सारे, ये वाले प्लान जो हैं ये मेरे पास ब्रॉडबैंड के हैं। तो मैं यहां पर आता हूं एडिट पे, यहां पर एडिट पे आने के बाद जो है मैं इसको जो है वो ब्रॉडबैंड के अंदर डाल देता हूं प्लान्स को। सारे प्लान्स को यहां पर हम ब्रॉडबैंड के अंदर डाल देंगे। ये हमने ब्रॉडबैंड के अंदर डाल दिया और इस प्लान को भी यहां पर हम ब्रॉडबैंड में डाल देंगे। यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर इस प्लान को भी हम ब्रॉडबैंड में डाल देते हैं। ये वाला प्लान भी हमारा ब्रॉडबैंड में चला गया, ठीक हो गया। तो ये सारे प्लान जो हैं वो हमारे पास ब्रॉडबैंड के अंदर जो है वो आ गए हैं। अब ये जो मेरे पास है कनेक्टर, ये मेरे पास इसके अंदर आ जाएगा। इसकी कैटेगरी जो है, इसकी कैटेगरी बनती है मेरे पास टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन मटेरियल की। इसको यहां पर मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। तो ठीक है, अब मेरे पास जो है ये सारे के सारे मैंने इनको जो है वो दोबारा से कैटेगराइज जो है वो कैटेगराइज भी अपना कर लिया है। अब आप यहां पर देखें, यहां पर मेरे पास लो स्टॉक आ रहा है 1 और आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है 1। अब इसकी क्या रीजन है, ये रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। ये रीजन इसकी ये है कि आप यहां पर देखें कि मेरे पास ये जो स्टॉक के आइटम्स हैं, ये मैंने एक आइटम जो है वो ऐड किया था अभी एविएटर क्लासिक वॉच का, और मैंने कहा था कि इसका मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, 0 स्टॉक है, और जो उसका रीऑर्डर पॉइंट है वो 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये तो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, अवेलेबल ही जो है वो नहीं है, ठीक हो गया। और यही स्टॉक जो है वो मेरे पास लो भी जो है वो है, यानी इसकी क्वांटिटी लो भी हो गई है और आउट ऑफ ऑर्डर भी हो गया है। तो इसलिए यहां पर मेरे पास जो है वो देखें लो स्टॉक में 1 दिखा रहा है और आउट ऑफ स्टॉक के अंदर जो है वो 1 दिखा रहा है। अब एक और चीज जो है वो हम यहां पर बात कर लेते हैं अपनी फाइनल चीज के बारे में, और फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के सेक्शन को जो है वो क्लोज करते हैं। यहां पर आते हैं, यहां पर मैंने जो अपनी फाइल अभी अपलोड की थी, मैं अपनी उस फाइल को जो है वो दोबारा ओपन कर लेता हूं। मैंने यहां पर अपनी फाइल को ओपन किया और यहां पर अपनी फाइल को ओपन करने के बाद यहां पर मैं जूम इन पे आता हूं और ये मेरे पास जो स्पोर्ट्स सिलिकॉन वॉच है, ये वाली जो वॉच है आप ये देखें, इसको मैं कलर कर देता हूं। अब इस वॉच के अंदर
अब यहां पर मैंने ये कहा था कि इसकी जो परचेज कॉस्ट है वो यहां पर 10 है, ठीक हो गया, और इसकी जो क्वांटिटी ऑन हैंड है वो 10 है, और परचेज कॉस्ट इंक्लूड टैक्स। क्या परचेज कॉस्ट के अंदर टैक्स इंक्लूड है? यस, टैक्स इसके अंदर इंक्लूड है। तो यानी कि टोटल जो है इसकी जो प्राइस है वो टोटल 100 रुपीज प्राइस है, और इस 100 रुपीज के अंदर ही कॉस्ट भी शामिल है और वैट भी शामिल है। क्योंकि अब हमने ये स्टॉक जो है इस स्टॉक को भी ऐड किया, तो इसका मतलब है इस स्टॉक ने भी चार्ट ऑफ अकाउंट के ऊपर जाके जो है वो हिट किया होगा कुछ अकाउंट्स को। तो अब जो है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट पे जो है वो दोबारा से एक दफा चले जाते हैं। यहां पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे आता हूं, इसको जो है वो रिफ्रेश कर देता हूं। अब आप देखें कि स्टॉक जो है वो 533.40 से 633.40 हो गया है। 100 रुपीज से जो है वो स्टॉक हमारा बढ़ गया है। अब यहां पर वही बात है कि टोटल प्राइस जो है वो 100 थी, उस 100 के अंदर जो है वो वैट भी शामिल था और वो स्टॉक की प्राइस भी शामिल थी। तो इसका मतलब है दोबारा से हमें वैट की एडजस्टमेंट जो है वो उसमें डालनी पड़ेगी। और उसी तरीके से यहां पर आप देखें कि जो मेरे पास ये ओपनिंग इक्विटी का बैलेंस आ रहा है वो 100 रुपीज आ रहा है। तो दोबारा से हम एज इट इज यहां पर आएंगे न्यू में आने के बाद यहां पर हम जर्नल एंट्री के अंदर आएंगे, और जर्नल एंट्री में आने के बाद जो है हमने 1 जनवरी को ये स्टॉक ऐड किया था, तो 1 जनवरी के अंदर ही जो है वो एक जेवी जो है वो डाल के इस स्टॉक की जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो हम अभी करेंगे। मींस कि अपने अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करेंगे जो चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर अभी हमारे पास बैलेंस जो है वो स्टैंड हो रहे हैं। तो ये मैंने 1 जनवरी 2024 डेट सेलेक्ट हुई है, यहां पर मैं आ रहता हूं। उसी तरीके से यहां पर जो मेरी रिटेन्ड अर्निंग, ये रिटेन्ड प्रॉफिट बैलेंस है फॉरवर्ड अकाउंट, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। इसको यहां पर मैं 100 सेलेक्ट करूंगा, और उसी तरीके से यहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूं यहां पर बैलेंस ट्रांसफर। ठीक हो गया, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं। उसके बाद जो है यहां पर मैं रहता हूं, यहां पर आके उसी तरीके से मैं अकाउंट पेबल का अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरे पास 100 आ गया, और ये जो है मैं किससे वॉचेस खरीद रहा था, ये मैं अपने प्रीमियम वॉचेस से जो है ये मैं घड़ियां खरीद रहा था, इसको मैं प्रीमियम वॉचेस सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इसी तरीके से मेरे पास जो वैट का अकाउंट है, मेरे पास वीएटी वैट कंट्रोल अकाउंट जो है मेरे पास डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर हम अपने वैट की अमाउंट होगी, और वही सेम फॉर्मूला जो है वो यहां पर हम अप्लाई कर देंगे जो भी आपको यहां पर शो हो रहा है। इसके अंदर हमारी वैट की अमाउंट हो जाएगी 16.67। ये हमारे पास हमारे वैट की अमाउंट हो गई है, ठीक हो गया। यहां पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वैट, ठीक हो गया। और यहां पर जो है हमारा स्टॉक जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास जो है वो स्टॉक एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पर हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास एंट्री सेव हो गई है, इसको हम यहां पर क्लोज कर देते हैं, और अब दोबारा से हमारे पास जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो यहां पर ओपन हो जाएंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हुआ है, और स्टॉक जो है वो कम हो गया है, और जितने अमाउंट से स्टॉक कम हुआ है उतनी ही अमाउंट से जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो वीएटी के अंदर जो है वो अमाउंट आ गई होगी। ये हमारे पास वैट पेबल की अमाउंट जो है वो -123.27 हो गई है, और हमारे पास जो ओपनिंग इक्विटी का बैलेंस जो है वो हमारे पास खत्म हो गया है। तो होपफुली आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के सेक्शन के बारे में जो है वो पता चल गया होगा कि किस किस तरीके से हम अपने स्टॉक, नॉन स्टॉक आइटम और सर्विसेज को जो है वो 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं। उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी अब आपको पता चल गया कि क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, और किस तरीके से जो है हम इन सब चीजों को जो है वो 1 बाय 1 गो के अंदर ही जो है वो इंपोर्ट भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो है वो सेक्शन था। अब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर जो है एक और चीज जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा जो स्टॉक है वो स्टॉक की जो हमारी कोई लीकेज, ब्रेकेज या थेफ्ट वगैरह स्टॉक होता है, तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो हम किस तरीके से डाल के जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्या होती है, और फिर हम अपनी कस्टमर्स और इनवॉइसेस की तरफ जो है वो चलेंगे। तो अब हमने बात कर ली है कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक को जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, नॉन स्टॉक आइटम को ऐड कर सकते हैं, और कैसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी स्टॉक लॉस्ट हो जाता है किसी भी वजह से, चोरी की वजह से कोई नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट्स में आके जो है वो एक चीज दिखा देता हूं। यहां पर हम रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं, और रिपोर्ट्स में आके मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तो ये अब हम रिपोर्ट्स में आ गए हैं, और यहां पर मैं एक बैलेंस शीट ओपन कर लेता हूं, और अपने पास एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ओपन कर लेता हूं।
तो ये हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट आ गई है। आप देखिए बैलेंस शीट में मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं क्योंकि हमने अपना जो है वो स्टॉक जो है वो ऐड किया था जिसके ऊपर वैट भी था, हमारी लाइबिलिटी जो अकाउंट पेबल वो भी क्रिएट हुए थे। तो बैलेंस शीट में तो मुझे कुछ आइटम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आता हूँ तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, सारी ट्रांजैक्शन जीरो है क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की। ये दिखाने का आपको मकसद क्या है? अब हम चलते हैं दोबारा से अपने यहाँ पर ये सेल्स में, और सेल्स में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमने अपना स्टॉक ऐड किया था रिस्ट वॉचेस का, उसके अंदर से हमारी 2-3 घड़ियां जो है वो रास्ते में जो है वो ब्रेक हो गई हैं, टूट गई हैं। हमारे पास स्टॉक आया था वो डैमेज स्टॉक है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर आके आप देखें मुझे ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, मैं यहां से भी एडजस्ट क्वांटिटी कर सकता हूं या मैं यहां से ऊपर आके यहां पर जो बैच एक्शन दिया हुआ है, बैच एक्शन में आके भी एडजस्ट क्वांटिटी कर सकता हूं। तो यहां पर मैं एडजस्ट क्वांटिटी के अंदर आ जाता हूं। एडजस्ट क्वांटिटी में आने के बाद जो है मेरे पास एक स्क्रीन ओपन होगी। ये देखिए मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो गई। अब मैं ये काम करता हूं, मैंने कहा था कि मैंने 1 जनवरी को जो है वो स्टॉक परचेज किया था, तो यहां पे मैं ये एजम्पशन लेता हूं कि वो स्टॉक जो है वो मेरे पास पहुंच गया था। लेट्स सपोज हम यहां पर कह देते हैं 5 जनवरी को, यहां पर हम कहते हैं 5 जनवरी को हमारे पास स्टॉक पहुंच गया था। और जब हमारे पास ये घड़ियां पहुंची, हमारे पास 20 क्वांटिटी जो है वो हमारे पास इन हैंड थी, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमारे पास उसमें से 20 में से जो 2 थी वो जो है वो टूट गई थी रास्ते में, ठीक है। तो अब इसकी क्वांटिटी को हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ऑन 120, और अब जो न्यू क्वांटिटी हम करेंगे 2 टूटी है तो यहां पर मैं इसको कर देता हूं 18। तो इसका मतलब है कि मेरी जो चेंज इन क्वांटिटी है वो -2 हुई है। अब उसके बाद हम यहां पर अपना कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली ये स्टॉक श्रिंकेज का अकाउंट जो है वो सेलेक्ट किया होता है। अगर हम यहां से चाहें तो हम अपना कोई और अकाउंट भी जो है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम अपना कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको थेफ्ट कह सकते हैं। अगर हमारा कोई इस तरह का स्टॉक है जो लॉस्ट बाय फायर हो जाता है तो हम इस तरह के अकाउंट जो है वो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके जो है वो एक्सपेंस के बना सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको जो है वो स्टॉक श्रिंकेज का नाम जो है वो दे देता हूं जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ है, ठीक हो गया। अब ये तो हमारी होगी 2 घड़ियां। अब अगर यहां पर हम नीचे चाहें तो हम कोई और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो हमने वुमेन्स वॉच की थी उसमें से भी जो है यहां पर देखिए मैंने वुमेन्स वॉच सेलेक्ट किया तो आइटम और कोड भी उसने खुद सेलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन भी। यहां पर मैं कहता हूं कि उसकी 10 क्वांटिटी थी, उसके अंदर से 1 क्वांटिटी लॉस्ट हो गई है, तो इसका मतलब है जो बाकी क्वांटिटी बची वो 9 बची, तो हमारी जो चेंज इन क्वांटिटी है वो -1, ठीक हो गया। अब यहां पर हमें एक मेमो भी दिया हुआ है और यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिख देते हैं इन्वेंट्री ब्रेक, यानी कि जो इन्वेंट्री है वो हमारी टूट गई है, और यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो अब इसको जो है मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब इसका मतलब है कि मेरा स्टॉक जो है वो अपडेट हो गया होगा। अब हम यहां पर आ जाते हैं, आप देख लें यहां पर मैं आए, यहां पर हम आए और यहां पर आके अब आप देखें जो हमारे पास मेंस की वॉच है, अब हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है 18, और इसी तरीके से जो हमारे पास ये वुमेन्स की वॉच होंगी, आप ये देखिए यहां पर हम आते हैं और इसकी क्वांटिटी ऑन हैंड हमारे पास कितनी बच गई है अब 9। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज दिखाई थी बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस। ये मेरे पास जो है आपकी बैलेंस शीट थी और यहां पर ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस था। अब मैं इस स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखें यहां पर मैंने इस स्क्रीन को रिफ्रेश किया और अभी रिफ्रेश होके मेरे पास जो है वो दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस शो होगा। तो आप देखिए यहां पर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शो हुआ है, और अब हमारे पास ये स्टॉक श्रिंकेज जो है वो देखें यहां पर वो आ रही है 60, और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी -60 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो स्टॉक हमारा लॉस हुआ है वो एज एन एक्सपेंस जो है वो ट्रीट हुआ है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो ऐसे शो हो गया है। तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी कि किस तरीके से हम अपने स्टॉक की जो एडजस्टमेंट होती है अगर वो टूट जाए किसी भी चीज की वजह से, वो किस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज होती है कि हम अपने स्टॉक को, जो हमारा स्टॉक फॉर एग्जांपल लो क्वांटिटी के अंदर है, जैसे ये हमारी एविएटर क्लासिक वॉच ये लो क्वांटिटी में, क्वांटिटी इन हैंड 0 है, इसको हम रीऑर्डर जो है वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो हम तब देखेंगे जब हम परचेज ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, अपने सप्लायर वाले सेक्शन में, इसको हम तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि उसी तरीके से हम यहां पर इसको सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर ऊपर हम बैच एक्शन कहेंगे और बैच एक्शन में जाके रीऑर्डर पे आ जाएंगे। तो ये हमें अपने परचेज ऑर्डर के ऊपर ले जाएगा और वहां से वो परचेज ऑर्डर जो है वो बिल के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाता है। वो जब हम अपने सप्लायर के सेक्शन के अंदर आएंगे तो उसके अंदर देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये एक ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट जो है हम अपने कस्टमर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे अपने कस्टमर्स के सेक्शन की और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। कस्टमर्स को ऐड करने के जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड कि जब आप अपनी इनवॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसी टाइम आप अपने कस्टमर को ऐड कर रहे हैं। इसको हम तब देखेंगे जब हम अपनी इनवॉइस के सेक्शन के ऊपर जाएंगे। एक तरीका इसका ये होता है कि आप इंडिविजुअली कस्टमर को जो है वो रिकॉर्ड करें, एक एक करके जो है वो कस्टमर को ऐड करें। और एक तरीका होता है कि आप कस्टमर्स को जो है वो एक साथ इंपोर्ट कर लें। जैसे इस एग्जांपल के अंदर मैं 100 कस्टमर्स को जो है वो एक साथ इंपोर्ट करूंगा और एक कस्टमर जो है वो आपको ऐड करके दिखाऊंगा। तो चलें सबसे पहले अब अपने कस्टमर को जो है वो ऐड कर लेते हैं। यहां पर मैं इस टाइम डैशबोर्ड के अंदर हूं और यहां पर आप 2 तरीकों से जो है वो कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। यहां पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले यहां पर हम कस्टमर में आ जाते हैं, कस्टमर की स्क्रीन के ऊपर। यहां पर अब हम कस्टमर की स्क्रीन पे आ गए और यहां पर आप देखें वो आपको कह रहा है इंपोर्ट कस्टमर और यहां पर कह रहा है ऐड कस्टमर मैनुअली। तो पहले जो है मैं एक कस्टमर को मैनुअली ऐड कर लेता हूं। मैं यहां पर आ जाता हूं कस्टमर्स में। अब यहां पर सबसे वो पहले हमें कह रहा है कि हमारे कस्टमर का नेम क्या है। यहां पर हम लिख देते हैं कस्टमर और लास्ट नेम के अंदर लिख देते हैं लेट्स सपोज 1 कि ये हमारा कस्टमर 1 है। ठीक हो गया। और यहाँ पर कंपनी नेम में हम कुछ भी नहीं लिखते क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हम अपनी जो सेल है वो रिटेल में कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सनस को कर रहे हैं। तो जो कस्टमर का नेम है वही कस्टमर का डिस्प्ले नेम भी आ गया। अब यहाँ पर इसका जो ईमेल है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं खुद से। फॉर एग्जांपल customer1@example.co.uk कुछ भी बना सकते हैं। ये हमने बना लिया। फ़ोन नंबर हम कुछ भी लिख लेते हैं 111-222-333 कुछ भी। इसी तरीके से यहीं पे ये मोबाइल नंबर भी लिख लेते हैं सेम। फैक्स नंबर हम कहेंगे कोई भी नहीं है, अदर कुछ नहीं, और वेबसाइट कोई भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इसका बिलिंग एड्रेस वगैरह ये सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। अब ये हमने इसकी बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लिख ली है। शिपिंग एड्रेस भी हम कह देते हैं कि जो बिलिंग एड्रेस है वही उसका शिपिंग एड्रेस भी है। अगर आप कोई अटैचमेंट ऐड करना चाहें तो आप अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई नोट देना चाहें किसी कस्टमर के लिए स्पेशल तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर अब वो आपसे पूछ रहा है इसका प्राइमरी पेमेंट मेथड जो है वो क्या है। तो यहाँ पर हम इसका प्राइमरी पेमेंट मेथड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये हमें डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पे करेगा, कुछ भी कह सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितने डेज के अंदर जो है ये हमें पे करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम नेट 30 डेज कर लेते हैं कि नेट 30 डेज के अंदर पे करेगा। ठीक हो गया। अब हम टैक्सेस पे आ गए हैं। टैक्सेस पे आने के बाद ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये यूटीआर नंबर है। ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ये सिर्फ बिजनेसेस के पास जो है वो होता है और सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस के पास होता है जो कि अपना थ्रेशोल्ड जो है वो पर्टिकुलर सेल्स का जो है वो क्रॉस करते हैं, तो उनके पास ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। और यूटीआर नंबर जो है ये यूटीआर नंबर हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है और ये सिर्फ एचएमआरसी के साथ शेयर होता है और ऑथराइज्ड एजेंट्स के साथ जो है वो शेयर किया जाता है टैक्स पर्पसेस के लिए। और ये हर किसी का होता है जो अपनी सेल्फ असेसमेंट वगैरह भी जो है वो सबमिट करवाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप इसको असाइन डिफॉल्ट टैक्स कोड आपने इसको देना है। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं 20% स्टैंडर्ड। ये हम इसको डिफॉल्ट टैक्स कोड दे देते हैं। और अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एक इसका ओपनिंग बैलेंस भी डाल देते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं 180 इसका ओपनिंग बैलेंस है और इसकी डेट क्या है, यहाँ पर इसकी डेट है 1 जनवरी। तो इससे हमारे ओपनिंग बैलेंस की जो है वो भी एक एग्जाम्पल भी जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप कोई भी और फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी कस्टम फील्ड बना के जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इधर कस्टमर को जो है वो सेव कर देता हूँ। तो मैंने एक कस्टमर मैनुअली जो है वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर जो है वो ऐड होके आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर जो है वो आ चुका है, कस्टमर 1, और यहाँ पर मेरे पास उसका ओवरड्यू बैलेंस भी जो है वो आ रहा है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है और यही अब तक इसका ओवरड्यू बैलेंस भी जो है वो यहाँ पर है। अब जब हम बैंक के सेक्शन के अंदर जाएंगे अपने, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पेमेंट्स जो है वो रिसीव होती हैं अपने कस्टमर से।
उस सेक्शन में हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि हमारे पास कस्टमर जो है वो ऐड हो गया और ये कस्टमर का जो है वो बैलेंस हमारे पास स्टैंड हो रहा है। अब आप देखें कि अब हमने अपने कस्टमर को जो है वो मैन्युअली ऐड कर लिया है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर इंपोर्ट कस्टमर के अंदर आ जाऊँ। और एक तरीका ये है कि मुझे यहाँ पर ये देखें, यहाँ मैं गेयर आइकन के अंदर आता हूँ और गेयर आइकन के अंदर आके इंपोर्ट डाटा में जो है वो आ जाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं इंपोर्ट डाटा के अंदर आया हूँ तो आप देखिए मुझे काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हुई हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो इंपोर्ट कर चुके हैं। अब हम अपने कस्टमर्स के सेक्शन को जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो आ जाएं, अब यहाँ पर मैं कस्टमर्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ कस्टमर्स पे क्लिक करने के बाद जो है इसकी सैंपल फाइल जो है, सबसे पहले हम उसको जो है देख लेते हैं कि किस तरह की इसकी सैंपल फाइल लगती है। ये इसकी सैंपल फाइल है। अब इसकी सैंपल फाइल जो है वो ओपन हो रही है। अभी यहाँ पर मेरे पास हो जाएगी ओपन। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आएगी इसकी सैंपल फाइल। ये इसकी सैंपल फाइल आ गई है। इस सैंपल फाइल को यहाँ से मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया और अपने पास 100 कस्टमर्स की जो है वो लिस्ट बना ली है। तो वो लिस्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब उस लिस्ट को मैंने अपने पास सेव किया हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये कस्टमर की सैंपल फाइल जो है, यहाँ पर इसको मैं अपने पास जो है वो ओपन कर लेता हूँ। ये अभी मेरे पास जो है वो ओपन होके आ जाएगी कस्टमर की सैंपल फाइल। आप देखें यहाँ पर मेरे पास कस्टमर की सैंपल फाइल जो है वो आ चुकी है और ये देखें यहाँ पर मैंने अपने 100 कस्टमर्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब इन सबको जो है मैं वन गो के अंदर ही जो है वो इंपोर्ट करूंगा। एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ जूम इन करके स्क्रीन, सिर्फ एक कस्टमर को। इसको मैं कर देता हूँ अभी कलर के लिए येलो। अब आप देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले वो मुझे कह रहा है कस्टमर का नेम क्या है। यहाँ पर मैंने कस्टमर के नेम को कह दिया कस्टमर 2। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि इसकी कंपनी क्या है। तो यहाँ पर कंपनी तो कोई है नहीं, तो जाहिर बात है कस्टमर है, तो मैंने इसकी कंपनी को भी कह दिया कि कंपनी भी कस्टमर 2 ही है। उसके बाद यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है कस्टमर टाइप इसकी क्या है, क्योंकि हम इंडिविजुअल को सेल कर रहे हैं तो कस्टमर टाइप इसकी रिटेल है। ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो हमने खुद से बना लिए इसी तरीके से, customer2@example इस तरह करके खुद से रैंडमली जो है वो ईमेल एड्रेस जनरेट कर लिए। इसी तरीके से फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर भी जो है हमने रैंडमली जो है वो खुद से जनरेट कर लिए। फिक्टिशियस ओरिजिनल कस्टमर्स होंगे तो ओरिजिनल डाटा होगा हमारे पास। फैक्स हमने कुछ भी नहीं लिखा, वेबसाइट हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। अगर हमारे पास होगी किसी की वेबसाइट या फैक्स तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी स्ट्रीट का एड्रेस, ये सिटी, ये काउंटी, पोस्ट कोड, कंट्री, इसी तरीके से मैंने ये सारे जो हैं इसके सेक्शंस जो हैं वो फिल कर दी हैं। तो अब और यहाँ पर कोई भी अगर आपका ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंसेस को भी आप लिख सकते हैं। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी का भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस मैंने अभी आपको एक ऐड करके दिखाया है और उसकी भी मैं अभी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड में जो है वो चल के बताऊंगा, जैसे मैंने आपको उसकी बताई थी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। इन्वेंट्री आइटम को जब ऐड किया था, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की थी, तो जो ट्रीटमेंट मैंने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की दिखाई थी उसी तरीके से मैं आपको कस्टमर्स की भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डोंट सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आके अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब ब्राउज पे आके मैं अपनी फाइल को जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैं अपनी फाइल यहाँ पर ले आया हूँ और यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये मैपिंग है, आप देखें नेम के सामने नेम, कंपनी के सामने कंपनी, ईमेल, फ़ोन, ये सब चीज़ें जो हैं वो आमने सामने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर फैक्स कुछ भी नहीं था तो ये नो मैच आ रहा है, वेबसाइट कुछ भी नहीं थी तो नो मैच। स्ट्रीट के आगे स्ट्रीट, सिटी, यहाँ पर अब मेरे पास जो है वो काउंटी, पोस्ट कोड, कंट्री। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं आ रहा, ओपनिंग बैलेंस डेट भी नहीं आ रही और इसी तरीके से इनका टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर नो मैच लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट पे आने के बाद जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है वो इसकी ईमेल्स के अंदर जो है ना वो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर वो कह रहा है प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल और अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ ईमेल्स। यहाँ पर वो इसलिए वैलिड कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है कस्टमर के बाद जो है वो स्पेस डाली हुई है तो इसको वो नहीं मान रहा। आप ये देखें यहाँ पर मैंने कस्टमर 2 किया तो ये सही हो गया। इसी तरीके से मैं सबको जो है वो एक दफ़ा सही कर दूंगा। अब सारे ईमेल्स हमारे सही हो गए हैं, बाकी सारा हमारा डाटा जो है वो सही है और यहाँ पर मैं इंपोर्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया और अब मेरे सारे 100 कस्टमर्स जो हैं वो मेरे पास जो है वो इंपोर्ट होके
आ जाएंगे। देखते हैं। अब आप देखें मेरे जो 99 कस्टमर्स थे वो मेरे इंपोर्ट हो चुके हैं। इसको मैं किस तरीके से चेक करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ सेल्स में और यहाँ पर मैं कस्टमर्स के सेक्शन में चला जाता हूँ, कस्टमर्स में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने कस्टमर्स की लिस्ट को जो है वो एक दफ़ा देख लेता हूँ। आप यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास पूरे मेरे कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है। ये सारे मेरे पास आप देखेंगे कस्टमर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। 100 कस्टमर्स आ गए हैं और ये सारी लिस्ट मेरे पास अब शो हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो हमने अपने कस्टमर्स को जो है वो इंपोर्ट भी जो है वो कर लिया है। अब रह गई लास्ट बात कि मैंने जो एक कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस लिखा था उसकी जो है वो क्या ट्रीटमेंट होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, उसी तरीके से हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर अब हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो आ गए हैं और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और आप देखें यहाँ पर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो 180 स्टैंड कर रहा है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जो है वो ऐड हो गया, डेटर का बैलेंस मीन्स 180। अब इसका दूसरा इंपैक्ट जो है वो कहाँ पर गया होगा, इसका दूसरा इंपैक्ट हमारे पास गया होगा हमारी सेल्स के अंदर। हम उसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर आके मैं इसकी अकाउंट हिस्ट्री के अंदर आऊँ तो आप देखें जैसे यहाँ पर मैं अकाउंट हिस्ट्री में आऊँगा तो ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास इसकी अकाउंट हिस्ट्री के अंदर कस्टमर 1 का बैलेंस जो है वो 180 आ रहा है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो दोबारा जाते हैं तो अब एक इम्पैक्ट तो इसका यहाँ पर मेरे पास ये हो गया कि ये मेरे पास 180 बैलेंस आ रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर डेटर्स का। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होगा, जाहिर बात है जब भी हम किसी कस्टमर को इनवॉइस करते हैं तो हमारे पास जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है, मींस के सेल्स जनरेट होती हैं। तो दूसरा ट्रीटमेंट इसने क्या किया होगा कि इसने हमारी सेल्स को जो है वो हिट किया होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स को जो है वो अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर और रिपोर्ट्स में आके जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ना वो जाके देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं अभी रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स में आने के बाद अभी यहाँ पर रिपोर्ट्स मेरे पास जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब ये रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर मेरे पास ओपन हो गई हैं और यहाँ रिपोर्ट्स में जो है आके यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास होगा शो। अच्छा, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अब आप आए हैं यहाँ पर तो आप देखें इसने सर्विसेज को जो है वो 180 से जो है वो देखें अमाउंट हमारे पास आ रही है इनकम में, सर्विसेज की अमाउंट 180 और ये अब हमारे पास जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखें अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये इनवॉइस आ रही है। इनवॉइस को जो है यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें ये मेरे पास जो मैंने इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड किया था उसकी इनवॉइस मेरे पास यहाँ पर आ गई है। जिस टाइम हमने इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड किया था तो जाहिर बात है उसने खुद से इसको सर्विस के अंदर जो है ना वो डाल दी है। लेकिन अब इसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने जब अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऐड किए थे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐड की थी तो हमने कहा था फॉर एग्जांपल हम इसे ये स्मार्ट प्लान 150 जो है इसको सेल करते हैं। तो यहाँ पर हम स्मार्ट प्लान 150 को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसे ये वाला प्लान फॉर एग्जांपल सेल किया है 150 का और इसके अंदर जो है हम यहाँ पर कह देते हैं कि ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। ठीक हो गया, इसके अंदर टैक्स शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया और यहाँ पर आके हम अपने वैट की अमाउंट जो है जो 20% स्टैंडर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने वैट को 20% को सेलेक्ट कर लिया तो इसकी अमाउंट जो है वो 150 हो गई और वैट इसके ऊपर 30 तो टोटल इसकी अमाउंट 180 हो गई है। अब ये हमारे पास जो है वो सही अकाउंट के अंदर जो है वो चली गई है। मींस कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आके देखा कि किस अकाउंट के अंदर गई थी और वहां से फिर हमने इनवॉइस को ओपन करके जो है यहाँ पर इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये हमारे सही अकाउंट के अंदर जो है वो चली गई है। मींस कि 180 सारी की सारी हमारी सेल्स नहीं थी उसमें से, बल्कि 150 हमारी सेल थी और 30 जो है वो हमारा वैट था। अब इसी तरीके से यहाँ पर आके जो है हम दोबारा से समरी रिपोर्ट के अंदर वापस चले जाते हैं। यहाँ पर अभी हम रिपोर्ट्स के अंदर वापस आ जाएंगे और आप देखें जब यहाँ पर मैं रिपोर्ट्स के अंदर वापस आया हूँ तो ये मेरी सेल्स जो है इनकम जो है वो 180 से 150 हो गई है। तो ये हमारा जो है वो कस्टमर का सेक्शन था जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से मैनुअली भी कस्टमर को ऐड कर सकते हैं और काफ़ी सारे अगर हमारे पास बल्क कस्टमर हो तो उसको एक साथ किस तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं। और एक हमने ये देखा कि अगर हम कस्टमर का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो उसका क्विक बुक के ऊपर जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको फिर हम किस तरीके से जो है वो जाके ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हम अपनी इनवॉइसेस के बारे में।
तो अब हम बात करेंगे अपने अकाउंट रिसीवेबल साइकिल के बारे में। मींस अब हम प्रैक्टिकली जो है क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर जो है अपनी इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि हम अपने एस्टिमेट से जो है वो इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट करते हैं। फिर हम डायरेक्ट जो है वो इनवॉइस को पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने मल्टीपल इनवॉइसेस जो है वो पोस्ट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे अपनी रिपीटिंग इनवॉइसेस को कि रिपीटिंग इनवॉइसेस को हम कैसे पोस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्विक बुक के अंदर हम अपनी इनवॉइसेस को जो है वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अपनी सेल रिसीट के बारे में कि अगर डायरेक्टली कस्टमर हमें कैश पे कर दे तो सेल रिसीट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेमेंट की कि अगर कस्टमर हमें कोई पेमेंट करता है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम देखेंगे आपके टाइम चार्ज को। मींस कि अगर आप अपनी आर्ली सर्विसेज किसी कस्टमर को जो है वो सेल आउट करते हैं तो उसको जो है वो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम देखेंगे अपने डिलेड चार्ज के बारे में। एंड में बात करेंगे डिलेड चार्ज के बारे में। तो इन सब चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करेंगे। और उसके लिए मैंने आपका कुछ इनवॉइसेस का जो है वो एग्जांपल्स जो है वो बनाई हैं। और इन इनवॉइसेस की एग्जांपल के अंदर मैंने हर इनवॉइस जो है वो लिया। मींस कि मैं इनवॉइस को स्टैंडर्ड रेट के ऊपर भी पोस्ट करूंगा, रिड्यूस्ड रेट वाली इनवॉइस को भी पोस्ट करूंगा, जीरो रेट को भी, एग्जेम्प्ट को भी और नो वैट को भी। हर तरह की इनवॉइस जो है वो हम आज के टॉपिक के अंदर जो है वो पोस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कि किस तरीके से हम अपने एस्टिमेट से इनवॉइस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन के ऊपर। यहां पर हम क्विक बुक्स ऑनलाइन पे आ गए। अब सबसे पहले हमने एस्टिमेट पे जाना है। उसके लिए आप देखें ये आपके पास क्विक बुक का डैशबोर्ड है। आप चाहें तो यहां पर आपको ये जो न्यू का टैब नजर आ रहा है, आप यहां न्यू पे आएंगे तो आप यहां पे देखेंगे आपको कस्टमर का सेक्शन नजर आ रहा है। उस कस्टमर के सेक्शन में आपको सब चीजें दी हुई हैं। यहां से हम जाके जो है आपकी फॉर एग्जांपल एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है यहां पर जाने का। दूसरा आपका तरीका ये है कि यहां पर आप सेल्स में आए और सेल्स में आके आप ऑल सेल्स के सेक्शन के ऊपर जो है वो यहां पे आ जाएं। जैसे ही आप ऑल सेल्स के सेक्शन के ऊपर जाएंगे आपके सामने जो है वो इस तरह की एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। और यहां पर आने के बाद आप न्यू ट्रांजैक्शन में जाके और यहां से भी अपने एस्टिमेट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले जो है हम अपने एस्टिमेट को जो है वो क्रिएट करते हैं। यहां पर हम आ जाते हैं एस्टिमेट पे। यहां हम एस्टिमेट के ऊपर आ गए। अब मेरे सामने जो है वो एक एस्टिमेट जो है वो खुल जाएगा। यहां पर अब जो मैंने आपके लिए इनवॉइसेस बनाई हुई हैं, सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड रेट जो 20% है उससे हम अपना एस्टिमेट जो है वो क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास इनवॉइस दी हुई है। ये देखें यहां पर मेरे पास इनवॉइस है। इसका इनवॉइस नंबर है 1001। इसकी डेट है 1 सितंबर और ड्यू डेट है 15 सितंबर। मैं सबसे पहले यहां पर जीरो में आ जाता हूं। यहां पर जीरो में आके मैं सबसे पहले अपना कस्टमर सेलेक्ट करता हूं। कस्टमर मेरे पास कौन सा है? कस्टमर 1। यहां पर मैं आता हूं। यहां पर आके मैं कस्टमर 1 सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आप देखें जैसे ही मैं कस्टमर 1 सेलेक्ट करूंगा यहां पे जो भी मैंने अपने कस्टमर्स को ऐड किया था उनकी सारी डिटेल जो है वो यहां पर आ गई है। यहां पर अब वो कह रहा है कि वो इसे ईमेल भी करेगा, क्योंकि जाहिरी बात है ये ईमेल एड्रेस जो है वो असल नहीं है तो ईमेल तो जाएगी नहीं। यहां पर मैं सेंड लेटर पे क्लिक कर देता हूं कि बाद में उसे ईमेल चली जाए। होता क्या है कि जब भी आप एस्टिमेट बनाएंगे और अगर यहां पर आप कोई एक्चुअल ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो एस्टिमेट जो है वहां पे जो है ईमेल एड्रेस के ऊपर चला जाएगा कस्टमर के और वो वहां से भी अपने एस्टिमेट को जो है वो देख सकता है। यहां पर ये एस्टिमेट आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले वो पूछ रहा है आपकी एस्टिमेट की डेट जो है वो क्या है। यहां पर एस्टिमेट की डेट, क्योंकि इनवॉइस डेट 1 सितंबर है तो हम एस्टिमेट की डेट भी 1 सितंबर कर देते हैं। अब जब भी आप कोई एस्टिमेट बनाते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। मींस कि वो एस्टिमेट सिर्फ उसी डेट तक वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप आज एक चीज बेच रहे हैं, उसकी कीमत आज कुछ है लेकिन एक मंथ बाद अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से आप अपना एस्टिमेट भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि इस एस्टिमेट की एक्सपायरी डेट जो है वो 30 सितंबर है। यहां पर मैंने अब अपना एस्टिमेट क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बेच क्या रहे हैं। वो ये कह रहा है कि हम अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो 1000 पे बेच रहे हैं और ये स्टैंडर्ड रेट 20% है, 200 उसका वैट है, टोटल अमाउंट 1200 है। तो यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आके अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक हो गया। यहां पर हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं
कि कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कितने की दे रहे हैं, 1000 की दे रहे हैं। ठीक हो गया, ये अमाउंट आ गई। यहां पर अब वैट रेट ले लेते हैं, हमारा 20% स्टैंडर्ड है, ये मैंने वैट रेट ले लिया। और आप देखें ये मेरा एस्टिमेट जो है ये मेरा 1200 से जो है वो हो गया है, और यहां पर मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूं। अब ये मेरा एस्टिमेट जो है वो सेव हो गया है। यहां पर मैं स्क्रीन को जो है वो क्लोज कर देता हूं। अब ये मैंने इस स्क्रीन को क्लोज कर दिया। अब मेरा एक एस्टिमेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप ये देखें यहां पर एस्टिमेट मेरे पास आ भी रहा होगा। यहां पर मैं नीचे आ जाता हूं और ये देखें ये मेरे पास जो है वो एस्टिमेट आ रहा है। अब आप ये देखें मेरे पास अगर यहां पर मैं ड्रॉप डाउन के अंदर आऊंगा तो ये मेरे पास एस्टिमेट जो है वो कुछ ऑप्शंस मेरे पास ओपन हो जाएंगी। अब यहां पर मैं इसको मार्क एक्सेप्टेड कर देता हूं। जैसे ही आप देखें यहां पर मैं इसको मार्क एक्सेप्टेड करूंगा और यहां पे ओके पे क्लिक करूंगा, तो अब आप देखें ये क्योंकि एस्टिमेट जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, तो उसके बाद जो है अब मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि मैं इसको इनवॉइस में जो है कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे कि आप देखें यहां पर मुझे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू इनवॉइस, तो मैं यहां पर कन्वर्ट टू इनवॉइस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। अब आप देखें जैसे ही यहां पर मैंने कन्वर्ट टू इनवॉइस के ऊपर क्लिक किया है, मेरे पास यहां पर अभी स्क्रीन पे जो है वो एक इनवॉइस जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें ये सारी की सारी इनवॉइस जो है वो ओपन मेरे पास यहां पर हुई हुई है। ये देखें ये सारी इनवॉइस ओपन हुई हुई है। अब उसके बाद मैं चला जाता हूं अपनी एक्चुअल इनवॉइस पे। ठीक है, इसकी इनवॉइस डेट थी 15 और ड्यू डेट थी 15 सितंबर, सॉरी 1 सितंबर, और ड्यू डेट थी 15 सितंबर। तो मैं यहां पर आता हूं और यहां पर नेट 15 करता हूं तो ये 16 सितंबर हो गई। यहां पर आके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं 15 सितंबर। तो मैंने ड्यू डेट जो है वो इसकी 15 सितंबर कर ली। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है यहां पर इनवॉइस नंबर जो है ये क्विक बुक के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चल रहा होता है। तो इस टाइम क्विक बुक के अंदर इनवॉइस नंबर जो है वो 1021 आ रहा है, तो हम इसको 1021 ही रहने देते हैं। वरना अगर हम चाहें तो जैसे उसने हमें यहां पर दिया हुआ है इनवॉइस नंबर, मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूं और यहां पर आके इसको पेस्ट कर देता हूं। तो जो उधर दिया हुआ था वही मैंने यहां पर लिख दिया है। और आप देखें उसने प्रोडक्ट और बाकी सारी चीजें खुद ब खुद जो है वो ली हुई है। यहां पर मेरे पास ये चीज आ गई और अब यहां पर आके मैं इसको जो है वो सेव एंड क्लोज कर देता हूं। आप देखें यहां पर मैंने सेव एंड क्लोज किया तो मेरे पास जो है अब इनवॉइस जो है वो क्या कहते हैं क्रिएट हो गई है। आप ये देखें ये मेरे पास इनवॉइस क्रिएट होके आ गई है 1200 की। तो इस तरीके से हम अपने एस्टिमेट से जो है वो अपनी इनवॉइस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा ओके हो गया। इसको मैं येलो कर देता हूं। उसके बाद अब हमारी चीज है डायरेक्ट इनवॉइस पोस्ट, यानी कि अब हमने अपनी इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली पोस्ट करनी है, कोई एस्टिमेट नहीं रखना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर आ जाता हूं। अब मैंने स्टैंडर्ड रेट से तो इनवॉइस पोस्ट कर लिया। अब यहां पर आके मैं अपने रिड्यूस्ड रेट से जो है वो डायरेक्ट इनवॉइस जो है वो पोस्ट करूंगा। तो मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैं यहां न्यू ट्रांजैक्शन के अंदर आता हूं और अब डायरेक्टली जो है मैं इनवॉइस के ऊपर जो है वो आ जाऊंगा। यहां पर मैं इनवॉइस पे आ गया। आप देखें अब जब मैं इनवॉइस पे आऊंगा तो मेरे सामने अब डायरेक्टली जो है वो इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, यहां पर अब मैं देख लेता हूं मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। 6 सितंबर डेट है, इनवॉइस नंबर ईयर कस्टमर 2 है। तो यहां पर आके मैं कस्टमर 2 यहां पर आके मैं अपना कस्टमर 2 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरा कस्टमर 2 है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से जैसे ही मैं कस्टमर 2 सेलेक्ट करूंगा वो बाकी इंफॉर्मेशन जो भी कस्टमर की है वो खुद ब खुद सारी लिख देगा। यहां पर मैं सेंड लेटर पे क्लिक कर देता हूं। उसी तरीके से अब मेरे पास इनवॉइस नंबर ये है और 6 सितंबर डेट है और 20 सितंबर ड्यू डेट है। तो यहां पर मैं आके इनवॉइस नंबर लिख देता हूं। उसी तरीके से यहां पर मेरे पास जो डेट है वो डेट क्या है मेरे पास 6 सितंबर। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूं 6 सितंबर और ड्यू डेट मेरे पास कौन सी है 20 सितंबर। और यहां पर आके मैं ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेता हूं 20 सितंबर। तो ये मैंने अपनी 20 सितंबर ड्यू डेट जो है वो सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद ये मुझे क्या चीज कर रहे हैं, हम क्या उसको सर्विसेज दे रहे हैं, हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं कि हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं एनर्जी सेविंग सोलर पैनल्स की। जो हमारी एनर्जी से रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और हमारे फ्यूल के एक्सपेंसेस वगैरह, उसके ऊपर जो हमारा वैट होता है वो 5% होता है, रिड्यूस्ड रेट होता है। तो ये हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। यहां पर हम आ जाते हैं।
यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर उसी तरीके से अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम सर्विसेज दे रहे हैं और कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया। अब इसका जो है वो अमाउंट क्या है, 1500 इसकी अमाउंट है। तो यहां पर आके हम लिख देते हैं 1500 और उसके अंदर वैट। अब क्योंकि वैट रिड्यूस्ड रेट है तो यहां पर हम 5% रिड्यूस्ड रेट वैट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने रिड्यूस्ड रेट वैट जो है वो सेलेक्ट किया है और यहां पर आके अब मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें 1500 अमाउंट है और 75 जो है वो 5% वैट इसके ऊपर आ रहा है, तो टोटल अमाउंट 1575। यहां पर आके अब मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। तो ये हमने अब अपनी रिड्यूस्ड रेट के ऊपर जो है वो एक इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली जो है वो पोस्ट कर दी है। तो ये हमारे पास जो है अब इनवॉइस जो है वो भी हमारे पास पोस्ट हो गई है। अब उसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या है, आ जाते हैं हम यहां पर। अब आप देखें यहां पर मैंने अब अपनी इनवॉइस को भी जो है वो डायरेक्ट पोस्ट कर लिया है। ये वाला सेक्शन भी हमारा क्लियर हो गया, इसको भी मैं येलो कर देता हूं। अब अगली चीज है कि हम अपनी मल्टीपल इनवॉइसेस यानी कि एक साथ हम एक से ज्यादा इनवॉइसेस जो है वो किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। तो चलें अब हम इस चीज को देखते हैं। अब उसी तरीके से यहां पर सबसे पहले मैं इनवॉइस के सेक्शन पे आ जाता हूं और अब मैं क्या काम करता हूं कि मेरे पास जो जीरो रेट, एग्जेम्प्ट रेट और नो वैट, ये तीनों इनवॉइसेस जो हैं इनको मैं मल्टीपल इनवॉइसेस की सूरत में जो है वो पोस्ट कर देता हूं। अब उसी तरीके से मैं क्विक बुक के ऊपर आऊंगा। क्विक बुक पे आने के बाद यहां पर मैं न्यू ट्रांजैक्शन पे आऊंगा और यहां पर अब मैं मल्टीपल इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे जो है वो आ जाऊंगा। यहां पर मैं मल्टीपल इनवॉइसेस वाले सेक्शन के ऊपर आ गया। अब आप देखें मेरे पास जो है ये एक बैच ट्रांजैक्शन की जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यानी कि मैं एक साथ जो है वो काफी सारी इनवॉइसेस एक ही स्क्रीन के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकता हूं। अब सबसे पहले मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर अपनी जो है वो इनवॉइस खोल लेता हूं। ये मेरे पास इनवॉइस नंबर है 1007, 7 सितंबर, 21 सितंबर ड्यू डेट है और कस्टमर 3 है। तो सबसे पहले आप देखें ये मेरे पास आ रहा है इनवॉइस नंबर, ये मैंने इसका डाल दिया 1007, ठीक हो गया। यहां पर कस्टमर जो है, कस्टमर मेरे पास है कस्टमर 3, तो यहां पर मैं कस्टमर 3 जो है यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखें यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके मैं अपना कस्टमर 3 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरे पास कस्टमर 3 आ गया। जैसे ही मैंने कस्टमर 3 सेलेक्ट किया उसने उसका ईमेल एड्रेस और डिटेल्स सारी की सारी जो है वो डाल दी हैं। इनवॉइस डेट है 7 सितंबर और ड्यू डेट है 21 सितंबर। तो यहां पर आके मैं अपनी इनवॉइस डेट जो है, इनवॉइस डेट में लिख देता हूं 7 सितंबर और जो मेरी इसकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट मेरे पास क्या है, ड्यू डेट मेरे पास है 21 सितंबर। तो यहां पर आके मैं अपनी ड्यू डेट जो है वो 21 सितंबर डाल देता हूं, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम बेच रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज हैं सितंबर 2024 की, यानी कि हम अपनी सर्विसेज ही जो है वो बेच रहे हैं। तो यहां पर आके मैं दोबारा से सर्विसेज सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर आ जाते हैं और ये मेरे पास सर्विसेज है, ये मैंने सर्विसेज सेलेक्ट कर ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिख ली, कॉपी करके पेस्ट कर दी, ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गई। अब आगे आ जाते हैं, क्वांटिटीज की क्या है, क्वांटिटी मेरे पास है 1 और इसका रेट जो है वो रेट क्या है 2000। ये ले यहां पर मैं आ गया, यहां पर मैंने आके 2000 जो है वो लिख दिया, इसका रेट, इसको 2000 कर देते हैं, ये 2000 रेट हो गया, अमाउंट 2000 हो गई। सेंड लेटर, यानी कि वही बात कि हम उसको ईमेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हम उसको ईमेल बाद में करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आपका टैक्स पूछ रहा है, अमाउंट के अंदर जो है वो ये पूछ रहा है टैक्स शामिल है या नहीं शामिल। हमने हमेशा जब भी इनवॉइस पोस्ट करनी है हमने कोशिश करना है कि हम हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ही लें। अगर हम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेंगे तो जो अमाउंट होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली टैक्स भी आ जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हम हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लें, ठीक हो गया। यहां पर हमने इसको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स सेलेक्ट किया। अब वैट जो है हमारा, वैट क्या होगा, क्योंकि ये वाली जो इनवॉइस है अकाउंटिंग सर्विसेज की, जो भी हम सर्विसेज देंगे और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हम सर्विसेज दे रहे हैं ये हम आउटसाइड यूके दे रहे हैं, तो जो भी कोई आपकी ऐसी सर्विसेज होंगी जिनको आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके अंदर जो आपका वैट होगा वो 0 रेट होगा। तो मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आके मैं अपना वैट जो है वो जो 0 रेट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखेंगे मेरा 0% जेड, ये 0 रेट वैट है, इसको मैंने जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर लिया। तो यहां पर आप देखें मेरे पास टोटल जो है वो 2000 आ गया। अब यहां पर अटैच फाइल की भी आपके पास एक ऑप्शन होती है, अगर आप इनवॉइस को अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, अब
आके हम अपनी जो है वो दूसरी इनवॉइस जो है उसको जो है वो पोस्ट करते हैं। यहां पर आ जाते हैं। अब ये इनवॉइस नंबर है 1004, यहां पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया 100, इसको हम कर लेते हैं 1004। यहां पर इसको 1004 कर लेते हैं। उसके बाद कस्टमर जो है, कस्टमर हमारे पास कौन सा है, कस्टमर 4 है और 4 सितंबर डेट है। इधर आ जाते हैं। यहां पर हम आके कस्टमर 4 जो है, ये मेरे पास कस्टमर 4 है, ये मैंने कस्टमर 4 सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से जैसे ही मैं कस्टमर सेलेक्ट करूंगा वो सब कुछ खुद सेलेक्ट कर लेगा। अब डेट है 4 सितंबर और ड्यू डेट है 18 सितंबर। यहां पर मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आके 4 सितंबर और यहां पर आके जो है हम 18 सितंबर जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर आके 18 सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 18 सितंबर। अब उसी तरीके से यहां पर ये क्या चीजें दे रहा है, ये मेडिकल सप्लाईज जो है वो बेच रहा है। ड्यू डेट के बाद अब यहां पर हमने अपनी सर्विसेज को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहां पर हम आके अपनी डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि मेडिकल सप्लाईज। यहां पर हम आके मेडिकल सप्लाईज जो है वो लिख देते हैं और उसके बाद जो है अब हम इसी तरीके से आगे चले जाते हैं। इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, अमाउंट आ रही है 300 और ये एग्जेम्प्ट वैट है। यहां पर आके हम लिख देंगे अमाउंट जो कि है 300 और इसको हम कर देते हैं सेंड लेटर कि ये इसको बाद में ही जो है वो भेजे। और यहां पर आके जो है हम क्या काम करते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सी सेलेक्ट करेंगे। देखें उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। और वैट में आके क्योंकि अब ये एग्जेम्प्ट है, जो मेडिकल सप्लाईज होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, तो यहां पर आके हम एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहां पर अगर आप चाहें तो अटैच भी कर सकते हैं अपनी इनवॉइस जो है। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली इनवॉइस पे। यहां पर आते हैं। यहां पर आके आप देखें अब हमारी जो अगली इनवॉइस है, अगली इनवॉइस हमारी है इनवॉइस नंबर 1005 और इसकी जो कस्टमर है वो कस्टमर 5 है। तो यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर आके इनवॉइस है हमारे पास 1005 और यहां पर हमारे पास जो कस्टमर है वो कस्टमर है हमारे पास कस्टमर 5 हमारे पास है। यहां पर आके हम अपना कस्टमर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर 5। ये हमने अपना कस्टमर सेलेक्ट किया। उसी तरीके से जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करेंगे हमारे पास सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। फिर उसी तरीके से यहां पर आके जो है हम अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा इनकम अकाउंट बना हुआ है इस टाइम। और यहां पर आके हमारे पास जो है वो क्या चीज आ रही है, चैरिटी डोनेशन। यहां पर हम अपनी चैरिटी डोनेशन को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आके जो है वो उसको पेस्ट कर लेते हैं। यहां पर चैरिटी डोनेशन कर दिया और उसके बाद इसी तरीके से ये हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास 1000 आ रही है और ये नो वैट है। तो यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं आपका 1000। यहां पर हमारे पास 1000 आ गया और यहां पर हम कर देते हैं सेंड लेटर। उसी तरीके से कि बाद में जो है वो इसको जो है वो इनवॉइस चली जाए। उसी तरीके से यहां पर हम एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स भी जो है वो रहने देते हैं और फिर हम यहां पर आके जो है वो क्या काम कर देते हैं, यहां आते हैं और यहां आकर नो वैट पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। और उसी तरीके से अगर हम यहां पर चाहें तो अपनी इनवॉइस भी अटैच कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास दो चीजें हैं, मेडिकल सप्लाईज और चैरिटी डोनेशन। क्योंकि मैं अभी आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूं, तो हमने बेसिकली मेडिकल सप्लाईज का जो है वो कोई अकाउंट जो है वो नहीं बनाया हुआ था जिसके अंदर ये इनकम जाती। तो क्योंकि हम ये सिंगल इनवॉइस ही पोस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हमने मेडिकल सप्लाईज के अंदर कुछ डालना नहीं है और ना चैरिटी डोनेशन में कुछ डालना है, अभी आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने इनको सर्विसेज के अंदर डाला है। अदरवाइज मुझे इसका एक अलग से अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए मेडिकल सप्लाईज का और फिर एक डोनेशन इनकम का अकाउंट सेलेक्ट करना चाहिए और फिर उसको जो है इसके अंदर डालना चाहिए, ये सर्विसेज जहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो इन सर्विसेज की जगह जो है यहां पर मेडिकल सप्लाईज आनी चाहिए थी और यहां पर डोनेशन इनकम। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं और हमने इसके बाद इनके अंदर कोई इनवॉइस मजीद पोस्ट नहीं करनी, तो इसलिए मैंने इनका कोई अलग से अकाउंट जो है वो नहीं बनाया। यहां पर आके जो है हम इसको सेव पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया और मेरे पास जो है अब ये मेरी जो बैच इनवॉइसेस हैं वो भी जो है मेरे पास जो है वो पोस्ट हो गई हैं।
अब आप देखें ये मेरे पास बैच ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई है, यहां पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहां पर देखें मेरे पास जो है ये देखें ये कस्टमर 3 है, ये कस्टमर 3 की इनवॉइस पोस्ट हुई है, ये कस्टमर 4 है, यहां पर जो हमने उसकी इनवॉइस पोस्ट की है, और इसी तरीके से यहां पर हमारे पास जो है वो कस्टमर 5 भी आ रहा है। तो जो जो इनवॉइसेस हमने अभी बैच इनवॉइसेस के अंदर पोस्ट की थी वो अलग अलग यहां पर हमें शो हो गई हैं। अब हम चलते हैं, देखें यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके हमने अपनी मल्टीपल इनवॉइसेस जो हैं उनको भी जो है वो पोस्ट कर लिया है। तो अब हमने अपनी मल्टीपल इनवॉइसेस भी पोस्ट करनी है और इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है हमने 1 बाय 1 करके जो है ये सारी चीजें देख ली हैं कि कैसे कैसे हम अपनी स्टैंडर्ड, रिड्यूस्ड, जीरो रेट, नो वैट और एग्जेम्प्ट वैट की इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहां पर मजीद जो है वो क्लियर कर देता हूं, जो मैं आपको बता रहा था एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का। तो उससे जो है मैं आपको एक इनवॉइस जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे वो मैं यहां पर आपको पोस्ट करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आता हूं न्यू ट्रांजेक्शन में और यहां पर मैं आता हूं इनवॉइस के अंदर। अब आप देखें यहां पर जब मैं इनवॉइस में आया मेरे सामने इनवॉइस की स्क्रीन ओपन हो रही है। अब ये मेरे सामने स्क्रीन ओपन हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कह देता हूं कस्टमर 1, ठीक हो गया, ये मेरे पास कस्टमर 1 है। इसी तरीके से इसकी इनवॉइस डेट जो है मेरे पास ये आ रही है 6 सितंबर, 6 अक्टूबर, ठीक हो गया, बाकी सारी चीजें सेलेक्ट हुई हैं। यहां पर आके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूं कि मैं उसको अपना एक मोबाइल प्लान जो है ये 150 वाला मोबाइल प्लान जो है ये सेल कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा एंट्रीज अपनी डाली हुई थी कि इसके 150 वाले प्लान पे 20% वैट होगा, तो उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ फिल किया है। और यहां पर ये 150 और ये जो टोटल अमाउंट है इसकी वो 180 आ रही है और ये 30 वैट अलग से आ रहा है। अब आप देखें यहां पे मेरे पास जो ऑप्शन दी हुई है, यहां पर मेरे पास ऑप्शन दी हुई है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स की। अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके इसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करता हूं तो आप यहां पर एक चीज देखें कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करने से क्या काम हुआ है कि यहां पर जो इसकी अमाउंट है वो अमाउंट यहां पर क्या हो गई है 180 हो गई है। अब इस 180 अमाउंट के अंदर जो है वो मेरा 30 जो है क्या कहते हैं वो वैट है और अमाउंट 180 है। तो ये मुझे इस तरीके से शो होगी। अगर यहां से आके मैं इसको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स करूंगा तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स में आप देखें अमाउंट मुझे अलग शो होगी, वैट मुझे अलग शो होगा और फिर उसका टोटल मुझे अलग शो होगा। यानी रहेगा तो 180 ही, वैट भी 30 रहेगा, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स के अंदर आपको इस तरीके से अलग अलग शो होगा। जैसे यहां पर देखें ये 150 इनवॉइस, 30 वैट, टोटल 180। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स मींस के अमाउंट के अंदर वैट शामिल नहीं है। और इसी तरीके से अगर यहां पर आके मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करूंगा तो आप देखें ये सब टोटल 180 हो गया, टोटल भी 180 हो गया। अब यहां पर वैट जो है वो 30 आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन जो है वो हो जाती है, एग्जैक्टली जो है वो देखने से पता नहीं चलता कि अमाउंट कितनी है, वैट कितनी है। तो इसलिए जब भी आप करें आप हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ही करें ताकि आपको अमाउंट 150 अलग शो हो रही है जैसे यहां पे, और वैट आपको अलग शो हो रहा है, टोटल इस तरीके से अलग शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का जो है वो चक्कर था। तो अब हम इसको जो है वो यहां से क्लोज कर देते हैं और इसको हम सेव नहीं करते, यहां पर हम यस पे क्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। फॉर एग्जांपल ये अब बात करते हैं हम अपनी रिपीटिंग इनवॉइसेस की। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं कोई आपकी इनवॉइस है जो कि रिपीटेडली जो है आप किसी कस्टमर को भेज रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उस इनवॉइस को जो है वो हर मंथ बार बार पोस्ट करें, आप एक काम करते हैं कि आप एक रिपीटिंग इनवॉइस क्रिएट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली जब ड्यू डेट आती है तो वो इस डेट को ऑटोमेटिकली इनवॉइस जो है वो क्विक बुक्स के अंदर जो है वो पोस्ट हो जाती है। अब हम यहां पर रिपीटिंग इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे जो है वो अपने आ जाते हैं। तो रिपीटिंग ट्रांजैक्शन के लिए जो है सबसे पहले आपने यहां पर राइट हैंड साइड पे आप यहां पर आ जाएंगे सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर, और यहां पर आपको एक रेकरिंग ट्रांजैक्शन जो है वो नजर आ रही होगी। यहां पर आके आप रेकरिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप देखें मैंने रेकरिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक किया है तो यहां पर मुझे एक ऑप्शन दे रहा है न्यू की। यहां पर मैं न्यू पे जो है वो क्लिक करता हूं और अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी जो है वो रेकरिंग ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनवॉइस की, तो यहां पर मैं इनवॉइस पे आ जाता हूं और इनवॉइस पे आके जो है यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अब मैं अपनी जो है क्या कहते हैं एक रिपीटिंग इनवॉइस जो है वो क्रिएट करने लगा हूं। तो रेकरिंग इनवॉइस के अंदर आप देखें सबसे पहले जो है
मैं क्या काम करता हूं कि यहां पर आकर मैं उसी तरीके से अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कस्टमर 1, ये मैंने अपना कस्टमर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही यहां पर मैं अपना कस्टमर सेलेक्ट करूंगा, उसने उसी तरीके से ऑटोमेटिकली सारा काम जो है वो मेरा कर दिया है, और जो मेरे थे वो रिक्वायर्ड चीजें उसको फिल कर दिया है। यहां पर मैं ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल्स के ऊपर जो है वो टिक करूंगा, तो खुद ब खुद जो है वो ईमेल्स जो है वो चली जाएंगी। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करता क्योंकि एक्चुअली ईमेल एड्रेस तो है नहीं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसका इंटरवल कितना है। यहां पर आप देखें, आप उसको बता सकते हैं कि इसका इंटरवल जो है वो कितना है। मींस कि ये डेली आपकी इनवॉइस पोस्ट होती है, वीकली, मंथली या हर साल होती है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं फिलहाल के लिए कह देता हूं कि मेरे पास जो है ये मंथली इनवॉइस जो है क्या कहते हैं वो जो है वो पोस्ट होती है। यहां पर मैं मंथली कर देता हूं। वो कह रहा है मंथली ऑन डे, कौन से मंथ की डेट को जो है वो पोस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक एग्जाम्पल सेलेक्ट कर देता हूं कि 21 ऑफ एवरी मंथ। आज 21 सितंबर है, तो यहां पर हम कहते हैं 21 ऑफ एवरी मंथ ये जो है ये पोस्ट होगी। अब इसकी स्टार्ट डेट जो है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी स्टार्ट डेट बता देता हूं, 21 सितंबर 2024 है। और इसकी एंड डेट जो है वो क्या है, वो आप इस तरीके से बता सकते हैं, बाय, यानी कि यहां पर आप एंड डेट लिख सकते हैं, और आफ्टर यानी कि कितनी अकरेंसेस के बाद जो है ये खत्म हो जाए। तो यहां पर जो है दोनों तरीके हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बाय पे आ रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि अगले साल 31 अगस्त 2025 यानी एक साल के लिए कह देता हूं कि ये एक साल के लिए जो है वो पोस्ट होती है। अगले साल 31 अगस्त 2025 को जो है ये मेरी रिपीटिंग इनवॉइस जो है वो बंद हो जाए। तो यहां पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जो है यहां पर मैं क्या काम करता हूं, यहां पर अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। और मैं जी कहता हूं कि मैंने जो है ना क्या कहते हैं मंथली कंसल्टिंग सर्विसेज देनी है ये कस्टमर 1 को। यहां पर मैं आता हूं मंथली कंसल्टिंग सर्विसेज, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 1 है और इसका रेट जी मैं कह देता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल 100 पाउंड है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया। अब उसी तरीके से यहां पर जो है मैंने वैट सेलेक्ट करना है। वैट मैं इसी तरीके से स्टैंडर्ड जो मेरा 20% है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पर जो है मैं इस टेम्पलेट को जो है वो सेव कर लेता हूं। अब मैंने इस टेम्पलेट को जो है वो देखें यहां पर सेव कर लिया है। ये मेरे पास टेम्पलेट जो है वो सेव हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके इस टेम्पलेट को जो है मैं यूज पे क्लिक करूंगा। यहां पर जैसे ही मैं इसको यूज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें जैसे ही मैंने यूज पे क्लिक किया तो अब मेरे सामने जो है ये स्क्रीन ओपन होगी। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं यूज के ऊपर जो है क्या कहते हैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने जो है आपकी इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है, और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। अब वो आपको यही बता रहा है कि ये अच्छा ये एक इनवॉइस नंबर है जो कि मैं दूसरी दफा यूज कर रहा हूं, क्योंकि पहले भी एक इनवॉइस नंबर यही है। तो मैं इसको यहां से नो कर देता हूं और लेट सपोज इनवॉइस नंबर को जो है वो चेंज कर लेता हूं। ये भी ये आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं जी इनवॉइस नंबर कर लेता हूं 107, इसको सिर्फ ऐसे कर लेते हैं और यहां पर सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो अब आप देखें यहां पर मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है ये इनवॉइस जो है वो क्या कहते हैं पोस्ट हो गई है। अब इसका जो है आप टाइप क्या आ रही है आपके पास स्केड्यूल्ड, यानी कि ये इंटरवल क्या है एवरी मंथ, और इसकी नेक्स्ट डेट क्या है 21 अक्टूबर। इसका मतलब है कि 21 अक्टूबर को ऑटोमेटिकली ये इनवॉइस जो है वो क्विक बुक्स के अंदर खुद ब खुद जो है वो पोस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन था आपका रिपीटिंग इनवॉइसेस का सेक्शन। तो अब यहां से जो है हम अपनी रिपीटिंग इनवॉइसेस को भी जो है वो येलो कर देते हैं। तो अब हमने ये 4 चीजें जो हैं वो देखनी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक साथ काफी सारी इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करना हो तो उसके लिए क्या हम मल्टीपल इनवॉइसेस यूज करेंगे, क्या हम बार बार जो है वो अपनी इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करेंगे, या फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ऐसी है जो कि हर महीने 150-160 इनवॉइसेस एक साथ डालती है तो वो क्या काम करते हैं कि वो इनवॉइसेस को जो है बजाय इसके कि वो 1 बाय 1 जो है वो क्विक बुक के अंदर पोस्ट करें, वो इनवॉइसेस को इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो अब यही वाला सेक्शन जो है इंपोर्ट इनवॉइसेस का सेक्शन, इसी के बारे में जो है वो यहां पर हम बात करेंगे। तो अब इनवॉइसेस इंपोर्ट करने के लिए जो है यहां पर हम उसी तरीके से हम यहां पर आपके सेल्स में आ जाते हैं। यहां पर हम सेल्स में आ गए और यहां पर आके
अब जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन दी हुई है इंपोर्ट इनवॉइसेस की, तो मैं इंपोर्ट इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर मैंने इंपोर्ट इनवॉइसेस वाले सेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक किया है। तो अब आप यहां पर देखें मेरे पास जो है वो एक स्क्रीन जो है वो ओपन हुई है और वो मुझे कह रहा है कि आप एग्जाम्पल CSV फाइल जो है वो देख लें कि आपने किस तरीके से जो है वो फाइल बनानी है। सबसे पहले मैं ये एग्जाम्पल फाइल जो है इसको जो है यहां से मैं अपने पास जो है वो ओपन कर लेता हूं। देखें कि इस तरीके से जो है ये सैंपल फाइल जो है वो होगी। ये मेरे पास जो है वो सैंपल फाइल जो है वो ओपन हो रही है और आप देखें ये मेरे पास सैंपल फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। अब देखें इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, उसने सबसे पहले हमने इनवॉइस नंबर लिख देना है, फिर हमने यहाँ पर कस्टमर के नेम लिख देना है और ये सारे जो फील्ड्स हैं ये सारी फील्ड्स उसने फिल की हुई हैं। यानी कि एक किस्म की उन्होंने हमें एक सैंपल शीट दी है कि आपने इस फॉर्मेट के ऊपर जो है ना अपना डाटा जो है वो इस CSV फाइल के अंदर डालना है और उसको जो है वो इंपोर्ट करवाना है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी यहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अब जो हमने खुद से एक सैंपल फाइल बनाई है हम उसको जो है वो ओपन करते हैं। हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके मैं अपनी सैंपल फाइल जो है वो उसको ओपन कर लेता हूं। यहां पर आके हमने अपनी सैंपल फाइल जो है वो ओपन की। अब आप ये देखें यहां पर मैंने अपनी एक सैंपल फाइल जो है वो बनाई हुई है और मैंने इस सैंपल फाइल के अंदर सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूं मैंने क्या काम किया है कि मैंने जनवरी से लेके अगस्त तक मेरी जितनी भी इनवॉइसेस थी कस्टमर्स की, मैं सारी इनवॉइसेस को जो है क्विक बुक्स के अंदर अभी जो है वो एक साथ जो है वो पोस्ट करने लगा हूं। उसके लिए मैंने क्या काम किया है, मैं सबसे पहले जो है क्या कहते हैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें यहां पर मेरी इनवॉइस डेट है 31 जनवरी और यहां पर जो मेरी आखिरी इनवॉइस डेट है वो मेरे पास 30 अगस्त जो है वो आ रही है। तो अब मैं यहां पर ऊपर चला जाता हूं। अब आप देखें यहां पर 31 जनवरी को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिखा देता हूं कि मैंने किस तरीके से बनाया है, इसको जूम इन करके, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए। यहां पर इसको और मैं जूम इन कर लेता हूं। अब आप देखें यहां पर सबसे पहले मैंने इनवॉइस नंबर लिखा जो मेरा एक सीक्वेंस से इनवॉइस नंबर आ रहा होगा, फिर मैंने यहां पर कस्टमर्स के जो है वो नेम लिखे जो मेरे पास कस्टमर्स के नेम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर 1 है। फिर मैंने इनवॉइस डेट लिखी, फिर मैंने ड्यू डेट लिखी। अब जिन जिन के साथ स्टेरिक के साइन बने हुए हैं ना उस फील्ड को फिल करना जो है वो जरूरी है। जिसके साथ स्टेरिक के साइन नहीं बने हुए उस फील्ड को फिल करना जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर इनवॉइस नंबर, कस्टमर, इनवॉइस डेट और ड्यू डेट पे स्टेरिक का साइन है तो इनको फिल करना जरूरी है। टर्म्स के ऊपर स्टेरिक का साइन नहीं है तो जरूरी नहीं है। यहां पर खैर नेट 30 डेज है। ये मेरे पास लोकेशन आ गई, इसके ऊपर स्टेरिक का साइन नहीं है, मैं नहीं डाल रहा। ये मेरे पास मेमो आ गया, इस फील्ड को भी हम फिल नहीं कर रहे। अब आइटम जो मेरे पास है, जो आइटम मेरे पास 0 के अंदर है वो मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। जैसे ये मेरे पास ब्रॉडबैंड प्लान 150 है, इससे नीचे मैं 300 का प्लान बेच रहा हूं, फिर मैं 600 का, ये 1000 का। तो अभी हम पहली लाइन पे ये 150 का प्लान है। ये उस आइटम की जो है वो डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर जो है ये इसकी क्वांटिटी हो गई, यहां पर ये आइटम का रेट हो गया और ये इसकी टोटल आइटम की अमाउंट हो गई। उसके बाद ये आइटम का टैक्स कोड क्या है, यहां पर जो है वो 20% है। फिर ये इसकी टैक्स अमाउंट आ गई, 150 अमाउंट है तो 30 रुपीज इसके ऊपर टैक्स है, ठीक हो गया। सर्विस डेट यानी किस डेट को आप सर्विस दे रहे हैं, जो इनवॉइस डेट है हम एज्यूम करते हैं वही हमारी सर्विस डेट भी होगी, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने जो है अपना एक सैंपल डाटा जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो यहां पर अब मैं इसको जो है वो क्लोज कर देता हूं और अब मैं क्विक बुक के अंदर आके यहां पर ब्राउज पे आता हूं और मैं इसको जो है वो ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने डाटा को जो है वो सेलेक्ट कर लिया और इसको ओपन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब आपके पास यहां पर 2 ऑप्शंस हैं कि क्या आप इंपोर्ट करते हुए कोई न्यू कॉन्टैक्ट जो आपके पास नहीं है उसको भी ऐड करना चाहते हैं, या कोई न्यू प्रोडक्ट और सर्विस जो आपके पास नहीं है उसको भी ऐड करना चाहते हैं। इस टाइम मैं इन दोनों पे टिक नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी वही सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं और वही कस्टमर्स जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। अभी ऐसे इंपोर्ट करूंगा, बाद में दूसरे तरीके से भी आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। अब यहां पर जो है और लिखा हुआ है कि आप 1000 रोज यानी एक टाइम में 1000 इनवॉइसेस जो हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आके अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं नेक्स्ट आया तो अब ये मेरी कॉलम हेडिंग्स को जो है वो मैप करवा रहा है।
ठीक है, तो देखिए इनवॉइस नंबर के सामने इनवॉइस नंबर है, उसी तरीके से कस्टमर के सामने कस्टमर है, इनवॉइस डेट के सामने इनवॉइस डेट है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जो मेरा डेट का फॉर्मेट है वो क्या है। मैंने अपने डेट का फॉर्मेट रखा हुआ है डेट, मंथ और ईयर, ये वाला फॉर्मेट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से ये सारी जो मैपिंग है वो हुई हुई है, यानी कि आइटम और प्रोडक्ट सर्विस के आगे यही चीजें आ रही हैं सारी। और आइटम अमाउंट जो है यहां पर हम आ जाते हैं, और यहां पर वो पूछ रहा है कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है या इंक्लूसिव। यहां पर हम कहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर जो है हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसे ही यहां पर हम नेक्स्ट पे आएंगे तो ये मैंने 20% दिया हुआ है। मैंने यहां पर अब क्योंकि मैंने अपना कोड लिखा हुआ था 20%, तो ये क्विक बुक के अंदर जो है इस तरीके से आपने 20% स्टैंडर्ड जो है ये इसको जो है वो सेलेक्ट कर देना है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट के ऊपर आ रहा हूं। जैसे ही यहां पर मैं नेक्स्ट के ऊपर आता हूं तो वो मुझे कह रहा है 160 न्यू इनवॉइसेस विल बी इंपोर्टेड, यानी कि 160 नई इनवॉइसेस इंपोर्ट हो जाएंगी। तो यहां पर मैं आके स्टार्ट इंपोर्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूं, और अब मेरी इनवॉइसेस जो हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। यहां पर जो है वो लोडिंग हो रही है, और जब ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मेरी इनवॉइसेस जो हैं वो क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर 160 इनवॉइसेस एट अ टाइम जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। तो अब आप देखें ये मेरे पास मेरी 160 आउट ऑफ 160 इनवॉइसेस जो है वो ऐड हो गई हैं, और यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अब आप देखें यहां पर मेरे पास पूरी 160 इनवॉइसेस जो हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट हो गई हैं। अब यहां पर मैं नीचे आता हूं तो मुझे ये सारी इनवॉइसेस जो है वो शो हो रही होंगी, और आप देखें यहां पर भी मेरे पास जो है वो इस टाइम यहां पर आ रहा है कि 167 मेरे पास ओपन इनवॉइसेस हैं। मीन्स के जो मैंने 160 की थी वो भी मेरे पास ऐड होके यहां पर आ गई हैं। तो ये तो हमने बात की थी अगर हमने अपनी इनवॉइसेस को इंपोर्ट करना हो उस केस के अंदर, जब हमारे कस्टमर्स भी वही हो जो ऑलरेडी क्विक बुक के अंदर हैं, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी वही हो जो ऑलरेडी क्विक बुक के अंदर हैं। अगर हमारे कस्टमर्स और हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और हैं, और फिर हमने अपनी इनवॉइसेस को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें मैंने एक एग्जांपल डाटा जो है वो उसके लिए भी बनाया हुआ है। ये मेरे पास जो है मेरी इनवॉइसेस हैं, ये मेरे पास मेरे कस्टमर्स हैं, कस्टमर 102 और 103 जो मेरे पास ऐड नहीं है, और ये मेरे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर एक अकाउंटिंग सर्विसेज है जो कि मेरे पास ऐड नहीं है। तो अब इस शीट को जो है मैं इंपोर्ट करके देखूंगा। यहां पर मैं इसको क्लोज करता हूं, यहां पर मैं आता हूं, और उसी तरीके से यहां पर आके अब मैं इंपोर्ट इनवॉइसेस के ऊपर आ जाता हूं। यहां पर मैं इंपोर्ट इनवॉइसेस पे आता हूं। अब मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई है। अब यहां पर मैं ब्राउज पे क्लिक करके अब अपनी जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको ओके कर देता हूं। और अब देखें अब यहां पर मुझे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूं जो कि पहले से क्विक बुक पे नहीं है, और ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अब उसी तरीके से यहां पर मैं इनवॉइस डेट का फॉर्मेट दे देता हूं। उसी तरीके से ये अमाउंट में मैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कर देता हूं। यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं। नेक्स्ट पे आने के बाद क्योंकि ये 0% है तो यहां पर मैं 0% पे सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं सर्विसेज आउटसाइड यूके दे रहा हूं तो वो 0% पे आएगा, तो इसको मैंने 0% सेलेक्ट कर लिया। यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं, और अब आप देखिए वो कह रहा है 2 इनवॉइसेज इंपोर्ट होंगी, 2 कस्टमर्स भी ऐड होंगे, और एक प्रोडक्ट और सर्विस भी अकाउंटिंग सर्विस ऐड हो जाएगा। तो यहां पर मैं स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूं, और अब वो मेरी 2 इनवॉइसेज जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं। तो यहां पर आप देखें कि मेरी ये 2 इनवॉइसेज जो हैं वो भी ऐड हो गई हैं, 2 कस्टमर्स भी मेरे पास ऐड हो गए हैं, और एक प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो भी यहां पर मेरे पास ऐड होके आ गई है। तो यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अब जो हमने अपनी इन इनवॉइसेस को, जो 2 इनवॉइसेस को इंपोर्ट करवाया है, तो अब यहां पर जाके हम किसी एक इनवॉइस को ओपन करके भी देख लेते हैं। जैसे देखेंगे कस्टमर 102 है, यहां पर आके मैं जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो इनवॉइस ओपन होगी, और देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर जो है वो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हो गया, और अब आप यहां पर देखें कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो है मेरे पास यहां पर अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो ऐड होके आ गया है। तो अब इसको जो है यहां पर हम क्लोज कर देते हैं, इसको इधर से हम क्लोज करते हैं ये। तो अब आपने ये भी देख लिया कि हम किस तरीके से अपनी इनवॉइसेस को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं दोनों केसेस में, कि एक जब हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर ऑलरेडी ऐड है क्विक बुक के अंदर, और एक केस ऐसा जिसके अंदर वो ऑलरेडी ऐड नहीं है। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं। अब हमने अपनी इंपोर्ट इनवॉइसेस वाला सेक्शन जो है इसको भी जो है वो हमने अपना
क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं आपकी सेल रिसीट की। तो इसी तरीके से हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आकर अब हम न्यू में आकर सेल रिसीट जो है वो उसको जो है वो पोस्ट करते हैं। यहां पर आए और यहां पर हम सेल रिसीट पे आ गए। अब मेरे पास जो है वो एक सेल रिसीट की जो है वो स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई। फॉर एग्जांपल यहां पर आके हम कह देते हैं कि कस्टमर, इसी तरीके से कस्टमर 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। वो सारी चीजें खुद ब खुद जो है वो एंटर कर लेगा। सेल रिसीट डेट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 21 सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, आज ही। उसके बाद अब इस केस में क्या चीज होगी कि आप किसी कस्टमर को कोई चीज सेल कर रहे हैं और वो कस्टमर एट द टाइम ही आपको पेमेंट भी कर रहा है। तो उसके लिए बजाय इसके कि आप इनवॉइस क्रिएट करें, फिर आप इनवॉइस क्रिएट करके जो है वो उस कस्टमर से पैसे रिसीव करें, तो आप डायरेक्टली जो है वो एक सेल रिसीट डाल देते हैं। अब सेल रिसीट के अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है कि कस्टमर का पेमेंट मेथड क्या है, यानी कि क्या वो आपको डायरेक्ट डेबिट के थ्रू अपने बैंक से पैसे पे कर रहा है, क्या वो अपने क्रेडिट कार्ड से आपको पैसे पे कर रहा है, क्या वो उसने आपको कोई चेक दिया है उसके थ्रू पैसे पे कर रहा है, या कोई कैश दिया है। हम कह देते हैं जी कस्टमर ने हमें कैश जो है वो डायरेक्टली दिया है। और कैश के अंदर भी अब मैंने जितने अपने बैंक अकाउंट्स ऐड किए हैं ना, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा दूसरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा पैटी कैश है, यानी पैटी कैश के अंदर वो पे कर रहा है, और ये मेरा एक और बैंक अकाउंट है। तो अब या तो वो पैसे हमारे बैंक के अंदर भी डिपॉजिट करवा सकता है, या वो पैसे हमें आके डायरेक्टली कैश भी दे सकता है, जिसको हम अपने पैटी कैश में रख सकते हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कस्टमर को हमने सेल किया और उसने आके डायरेक्ट जो है वो हमें पैसे जो है वो दे दिए। ठीक हो गया। तो अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर आके हम प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर आते हैं और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कस्टमर जो है वो हमसे एक फाइबर ऑप्टिक जो है ये केबल जो है वो खरीद के गया है। ये कस्टमर ने हमसे एक चीज खरीदी है, इसको हमने कर लिया, ठीक है। ये सारा का सारा डाटा जो है वो एंटर हो गया और यहां पर जो है वो अमाउंट भी आ गई। ठीक हो गया। अब यानी कि कस्टमर आया, कस्टमर ने हमें पे किया, एक चीज हमसे खरीदी है और वो डायरेक्ट हमें कैश देके चला गया, तो उसके लिए हम सेल रिसीट डाल देंगे और यहां पर हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं सेल रिसीट की जो है वो एक ऑप्शन थी। अब यहां पर जो है वो मैंने सेव एंड सेंड पे क्लिक किया था, तो अब वो मेरे से पूछ रहा है क्या मैं सेंड करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिनल ईमेल आईडीज तो है नहीं, तो जा तो सकती नहीं। तो फिलहाल मैं इसको जो है वो यहां से क्लोज कर देता हूं और यहां पर आके मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं और सेव एंड क्लोज पे यहां पे क्लिक कर देता हूं। तो ये जो है क्या कहते हैं मैंने अपनी जो है क्या कहते हैं एक सेल रिसीट जो है उसको जो है वो पोस्ट कर लिया है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आके ये मेरे पास जो है वो सेल रिसीट आ गई है। अब हम बात करते हैं अपनी पेमेंट की, यानी कि अगर कोई कस्टमर जो है वो हमें पे कर रहा है, तो यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर आके मैं न्यू ट्रांजैक्शन में आता हूं और यहां पर आके मैं पेमेंट में आ जाता हूं। यहां पर आके मैं पेमेंट में आया। अब पेमेंट में आके जो है फॉर एग्जांपल मैं अपना कस्टमर 1 जो है मैं कस्टमर 1 सेलेक्ट कर लेता हूं। उसी तरीके से यहां पर मैं सेंड लेटर के ऊपर टिक कर देता हूं। पेमेंट डेट फॉर एग्जांपल आज की ही है। अब आप ये देखें, जैसे ही मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, कस्टमर 1 पे क्लिक किया, उसकी जितनी भी ओपन इनवॉइसेस होंगी वो सारी की सारी मेरे पास आ जाएंगी। ये सारी की सारी उसकी इनवॉइसेस हैं। ठीक हो गया। अब जितने वो कस्टमर आपको पैसे देगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी पेमेंट्स को जो है वो क्लोज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ये एग्जाम्पल लेता हूं कि ये एक कस्टमर है और इसने जो है ना मुझे अपनी क्या कहते हैं जो इनवॉइसेस हैं, जनवरी की इनवॉइस की और फरवरी की इनवॉइस के पैसे दिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसकी एक जनवरी की इनवॉइस ओपन है, ये इसकी एक फरवरी की इनवॉइस ओपन है 180 की। तो ये 360 जो है ना इसने मुझे पे किया है। लेकिन अब यहां पर जो है वो एक सवाल ये आता है कि उसी तरीके से ये कस्टमर मुझे पे कैसे कर रहा है, या तो ये मुझे डायरेक्ट डेबिट से, या अपने क्रेडिट कार्ड से, या चेक से, या कैश से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कस्टमर ने अपने अकाउंट पे डायरेक्ट डेबिट के थ्रू जो है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, कोई भी बैंक अकाउंट मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो 360 मुझे पैसे भेजे हैं। और यहां पर जो है क्या कहते हैं उसने जो 360 पैसे भेजे हैं वो किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट भेजे हैं, 1051, तो रेफरेंस में मैं 1051 और 1071, ये इसकी दो इनवॉइसेस हैं। इन दो इनवॉइसेस के अगेंस्ट इसने मुझे पैसे भेजे हैं। तो यहां पर मैं इसको टिक कर देता हूं और यहां पर इसको टिक कर देता हूं। देखिए मैंने दो इनवॉइसेस टिक की तो ये मेरे पास पेमेंट्स आ गई 180, 180, 360।
अब अगर इसने मुझे कम पेमेंट की होती तो यहां से मैं पेमेंट को कम भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं 100 करूंगा तो इसकी ये पार्शियल पेमेंट हो जाएगी और ये 280 हो जाएगा। ठीक हो गया। फिलहाल के लिए मैं इसे 180 कर देता हूं। तो आप देखें ये इसने मुझे 2 इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट की है और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। अब आप देखिए इसकी जितनी इनवॉइसेस ओपन है सारी मेरे पास आ रही हैं, तो वो जिस इनवॉइस के अगेंस्ट भी पे करेगा उस इनवॉइस को जो है वो हम यहां पर लिख देंगे। ठीक हो गया। और यहां पर आकर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। ये नहीं, मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं मेरी पेमेंट जो है वो भी मेरे पास रिकॉर्ड हो गई है। ये देखें ये मेरे पास पेमेंट आ रही है, यहां पर पेमेंट को भी जो है मैं टिक कर देता हूं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने टाइम चार्ज के बारे में कि ये जो हमारा टाइम चार्ज है ये टाइम चार्ज क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके पास यहां पर क्विक बुक पे। क्विक बुक पे आने के बाद यहां पर अब आप देखें हम आएंगे न्यू में। न्यू में आने के बाद जो है यहां पर हम आ जाते हैं अपने टाइम एक्टिविटी के अंदर। यहां मैं टाइम एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूं। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं टाइम एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास जो है ये एक स्क्रीन जो है वो ये ओपन होके जो है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी जो है क्या कहते हैं सितंबर के महीने में किसी कस्टमर को जो है हमने अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 सितंबर। ठीक हो गया। अब यहां पर कस्टमर जो है सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर 1 ही सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कस्टमर 1 सेलेक्ट कर लिया। सर्विसेज हमने जो है वो कौन सी दी हैं, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी हमने अकाउंटेंसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। अब ये जो है ना ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है बिल एबल आर, यानी कि पर आर हम कस्टमर को जो है वो कितना चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम कह देते हैं कि पर आर कस्टमर को हम 30 पाउंड्स जो है वो चार्ज करते हैं। अब यहां पर हमने अपना स्टार्ट और एंड टाइम जो है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल यहां पर हम अपना स्टार्ट टाइम जो है स्टार्ट टाइम हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 1 और यहां पर हम अपना एंड टाइम जो है एंड टाइम हम अपना लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 9। ठीक हो गया। और जो ब्रेक है यानी कि इस दौरान 1 बजे से लेकर 9 बजे तक जो हमने 20 तारीख को काम किया है इस दिन में हमने जो ब्रेक है वो कितनी देर के लिए है, ये आवर्स हैं और ये मिनट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 0 आवर और मैंने जो है क्या कहते हैं तकरीबन 30 मिनट्स की जो है वो ब्रेक की है। अब ये मेरे पास 30 मिनट्स की ब्रेक हुई है तो इसका मतलब है कि जो मेरे टोटल वर्किंग आवर्स हैं 8 में से वो 7 आवर्स और 30 मिनट्स बने हैं और 30 रुपीज के हिसाब से जो है ये 225 जो है वो मेरा रेट जो है वो बनता है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन 20 सितंबर 2024। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर ये जो नेम आ रहा है ना आपके पास, यहां पर देखें नेम में 2 चीजें हैं। नेम में या तो आपका कोई एम्प्लॉय का नेम आएगा, ठीक हो गया, जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है, या तो फिर आपका कोई सप्लायर आएगा कि आपने सर्विसेज कहीं बाहर किसी सप्लायर से ली हुई है और वो आप आगे आउटसोर्स कर रहे हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं। यहां पर जो है मेरे पास ये सप्लायर है, लेकिन यहां पर जो है ना मैं ऐड न्यू पे आके जो है ना क्या कहते हैं यहां पर एक एम्प्लॉय का नेम जो है ना वो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय 1। ठीक है, ये मैंने एम्प्लॉय 1 जो है यहां पर ऐड कर दिया। ये मैंने एम्प्लॉय 1 जो है यहां पर एक ऐड कर दिया कि मेरा एम्प्लॉय 1 है वो जो है ये सर्विसेज दे रहा है। और यहां पर जो है मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं और यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आके मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो ये टाइम एक्टिविटी जो है ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब आप देखें ये मेरे पास 20 सितंबर को ये एक टाइम चार्ज जो है ये यहां पर आ गया। ठीक हो गया। और ये अब मेरे पास यहां पर आ रहा है 0। अभी ये 0 पाउंड आ रहा है। अब जो है ना हम इसको एडिट पे जाके देखते हैं कि ये हमारे पास 0 जो है वो क्यों आ रहा है। यहां पर हम एडिट पे आते हैं। अब आप देखें यहां पर जब मैं एडिट पे आया तो ये मेरे पास यहां पर जो है बिलेबल आर में अमाउंट हो गई थी 0 जब मैंने अपना वहां से एम्प्लॉय ऐड किया होगा। तो इसको मैं दोबारा 30 कर देता हूं और यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं।
तो अब आप देखें, अब मेरे पास ये जो टाइम चार्ज आ रहा है ये मेरे पास 225 आ रहा है और ये ओपन आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस टाइम को जो है वो इनवॉइस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दूं। तो यहां पर आके मैं कन्वर्ट टू इनवॉइस पे आ रहा हूं और जैसे ही मैं कन्वर्ट टू इनवॉइस पे आऊंगा तो मेरे पास जो है वो एक इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो मेरे पास ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देखें मेरे पास इनवॉइस की स्क्रीन आ जाएगी। ये मेरे पास जो है वो इनवॉइस की जो है वो स्क्रीन ओपन हो गई है। यहां पर अब आप देखें ये मेरे पास इनवॉइस की स्क्रीन ओपन हो गई है। वही देखें आप, सर्विस डेट है 20 सितंबर, अकाउंटेंसी सर्विसेज, ये डिस्क्रिप्शन है 7.5 और 30 रेट है और ये सारी चीजें मेरे पास जो है वो आ रही हैं। यहां पर अब मैं इसको जब सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरे टाइम चार्ज से जो है वो इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पर जो है ना वो मुझे कुछ कह रहा है समथिंग नॉट राइट, मैंने अपना वैट जो है वो सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहां पर मैं आ रहा हूं और यहां पर आके जाहिर बात है मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। मैं कहता हूं मैं अपनी सर्विसेज अगर तो विद इन यूके दे रहा हूं तो मैं अपना वैट चार्ज करूंगा, अगर आउटसाइड यूके दे रहा हूं तो मैं वैट चार्ज नहीं करूंगा। यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं ये सर्विसेज मैं विद इन यूके दे रहा हूं तो इसके अंदर जो है मैं वैट चार्ज कर लेता हूं 20% और यहां पर जो है मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देखिए मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो मेरी इनवॉइस है वो जो है वो क्रिएट हो चुकी है टाइम चार्ज से। आप ये देखें यहां पर मैं आया और ये मेरे पास इनवॉइस जो है ये आप देखें ये 270 की इनवॉइस मेरे पास क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं और ये मेरा जो है ये टाइम चार्ज जो है ये भी मेरा टाइम चार्ज भी जो है वो भी मेरा हो गया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा अभी इसके अंदर जो हमने अपनी इनवॉइसेस के अंदर करना है, जो इनवॉइसेस पोस्ट कर रहे हैं उसमें है डिलेड चार्ज का। अब ये डिलेड चार्ज होता क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद जो है चल के हम इसको क्विक बुक के अंदर जो है वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना क्या कहते हैं मैं आपको डिलेड चार्ज के बारे में बता दूं। डिलेड चार्ज जो है ना बेसिकली क्विक बुक के अंदर एक ऐसी नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन होती है जो कि पोस्ट नहीं होती, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कस्टमर को फ्यूचर के अंदर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज देनी है तो उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं आप डिलेड चार्ज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और जब आप उसको वो सर्विस दे चुकते हैं तो उसके बाद आप उसको उस टाइम पीरियड में जब आप उसको इनवॉइस करना चाहते हैं तो उसको इनवॉइस में जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अभी जब हम क्विक बुक के अंदर करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम करते हैं। ये बेसिकली डिलेड चार्ज जो है वो पोस्ट किया क्यों जाता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। अगर हमने अपने सबसे पहले नंबर पे हम जो हमारे फ्यूचर रेवेन्यूज होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए कि फ्यूचर के अंदर हमने किस किस को सर्विसेज देनी और कितना रेवेन्यू हमारे पास आना है, उस पर्पस के लिए जो है ना हम ये डिलेड चार्ज जो है ना वो क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले दूसरे नंबर पे कि ये एक नॉन पोस्टिंग एंट्री होती है, मतलब ये हमारे अकाउंट्स को हिट नहीं करती जब तक कि हम इसको इनवॉइस में क्रिएट ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस होल्डर के तौर पे रहती है जो कि हमें बताती रहती है कि हमें फ्यूचर में इतने पैसे जो हैं वो आने के चांसेस हैं जिससे हम अपने कैश फ्लो को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल ये कुछ केसेस के अंदर पार्शियल इनवॉइसेस के लिए भी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर मल्टीपल चीजें जो है हमसे परचेज कर रहा है टाइम बाय टाइम तो उसको भी जो है हम वो डिलेड चार्ज के जरिए जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं हम चलते हैं क्विक बुक के अंदर और क्विक बुक के अंदर देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर न्यू में आएंगे और यहां पर न्यू में आके यहां पर अब हम ये देखें यहां पर हम न्यू में आते हैं और यहां पर आके हम डिलेड चार्ज पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। यहां पर हम डिलेड चार्ज पे आए, मैंने डिलेड चार्ज पे क्लिक किया, अब मेरे पास जो है वो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां पर मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो रही है। फॉर एग्जांपल अब यहां पर उसी तरीके से हम अपना कस्टमर 1 जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अब हम इस केस में क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कस्टमर जो है मेरे से 1 अक्टूबर में एक कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो मेरे से लेगा 500 की। तो अभी ये जो है हमारी कस्टमर के साथ बात हो गई है कि कस्टमर हमसे 500 की सर्विसेज लेगा, ली नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हमें पता है कि हमने उसको 1 अक्टूबर में जो है वो कोई ना कोई इनवॉइस करनी है, तो उसके लिए जो है ना हम एक डिलेड चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर आके हम अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं जी फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग सर्विसेज, हम उसको दे रहे हैं अक्टूबर के मंथ के लिए, ये हमने उसको कंसल्टिंग सर्विसेज दी और ये कंसल्टिंग सर्विसेज कितने की हैं, फॉर एग्जांपल 500 की हैं।
500 की, यहां पर हम वैट ले लेते हैं 20% और इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब ये मैंने जो है एक डिलेड चार्ज जो है मैंने अपना 21 सितंबर को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये मेरे पास 21 सितंबर को एक डिलेड चार्ज जो है वो आ गया है। यानी कि अब मैंने एक एस्टिमेट बना लिया कि यार इस बंदे को मैंने यकुम अक्टूबर को जो है ना वो इनवॉइस करनी है, इसने मेरे से सर्विसेज लेनी है। अब उसी तरीके से डिलेड चार्ज भी अभी तक ये डिलेड चार्ज ओपन है और ये आपके अकाउंट्स के अंदर कहीं पे भी हिट नहीं हुआ। ये सिर्फ अभी आपने सिर्फ क्रिएट किया हुआ है अपने फ्यूचर रेवेन्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे अक्टूबर में 600 रुपए जो है वो आएंगे। अब इसको मैं इनवॉइस में भी क्रिएट कर सकता हूं। किस तरीके से? यहां पर मैं क्रिएट इनवॉइस पे आऊंगा। यहां पर क्रिएट इनवॉइस पे आने के बाद जो है यहां पर आप देखें, यहां पर मैं क्रिएट इनवॉइस में आया। क्रिएट इनवॉइस में आने के बाद अब यहां पर अब आप अपनी इनवॉइस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसने सारी चीजें ली हुई हैं। यहां पर अब आप देखें इनवॉइस रेट, जैसे ही आप देखें यकुम अक्टूबर आएगी, हम यकुम अक्टूबर के अंदर जब वो टाइम आएगा हम इसकी जो है वो इनवॉइस में क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इनवॉइस बना ली, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं और इसको मैं अब सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें ये मेरे पास जो है वो इनवॉइस सेव हो गई है और अब ये जो मेरा डिलेड चार्ज है, जो मेरे पास डिलेड चार्ज था, ये कन्वर्ट हो चुका है। किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है? इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और उस इनवॉइस की डेट जो है वो 1 अक्टूबर है। इनवॉइस तो मुझे उस टाइम पोस्ट करनी चाहिए थी जब वो डेट आती। अभी मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये इनवॉइस जो है वो पोस्ट की है। तो ये जो है क्या कहते हैं हमारा ओवरऑल जो है, अब ये सारा जो है हमारा ओवरऑल एक अकाउंट रिसीवेबल साइकिल के अंदर डिलेड चार्ज भी हो गया। ये हमारा था कि किस किस तरीके से हम अपनी इनवॉइसेस को जो है वो क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा जो है वो डिटेल इसका जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है कि जो हम अपनी पेमेंट रिसीव्ड करते हैं कस्टमर से, जैसे कि अभी भी हमने देखा था पेमेंट्स के अंदर जाके कि हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, या तो कस्टमर हमें कैश दे देता है या हमें बैंक के अंदर पैसे दे देता है। उसी तरीके से देखें ये आपकी कैश पेमेंट है या कस्टमर डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवा देता है या कस्टमर आपको चेक दे देता है या आप पेमेंट रिसीव करते हैं डिफरेंट पेमेंट गेटवे से, फॉर एग्जाम्पल पेपॉल, स्ट्राइप, गो कार्डलेस। इनको जो है हम आगे चल के जब हम अपने बैंकिंग के सेक्शन में आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, जैसे आप पार्शियल पेमेंट रिसीव कर लेते हैं किसी कस्टमर से, आपकी 180 की इनवॉइस है, कस्टमर ने आपको 100 पे कर दिया, ये पार्शियल पेमेंट है। और इसी तरीके से मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट जैसे आप पेमेंट रिसीव करते हैं, जैसे अभी हमने की थी 360 पाउंड्स रिसीव किए थे 2 इनवॉइसेस के अगेंस्ट, तो वो चीज है। तो ये पेमेंट जो हम रिसीव करते हैं कस्टमर से ये वो है। बाकी इसको ओवरऑल जब हम बैंकिंग सेक्शन के अंदर आएंगे तो इसको डिटेल के अंदर जो है वहां पर हम जाकर देखेंगे। और अब जो है अब हम अपनी नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्रेडिट नोट के बारे में। इसी तरीके से अब हम 1 बाय 1 जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्रेडिट नोट को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहली चीज है फुली एलोकेट। फॉर एग्जांपल आपकी एक इनवॉइस है और आप अपनी इनवॉइस को जो है वो फुली जो है वो क्रेडिट नोट के थ्रू जो है वो एलोकेट करवा दें। फिर होता है आपका पार्शली एलोकेट। फॉर एग्जांपल आपकी इनवॉइस है 180 की, लेकिन आप उसमें से 80-90 जो है वो आप क्रेडिट नोट रेज करें तो 80-90 आपकी इनवॉइस के साथ एलोकेट हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो 90 बन जाएगी। उसी तरीके से आपका एक जो क्रेडिट नोट होता है वो आपका क्रेडिट नोट होता है आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए। वो जो क्रेडिट नोट आपका क्रिएट होता है वो आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए जो है वो क्रिएट होता है। तो एक चीज आपकी ये होती है। और एक आपका होता है रिफंड रिसीट। रिफंड रिसीट क्या चीज होती है? फॉर एग्जांपल कि अब आपने जो है क्या कहते हैं कस्टमर को एक सेल की और कस्टमर ने जो है वो आपको पेमेंट कर दी, लेकिन अब बाद में पता चला कि ये जो आपको कस्टमर ने क्या कहते हैं पेमेंट की है, ये पेमेंट जो कस्टमर ने आपको की है ये तो अब आपने कस्टमर को सर्विसेज देनी नहीं है। तो उस केस के अंदर आपको कस्टमर को जो है वो रिफंड करना पड़ता है और इसको बोलते हैं रिफंड रिसीट। और फिर इसी तरीके से हम एंड में बात करेंगे डिलेड क्रेडिट के बारे में। तो जैसे हमने अपनी इनवॉइसेस को देखा था उसी तरीके से हम 1 बाय 1 अपने क्रेडिट नोट को भी जो है वो
देखते हैं। सबसे पहले जो है ना क्या कहते हैं, हम आ जाते हैं अपने क्रेडिट नोट पे जो कि हमारा फुली एलोकेट हो रहा होगा। यहां पर हम आ जाते हैं क्विक बुक के अंदर। उसी तरीके से हम यहां पर न्यू में आ जाते हैं और न्यू में आके जो है एक क्रेडिट नोट जो है वो पोस्ट कर देते हैं। यहां हम क्रेडिट नोट पे आते हैं। क्रेडिट नोट पे आने के बाद जो है यहां पर अब उसी तरीके से हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपका कस्टमर 1। जैसे यहां पर मैंने कस्टमर 1 सेलेक्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास आ गई। ठीक हो गया। क्रेडिट नोट की जो डेट है वो क्या है, डेट हम आज की सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब ये आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर 1 को जो है ना फॉर एग्जांपल 150 प्लान बेचा था, तो 150 प्लान का ही जो है ना हम क्रेडिट नोट जो है वो कस्टमर को एलोकेट कर रहे हैं। यहां पर ये चीज आ गई और अब ये क्रेडिट नोट जो है वो मेरे पास पोस्ट हो गया। यहां पर आके अब मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं। यहां पर मैंने आके इसको सेव एंड क्लोज किया। अब आप देखें जैसे ही मैंने क्रेडिट नोट पोस्ट किया है, क्विक बुक क्या काम करता है कि जैसे ही आप कोई क्रेडिट नोट पोस्ट करते हैं और वो एग्जैक्टली किसी इनवॉइस से मैच हो रहा होता है, तो क्विक बुक ऑटोमेटिकली खुद ही उसको जो है वो जाके एलोकेट करवा देता है। जैसे आप ये देखें यहां पर मैंने ये क्रेडिट नोट पोस्ट किया था 180 का और उसने इसको अप्लाई भी करवा दिया है, यानी कि इसको खुद ही जो है वो अप्लाई करवा दिया गया है इस क्रेडिट नोट को। और यहां पर आप देखें कि किसके साथ अप्लाई करवाया गया है, यहां पर क्लोज, ये इनवॉइस थी, इसको क्लोज कर दिया गया होगा। अब ये देखने के लिए कि क्विक बुक ने इसको खुद ब खुद किसके साथ एलोकेट करवाया है, यहां पर जो है हम व्यू एंड एडिट के ऊपर आ जाते हैं। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं व्यू एंड एडिट के ऊपर आया, मैंने इसको ओपन किया, आप देखें ये मेरे पास क्रेडिट नोट था और ये 180 का क्रेडिट नोट था। यहां पर ये देखें मेरे पास जो है वो रिफंड स्टेटस पेड लिखा हुआ है और ये मेरे पास 1 पेमेंट है। यहां पर मैं 1 पेमेंट के ऊपर आता हूं और इसके ऊपर आ जाता हूं। अब यहां पर जो है मैं जब आया तो आप ये देखें कि क्विक बुक ने ऑटोमेटिकली जो आपकी सबसे पुरानी इनवॉइस थी इस कस्टमर की 180 की, उसके साथ इसको एलोकेट करवाया हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी एलोकेशन किसी और के साथ करवाएं, तो वो आप इसकी एलोकेशन किसी और के साथ जो है वो खुद से भी जो है वो करवा सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया। तो ये तो था कि हमने क्रेडिट नोट पोस्ट किया और खुद ब खुद क्रेडिट नोट जो है वो क्विक बुक ने उठा के जो है वो एलोकेट करवा दिया, क्योंकि ये फुली एलोकेट था, 180 की अमाउंट थी, इसलिए क्विक बुक को पता था कि 180 की अमाउंट है और एक ओल्ड इनवॉइस 180 की पड़ी हुई है, तो क्विक बुक ने खुद ही उसके साथ जाके जो है वो एलोकेट करवा दिया। और इसको देखने के लिए ये जो आपके पास पेमेंट का सेक्शन दिया हुआ है, यहां पर आके आप इसको जो है वो व्यू कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। यहां पर ये तो हो गया हमारा क्रेडिट नोट जो कि हमने फुली एलोकेट करवाया था। अब हम बात करते हैं अपने क्रेडिट नोट की पार्शली एलोकेट की। मींस कि हमने क्रेडिट नोट एलोकेट तो करवाना है लेकिन पार्शली एलोकेट करवाना है। अब वो किस तरीके से हम करेंगे वो हम यहां पर आ जाते हैं और उसी तरीके से यहां पर न्यू में आ जाता हूं मैं और न्यू में आके क्रेडिट नोट जो है वो पोस्ट करता हूं। अब पहले तो मैंने क्या काम किया था, 180 की इनवॉइस थी तो 180 पोस्ट किया था, तो उसने खुद ही जाके उसको एलोकेट करवा दिया। आप चाहें तो जाके उसकी एलोकेशन खत्म करके अपनी मर्जी से भी उसकी एलोकेशन करवा सकते हैं। अब यहां पर उसी तरीके से मैं कस्टमर 1 जो है वो कस्टमर 1 ले लेता हूं। ये मेरे पास आ गया। यहां पर मैं सेंड लेटर पे क्लिक कर देता हूं। अब इसी तरीके से यहां पर आके मैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर आके यहां पर मैं लिख देता हूं जी आपका 150, ये रहा। और अब जो मैं अमाउंट लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अमाउंट लिख देता हूं, लेट्स सपोज 75, ये मैंने 75 की अमाउंट लिख दी। ठीक है। और अब यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करवा देता हूं। अब ये मैंने क्रेडिट नोट पोस्ट किया 75 को और 15 वैट है, तो टोटल 90 का क्रेडिट नोट जो है वो मैंने यहां पर जो है वो पोस्ट किया है। ठीक है। अब यहां पर मैं आ जाता हूं और ये देखें इसी तरीके से ये कस्टमर 1 है और ये 90 है। ठीक हो गया। ये इसने अप्लाई किया हुआ है और उसी तरीके से ये ऊपर जो है वो इसकी पेमेंट मेरे पास दी हुई है। अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके इसको व्यू पे चेक करता हूं कि क्या चीज है। ये मेरे पास आप देखें ओपन होगा।
और यहां पर आप देखें अब उसने क्या काम किया है, खुद ब खुद जो आपकी सबसे पुरानी इनवॉइस है क्विक बुक ने यहां पर 90 जो है वो एलोकेट करवा दिया है सबसे पुरानी इनवॉइस के साथ। आप चाहें तो आप इसकी एलोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, इसको किसी और इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो भी आप एलोकेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर मैं इसको जो है वो सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। ये मेरे पास जो है ना क्या कहते हैं क्रेडिट नोट हो गया, जो कि पार्शली जो है वो एलोकेट हो रहा है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास पार्शली एलोकेट की एग्जांपल थी, ये ले ठीक हो गया। ये आप समझें कि ये क्विक बुक का एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर खुद ब खुद जो है वो क्विक बुक जो है वो इनवॉइसेस को जो है वो आपस में एलोकेशन जो है वो उसकी करवा देता है। ठीक है। अदर देन दैट अगर आप जीरो की बात करें तो जीरो के अंदर आपको जो है वो उसको खुद से एलोकेट करवाना पड़ता है, यहां पर वो खुद ब खुद जो है वो एलोकेट कर देता है, आप जाके बाद में उसकी एलोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा क्रेडिट नोट जो कि आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो है वो एलोकेट हो। हमने बात कर ली कि एक ऐसा क्रेडिट नोट जो फुली एलोकेट हो, एक ऐसा क्रेडिट नोट जो कि आपका पार्शली एलोकेट हो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे क्रेडिट नोट की जो कि आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ जो है वो एलोकेट हो जाएगा। उसके अंदर हम क्या काम करते हैं उसी तरीके से हम यहां पर आते हैं, यहां पर आके हम क्रेडिट नोट में आते हैं और यहां पर क्रेडिट नोट में आके फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर जो है क्या कहते हैं हम कस्टमर 1 सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर 1 को हम करते हैं जी सेंड लेटर। इसी तरीके से यहां पर हम आते हैं, यहां पर आके हम इसकी सर्विसेज लेते हैं 150। ठीक हो गया। एक हम इसका ये एलोकेट करवाते हैं, ठीक हो गया प्लान पूरे का पूरा। दूसरा हम यहां पर आते हैं, हमने आपको याद होगा कि सबसे पहले जो अपनी एक इनवॉइस पोस्ट की थी ये कस्टमर 1 की, अब थोड़ा मैं जरा डिफरेंट करने लगा हूं ताकि आपको पता चले कि मल्टीपल के साथ कैसे होता है। ये कंसल्टिंग सर्विसेज जो है ना, ये सर्विसेज जो हमने इस कस्टमर को दी थी ना 1200 की, ये भी जो है ना हमने इसको खत्म करवानी है। तो अब ये मैं इसकी दूसरी लाइन पे आता हूं और यहां पर आके मैं सर्विसेज सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। और यहां पर आके जो है मैं डिस्क्रिप्शन में कंसल्टिंग सर्विसेज लिख देता हूं और ये थी 1000 की और इसके ऊपर जो वैट था 20% स्टैंडर्ड, तो ये 1200 की। तो अब ये टोटल मेरे पास जो क्रेडिट नोट है ये मेरे पास 1380 का जो है वो क्रेडिट नोट इस टाइम मेरे पास जो है वो पड़ा हुआ है। अब मैं यहां पर इसको सेव एंड क्लोज करता हूं और ये देखता हूं कि क्विक बुक इसको किस तरीके से एलोकेट करवाता है, क्या सही एलोकेट करवाता है या वहां पे चेंजिंग होती है। क्योंकि अब टेक्निकली ये 1200 वाली इनवॉइस क्रेडिट नोट जो है ये मेरी जो 1200 वाली इनवॉइस है उसके साथ एलोकेट होना चाहिए, और ये जो मेरा 180 वाला क्रेडिट नोट है ये प्लान वाला, ये जो मेरी सबसे ओल्ड इनवॉइसेस हैं उनके साथ जो है वो एलोकेट होना चाहिए। तो यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं, यहां पर इसको मैंने सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। अब यहां पर जब सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो आप ये देखें ये जो मेरा क्रेडिट नोट था ये खुद ब खुद अप्लाई भी हो गया और यहां पे ये क्लोज हो रहा है। अब मैं इसको जाके देखता हूं कि इसकी एलोकेशन क्विक बुक ने कैसे करवाई है, क्या क्विक बुक ने सही करवाई है या इसकी मुझे एलोकेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो अब आप देखें यहां पर मेरे पास जो है वो ओपन हो गया और देखें यहां पर अब ये जो एलोकेशन हुई है क्विक बुक ने जो करवाई है वो एलोकेशन गलत है, क्योंकि यहां पर देखें क्विक बुक ने जो सबसे पुरानी इनवॉइसेस थी उनके साथ इसको एलोकेट करवा दिया है, जबकि ये गलत है। ठीक हो गया। यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। सबसे पहले तो आप देखें जो मैंने 1200 था 1200 तो मेरा इस इनवॉइस के अगेंस्ट एलोकेट होना चाहिए ना, क्योंकि जो मैंने क्रेडिट नोट एलोकेट किया वो तो इस इनवॉइस के अगेंस्ट किया है, तो 1200 मेरा ये हो गया। इसका मतलब है कि क्विक बुक सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है कि जब भी क्रेडिट नोट पोस्ट करता है जो सबसे पुरानी इनवॉइसेस होती हैं ऑटोमेटिकली उनके साथ जाके ही जो है वो उसको एलोकेट करवा देता है। जबकि अब इसकी सही एलोकेशन क्या थी कि 1200 इसके साथ एलोकेट होना चाहिए था, 90 इसके साथ एलोकेट होना चाहिए था जो कि इनवॉइस बचती थी पूरी की पूरी, और बाकी इस इनवॉइस के साथ जो है वो 90 जो है वो इस इनवॉइस के साथ एलोकेट होना चाहिए था। तो ये 1380 की पेमेंट थी और ये 1380 जो है वो इस तरीके से एलोकेट होना चाहिए था। और यहां पर जो है वो आके अब आप सेव एंड क्लोज क्रेडिट नोट, यहां पर इसको क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करेंगे 1380 वाले को, ठीक हो गया। यहां पर आके अब सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे, मींस
कि ये क्रेडिट नोट है 1380 का, और ये किस किस के साथ एलोकेट हुआ है, 1200 इसके साथ, 90 इसके साथ, 90 इसके साथ, और यहां पर आके अब हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। द ट्रांजेक्शन यू आर एडिटिंग इज लिंक्ड टू अदर्स, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई इट? यस, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस तरीके से एलोकेट हो, हम इस तरीके से इसकी एलोकेशन करना चाहते हैं। अब आप देखें, अब जब यहां पर मैं व्यू और एडिट के ऊपर आऊंगा, मैंने इसकी एलोकेशन कर दी है, और अब जब मैं इसको देखूंगा तो ये एलोकेशन वही एलोकेशन हुई होगी जो एलोकेशन हमने की है। यहां पर हम आ जाते हैं, ये देखें, ये एलोकेशन 90, 90 और 1200, तो ये वही एलोकेशन है, ठीक है, जो हमने की थी। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आके जो है अब ये एलोकेट करवाया था हमने मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ, यहां पर हम इसको जो है वो क्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने रिफंड रिसीट के बारे में, यानी कि अब हम एक ऐसी कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक कस्टमर था, कस्टमर को हमने सेल की, कस्टमर ने जो है कि कहते हैं हमें पैसे दे दिए, हमको कस्टमर ने पैसे दे दिए। अब हमने जो पैसे लिए कस्टमर से, तो हमें ये चीज पता चली कि यार वो जो कस्टमर ने हमें पैसे दिए थे, वो पैसे कस्टमर ने हमें गलत दिए थे, और वो पैसे अब हमें कस्टमर को वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर बात है आपने एक सेल की, सेल के अगेंस्ट पैसे ले लिए, तो जाहिर बात है जब सेल के अगेंस्ट आपने पैसे ले लिए तो वो तो सेल क्लोज हो गई आपकी, वो इनवॉइस तो एलोकेट हो गई। अब आपने दोबारा से कस्टमर को जो है वो पैसे रिफंड करने हैं, तो उसके लिए रिफंड रिसीट जो है वो यूज होता है। अब वो हम किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं, वो हम यहां पर आते हैं। सबसे पहले जो है ना हम एक सिनेरियो जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर आते हैं और एक इनवॉइस जो है वो पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आते हैं इनवॉइस पे, यहां इनवॉइस पे आए, इनवॉइस पे आके जो है कस्टमर पे आए। ये कस्टमर ने जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें जो है ये कस्टमर नंबर आप कह लें कि कस्टमर नंबर 21, ये कस्टमर नंबर 21 है। ये कस्टमर नंबर 21 को हमने एक इनवॉइस की, ठीक है, 21 सितंबर को। लेट्स सपोज हम कह देते हैं जी हमने 1 सितंबर को इनवॉइस की, इसे 1 सितंबर को इसे इनवॉइस की। हमने जी कस्टमर को कहा कि हम जो है ना आपको कोई सी भी सर्विसेज देंगे, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी अकाउंटिंग सर्विसेज देंगे, ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं अकाउंटेंसी सर्विसेज, ठीक है। यहां पर जी हम कह देते हैं जी 100। वैट रेट जी हम कह देते हैं विद इन यूके दे रहे हैं तो 20%, आउटसाइड यूके दे रहे होते हैं तो 0%, ठीक है, विद इन यूके दे रहे हैं। ये हमने कस्टमर को जो है ना एक इनवॉइस कर दी। यहां पर जो है ना हम इसको कर देते हैं सेव एंड क्लोज, कस्टमर 21 को, ये हमने 1 सितंबर को कर दिया इसको इनवॉइस, ठीक हो गया। अब ये सेव एंड क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 1219 इनवॉइस है, ठीक हो गया। यहां पर हम 1 सितंबर पे आ जाते हैं, ये 1 सितंबर पे 1219, ये 1219 इनवॉइस कस्टमर 21 की, इससे जो है हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस कस्टमर से जो है वो हमने पेमेंट रिसीव कर ली। यहां पर हम रिसीव पेमेंट पे आ जाते हैं। अब रिसीव पेमेंट पे आने के बाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस कस्टमर ने जो है हमें 15 सितंबर को, लेट्स सपोज 15 सितंबर को इस कस्टमर ने हमारे डायरेक्ट डेबिट के थ्रू जो है हमारे बैंक के अंदर पैसे भेज दिए थे, ठीक हो गया। यहां पर हम इसको इनवॉइस हमने सेलेक्ट की हुई है 120 की, यानी ये 120 रुपए इस कस्टमर ने जो है अपने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू हमारे अकाउंट में जो है वो भेज दिए थे। और रेफरेंस क्या था, रेफरेंस इनवॉइस रेफरेंस लिख देते हैं, यानी 1219 इनवॉइस के अगेंस्ट भेज देते हैं, और यहां पर हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें यहां पर मैंने सेव एंड क्लोज किया, तो अब आप यहां पर देखें कि मेरे पास जो 1219 इनवॉइस है ये मेरे पास क्या हो गई, पेड हो गई। अब ये हमने एक इनवॉइस क्रिएट की और ये पेड हो गई। बाद में हम ये अज्यूम करते हैं कि कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जो हमने उसको अकाउंटेंसी सर्विसेज देनी थी वो हमने उसको दी ही नहीं, हमने उसको इनवॉइस की, उसने हमें पेमेंट की, अब हमने उसे सर्विसेज नहीं दी, अब हमने उसको पैसे वापस करने हैं। तो ये पैसे हम वापस किस तरीके से करेंगे, इन पैसों को वापस करने के लिए जो है जो चीज होती है वो हम करते हैं रिफंड रिसीट, ठीक हो गया। यहां पर हम आ जाते हैं और रिफंड रिसीट पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। ये हमने रिफंड रिसीट पे क्लिक किया, ये मेरे पास रिफंड रिसीट जो है वो ओपन हो जाएगी। और अब उस कस्टमर को जो है, हम कौन सा कस्टमर था हमारे पास, कस्टमर 21, यहां पर हम आ जाते हैं, ये कस्टमर 21 को सेलेक्ट कर लेते हैं
ये उसी तरीके से सब कुछ सेलेक्ट हो गया और आज की डेट में 21 सितंबर को हम कस्टमर को जो है वो पैसे वापस कर देते हैं। अब किसके थ्रू वापस करेंगे? फॉर एग्जांपल हम जी कहते हैं हमने कैश जो है वो कस्टमर के अकाउंट में अपने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू कर देते हैं। हमने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू जो है डायरेक्ट डेबिट के थ्रू हमने कस्टमर को जो है वो पे कर दिया। ठीक है, हमने कस्टमर को बेची क्या चीज थी? हमने कस्टमर को बेची थी अकाउंटिंग सर्विसेज। ठीक है, यहां पर हम कर देते हैं जी अकाउंटिंग सर्विसेज पेमेंट रिफंड। ठीक है, यहां पर हम इसको रिफंड कर रहे हैं। क्वांटिटी 1 है, 100 थी, ठीक है अमाउंट, और इसमें वैट कितना था? वैट था हमारा 20%, तो ये 120 रुपए 120 रुपए हम कस्टमर को रिफंड कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में से। बैंक अकाउंट जो भी हमारा होगा वही बैंक अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं हम अपने इसी बैंक अकाउंट से जो है ना वो पैसे वापस कर रहे हैं। अब ये है कि मैसेज, अगर आप कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं अपनी रिफंड रिसीट के ऊपर तो वो भी आप यहां पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर लिख देते हैं जी के अमाउंट रिफंडेड अगेंस्ट इनवॉइस, मेरा ख्याल है 1219 थी, यानी कि हम 1219 इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो पैसे रिफंड कर रहे हैं। और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देखें जैसे ही मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया उसने कहा रिफंड सक्सेसफुली इशूड, यानी हमने कस्टमर को जो है वो पैसे दे दिए हैं। तो ये था हमारा रिफंड रिसीट। ठीक हो गया, ये हमारे पास रिफंड रिसीट जो है वो आ गया। ये देखें ये मेरे पास रिफंड है कस्टमर 21 को जो 120 हमने पे किए हैं। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं रिफंड रिसीट का सेक्शन। ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन भी हमारा जो है वो खत्म हो गया है। अब जो हमारी अगली चीज आती है वो हमारी अगली चीज आती है डिलेड क्रेडिट की। अब सबसे पहले डिलेड क्रेडिट पे जाने से पहले उसी तरीके से हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या है। यहां पर हमारे पास डिलेड क्रेडिट जो है वो दिया हुआ है। ये डिलेड क्रेडिट जो है ये उसी तरीके से डिलेड चार्ज की तरह ही है। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी कस्टमर को जो है वो क्रेडिट जो है वो देना है और आपको पता है कि आपने उसको फ्यूचर में क्रेडिट देना है, तो उसके लिए जो है आप पहले से ही जो है एक डिलेड क्रेडिट जो है वो अपना बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यार फ्यूचर में आपने ये क्रेडिट्स जो है वो कस्टमर्स को जो है वो देने हैं, ताकि उसके थ्रू जो है आपको पता चल सके कि अब आपने कस्टमर से इतने नहीं बल्कि इतने पैसे जो है वो रिसीव करने होंगे। उसी तरीके से ये आपकी एक नॉन पोस्टिंग एंट्री होती है। मतलब कहने का कि अकाउंट्स के अंदर पोस्ट नहीं होती, ये सिर्फ पड़ी हुई होती है। ये तब अकाउंट के अंदर आती है जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं। और उसी तरीके से क्या होता है कि ये इजीली जो है वो अप्लाई हो जाती है आपकी फ्यूचर इनवॉइसेस को, यानी जो भी आपकी फ्यूचर इनवॉइसेस होती हैं उनको जो है वो ये अप्लाई हो जाती है। तो अब ये डिलेड क्रेडिट के लिए जो है उसी तरीके से सबसे पहले हम चलते हैं क्विक बुक के अंदर और क्विक बुक के अंदर जो है वो इसको पोस्ट करके देखते हैं। हम यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आके न्यू ट्रांजैक्शन में आके सबसे पहले हम डिलेड क्रेडिट के अंदर आ जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारी जो है क्या कहते हैं कस्टमर 1 जिसने हमसे हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ चीजें ली हुई हैं, सेल प्लान उसने हमसे एक लिया हुआ है बिल फर्ज। अब हम ये कहते हैं कि कस्टमर 1 से हमारी ये बात चल रही है कि यार हम जो है ना वो हमें कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि मुझे जो है ना क्रेडिट दो, जो तुमने मुझे चीजें बेची हैं उसके ऊपर अब मुझे क्रेडिट दो, डिस्काउंट दो। तो हमारी उससे बात चल रही है और हम एग्री हो गए हैं कि ठीक है यार हम उसको डिस्काउंट देंगे आज की डेट में। तो यहां पर आके अब हम कस्टमर 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर आके हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 150, क्योंकि हमने उसको 150 प्लान बेचा है और 150 प्लान में जो है फॉर एग्जांपल हम उसको जो है ना कहते हैं कि हम आपको तकरीबन 400 का जो है अमाउंट का, और तकरीबन इसके अंदर वैट आपका हो जाएगा 20% मिला के, तो ये हम आपको 400 का जो है वो डिस्काउंट जो है देंगे। ठीक हो गया, ये हमारी उसके साथ कस्टमर के साथ बात हो गई है आज की डेट में। तो आज की डेट के अंदर हम एक डिलेड क्रेडिट जो है वो डाल लेंगे। यहां पर आके हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर आके हमने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लिया, तो अब हमारे पास जो है एक डिलेड क्रेडिट जो है यहां पर क्रिएट हो जाएगा और ये ओपन है। ठीक है, अब इसी तरीके से इस क्रेडिट को जो है
हमें जो है वो किस में क्रिएट करना पड़ेगा, इनवॉइस में, मींस कि ये हमारे क्रेडिट नोट के अंदर जो है वो क्रिएट होगा। यहां पर आके मैं इसको क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक कर देता हूं और क्रिएट इनवॉइस के ऊपर आके यहां पर मैं इसकी जो है वो डेट मैं यहां पर आपकी आके लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर, और यहां पर आकर मैं इसको जो है वो उसी तरीके से यहां पर क्लोज जो है वो क्लोज कर देता हूं। यहां पर आके मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं। अब आप देखें यहां पर मैंने आके इसको सेव एंड क्लोज किया, ये 1221 सेव हो गई है। यहां पर आप देखें ये रही 1221। अब यहां पर आकर ये जो 1221 हुई है -480, ठीक हो गया, ये मेरे पास अब डिलेड क्रेडिट जो है वो पोस्ट हो गया है। अब क्या काम होगा, जैसे ही 1 अक्टूबर आएगी मैं इसकी इनवॉइसेस के अंदर से जो है ये जो मैंने अब क्रिएट कर ली है इनवॉइस, डिलेड क्रेडिट से जो मैंने इनवॉइस क्रिएट कर ली है 1 अक्टूबर को, मैं इसकी इनवॉइसेस के अंदर से 480 जो है वो कम कर दूंगा और बाकी जो है इसका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो रह जाएगा। तो ये जो है ये हमारा डिलेड क्रेडिट का जो है वो कॉन्सेप्ट था। यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके ये हमारा डिलेड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो है हमने अब डिलेड क्रेडिट जो है ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इसी के साथ ये जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का सेक्शन है ये हमारा जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसके अंदर हमने हर चीज़ देखी है कि किस तरीके से हम एस्टिमेट से इनवॉइस क्रिएट करेंगे, हर तरीके से हमने इनवॉइस क्रिएट की है, इंपोर्ट की है, अपने क्रेडिट नोट्स एलोकेट किए हैं और उसके साथ अपने बैंक्स के अंदर पेमेंट रिसीव किया। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है ये सारी की सारी चीज़ हमने अकाउंट रिसीवेबल साइकिल के अंदर पढ़ ली है। तो ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल का सेक्शन जो है वो अब यहाँ पर हमारा क्लोज हो गया है। तो अब हम जो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे वो हम अपने अकाउंट पेएबल साइकिल की तरफ जो है वो चलेंगे। अब हम अपने कोर्स के अंदर जो है वो अकाउंट पेएबल साइकिल के बारे में जो है वो डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सप्लायर्स को जो है वो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं और कैसे हम अपने सप्लायर्स को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहां पर आपने सबसे पहले एक्सपेंस पे आ जाना है और यहां एक्सपेंस पे आके सप्लायर्स यहां पर आ जाना है अपने सप्लायर्स पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सप्लायर्स की स्क्रीन की तरफ और यहां पर जो है अब हम आके हमारे पास जो है एक ऑप्शन है कि यहां पर आके हम न्यू सप्लायर जो है वो ऐड करें या हम अपने सप्लायर्स को जो है वो इंपोर्ट करें। तो सबसे पहले हम एक सप्लायर जो है वो मैन्युअली जो है वो ऐड करके देखते हैं। यहां पर मैं न्यू सप्लायर के ऊपर आता हूं। न्यू सप्लायर पे आने के बाद जो है सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट नंबर उसका जो है वो लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये देखें ये मैंने लिख लिया क्विक बुक्स। मैं कंपनी क्विक बुक जो है वो ऐड कर रहा हूं यहां पे और इसी तरीके से यहां पर मैंने इसको क्विक बुक सेलेक्ट कर लिया। मैंने कंपनी का नाम लिखा क्विक बुक और जो सप्लायर का डिस्प्ले नेम होगा वो भी मैं चाहता हूं कि क्विक बुक आ जाए। जो इसका कॉन्टैक्ट पर्सन है मैंने कहा फॉर एग्जांपल उसका नाम है जॉन मैथ्यूज। यहां पर ईमेल नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसकी फैक्स की डिटेल्स, उसकी वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो जनरल डिटेल्स हैं यहां पर आप फिल कर देंगे अगर कोई भी होगी तो। ठीक है, अभी मैं इसको जो है वो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जो जो डिटेल्स होगी वो ओरिजिनल सप्लायर की जो है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आके यहाँ पर हम उसकी सारी की सारी जो है वो डिटेल्स डाल सकते हैं, उसकी सिटी, एड्रेस, जो जो चीजें यहाँ। उसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर हम नीचे आके उसकी कोई भी दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ये डाल सकते हैं कि अगर तो उस सप्लायर को हम कोई ऑर्ली रेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसके रेट्स जो है वो लिख सकते हैं, पेमेंट टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ इसकी पेमेंट टर्म है 30, यहां पर उसका जो भी कोई अकाउंट नंबर वगैरह होगा वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपसे एक्सपेंस कैटेगरी के बारे में जो है वो पूछ रहा है कि किस एक्सपेंस कैटेगरी में जाएगा। तो यहां पर आके हम एक काम करते हैं कि हम ये अज्यूम करते हैं कि हम क्विक बुक से जो है वो अपनी सर्विसेज लेते हैं, क्विक बुक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपनी अकाउंटिंग के लिए, तो हम उसको मंथली पे करते हैं। तो यहां पर जो इसकी एक्सपेंस आएगा वो हमारा एक्सपेंस आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का। यहां पे हम आ जाते हैं और सब्सक्रिप्शन को जो है वो ढूंढ लेते हैं। ये रहा, ये हमारा सब्सक्रिप्शन है, यानी कि जब भी मैं सप्लायर को अगेंस्ट कोई भी बिल पोस्ट कर रहा हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली वो सब्सक्रिप्शन के हेड के अंदर जो है वो चला जाए। हम चाहें तो इसको जब बिल पोस्ट कर रहे होंगे तो वहां पे चेंज भी कर सकते हैं। और यहां पर मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूं। तो आप ये देखें मेरे पास जो है एक नया जो सप्लायर है वो मेरे पास ऐड हो चुका होगा क्विक बुक्स के नाम से। यहां पर देखें, यहां पर हम आ गए और हमारे पास अब ये एक नया सप्लायर क्विक बुक के अंदर जो है वो आ चुका है। तो ये हमारी एक चीज हो गई। अब
हम नेक्स्ट काम ये देखते हैं कि अगर हमने अपने सप्लायर्स को जो है वो क्विक बुक के अंदर इंपोर्ट करवाना है तो वो हम किस तरीके से करवा सकते हैं। यहां पर आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, अब हम यहां सप्लायर्स के अंदर आते हैं, यहां मैंने सप्लायर्स पे क्लिक किया, यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके इंपोर्ट सप्लायर्स के ऊपर जो है वो मैं क्लिक कर देता हूं। यहां मैंने आके इंपोर्ट सप्लायर्स पे क्लिक किया। अब यहां पर जो है मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं सैंपल फाइल जो है पहले डाउनलोड करके देख लेता हूं कि किस तरह की होती है। यहां पर मैं डाउनलोड सैंपल फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास जो है ये सैंपल फाइल जो है वो आ गई है। ये देखें, ये मेरे पास सैंपल फाइल आ रही है और इस सैंपल फाइल के अंदर जो है ये सारी की सारी जो है ये डिटेल्स लिखी हुई है कि ये नेम है, ये कंपनी का नेम है, ये उसका ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये मुझे दी हुई है। इस तरीके से मैंने अपनी शीट को जो है वो बनाना है। तो अभी मैं इसको जो है वो यहां से क्लोज कर देता हूं और मैं मेरे पास जो अब शीट है मैं उसको जो है यहां पर अपलोड कर देता हूं। यहां मैं ब्राउज पे आता हूं और यहां पर आके जहां पर मैंने अपने जो शीट रखी होगी यहां पर मैं उसको कर दूंगा इंपोर्ट। ये वेंडर की फाइल आ रही है, सैंपल फाइल, इसको मैं यहां से जो है वो इंपोर्ट करवा देता हूं। इसको इंपोर्ट करवाने से पहले मैं आपको एक दफा जो है वो इसको दिखा भी देता हूं कि मैंने किस तरीके से बनाई है। यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये हमने जो है वो फाइल बनाई है और इसके अंदर जो है हमने कुछ सप्लायर्स के जो है देखें यहाँ पर खुद से जो है वो कुछ सप्लायर्स के नेम वगैरह उसी तरीके से ऐड कर दिए हैं। ये उनके ईमेल एड्रेस खुद से ऐसे डमी लिख दिए हैं और ये सारी चीजें जो जो फील्ड्स थी वो हमने लिख दी हैं, जैसे नेम, कंपनी नेम, ईमेल, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, वेबसाइट एड्रेस, सारे का सारा, यहाँ पर कंट्री। तो ये सारी चीजें हमने जो है ये डमी डाटा है तो ये हमने जो है एक अपने लिए शीट बना ली है जिसको हमने इंपोर्ट करवाना है। अब यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं और यहां पर आके जो है अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ गया। यहां पर आप देखें सारी चीजें, यहां पर मैपिंग जो है वो सारी की सारी इसकी हुई हुई है, नेम के साथ नेम, कंपनी के साथ कंपनी, सारी मैपिंग ओके है। यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे सारे मेरे पास सप्लायर्स जो हैं वो यहां पर मेरे पास आ रहे हैं। जो मैंने डाटा एंटर किया सारा डाटा ओके है और यहां पर मैं इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब जैसे ही यहां पर मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 10 सप्लायर्स जो हैं वो सक्सेसफुली जो है मेरे पास इंपोर्ट होके यहां पर जो है वो आ गए हैं। आप ये देखें, ये मेरे पास 10 के 10 सप्लायर्स हैं और ये मेरे पास आ चुके हैं, सारे के सारे ऐड होके। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सप्लायर्स को जो है वो मैन्युअली ऐड करेंगे और इसी तरीके से हम इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो ये तो हमने बात की थी सप्लायर्स की। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर अकाउंट पेबल साइकिल की तरफ। हम बात करेंगे कि हम अपने इस पूरी अकाउंट पेबल साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, जैसे हमने अपने पिछले टॉपिक अकाउंट रिसीवेबल साइकिल में पढ़ा था। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम देखेंगे कि हम अपने परचेज ऑर्डर से जो है वो बिल कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना डायरेक्ट बिल जो है उसको जो है वो पोस्ट करेंगे। फिर हम अपना जो है वो बिल अपलोड करेंगे और फिर उसको पोस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने एक्सपेंस क्लेम के बारे में जो है वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे अपने रिपीटिंग बिल्स के बारे में। फिर हम देखेंगे कि हम अपने बिल्स को जो है वो इंपोर्ट किस तरीके से करवाते हैं, जैसे हमने अपनी इनवॉइसेस को जो है वो इंपोर्ट करवाया था। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमने कोई एक्सपेंस डायरेक्टली पोस्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम अपने सप्लायर्स को जो पेमेंट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आपकी क्रेडिट नोट एलोकेशन के बारे में। और क्रेडिट नोट एलोकेशन में भी हम बात करेंगे कि हमारा कोई ऐसा क्रेडिट नोट जो कि फुली एलोकेट हो जाता है किसी भी बिल के साथ, ऐसा क्रेडिट नोट जो कि पार्शियली एलोकेट होता है, और आपके ऐसे क्रेडिट नोट्स जो कि आपके मल्टीपल बिल्स के साथ जो है वो एलोकेट हो जाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे परचेज ऑर्डर से जो है वो बिल किस तरीके से बनता है। तो आप यहां पर देखें, ये हमें एक परचेज ऑर्डर की जो है वो डिटेल दी हुई है। ये एक टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर है। इसको हमने जो है वो अपना परचेज ऑर्डर जो है वो भेजा है, जिसके अंदर हमने अपनी डेट लिख दी और हमने बता दिया कि इस डेट तक जो है हमें ये चीजें चाहिए। पेमेंट टर्म जो है हमने लिख दी है सारी की सारी। उसी तरीके से फिर ये हमने अपना शिपिंग एड्रेस लिख दिया कि रमीज अकाउंटेंसी को भिजवानी हो, जो भी कंपनी का एड्रेस ओरिजिनल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और क्या क्या चीजें हमें चाहिए उन चीजों की डिटेल्स जो है वो यहाँ पर हमने एंटर कर दी हुई है। तो ये हमारा एक परचेज ऑर्डर है। अब सबसे पहले हम क्विक बुक के अंदर चलते हैं और अपने परचेज ऑर्डर को जो है वो पोस्ट करते हैं। हम यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आके अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, उसी तरीके से आप देखें, आप यहां पर न्यू में आके भी आपको ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप यहां पर भी आ सकते हैं, न्यू से भी जा
सकते हैं, और दूसरी आप क्या चीज कर सकते हैं कि यहाँ आप एक्सपेंसेस में आके एक्सपेंसेस के अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस के अंदर आया हूँ और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या काम करना है, यहाँ न्यू ट्रांजैक्शन में आ जाना है, और न्यू ट्रांजैक्शन में आने के बाद सबसे पहले परचेज ऑर्डर पे आ जाना है। ये मैं अपने परचेज ऑर्डर के ऊपर जो है वो आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने परचेज ऑर्डर पे आया हूँ, और परचेज ऑर्डर पे आने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सप्लायर है, हमारा सप्लायर कौन सा है। यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, ये हमारे सप्लायर का नाम है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं कोई है इस तरह का, ये हमारे पास आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। ये शिप टू किसको करना है, यहाँ पर ये शिप टू हमें यहाँ पर इसने करना है रमीज अकाउंटेंसी में, ये सारा एड्रेस लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो कस्टमर का नेम आ जाएगा, कस्टमर मीन्स के जो हम लोग हैं, जो हमें सामान डिलीवर करवाना है, यहाँ पर हम रमीज अकाउंटेंसी के नाम से एक बना लेते हैं। ये हमने एक बना लिया, ठीक हो गया। इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो सामान चाहिए अपने पास ही। उसके बाद यहाँ पर अब जो है वो क्या कहते हैं, आपने परचेज ऑर्डर की जो है वो डेट यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर की डेट है 1 जनवरी 2024। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर डेट चेंज करते हैं 1 जनवरी 2024, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, अब हम अपनी डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आके अब अपनी डिटेल्स डालना जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है जी, सबसे पहले हमें ये फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए, 100 चाहिए। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आके प्रोडक्ट एंड सर्विस में आके ये हमें फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो चाहिए। ये हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये हमें चाहिए। हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, 100 चाहिए। एक हमें ये चीज चाहिए। अगली चीज हमें क्या चाहिए, अगली चीज हमें चाहिए टेलीफोन जैक। हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं, यहाँ पर आके टेलीफोन जैक लिखते हैं, ये हमारे पास टेलीफोन जैक आ गया। हमें ये चाहिए और ये भी हमें कितनी चाहिए, 100 चाहिए। उसके बाद हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए RJ45 कनेक्टर्स। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम लिखते हैं RJ45 और ये हमारे पास आ गए RJ45 कनेक्टर्स। कौन से हैं ये हमारे पास, RJ45 कनेक्टर्स। यहाँ पर आके हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज है, 100। ये भी हमें 100 क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो ये हमारे पास जो है एक परचेज ऑर्डर है जो हमने बनाया है। और यहाँ पर आकर जो है हम इसके अंदर कोई एडिशनल मैसेज जो है वो भी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डिलीवरी डेट इज, यहाँ पर जो मैसेज हमने सप्लायर को देना है वो क्या देना है, डिलीवरी डेट हमें चाहिए 5 जनवरी तक। यहां पर हमने लिख दिया और इसको यहां पर हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं। यहां पर आके हमने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। ये हमारे पास परचेज ऑर्डर जो है वो क्या हो गया है, सेव हो गया है। अब हम अगली बात करते हैं कि हमने इस परचेज ऑर्डर को बिल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है। हम यहां पर आ जाते हैं और हम इसको कर देते हैं कॉपी टू बिल पे। यहां पर मैं राइट पे क्लिक करूंगा और यहां पर मैं कॉपी टू बिल पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि अभी हमारे पास बिल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरे पास जो है वो एक स्क्रीन खुल जाएगी यहाँ पर बिल की। ये मेरे पास स्क्रीन खुल गई है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि पेमेंट टर्म्स इसकी क्या है, 7 डेज है। यहाँ पर मैं इसको आके 7 डेज कर देता हूँ। 7 डेज यहाँ पे टर्म है, यानी कि इसकी डेट क्या है, यहाँ पर देखें 1 जनवरी है, डिलीवरी डेट 5 जनवरी है और 7 तारीख, यानी कि आप हम ये समझते हैं कि हमें जो है उसने 5 जनवरी को जो है हमारे पास सामान पहुंच गया है, यानी कि हमने जो परचेज ऑर्डर उसे भेजा था वो हमारा जो है वो ओके हो गया है। और यहाँ पे बिल नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं B-, हमारे बिल शुरू हो रहे हैं B-1001 से। ये हमारे पास हमारा बिल नंबर आ गया पहला। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है वो सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आप देखें, जो जो हमने उससे मंगवाई थी चीजें सारी उसने वो हमें चीजें भेज दी। हमने एक दफा चेक कर लिया कि ये सारी वही हैं, ये उसी तरीके से आ रहा है सब कुछ। और यहां पर आके अब हम इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। यहां पर आए, यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है अब हमारा पहला बिल जो है वो पहला बिल हमारे पास क्रिएट हो गया है। तो ये हमने आपकी बात यहां पर की कि किस तरीके से हम परचेज ऑर्डर से जो है वो अपने बिल को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारी एक बात थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिल्स को जो है
वो डायरेक्टली जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको जब इनवॉइसेस पोस्ट करवाई थी तो 1 बाय 1 आपको स्टैंडर्ड से, रिड्यूस्ड से, जीरो से, एग्जेम्प्ट से और नो वैट से हर तरीके से इनवॉइस पोस्ट करवाई थी। एज इट इज इसके अंदर भी बिलिंग सेक्शन में भी मैं आपको इन पांचों मेथड से जो है वो बिल्स जो है वो पोस्ट करवाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट बिल पोस्ट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम यहां पर आ जाते हैं, सिंपल यहां पर आके हम आ जाते हैं आपके पास न्यू में, न्यू ट्रांजैक्शन में आके डायरेक्ट हम बिल में चले जाते हैं। यहां पर अब मैं अपने पास बिल की स्क्रीन पे आ गया और यहां पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्रिएट की हुई हैं बिल्स की। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास ये स्टैंडर्ड रेट की, जो हमारा होता है 20%। ये हमारे पास एक कंपनी है टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, ठीक हो गया। ये उसने जो है हमने उससे जो है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का जो है वो लाइसेंस परचेज किया ऑफिस यूज के लिए 10 जनवरी को और 10 फरवरी उसकी ड्यू डेट है। तो चलें अब इसको जो है वो हम पोस्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कंपनी सप्लायर है वो कौन सा है, टेक्स, ये टेक सॉल्यूशंस है। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर सप्लायर का नेम लिखते हैं टेक सॉल्यूशंस। ये टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड यहां पर आ रहा है। यहां पर इसके अंदर हमारी पेमेंट टर्म क्या है, 1 मंथ है। यहां पर हम आ जाते हैं, टर्म के अंदर 30 डेज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो डेट है, हमारे पास डेट क्या है, 10 जनवरी है। यहां पर आके हम डेट जो है वो क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, 10 जनवरी। यहां पे हमने डेट 10 जनवरी सेलेक्ट की, उसने ऑटोमेटिकली ड्यू डेट जो है वो 9 फरवरी उठा ली है, ठीक हो गया। अब क्योंकि पेमेंट नेट टर्म जो है, नेट टर्म 30 डेज थी, यहां पर हम देख लेते हैं ड्यू डेट क्या है। यहां पर ड्यू डेट 10 फरवरी दी हुई है, तो यहां से हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहां से हम चेंज करके 10 फरवरी कर लेते हैं। तो अब हमारे पास बिल नंबर जो है वो बिल नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, बिल नंबर हमारे पास आ रहा है इनवॉइस 1002। अच्छा, इसके अंदर जो हमने बिल अपने शुरू किए थे ना, हमने बिल नंबर शुरू किए थे B-1001 से, ठीक है। तो वो हमने खुद क्रिएट किया था। अब ये हमारे पास जो उसने बिल नंबर दिया है ये हमारे पास ये आ रहा है। इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, यहां से इस बिल नंबर को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब अगली चीज क्या है जी, अमाउंट क्या है 5000 और वैट है उसके ऊपर 1000। और ये है क्या चीज, परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इसकी जो कैटेगरी होगी, आप देखें, जो हमने ऑफिस के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज किया है वो आईटी में आएगा, यानी जो आईटी और सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें। यहां पर हम आईटी लिखते हैं और देखते हैं, ये रहा आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंज्यूमेबल्स, इसके अंदर आएगा। यहां पे डिस्क्रिप्शन में जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो हम लिख देंगे। अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, अमाउंट हमारे पास आ रही है 5000, तो यहां पर आके हम 5000 लिख देंगे। वैट हमारे पास कितना है, वैट हमारे पास है 20%, ये हमने 20% कर दिया, ठीक है। और उसी तरीके से ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, जैसे मैंने आपको इनवॉइसेस में बताया था, हमेशा यहां पर आपने एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ही रहने देना है। तो ये देखें, ये 5000 अमाउंट आ गई, 1000 वैट आ गया और टोटल 600। यहां पर आके हम इसके ऊपर सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये हमने सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर दिया। ये हमने आपका एक बिल जो है वो पोस्ट कर लिया 20% स्टैंडर्ड से। अब इसी तरीके से जो है हम अब आपका बिल एक और पोस्ट करते हैं आपका रिड्यूस्ड रेट से। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर हम बिल में आ जाते हैं और यहां बिल में आने के बाद जो है इधर आ जाते हैं, यहां बिल के सेक्शन पे। और यहां बिल के सेक्शन पे आने के बाद आप ये देखें, जो मेरे पास अगला बिल है वो है मेरे पास रिड्यूस्ड रेट से, कि हमारे पास जो है वो पावर सप्लाई लिमिटेड का एक बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑफिस यूजेज का जनवरी में, ठीक हो गया। ये उसकी इनवॉइस दी हुई है, डेट दी हुई है, ड्यू डेट दी हुई है। अब हम इस बिल को जो है वो पोस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सप्लायर कौन है, पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई आ गया यहाँ पर, ये हमारे पास पावर सप्लाई लिमिटेड, ये हमारे पास सप्लायर आ गया। इसी तरीके से 15 जनवरी है इसकी डेट, यहां से आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 15 जनवरी हमारे पास इसकी डेट है। ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट हमारे पास इसकी क्या है, ड्यू डेट 22 जनवरी है। यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 22 जनवरी। इसका जो है वो बिल नंबर क्या है, ये इसका बिल नंबर आ रहा है इनवॉइस 2001। इसको कॉपी करके यहां से पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये है क्या चीज, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑफिस यूजेज का जनवरी 2024 का। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आके हम ये लिख देते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हमारा कहां पर जाता है, लाइट हीट एंड पावर के अंदर आता है। तो ये हमारा लाइट पावर एंड हीटिंग का एक्सपेंस आ रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अमाउंट हमारे पास क्या है, हमारे पास 1000 अमाउंट है और रिड्यूस्ड रेट 5 है। यहाँ पर 1000 अमाउंट है और हमारे पास जो वैट का रेट है वो हमारे पास रेट है रिड्यूस्ड रेट 5%। तो हमारे पास 1000 अमाउंट आ गई और 50 वैट आ गया और टोटल 1050 का जो है ये हमारे पास बिल आ गया है। हम यहां पर आ जाते हैं, देखिए 1050 का बिल है। यहां पर आके हम इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक
कर देते हैं। तो ये अब एक बिल हमने पोस्ट किया है आपके रिड्यूस्ड रेट के साथ। अब इसी के साथ हम दोबारा से अपना एक अगला बिल जो है वो अगला बिल पोस्ट करते हैं। आ जाए देख लेते हैं पहले हमारे पास बिल कौन सा है, जीरो रेट के साथ। ये जीरो रेट का जो है अब हम बिल पोस्ट करते हैं। यहां पर आते हैं, यहां पर हम आ जाते हैं आपके पास बिल में। यहां पर बिल में आके जो है अब हम जीरो रेट के साथ पोस्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सप्लायर कौन है। हमारा सप्लायर है अकाउंटिंग सर्विसेज। यहां पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां पर आते हैं अकाउंटिंग सर्विसेज। अकाउंटिंग सर्विसेज लिमिटेड हमारा सप्लायर आ गया। इनवॉइस 3001 है और बिल डेट है 20 जनवरी, ड्यू डेट है 20 फरवरी। तो यहां पर बिल डेट है 20 जनवरी, यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ड्यू डेट हमारे पास आ रही है आपकी 20 फरवरी। तो ये हम अपनी ड्यू डेट को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर आने के बाद जो है हमारे पास अमाउंट कितनी है 3500 और वैट उसके ऊपर कितना है 0। अब सबसे पहले जाहिर बात है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की सर्विसेज है तो ये ऑडिट और अकाउंट का जो एक्सपेंस होता है अकाउंटेंसी फीस इसके अंदर आएगा। और यहां पर इसकी अमाउंट कितनी है 3500, ये 3500 आ जाएगी। और यहां पर जो है वो वैट कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम करते हैं कि हम ये अकाउंटिंग सर्विसेज आउटसाइड यूके ले रहे हैं तो इसके ऊपर जो वैट होगा वो जीरो रेटेड होगा। यहां पर आके हम जीरो रेटेड पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर इसको आके सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो ये अब हमने आपका एक बिल जो है वो रिकॉर्ड किया है जो कि आपका जीरो रेटेड बिल था। अब इसी तरीके से हम यहां पर आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं आपके एग्जेम्प्ट वैट के बारे में। तो अब हम जाते हैं दोबारा से हम आ जाते हैं आपके बिल के ऊपर। यहां पर बिल पे आ जाते हैं और बिल पे आने के बाद जो अब अपने एग्जेम्प्ट बिल की जो है वो एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कर लेते हैं। ये हमारा सप्लायर है। इसी तरीके से ये इसकी डेट है, ये इसका इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस 4001। डेट है इसकी 25 जनवरी और यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर इसकी जो बिल डेट है वो है हमारे पास 25 जनवरी और जो इसकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट हमारे पास आ रही है यकुम फरवरी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ड्यू डेट हमारी यकुम फरवरी आ रही है। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर एम्प्लॉयज। यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर आके हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर एम्प्लॉयज लिख देते हैं और यहाँ पर आके जो है अब हम इसको इंश्योरेंस के अंदर जो है यहाँ पर हम इसको मेडिकल इंश्योरेंस में डाल देते हैं। यहाँ पर आके इसको मेडिकल इंश्योरेंस में डालते हैं और इसकी अमाउंट है हमारे पास 500 और वैट इसके ऊपर 0 है, एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर आके हम सेलेक्ट करते हैं 500 और यहाँ पर आके हम वैट सेलेक्ट करेंगे एग्जेम्प्ट और ये एग्जेम्प्ट हमने वैट सेलेक्ट किया और इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब इसी तरीके से हम अपना लास्ट जो है वो बिल एक पोस्ट करके देखते हैं आपका कौन सा, नो वैट वाला, जिसके अंदर कोई भी वैट नहीं होगा। ये हमारे पास लोकल क्लीनिंग सर्विसेज जो है ये हमारे पास एक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर बिल पे आ जाते हैं और अब हम नो वैट की एक बिल जो है वो पोस्ट करते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आके हमने अपना सप्लायर का नेम लिखा, ये हमारे पास सप्लायर आ गया। अब इसके अंदर जो इसका इनवॉइस नंबर है वो ये है। यहाँ पर हम आके इसका इनवॉइस नंबर लिख देते हैं। हमारे पास जो है वो बिल डेट है 30 जनवरी और 30 मार्च ड्यू डेट है। बिल डेट है हमारे पास यहाँ पर 30 जनवरी और जो इसकी ड्यू डेट है वो ड्यू डेट हमारे पास है यहाँ पर 30 मार्च। ठीक हो गया। अब इस तरीके से इसकी जो अमाउंट है वो हमारे पास है 250 और ये क्लीनिंग यानी कि जो हम क्लीनिंग करवा रहे हैं बिल्डिंग की ये वो है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं और ये एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होगा, हमारा जो क्लीनिंग एक्सपेंस होगा ये हमारा वो वाला एक्सपेंस हो जाएगा। ये हम अपने क्लीनिंग एक्सपेंस को सेलेक्ट किया और अमाउंट हमारे पास कितनी है 250। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर 250 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ वैट में आके हम नो वैट को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमने जो है वो बारी बारी आपके बिल्स पोस्ट किए हैं सारी चीजों से, यानी कि स्टैंडर्ड से भी, रिड्यूस्ड से भी, जीरो से भी, एग्जेम्प्ट से भी और नो वैट से भी। तो अब दोबारा से हम आ जाते हैं अपने अकाउंट पेबल साइकिल पे और अब हमने देख लिया कि हम डायरेक्ट बिल किस तरीके से पोस्ट करते हैं और सब हमने पोस्ट भी करनी है। अब अगली चीज है कि अगर हमारे पास कोई बिल है और हम उस बिल को जो है वो अपलोड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूं। अब ये मेरे पास एक बिल है जिसको मैंने अपलोड करके जो है वो पोस्ट करना है, ठीक है, यानी क्विक बुक के ऊपर इसको मैंने अपलोड करना है। तो वो अब हम देखते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहां हम क्विक बुक में आ जाते हैं, यहां पर हम बिल्स के ऊपर आ जाते हैं,
यहां बिल्स पे आने के बाद यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। यहां अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे आया, यहां पर मैं अपलोड पे आया और अपलोड पे आने के बाद जहां पर मेरा ये बिल पड़ा हुआ है वहां से मैं आके इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा। यहां से आके मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बिल जो है वो अपलोड हो जाएगा। और यहां पर अब आप देखें, जैसे ही मैंने अपने बिल को यहां पर अपलोड किया है तो यहां पर मैं एक्सपेंस क्लेम में आया हूं और यहां पर मैं अब अपने इस बिल को जो है वो सेलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं बैच एक्शन में आने के बाद इसको रिव्यू सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक करता हूं। तो अब आप देखें यहां पर जैसे ही मैंने इसको रिव्यू सेलेक्टेड के ऊपर क्लिक किया मेरे पास एक इस तरीके से स्क्रीन खुलती है, ठीक हो गया। इसको यहां से मैं कैंसिल करता हूं और यहां पर आकर मैं इसको इधर से सॉरी डिलीट नहीं, मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर इसको रिव्यू पे क्लिक कर देता हूं। तो अब यहां से जब मैं रिव्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक सही तरीके से जो है वो बड़ी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी जहां से मुझे चीजों का पता चल जाएगा। आप ये देखें, यही वाला बिल है जो मैंने आपका, ये रहा बिल आपका, जो कि मैंने, ये देखिए मैंने इसको जूम इन किया है, जो मैंने आपका अपलोड किया था। अब सबसे पहले यहां पर डॉक्यूमेंट टाइप पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप पे आके बिल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर अब आप देखिए उसने खुद ब खुद सेलेक्ट किया हुआ है, बिल डेट 5 जनवरी, ड्यू डेट 5 फरवरी, ठीक है। वैट इसका उसने 20% खुद सेलेक्ट किया हुआ है, टैक्स अमाउंट 200 खुद सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है उसकी स्टेशनरी, ये हम जो है डिस्क्रिप्शन स्टेशनरी है। और सप्लायर कौन सा है, सप्लायर 1, ठीक है। यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर आके हम अपना सप्लायर 1 जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसका सप्लायर सेलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में इसकी आ रहा है यहां पर हमारे पास स्टेशनरी, यहां पर हमने स्टेशनरी सेलेक्ट किया। अब यहां पर आके हम ऐड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यानी किस चीज का ये एक्सपेंस है। जाहिर बात है ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, तो यहां पर आके हम लिख देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, ठीक हो गया। इनवॉइस 1001 है तो वो हमारे पास जो है वो इनवॉइस 1001 जो है वो आ गई है। अब इसी तरीके से ही हमने सारी चीजें जो है वो पोस्ट कर ली हैं और यहां पर हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर हमने इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये जो है क्या कहते हैं, अब हमें जो है ये ऑप्शन दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इसको क्रिएट दिस बिल करना चाहते हैं या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं कर देता हूं क्रिएट बिल, कि आप इससे जो है वो मेरे पास बिल क्रिएट कर दें। तो ये मेरे पास जो है इस तरीके से अगर मैं किसी बिल को अपलोड करूंगा तो अपलोड करके मैं अपने बिल को जो है वो पोस्ट कर सकता हूं, ठीक हो गया। यहां पर अब आप देखें, अगर यहां पर मैं बिल्स में आता हूं तो बिल्स में आने के बाद मैंने जो अभी ये वाला बिल डाला है तो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके अनपेड में आ जाते हैं। यहां पर देखें, अब मैं यहां पर अनपेड बिल के अंदर आया हूं और ये मेरे पास जो है ये बिल आ रहा है। यहां पर आके मैं इसको जाके जो है वो व्यू भी कर सकता हूं और देख लेता हूं कि किस तरीके से ये बिल पोस्ट हुआ है। देखिए यहां पर मैंने इसको व्यू किया, व्यू करने के बाद जो है यहाँ पर बिल जो है वो पोस्ट हो जाएगा। अभी आप देखिएगा बिल मेरे पास जो है वो शो हो जाएगा जो पोस्ट हुआ है। ये देखें, ये मेरे पास जो है वो बिल पोस्ट हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जो है वो बिल को पोस्ट कर सकते हैं। यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं। यहां तक जो है वो चीज क्लियर हो गई कि हम किस तरीके से अपलोड करके अपने बिल को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। यहां पर आ जाते हैं हम, यहां पर हमने देख लिया कि अपलोड करके किस तरीके से बिल को पोस्ट कर सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं आपके एक्सपेंस क्लेम की। जिस तरीके से हमने बिल को अपलोड किया है ना, उसी तरीके से अगर हमारा कोई भी एम्प्लॉय हो और उसके पास जीरो की एक्सेस हो तो वो अपने एक्सपेंस क्लेम को जो है वो भी अपलोड कर सकता है और हम उसको भी जो है क्या कहते हैं वो उसी तरीके से पे कर सकते हैं। हम अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले जो है ना क्या कहते हैं हम इधर आते हैं और ये देखते हैं एक्सपेंस क्लेम होता क्या है। यहां पर हम एक्सपेंस क्लेम में आते हैं। यहां पर आप देखें एक्सपेंस क्लेम में आने के बाद आपने यहां पर आना है और यहां पे न्यू एक्सपेंस क्लेम पे आके एंटर एक्सपेंस इन्फो मैनुअली, आपने अपनी एक्सपेंस की जो डिटेल्स है वो मैनुअली डाल देनी है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है एक एम्प्लॉय है, उसने 100 रुपीज का जो बिल है वो जो है करवाया है और वो इसे रीइंबर्स करवाना चाहता है 25 सितंबर को। सप्लायर उसका जी कौन सा है, लेट्स सपोज जी वो कह देता है शेल के पेट्रोल पंप से जो है ना उसने कुछ फ्यूल भरवाया है और वहां से कोई खाने पीने की चीज ली है, तो उसने जो है वो हमें 100 रुपए का बिल जो है वो रीइंबर्स करवाना चाह रहा है, ठीक है। किस पर्पस के लिए, यहां पर वो पर्पस भी लिख देगा। यहां पर फॉर एग्जाम्पल वो लिख सकता है विजिट टू
कस्टमर, यानी कि वो डिटेल लिख रहा है कि वो कस्टमर के पास गया था और रास्ते में उसने जो है वो फ्यूल डलवाया होगा या कोई खाने पीने की चीज ली होगी, यहां से उसने जो है वो अपने क्लेम को रीइंबर्स कर रहा है और यहां से वो उसको सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देगा। तो अब आप देखें यहाँ पर मैंने अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश किया है तो ये मेरे पास उसी तरीके से जो मैंने अभी एक्सपेंस मैन्युअली डाला है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल मैं इसको रिव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही यहाँ पर मैंने आके इसको रिव्यू पे क्लिक किया है तो यहाँ पर कोई अटैचमेंट जो है वो उसने नहीं की हुई, वो अपना जो है वो कोई अगर उसके पास रिसीट होती बिल होता वो यहाँ पर अटैच कर सकता था। अब उसी तरीके से यहाँ पर पे में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं कि हमने जो एक एम्प्लॉय ऐड किया था एम्प्लॉय 1, हमारा ये एम्प्लॉय 1 है, उसने ये रीइंबर्स करवाया है, कहाँ से हम उसको पैसे देने हैं, लेट्स सपोज हम उसे कह देते हैं पेटी कैश से जो है वो पैसे देने हैं, इसी रेट में हम पैसे दे रहे हैं। जो उसका था क्या कहते हैं ये एम्प्लॉय हो गया, जो उसकी डिस्क्रिप्शन थी वो शेल पेट्रोल पंप के ऊपर गया था और यहाँ पर आके जो है जो उसकी कैटेगरी है फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं उसने फ्यूल जो है वो फ्यूल उसने जो है वो भरवाया था, तो यहाँ पर ये मोटर व्हीकल एक्सपेंस आ गया और यहाँ पर जो भी उस बिल का रेफरेंस है वो उस बिल का हम यहाँ पर रेफरेंस जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टोटल अमाउंट टैक्स रेट जो है वो पूछ रहा है टैक्स रेट कितना है, इसके ऊपर जो टैक्स रेट होता है वो हमारा जो है क्या कहते हैं होता है पेट्रोल वगैरह के ऊपर 5%, तो यहाँ पर हमने 5% डाल दिया, टैक्स रेट ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है 4.76 जो है वो टैक्स की अमाउंट आ गई। और उसके बाद यहाँ पर आके मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप ये देखें मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक किया है, तो अब वो यहाँ से मेरे पास पूछ रहा है कि क्या वो इसको एक्सपेंस के अंदर क्रिएट कर दे, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ यस, वो इसको एक्सपेंस में क्रिएट कर दे। तो ये मेरे पास जो है एक्सपेंस के अंदर जो है वो क्रिएट होके आ गया है। अब यहाँ पर जब मैं एक्सपेंसेस के अंदर आऊंगा, आप ये देखें यहाँ एक्सपेंसेस के अंदर मैं आया और यहाँ एक्सपेंसेस में आके आप देखें टाइप में एक्सपेंस है और ये मेरे पास जो है एक्सपेंस आ रहा है। तो ये अब हमने बात कर ली आपके एक्सपेंस क्लेम्स के बारे में, तो यहाँ पर आके हम इसको जो है इसको भी येलो कर देते हैं। अब एक्सपेंस क्लेम्स के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने रिपीटिंग बिल्स के बारे में, जो हमारे रिपीटिंग बिल्स होते हैं जो बार बार हमारे पोस्ट होते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, उसके लिए हम यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद हम सबसे पहले आपके पास यहां बिल्स में आ जाएंगे और बिल्स में आने के बाद यहां पर हम आएंगे और यहां पर आने के बाद क्रिएट रेकरिंग बिल, यहां पे जो है वो क्लिक करेंगे। यहां पर मैंने क्रिएट रेकरिंग बिल के ऊपर जो है वो क्रिएट किया और अब मेरे सामने जो है क्या कहते हैं कि स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब हम जो है वो बिल क्रिएट करने लगे हैं रेकरिंग। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने क्विक बुक से जो है क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन परचेज की हुई है और वो हर महीने की 25 तारीख को हमें जो है वो बिल कर देते हैं और हमारा जो मंथ स्टार्ट हो रहा है वो अब से स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से और ऑनवर्ड्स के चलता रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं सप्लायर है, सप्लायर मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा, यहां पर मैं आ जाऊंगा और सप्लायर सेलेक्ट कर लूंगा मैं अपने पास क्विक बुक्स का। ठीक हो गया है, मैंने क्विक बुक का सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद ये क्या है, कब कब ये जो है वो बिल हमारे पास आएगा, मंथली ऑन डे, किस डेट को आएगा, हर महीने की 25 तारीख को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हर महीने की 25 तारीख को आएगा ऑफ एवरी 1 मंथ, यानी कि मंथली होगा। 25 तारीख को हर महीने के बिल हमारे पास जो है वो आएगा। अब इसकी स्टार्ट डेट जो है वो स्टार्ट डेट हमारे पास क्या होगी, लेट्स सपोज हम कहते हैं स्टार्ट डेट है हमारी 25 सितंबर और इसकी एंड डेट क्या होगी। एंड डेट पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम यहां पर बाय पे करके हम अपनी एंड डेट खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कब एंड होगा, या हम यहां पर आके आफ्टर पे आके बता सकते हैं फॉर एग्जांपल कि 12 अकरेंसेस, जब ये 12 दफा आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा यानी 1 साल का होगा। या इसको हम नन पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा ऑन गोइंग जो है वो एक्सपेंस है जो कि हर महीने पोस्ट होता ही रहेगा। अब यहां पर हम आ जाते हैं। अब आप ये देखें खुद ब खुद उसने, क्योंकि हमने जब ये सप्लायर क्रिएट किया था तो हमने उसे बता दिया था कि इसका एक्सपेंस जो है वो सब्सक्रिप्शन के अंदर जाए, तो ये सब्सक्रिप्शन के अंदर आ रहा है। और यहां पर आके हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं मंथली क्विक बुक्स सब्सक्रिप्शन, ये हम लिख देते हैं कि मेरी मंथली क्विक बुक की सब्सक्रिप्शन है। अमाउंट इसकी कितनी है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं इसकी अमाउंट है हमारे पास 59 पाउंड्स
और इसकी जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट कितना है वो हम कह देते हैं जी 20% है। ये हमारे पास टैक्स रेट आ गया और ये टोटल 70.80 की जो है वो इनवॉइस हमारे पास बिल जो है वो हमारे पास हर महीने जो है वो क्रिएट होता रहेगा। यहां पर आके मैं सेव टेम्पलेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। यहां मैंने आके इसको सेव टेम्पलेट पे क्लिक किया। जैसे ही यहां पर मैंने इसके ऊपर आके सेव टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास जो है एक रेकरिंग बिल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब जब हमारे पास रेकरिंग बिल क्रिएट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आके अपनी रेकरिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं इनको जो है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी रेकरिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर। ये अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं वो ओपन हो रहा है हमारी रेकरिंग ट्रांजैक्शंस। ये अभी स्क्रीन हमारे पास ओपन होगी तो हम देखेंगे। तो ये आप देखें मेरे पास रेकरिंग ट्रांजैक्शंस की जो है वो स्क्रीन खुल गई है और इसका जो है वो लिखी हुई है कि इसकी शेड्यूल हुआ है, ये बिल हर मंथ पोस्ट होगा और ये इसकी अगली डेट जो है वो 25 अक्टूबर आ रही है। हम यहां पर आके सबसे पहले जो है वो इसको यूज पे क्लिक करेंगे। यहां पर यूज पे क्लिक करने के बाद जो इसकी हमारे पास फर्स्ट डेट थी 25 सितंबर, हम उसमें जो है वो इसको पोस्ट करेंगे। यहां पर आएंगे और यहां पर आके हमारे पास जो इसकी डेट थी 25 सितंबर, ये हमारे पास इसकी डेट आ गई 25 सितंबर। हमने इसको यूज कर लिया और इसको जो है यहां पर हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं सेव एंड क्लोज हो गया। हमारे पास बिल जो है वो अब सेव हो गया है और इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो क्या है 25 अक्टूबर है। यानी कि ये बिल हर महीने जो है वो अब ऑटोमेटिकली जो है वो रिपीट होता रहेगा। तो ये तो हमारी बात हो गई आपकी रिपीटिंग बिल्स के बारे में। तो ये रिपीटिंग बिल्स का सेक्शन जो है ये भी हमारा खत्म हो गया। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने बिल्स को इंपोर्ट करने के बारे में, जैसे हमने अपनी इनवॉइसेस को जो है वो इंपोर्ट किया था। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं आपके बिल्स के सेक्शन पे और यहां पर आके एक्सपेंसेस में आते हैं। यहां पर हम सबसे पहले एक्सपेंसेस में आके ये न्यू ट्रांजैक्शन आ रही है। न्यू ट्रांजैक्शन में आने के बाद जो है हम यहां पर आके इंपोर्ट बिल्स पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। यहां हम इंपोर्ट बिल्स पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट बिल्स पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले उसी तरीके से हमें एक एग्जाम्पल जो है वो दी हुई होगी। हम उस एग्जाम्पल फाइल को जो है क्या कहते हैं ओपन करके जो है वो देख लेते हैं। यहां पर मैं इसको सेव कर लेता हूं। ठीक हो गया, ये मैंने इसको सेव कर लिया और यहां पर मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहां पर मैंने इसको ओपन किया और अब आप ये देखिए मेरे पास जो है वो एक सैंपल फाइल जो है वो सैंपल फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखेंगे मेरे पास सैंपल फाइल ओपन हो गई है और इसके अंदर जो है ये सारी की सारी मेरे पास डिटेल्स जो हैं वो डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं जो मैंने डालनी है। अब इस सैंपल फाइल को मैं क्लोज करता हूं और मेरे पास जो ओरिजिनल फाइल है मैं अपनी ओरिजिनल फाइल को जो है वो अपने पास ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके मैं अपने पास अपनी ओरिजिनल फाइल को जो है वो ओपन कर लेता हूं जो मैंने इंपोर्ट करनी है। ये मैंने इसको जो है वो ओपन किया और यहां पर इसको ओपन करने के बाद जो है आप देखें ये मैंने अपने पास जो है क्या कहते हैं बिल इंपोर्ट करने के लिए एक फाइल जो है वो बनाई है। उसी तरीके से यहां पर आप देखें मैंने बिल नंबर लिख दिया, सप्लायर का नेम लिख दिया, बिल डेट, ड्यू डेट, नेट टर्म 30 और उसी तरीके से अपना अकाउंट सेलेक्ट किया है, डिस्क्रिप्शन लिखी है, अमाउंट लिखी है, टैक्स कोड लिखा है और टैक्स अमाउंट लिखी है। तो मैंने इस तरीके से अपनी तमाम के तमाम बिल्स जो हैं ये जनवरी से लेके अगस्त तक के बिल्स जो हैं वो मैंने डाल लिए हुए हैं जो मैंने अपने फोन प्लान्स जो है वो परचेज किए थे और इसको जो है क्या कहते हैं मैं अब इंपोर्ट करवाऊंगा। यहां पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं और यहां पर क्लोज करने के बाद जो है मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आके मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं और अब मैं अपनी जो है फाइल को जो है वो इंपोर्ट करवा लेता हूं। यहां ब्राउज पे आने के बाद यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद जो है मैं क्या कहते हैं अपना सैंपल बिल जो है वो इंपोर्ट करवा देता हूं और यहां पर इसको ओपन पे क्लिक कर देता हूं और यहां पर अब आप देखें मैं कोई भी नया सप्लायर ऐड नहीं कर रहा जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है। मैं आपको इससे भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ बिल इंपोर्ट कर रहा हूं और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास जो सप्लायर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूं और यहां पर आप देखें यहां पर मैं बिल डेट पे आके अपनी जो बिल डेट है डे मंथ ईयर है
तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन अमाउंट जो है वो मेरी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, उसमें टैक्स शामिल नहीं है, मैं ये चीज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। वैट जो है मेरा 20% स्टैंडर्ड है, ये ठीक हो गया। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और 32 न्यू बिल्स हैं जो कि मेरे इंपोर्ट होने हैं और यहाँ पर मैं स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये मेरे बिल्स जो हैं क्या कहते हैं वो इंपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। यहां पर जो है अब आप देखें मेरे पास 32 बिल्स जो है वो इंपोर्ट होके मेरे पास आ चुके हैं। यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं और अब आप देखें कि जो भी मैंने ये सारे के सारे ये वोडाफोन के बिल्स थे ये मेरे पास आ गए होंगे। आप देखें यहां पर मेरे पास जो भी बिल्स थे वोडाफोन के वो सारे के सारे यहां पर इंपोर्ट हो गए हैं। तो ये तो हमने बात की थी अगर हम अपने बिल्स को जो है वो इंपोर्ट करें किस तरीके से, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग सप्लायर ऑलरेडी से मौजूद हो। अब हम अपने बिल को जो है वो इंपोर्ट करेंगे जब हमारे पास एग्जिस्टिंग सप्लायर जो है वो मौजूद ना हो, बल्कि हम नया सप्लायर ऐड कर रहे हैं। उसी तरीके से हम यहां पर आएंगे, न्यू पे इंपोर्ट बिल्स के ऊपर आएंगे और इंपोर्ट बिल्स पे आके मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। मैंने एक शीट भी बनाई हुई है इसके लिए। ये मेरे पास जो है वो बिल की शीट है एक, जिसके अंदर मैं एक ऐसा सप्लायर ऐड कर रहा हूं जो कि मेरे पास क्विक बुक के अंदर नहीं है। ये देखें ये मेरे पास आ गया और उसके अंदर जो है ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं एक सप्लायर्स है कैपिटल स्टेशनर्स। ये उसकी जो है वो मंथली हमारे पास जो है वो बिल्स हैं जो कि जीरो के अंदर पोस्ट नहीं हुए हुए और मैं सब बिल्स को जो है वो एक साथ जो है वो इंपोर्ट करवाने लगा हूं। तो यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं और यहां से इसको डोंट सेव कर देता हूं और यहां पर आके अब मैं इसी तरीके से यहां पर पहले क्लिक कर देता हूं ऐड न्यू सप्लायर पे कि अब मैं सप्लायर को भी ऐड करना चाह रहा हूं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है क्विक बुक के अंदर। यहां पर मैं ब्राउज पे आ जाता हूं और यहां पर आने के बाद जो है मैं यहां पर अपनी जो मेरे पास है बिल शीट है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरे पास बिल जो मैंने इंपोर्ट करने हैं उसको सेलेक्ट किया। यहां पर मैंने ऐड न्यू के ऊपर जो है वो टिक किया कि मैं ऐड न्यू सप्लायर ऐड करना चाहता हूं। यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसी तरीके से यहां पर मैंने अपनी मैपिंग सेट कर ली, डेट मंथ ईयर, और मैं कह रहा हूं कि जो मेरी लाइन अमाउंट है वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो यहां मैंने एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स सेलेक्ट किया। यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ गया। यहां पर 20% वैट है, यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ गया और अब आप देखें वो मुझे कह रहा है 8 न्यू बिल्स इंपोर्ट हो रहे हैं और एक नया सप्लायर जो है वो ऐड हो रहा है कैपिटल स्टेशनर्स। तो यहां पर मैं स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूं और आप देखें मेरे पास ये कैपिटल स्टेशनर्स के बिल भी जो है वो इंपोर्ट होके आ जाएंगे। तो अब आप ये देखें ये मेरे पास 8 बिल्स ऐड हो गए और एक न्यू वेंडर जो है वो ऐड हो गया। तो यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं और अब आप देखें कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये कैपिटल स्टेशनर्स के बिल भी जो है वो भी इंपोर्ट होके आ गए होंगे। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर मेरे पास कैपिटल स्टेशनर्स जो हैं उसके बिल्स भी यहां पर इंपोर्ट होके आ गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो यहां पर हमने अपने बिल्स को जो है वो भी इंपोर्ट कर लिया है, ये भी हमारे पास सेक्शन हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपना कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो पोस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने अपना भी एक्सपेंस क्लेम किया था, इसी तरीके से अगर हम अपना कोई डायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसको जो है वो पोस्ट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम यहां पर आ जाते हैं, यहां पर हम आके एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, ठीक हो गया। यहां पर न्यू ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं और यहां पर एक्सपेंस पे क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर हम एक्सपेंस में आ जाएंगे और अब हमारे सामने जो है वो एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हो गई है। अब उसी तरीके से वो हमें पूछ रहा है कि हम किसको पैसे देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज उसी तरीके से हम कह देते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय 1 है हम अपने एम्प्लॉय 1 को जो है वो पैसे दे रहे हैं। कहां से पैसे दे रहे हैं, हम अपने पैटी कैश में से ही कह देते हैं कि हम अपने पैटी कैश में से जो है वो उसे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये 25 सितंबर है, इस डेट को पैसे दे रहे हैं। अब किस चीज के पैसे दे रहे हैं हम खुद से सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहां पर आके लेट्स सपोज जी हम कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल हम उसने कोई एंटरटेनमेंट स्टाफ यानी उसने कोई चीज अपनी एंटरटेनमेंट वगैरह की है, ठीक है। बेकरी से उसने कोई चीज परचेज की है, वो कहीं ट्रिप पे गया होगा, किसी काम गया होगा तो उसने वहां से जो है वो कोई चीज परचेज की है। लेट्स सपोज उसकी अमाउंट हम कह लेते हैं 10 है, ठीक है। वैट हम कह देते हैं जी 20% है, ये हमारे पास आ गया तो ये 12 रुपए आ गया। ये हम उसको जो है एक डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर उसके एक्सपेंस के अगेंस्ट उसने हमें कोई बिल दिया है और वो हमसे डायरेक्टली कैश ले रहा है तो हम कोई बिल का नंबर जो है वो कोई बिल का नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने डाल दिया और यहां पर आके हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं डायरेक्टली जो है एक एक्सपेंस जो है वो हमने
पोस्ट जो है वो कर लिया है। तो ये हमारी जो एक ऑप्शन थी कि हम किस तरीके से अपने डायरेक्ट एक्सपेंस को पोस्ट कर सकते हैं, तो ये एक वो वाली ऑप्शन थी, ये भी हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी पेमेंट की, कि जब हमने क्या कहते हैं पेमेंट जो है वो किसी अपने जो हमारा सप्लायर है करनी है, उसको हम पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए इसी तरीके से हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन बनी हुई है पे बिल की। तो यहाँ हम पे बिल पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। पे बिल पे क्लिक करने के बाद जो है यहां पर हम सबसे पहले अपना जो अकाउंट है पेमेंट अकाउंट, हम अपना पेमेंट अकाउंट उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास पेमेंट डेट आ रही है, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है कि कहते हैं जो पेमेंट रेफरेंस आ रहा है वो आ रहा है, और ये हमारे पास सारे जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं हमारी जो बिल्स ओपन है, ये हमारे पास सारे बिल्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। अब इसके अंदर लेट्स सपोज मैं आपको इन शॉर्ट बात बताता हूं कि हम क्या काम करते हैं। हम यहां से फिल्टर पे जाते हैं और फिल्टर पे जाके जो है क्या कहते हैं हम अपना एक जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम अपने वोडाफोन को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हम फिल्टर लगा लेते हैं अप्लाई। हमने ये फिल्टर लगवा लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो हमारी वोडाफोन की इनवॉइसेज हैं, जो बिल्स पेंडिंग है, वो हमारे पास सारे के सारे आ गए हैं। अब लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हम वोडाफोन को जो है क्या कहते हैं कोई पेमेंट कर रहे हैं। कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं? जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं आपने वो बैंक अकाउंट भी सेलेक्ट कर लेना है, जो जो बैंक अकाउंट्स आपने ऐड किए हुए हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास यही बैंक अकाउंट है, इससे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और जो उसकी पहली इनवॉइस है, पहली इनवॉइस जैसे ही मैंने टिक किया तो उसने पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो सेलेक्ट कर ली है पहली इनवॉइस की, ठीक हो गया। तो यहां पर आके मैं इसको कोई अमाउंट चेंज भी कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं 3000 में से 1500 पे कर रहा हूं, 2000 पे कर रहा हूं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी अभी मैं उसकी जो पहली इनवॉइस है वह हाफ पे कर रहा हूं, तो यहां पे मैं 1500 लिख देता हूं, 1500 पाउंड्स। तो इसको जो है मैं पे यहां पर कर रहा हूं और यहां पर मैं सेव एंड सेंड पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप देखें यहां पर मैं सेव एंड सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक स्क्रीन खुली हुई आ जाएगी कि आपने जो पैसे पे किए हैं आप अपने सप्लायर को भी जो है वो ईमेल करके बता सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल ईमेल एड्रेसेस नहीं है। तो यहां पर फिलहाल मैं इसको जो है वो क्लोज कर देता हूं, यहां पर इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये आप यहां पर देखें, अब ये मेरे पास जो है एक बिल पेमेंट जो है वो यहां पर आ रही है। तो इस तरीके से जो है हम अपने सप्लायर्स को जो है वो पे करवा सकते हैं। जब हम बैंकिंग के सेक्शन के अंदर आएंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है हम अपने सप्लायर्स को जो है वो पेमेंट करते हैं, कस्टमर से जो है वो पेमेंट रिसीव करते हैं। अभी के लिए ये है कि हम इस तरीके से इन शॉर्ट के अपने सप्लायर्स को जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी चीज हमने जो है वो डिस्कस कर ली है, इसको भी हम येलो कर देते हैं। अब हम एंड में बात करेंगे आपके क्रेडिट नोट एलोकेशंस के बारे में। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको इनवॉइसेस में बताया था कि मैंने आपके क्रेडिट नोट को जो है वो फुली एलोकेट भी किया था, पार्शली एलोकेट भी किया था, और आपके क्रेडिट नोट को जो है वो मल्टीपल बिल्स के साथ भी जो है वो एलोकेट किया था। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रेडिट नोट एलोकेशन में आपकी बात करते हैं कि आपके फुली एलोकेटेड क्रेडिट नोट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्रेडिट नोट की तरफ। ये देखें, ये मैंने जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो क्रिएट किए हैं। यहां पर मैं इसको जूम इन कर देता हूं। ये देखें, मेरे पास एक फुली एलोकेटेड की एग्जाम्पल है कि हमारा एक सप्लायर था लोकल क्लीनिंग सर्विसेज। उसने जो है क्या कहते हैं रिफंड फॉर ओवर चार्ज ऑन क्लीनिंग सर्विसेज इन जनवरी 2024। ये क्रेडिट नोट का नंबर आ गया हमारे पास, और ये 15 फरवरी 2024, ठीक हो गया। ओरिजिनल अमाउंट 250, यानी कि अब ये एक क्रेडिट नोट है जो कि लोकल क्लीनिंग सर्विसेज के अगेंस्ट है 250 का, और ये फुली एलोकेट होगा। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आके न्यू ट्रांजैक्शन में आएंगे, और न्यू ट्रांजैक्शन में आके यहां पर हम सप्लायर क्रेडिट पे जो है वो आ जाएंगे। यहां पर हमने सप्लायर क्रेडिट के ऊपर आ जाना है। जैसे यहां पर हम सप्लायर क्रेडिट के ऊपर आएंगे हमारे सामने जो है ये एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब उसके अंदर आप ये देखें, यहां पर हम आते हैं और यहां पर आके जो सप्लायर है वो कौन सा? हमारा लोकल क्लीनिंग सर्विसेज। यहां पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, लोकल क्लीनिंग सर्विसेज। ये हमारा सप्लायर आ गया। इसकी जो क्रेडिट नोट नंबर है वो ये है, और इसकी डेट है 15 फरवरी। ये हमारे पास क्रेडिट नोट रेफरेंस नंबर आ गया, और इसकी डेट है 15 फरवरी। यहां पर आके हम इसकी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 15 फरवरी। ये हमने इसकी डेट सेलेक्ट कर ली 15 फरवरी, ठीक हो गया। अब ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है? डिस्क्रिप्शन ये आ गई। यहां पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं।
और उसके बाद ये जो हमने डाला होगा, जब एक्सपेंस डाला होगा तो वो हमने क्लीनिंग में डाला होगा। यहाँ पर हम क्लीनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट इसकी कितनी आ रही है, 250 आ रही है। और इसके अंदर जो वैट है, वैट क्या है, 250 नो वैट। वैट हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर नो वैट, और यहाँ पर आके इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने आके इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पर आके मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो ये एक सप्लायर क्रेडिट जो है मेरे पास जो है वो क्रिएट हो गया है। अब यहां पर आके मैं आपके पास, ये मेरे पास लोकल क्लीनिंग सर्विसेज है। ठीक हो गया, यहां पर मैं आ जाता हूं, इसके अंदर ये बिल है, यहां पर मैं इसके बिल को जो है वो ओपन कर लेता हूं। यहां पर आके आप देखें मैंने इसके बिल को जो है वो ओपन किया है, और यहां पर आके मैं मेक पेमेंट के ऊपर जो है, यहां पर मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूं। और आप देखें जैसे ही यहां पर मैं मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक क्रेडिट नोट आप देखें जो मुझे नीचे दिया हुआ है, ये मुझे एक ऑप्शन क्रेडिट नोट की दे रहा है। तो यहां पर मैंने इस क्रेडिट नोट को जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा तो इस बिल की अमाउंट इस क्रेडिट नोट के थ्रू जो है वो क्या हो जाएगी, ऑफसेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। यहां पर आके मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आप देखें कि मैंने अपने बिल की जो है वो पेमेंट कर दी है, किसके थ्रू, क्रेडिट नोट के थ्रू उसको एडजस्ट करके जो है वो पे करवा दिया है। तो यहां पर अब आप देखें, यहां पर मैं बिल में आ जाता हूं, और यहां बिल्स में आके यहां पर मैं पेड बिल्स पे जो है वो आ जाता हूं। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके मैं पेड बिल्स पे जो है वो क्लिक करता हूं। यहां पर आप देखें, यहां पर पेड बिल्स पे आने के बाद जो है देखें ये एक लोकल क्लीनिंग सर्विसेज जो है वो बिल है जो कि मेरे पास जो है वो पे हो चुका है। ये तो हमारी बात हो गई किस चीज की, कि जब हम क्रेडिट नोट एलोकेट करवाएंगे फुली। अब हम अगली आपकी एग्जांपल लेते हैं पार्शली एलोकेट की। ठीक है, कि हमारा जो सप्लायर्स है टेक सॉल्यूशंस, उसके अगेंस्ट जो है वो रिफंड हो रहा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस का, और क्रेडिट नोट 1002 है। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं, उसी तरीके से हम यहां पर आते हैं फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस में आके जो है, एक्सपेंसेस में आके यहां पर हम न्यू ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। न्यू ट्रांजैक्शन में आने के बाद जो है हम यहां पर सप्लायर क्रेडिट में जो है वो आ जाते हैं। यहां पर हम आके आपके पास सप्लायर क्रेडिट के अंदर जो है वो आए। सप्लायर क्रेडिट में आने के बाद जो है यहां पर मेरे पास जो है वो स्क्रीन ओपन हो गई है। यहां पर अब मैंने अपना जो सप्लायर है वो कौन सा सेलेक्ट करना है, हम यहां पर आ जाते हैं। यहां पर हमारे पास जो सप्लायर है वो है हमारे पास टेक सॉल्यूशंस। यहां पे मैं टेक सॉल्यूशंस को कॉपी करता हूं और यहां पे टेक सॉल्यूशंस को पेस्ट कर देता हूं। ये टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड आ गया। इसकी डेट जो है, क्रेडिट नोट नंबर इसका ये है और डेट है इसकी 20 जनवरी। यहां पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ये इसका क्रेडिट नोट है, और ये जो इसकी डेट है, डेट हमारे पास यहां पर आ रही है 20 जनवरी। तो मैं 20 जनवरी जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद जो है यहां पर ये क्या चीज है, रिफंड और फॉर रिटर्न सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई। यहां पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। यहां पर जो है क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो थी वो आईटी एंड सॉफ्टवेयर कंज्यूमेबल्स एक्सपेंस था, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं आ जाता हूं आपके पास अमाउंट में, और अमाउंट मेरे पास कितनी आ रही है, ये मेरे पास अमाउंट आ रही है 24, जिसके अंदर 400 वैट शामिल है। तो इसका मतलब है कि 2000 अमाउंट है और बाकी 400 मेरे पास क्या है, वैट है। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर 20% वैट को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये 2000 अमाउंट, 400 वैट, और ये 2400 मेरे पास आ गया। और यहां पर आके मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक किया। तो ये अब मैंने अपना क्रेडिट नोट जो है वो पोस्ट कर लिया है। अब सवाल ये है कि ये क्रेडिट नोट जो है ये पार्शली जो है वो एलोकेट हो रहा है। अब मैं इसके लिए यहां पर क्या काम करता हूं, देखिए यहां पे मैं फिल्टर्स पे आता हूं, और फिल्टर्स पे आके मैं अपना जो पेई है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर जो मेरे पास है टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये मैंने अपने सप्लायर को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। और यहां पर आके फॉर एग्जांपल मैं इसकी डेट में भी ठीक है, यकम सितंबर 2023 से आज तक है, तो पूरे साल की है। तो ये मेरे पास यहां पर आ गया, ठीक हो गया। अब यहां पर आके मैं क्या काम करता हूं कि मैं इस बिल को जो है, ठीक हो गया, वो व्यू एंड एडिट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पे बिल को ओपन कर लेता हूं। अब इस बिल को ओपन करने के बाद जो है ये मेरे पास अभी बिल जो है वो ये ओपन हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर मैं मेक पेमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता
हूं। यहां पर मैंने मेक पेमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक किया। ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं बिल है, ठीक है, 6000 का। और ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं क्रेडिट नोट है 2400 का। ठीक हो गया। तो मैंने जो अमाउंट अप्लाई करनी है क्रेडिट नोट की वो कितनी करनी पड़ेगी मुझे, यहां पर 2400 जो है मुझे ये अमाउंट जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी क्रेडिट नोट की, क्योंकि क्रेडिट नोट मेरा 2400 है और 2400 ही अमाउंट जो है मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर आके मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो अब मैंने अपने क्रेडिट नोट को जो है वो क्या काम किया है कि पार्शली जो है वो इसको एलोकेट करवाया है। इससे क्या काम होगा, इससे ये काम होगा कि मेरा जो बिल है अब जो उसकी ओपन अमाउंट मेरे पास रह जाएगी वो मेरे पास रह जाएगी 3600। जैसे यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आके अब मैं इस बिल को जब दोबारा से यहां से ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या काम होगा, आप देखें मैं यहां पर आ गया और यहां पर आके जब मैंने इस बिल को ओपन किया तो आप ये देखें मेरे पास अमाउंट जो है वो मेरे पास अमाउंट आ रही है 6000 और यहां पर जो मेरे पास अब बैलेंस ड्यू है वो मेरे पास बैलेंस ड्यू आ रहा है 3600 का। और ये मुझे बताया भी गया है कि ये एक पेमेंट के साथ जिसके साथ एलोकेट हुआ है, अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे देखें बता देगा कि अमाउंट अप्लाइड 2400 हुई हुई है, जो कि एक क्रेडिट नोट की थी जो 20 जनवरी को पोस्ट हुआ था। जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो क्रेडिट नोट जो है वो ओपन होके जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखें ये मेरे पास जो क्रेडिट नोट था वो ओपन होके आ गया है। अब हम बात करते हैं, इसको यहां से मैं क्लोज कर देता हूं। अब हम बात करेंगे अपने ऐसे क्रेडिट नोट की जो कि आपका एलोकेट होगा आपकी मल्टीपल बिल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, हमारे पास अब ये एक क्रेडिट नोट है कैपिटल स्टेशनर्स का और ये 10% डिस्काउंट है किसके ऊपर, इनवॉइसेस के ऊपर, कहां से लेके जनवरी से लेके अगस्त तक के ऊपर। ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक क्रेडिट नोट नंबर जो है वो हमारे पास आ गया है 1003 और ये यकम सितंबर को क्रेडिट नोट एलोकेट हुआ है और अमाउंट है 100 और 20 वैट, टोटल 120 का क्रेडिट नोट है। तो सबसे पहले तो उसी तरीके से हम यहां पर आते हैं और यहां पर आके एक क्रेडिट नोट जो है वो पोस्ट करते हैं। यहां पर आते हैं और यहां पर हम सप्लायर क्रेडिट पे क्लिक करते हैं। ये अपना क्रेडिट नोट जो है वो पोस्ट करते हैं। यहां पर हम आ गए सप्लायर क्रेडिट के ऊपर और यहां सप्लायर क्रेडिट पे आने के बाद जो है क्या कहते हैं हम यहां पर आ गए, ये आपके पास ये इधर डिटेल्स में कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेशनर कैपिटल स्टेशनर्स जो है ये हमारा सप्लायर है। यहां पर आके हमने इसका नाम लिख दिया कैपिटल स्टेशनर्स। ठीक हो गया। इसकी जो डेट है वो डेट हमारे पास क्या आ रही है, क्रेडिट नोट है 1003 और डेट है 1 सितंबर 2024। ये हमारे पास क्रेडिट नोट आ गया और ये हमारे पास इसकी डेट आ गई 1 सितंबर 2024। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी डेट आ गई। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये 10% डिस्काउंट है तमाम की तमाम इनवॉइसेस के ऊपर जनवरी से अगस्त तक की। तो यहां पर हम आ जाते हैं और यहां से हमने इससे खरीदी क्या थी, स्टेशनरी खरीदी थी। तो ये हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस के अंदर ही जो है वो चला जाएगा। यहां पर अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है 100, यहां पर हम लिख देते हैं 100 और ये हमारे पास वैट जो है वैट हमारे पास कितना आ रहा है 20%। तो ये हमारे पास जो है टोटल क्रेडिट नोट हो गया 120 का। यहां पर हम इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमने ये क्रेडिट नोट तो जो है वो पोस्ट कर लिया है, लेकिन अब इस क्रेडिट नोट की जो एक बात है वो बात ये है कि ये क्रेडिट नोट जनवरी से लेके अगस्त तक तमाम बिल्स के अंदर जो है ये 10% डिस्काउंट के लिए जो है वो एलोकेट करवाया गया है। तो यानी जितने भी कैपिटल स्टेशनर्स के बिल हैं जनवरी से लेके अगस्त तक उन तमाम बिल्स के अंदर से जो है 10% जो है वो कम होता जाएगा। अब किस तरीके से होगा, यहां पर जो है क्या कहते हैं हम इसी तरीके से यहां पर आ जाते हैं। दोबारा से हम फिल्टर जो है अपना लगा लेते हैं यहां से और कैपिटल स्टेशनर्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तहीं में आके यहां पर कैपिटल स्टेशनर्स, यहां पर हमने कैपिटल स्टेशनर्स को जो है वो सेलेक्ट किया और यहां पर आके अप्लाई पे जो है वो क्लिक कर दिया। अब आप ये देखें ये मैंने यहाँ पर कैपिटल स्टेशनर्स को जो है वो सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास सारे इसके बिल्स जो यहाँ पर हैं वो बने हुए आ गए हैं, क्योंकि अब ये क्रेडिट नोट जो है वो मल्टीपल बिल्स के साथ जो है वो एलोकेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें किसी भी बिल के सामने यहाँ पर मैं मार्क एज पेड के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप देखें यहाँ पर मैंने मार्क एज पेड के ऊपर क्लिक किया तो अब मेरे सामने जो है ये एक स्क्रीन खुल जाएगी। आप ये देखें मुझे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। यहां पर मुझे ये सारे के सारे बिल्स जो हैं वो ये सारे के सारे बिल्स मुझे नजर आ रहे हैं यहां पर। ठीक है। और ये इसका क्रेडिट नोट है 120 का।
ठीक हो गया। अब ये 120 का क्रेडिट नोट है और इस क्रेडिट नोट की बात क्या है कि हर बिल के अंदर से जनवरी से लेकर अगस्त तक 10% जो है वो डिस्काउंट है। तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले इन सब बिल्स को जो है ना वो टिक कर लेता हूं। अब टिक करने से क्या हुआ है कि वो पूरी अमाउंट जो है ना वो ले रहे हैं, जबकि मैंने पूरी अमाउंट जो है वो नहीं लेनी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पूरी अमाउंट है 120, तो इसके अंदर से 10% बनेगा 15, इसका यहां पर 10% मेरे पास बनेगा 6, इसका 240 का 10% मेरे पास बनेगा 24, इसी तरीके से 180 का 10% बनेगा 18, 120 का 10% बनेगा 12 और 60 का 12% बनेगा उसी तरीके से मेरे पास 6, 240 का 10% बनेगा 24 और 180 का 10% बनेगा मेरे पास 18। यानी कि हर बिल के अंदर से मैंने 10% जो है वो एलोकेशन करवाई है। तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं 120 जो है क्या कहते हैं पेमेंट थी और 120 ही जो है मैं अप्लाई करवा रहा हूं। यानी क्रेडिट नोट भी मेरे पास 120 का है और जो मैं अमाउंट अप्लाई करवा रहा हूं वो भी मैं कितने की करवा रहा हूं, 120 की करवा रहा हूं। तो आप ये देखें, इससे मुझे क्या पता चला कि जब मैंने अपने किसी भी क्रेडिट नोट को एक मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ एलोकेट करवाना होगा तो मैं उस कस्टमर पे, उस सप्लायर पे जाके मार्क एज पेड पे क्लिक करूंगा तो उसकी सारी बिल्स की डिटेल आ जाएंगी जैसे यहां पर आई हुई है। मैंने सबको सेलेक्ट किया और 10% सबके अंदर लिख दिया जिस हिसाब से वो क्रेडिट नोट एलोकेट होना था। तो ये मेरे पास टोटल 120 अमाउंट जो है वो अप्लाई हो रही है और जो मेरा क्रेडिट नोट है वो भी मेरे पास 120 का ही है। यहां पर आके मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो ये जो है क्या कहते हैं मेरा क्रेडिट नोट जो है वो अप्लाई हो चुका है कैपिटल स्टेशनर्स को। यानी कि हर इनवॉइस में से जो है वो 10% जो है वो क्रेडिट नोट एलोकेट हो गया है। ठीक हो गया। तो ये हमने जो है क्या कहते हैं अपने अकाउंट पेएबल साइकिल के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने पहले 1 बाय 1 सारे बिल्स पोस्ट किए हैं, स्टैंडर्ड रेट से, रिड्यूस्ड रेट से, जीरो रेट से, एग्जेम्प्ट से, वैट, नो वैट से सारे बिल्स को पोस्ट किया है। देखा है परचेज ऑर्डर से कैसे बिल बनते हैं, आप अपलोड कैसे कर सकते हैं बिल्स को, रिपीटिंग बिल्स के बारे में बात की है, बिल्स को इंपोर्ट करके भी देखा है, पेमेंट भी की है और क्रेडिट नोट एलोकेशन में भी हमने फुली एलोकेटेड के बारे में भी बात की है, पार्शली एलोकेटेड के बारे में भी बात की है और ऐसे क्रेडिट नोट जो मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ एलोकेट हो रहे हैं उनके बारे में भी जो है वो बात की है। तो ये हमारा एक पूरा अकाउंट पेएबल साइकिल था जिसको हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। तो अब हम बात करेंगे अपनी सेल एंड परचेज ऑफ ट्रैक्ड इन्वेंट्री और नॉन ट्रैक इन्वेंट्री के बारे में। हमने अपनी सिंपल इनवॉइसेस देख ली, हमने अपनी परचेजेस देख ली, अब हम इन्वेंट्री के हिसाब से जो है वो सेल और परचेज को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो सेल एंड परचेज ऑफ ट्रैक्ड इन्वेंट्री है। इसके अंदर आपको सबसे पहले हम क्विक बुक के ऊपर जाते हैं और क्विक बुक के ऊपर आके यहां पर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। यहां पर हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर आए और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की स्क्रीन जो है वो अभी मेरे सामने यहां पर ओपन होगी। ये देखें यहां पर अभी स्क्रीन जो है वो मेरे पास आ जाएगी। ये देखें ये स्क्रीन जो है वो मेरे सामने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो है वो आ गई है और इसके अंदर आप यहां पर ये देखें मेरे पास ट्रैक्ड इन्वेंट्री जो है, ट्रैक्ड इन्वेंट्री में मेरे पास ये मेंस क्रोनोग्राफ वॉच जो है वो ये मेरे पास एक घड़ी है और इसकी क्वांटिटी ऑन हैंड जो इस टाइम मेरे पास है वो 18 है। इसी एग्जांपल को जो है, इसी एक स्टॉक की एग्जांपल को लेके जो है हम वो चले हैं। सबसे पहले आप ये देखें यहां पर मुझे जो है वो एक डिटेल दी हुई है कि एक स्टॉक आइटम है मेंस क्रोनोग्राफ वॉच। ठीक हो गया। इसकी जो क्वांटिटी ऑन हैंड है 1 जनवरी को वो हमारे पास 18 है, जो हमने अभी सॉफ्टवेयर में देखी है। इसका जो लो स्टॉक लेवल है वो लो स्टॉक लेवल है इसका 5, मींस कि जब भी ये हमारे पास 5 घड़ियां बच जाएं हमने इसको जो है वो दोबारा से ऑर्डर कर देना है। सेल प्राइस इसकी दी हुई है 30, कॉस्ट प्राइस है 20 और जिस सप्लायर से हम ये घड़ियां परचेज करते हैं उसका नाम है प्रीमियम वॉचेस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहां पर और अब इसका जो है वो 3 मंथ्स के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च, इस 3 मंथ्स में जो है हम इसकी सेल एंड परचेज का जो है वो सिनेरियो देखेंगे। सबसे पहले यहां पर ये कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में जो है 10 जनवरी को कस्टमर 1 को हमने 4 घड़ियां जो है वो बेच दी हैं। ठीक है, 30 की एक घड़ी है और 4 घड़ियां हमने बेच दी हैं और इन 4 घड़ियों को बेचने के बाद हमारे पास जो स्टॉक बचता है वो 14 का बचता है। तो सबसे पहले हम अपने आ जाते हैं यहां पर क्विक बुक के ऊपर। आप ये देखें यहां पर जो इसका लो स्टॉक लेवल है वो 5, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है यहां पर आके हम यहां पर न्यू में आएंगे और न्यू में आके हम एक इनवॉइस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसको नई टैब के अंदर खोल लेते हैं। यहां पर मैं इनवॉइस को जो है वो रिकॉर्ड करूंगा।
यहाँ पर अभी इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो मेरे सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मेरे सामने अब इस इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई और हमने कस्टमर 1 को जो है, यहाँ पर हमने कस्टमर 1 को हमने 4 घड़ियाँ जो है वो बेची हैं। किस डेट को, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 10 जनवरी को 4 घड़ियाँ जो है वो कस्टमर 1 को बेची हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर अब डेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम आके यहाँ पर 10 जनवरी जो है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पर आके 10 जनवरी में हमने कस्टमर 1 को जो है वो घड़ियाँ बेची हैं। कितनी बेची हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर और हम अब अपना स्टॉक जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये मैन क्रोनोग्राफ वॉच जो है ये हमारा स्टॉक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर कितनी घड़ियाँ बेची हैं, यहाँ पर 4 घड़ियाँ जो हैं वो बेची हैं। ये 4 घड़ियाँ हमने कस्टमर 1 को जो है वो सेल आउट कर दी हैं। यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं और इसको यहाँ पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास सेव एंड क्लोज है, ये सारी ऑप्शंस हमें दी हुई हैं। यहाँ पर हम सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ सेव एंड न्यू यानी कि ये सेव हो जाए और फिर मैं अपनी अगली इनवॉइस जो है वो पोस्ट कर लूँ। ये सेव एंड न्यू पे आ गए हम। अब इनवॉइस जो है वो सेव हो गई है हमारे पास। अब अगली आइटम के ऊपर जो हम आते हैं, अगली सेल्स के ऊपर हम यहाँ पर आते हैं। अब इनवॉइस जो है वो है कि हमने 20 जनवरी को कस्टमर 2 को 6 घड़ियाँ जो है वो बेची हैं। ठीक हो गया। तो अब हम दोबारा से क्विक बुक के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अब हम कस्टमर 2 जो है, कस्टमर 2 जो है वो कस्टमर 2 को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमने कस्टमर 2 को 20 जनवरी को 6 घड़ियाँ बेची हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आके हम डेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 20 जनवरी हमने सेलेक्ट की, 20 जनवरी। और इसी तरीके से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आके यहाँ पे हम अपनी मेंस क्रोनोग्राफ वॉच जो है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई, ये हमने सेलेक्ट कर ली। और अब हमने यहाँ पर कितनी घड़ियाँ इसको बेची हैं, यहाँ पर हमने इसको बेची हैं 6 घड़ियाँ। तो यहाँ पर आके हम अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं 6 और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये अब हमारे पास से जो है वो 6 जो है वो सेल हो चुकी हैं। और यहाँ पर आके अब हम देखते हैं कि इन 6 घड़ियों को बेचने के बाद जो हमारे पास स्टॉक बचता है वो 8 घड़ियों का बचता है। अब इसी तरीके से हम दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर हमारा कस्टमर 3 है और यहाँ पर 28 जनवरी को हमने कस्टमर 3 को 3 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। तो दोबारा से यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने क्विक बुक में सेल्स पे। यहाँ पर कस्टमर 3 सेलेक्ट करते हैं, यहां पर हमने कस्टमर 3 सेलेक्ट किया। उसी तरीके से अब हमारे पास कौन सी डेट है, 28 जनवरी और 3 वॉचेस। यहां पर हम आके हम अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं। यहां पर हम आए 28 जनवरी और यहां पर जो हमने सेल की है, यहां पर हमने सेल कितनी की है, यहां पर हमने 3 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। यहाँ पर आके हमने घड़ियां सेलेक्ट की और यहाँ पर आके हमने 3 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके अब हमने सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया। आप देखें कि ये भी मेरे पास जो है इनवॉइस जो है वो सेव हो गई है। और यहां पर आप देखें कि जब मैंने 3 घड़ियां बेची हैं तो अब मेरे पास 5 घड़ियां जो है वो पीछे बच गई हैं और अब मेरा लो स्टॉक लेवल जो है वो अलर्ट हो गया, यानी 5 वॉचेस मेरे पास रहती हैं और अब मुझे इसको रीऑर्डर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपने क्विक बुक के अंदर जाते हैं। क्विक बुक में आके हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आते हैं और यहां पर आके इस स्क्रीन को जो है हम एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितना स्टॉक जो है वो बचा है। अभी ये रिफ्रेश होकर स्क्रीन मेरे सामने यहां पर आ जाएगी। अब आप देखें यहां पर स्क्रीन जो है वो मेरे पास रिफ्रेश होके आई है और पहले यहां पर लो स्टॉक लेवल 1 था और अब यहां पर लो स्टॉक लेवल यहां पर 2 हो गया है। और अब मैं अपनी जो है यहां पर वॉच के ऊपर जो है वो चला जाता हूं। यहां पर मैं आया, ये मेरे पास मेंस क्रोनोग्राफ वॉच है और आप यहां पर देखें ये मेरे पास रेड कलर के अंदर जो है वो हाईलाइट हो गई है, यानी कि इसकी क्वांटिटी जो है वो लो हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले सिनेरियो के ऊपर, यहां पर आ जाते हैं। अब जैसे ही देखें इसकी क्वांटिटी लो हुई है, मैंने 29 जनवरी को जो है वो 15 वॉचेस का जो है वो ऑर्डर कर दिया है, यानी कि अब मैं यहां पर आऊंगा और अब मैं अपना एक परचेज ऑर्डर जो है वो जो है ना वो करूंगा, ट्रैक रिकॉर्ड करूंगा। यहां पर मैं न्यू में आ जाता हूं और यहां पर न्यू में आके मैं परचेज ऑर्डर पे चला जाता हूं। इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूं। ये मेरे पास जो है वो भी परचेज ऑर्डर की स्क्रीन जो है मेरे पास ओपन होके आ जाएगी। ये देखें ये परचेज ऑर्डर की स्क्रीन मेरे पास यहां पर ओपन होके आ गई है और अब मुझे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को मैं 15 वॉचेस का जो है वो ऑर्डर कर रहा हूं। ठीक हो गया। यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर आके जो हमारा सप्लायर है, हमारा सप्लायर है प्रीमियम वॉचेस। प्रीमियम वॉचेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। डेट हमारे पास है 29 जनवरी।
29 जनवरी को जो है वो हम ऑर्डर कर रहे हैं प्रीमियम वॉचेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम ऑर्डर कितनी कर रहे हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं हम कौन सी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। ये मेंस क्रोनोग्राफ वॉच को हम ऑर्डर कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑर्डर कर रहे हैं क्वांटिटी 15 क्वांटिटी जो है वो हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दी है। और यहाँ पर जो है मैसेज टू सप्लायर, अगर आप कोई भी मैसेज लिखना चाहें जो कि आप सप्लायर को देना चाहते हैं, आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आके अब मैंने क्योंकि घड़ियाँ जो है यहाँ पर ऑर्डर कर चुका हूँ 15, यहाँ पर अब मैं इसको जो है शिप टू सप्लायर, यानी कि किसको सप्लाई करनी है, यहाँ पर जाहिर बात है हमने अपने आप को ही सप्लाई करवानी है। तो यहाँ पर आके हम अपने अकाउंट को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा अकाउंट है रमीज अकाउंटेंसी का। तो ये हमने आके रमीज, तो ये अब हमने अपनी 15 क्वांटिटीज जो है वो ऑर्डर कर दी और यहाँ पर आके हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आके हमने सेव एंड क्लिक के ऊपर क्लोज, यहाँ पर आके अब हमने इसको जो है वो सेव कर दिया और अब हमारा परचेज ऑर्डर जो है वो सेव हो गया है। अब चले आ जाए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर। अब यहाँ पर फेब का महीना जो है वो शुरू हो गया है और अब हमने कस्टमर 4 को जो है वो 5 फरवरी को 3 घड़ियां जो है वो बेच दी हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं दोबारा से, यहाँ पर इनवॉइस पे आ जाते हैं और यहाँ पर अब हमने कस्टमर 4 को, यहाँ पर हमने कस्टमर 4 को जो है ये हमने कस्टमर 4 सेलेक्ट किया। कस्टमर 4 को हमने कितनी घड़ियां बेची हैं, 5 फरवरी को हमने 3 घड़ियां बेची हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं हम अपनी 5 फेब, ये हमने अपनी डेट सेलेक्ट की और घड़ियां हमने इसको बेची हैं 3। तो उसी तरीके से यहाँ पर आके अब हम अपनी वॉच को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आके अब हम 3 वॉचेस जो है वो बेच रहे हैं, यहाँ इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको ये 3 घड़ियां जो हैं वो बेची हैं तो हमारा स्टॉक यहाँ पर देखें दोबारा से लो लेवल के ऊपर आ गया 2 वॉचेस, क्योंकि अभी तक हमें स्टॉक मिला नहीं है। हमने 29 फरवरी को जो है वो परचेज ऑर्डर रेज किया था। तो यहाँ पर अब आप देखें जो हमें स्टॉक की डिलीवरी हो रही है वो स्टॉक की डिलीवरी हमें 6 फेब को जो है वो स्टॉक की डिलीवरी हो रही है। तो अब हम जाएंगे अपने परचेज ऑर्डर के अंदर और 6 फरवरी को उसको जो है वो परचेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे जब हमें स्टॉक जो है वो डिलीवर हुआ है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आके सबसे पहले हम यहाँ एक्सपेंसेस में आएंगे और यहाँ पर आके जो है हम ओवरऑल एक्सपेंसेस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। यहाँ एक्सपेंसेस पे आने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस में आके और परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने परचेज ऑर्डर को जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास जो है ये परचेज ऑर्डर था। यहाँ पर आके जो है वो हम इसको ओपन करेंगे, इस परचेज ऑर्डर को। ये परचेज ऑर्डर जो है वो हमारे पास अभी ओपन हो रहा है, ये हमारे पास आएगा और यहाँ पर इस परचेज ऑर्डर को आके अब मैं कॉपी टू बिल में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आके मैंने इसको कॉपी टू बिल के अंदर कन्वर्ट किया और कॉपी टू बिल में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो सबसे पहले मैंने क्या काम करना है, मैंने अपनी डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है जो कि है 6 फरवरी। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 फरवरी। ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है वो देखें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि मैंने 15 वॉचेस परचेज की हैं सारी। यहाँ पर मैं इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे पास जो है वो सेव हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से आप देखें कि जैसे ही मैंने ये वॉचेस को परचेज किया है तो अब मेरी क्वांटिटी जो है वो 17 हो गई है। यहाँ पर मैं अब आ जाता हूँ और यहाँ पर आके आप देखें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर मैं दोबारा से आता हूँ। ये मेरे पास अभी आप देखें ये रेड के अंदर 5 शो हो रहा है। अब मैं इस स्क्रीन को जब रिफ्रेश करूंगा, ये मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ और अभी रिफ्रेश होकर मेरे सामने जो है वो स्क्रीन दोबारा से ओपन होगी। तो आप देखें जब स्क्रीन ओपन होगी तो मेरे पास जो स्टॉक की क्वांटिटी होगी वो 17 हो चुकी होगी। तो अब आप देखें ये मेरे पास स्क्रीन रिफ्रेश होके आई है और अब यहाँ पर जो स्टॉक है वो 1 रह गया है, लो स्टॉक। और यहाँ पर इसी तरीके से देखें, अब जब यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो मेरे पास जो ये वॉचेज हैं ये मेरे पास कितनी क्वांटिटी हो गई है, 17 हो गई है। चलें अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अब दोबारा से ठीक है, कस्टमर 5 को जो है वो हमने 14 फरवरी को 8 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। दोबारा से जो है यहाँ पर हम इनवॉइसेस पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपका कस्टमर 5। कस्टमर 5 को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर 5 को हमने क्या काम किया है कि 8 वॉचेस 14 फेब को जो है वो सेल की हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करते हैं 14 फेब और इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर जाके जो है वो वॉचेस को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि मेंस क्रोनोग्राफ वॉच है और यहाँ पर क्वांटिटी 8 है और दोबारा से यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक
कर देते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक किया तो ये हमारे पास सेव हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेट पे। अब हमने 28 फरवरी को कस्टमर 6 को जो है वो 7 वॉचेस जो है वो सेल की हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आके अब हम अपना कस्टमर 6 जो है वो सेलेक्ट करते हैं। कस्टमर 6 को हमने कितनी वॉचेस सेल की हैं, 28 फरवरी को, 28 फेब को हमने जो सेल की हैं वो मेंस क्रोनोग्राफ वॉच सेलेक्ट सेल्स की हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कितनी वॉचेस हमने सेल की हैं, 7। तो यहाँ पर आके हम अपनी क्वांटिटी जो है वो ऐड कर लेते हैं 7 और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि जैसे ही मैंने कस्टमर 5 और 6 को सेल किए हैं तो दोबारा से मेरे पास 2 वॉचेस जो हैं वो बच गई हैं। और अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और 10 मार्च को जो है 2 घड़ियां भी जो है वो सेल कर दी हैं। अब आप देखें हमारा स्टॉक लो हुआ है लेकिन हमने ऑर्डर नहीं किया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 10 मार्च पे। तो यहाँ पर आप देखें ये कौन सा है, कस्टमर 7 है, 10 मार्च 2 घड़ियां। यहाँ पर मैं आ जाता हूं और यहाँ पर आके मैं कस्टमर 7 को जो है वो सेलेक्ट करता हूं। कस्टमर 7 को सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने आके डेट क्या है 10 मार्च और वॉचेस हैं 2। तो यहाँ पर आके मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 मार्च और इसी तरीके से जो मेरी वॉचेस हैं वो मेरी वॉचेस कितनी है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मेंस क्रोनोग्राफ वॉच पे और 2 घड़ियां हैं। अब आप देखिए मेरे पास स्टॉक भी इस टाइम 2 का ही पड़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आता हूँ और अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ और अब अपना स्टॉक जो है वो यहाँ पर मेरा लो स्टॉक हुआ होगा 2। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें स्क्रीन मेरे पास रिफ्रेश होकर अभी आ रही है। अब आप देखें यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश होके आई है, मेरे पास 2 स्टॉक्स जो हैं वो लो क्वांटिटी के ऊपर हैं और यहाँ पर मेरे पास जो मेंस क्रोनोग्राफ वॉच है वो आप यहाँ पर देखें मेरे पास जो उसकी क्वांटिटी है वो 2 रह गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर इनवॉइसेस में आके मैं 3 घड़ियां सेल करना चाहूंगा इस टाइम और यहाँ पर आके मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं 3 घड़ियां जो हैं वो क्या हो गई हैं, सेल हो गई हैं। अब यहां पर मैं आता हूं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर और दोबारा से यहां पर मैं स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूं तो अब आप देखें कि मेरे पास जो स्टॉक इन हैंड बचता है वो मेरे पास स्टॉक इन हैंड -1 जो है वो बच जाएगा। अब आप ये देखिए मेरे पास 2 ही लो स्टॉक आ गया है और 2 ही आउट ऑफ स्टॉक भी आ गया है और यहां पर मेरे पास जो स्टॉक है वो अब -1 आ रहा है। स्टॉक कभी भी माइनस में तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो मैंने लास्ट सेल अपने कस्टमर को की है उसके अंदर जो मैंने उसको 3 घड़ियां बेची हैं, मैं 3 घड़ियां नहीं बेच सकता, मैं सिर्फ 2 ही घड़ियां जो है वो बेच सकता हूं। तो अब यहां पर हम इनवॉइस पे आएंगे और इनवॉइस पे आके जो हमारी प्रीवियस इनवॉइस है उसको जो है वो हम यहां पर अपने पास ओपन कर लेंगे। यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर रिसेंट इनवॉइसेस में ये हमारे पास जो है लास्ट इनवॉइस हमारी आ रही है, हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहां पर इसको ओपन करने के बाद जो है ये देखें ये मेरे पास जो है वो ओपन हो गई इनवॉइस और यहां पर इसको ओपन करने के बाद हम इसको एडिट करते हैं यहां पर 2, यहां पर हम इसको 2 कर देते हैं और यहां पर अब इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। आप ये देखिए मैंने इसको यहां पर सेव एंड न्यू पे क्लिक किया, यहां पर अब दोबारा से मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आया और अब देखेंगे मेरे पास -1 है। अब जब स्क्रीन को मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास स्टॉक अपडेट होके जो है वो 0 आ जाएगा। यहां पर अब आप देखें स्टॉक मेरे पास यहां पर अपडेट हो रहा है। अब आप देखें जब मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई है और यहां पर मैं आया हूं तो अब मेरे पास स्टॉक जो है वो 0 हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ उतना ही स्टॉक जो है वो सेल कर सकते हैं जितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। अब उसी तरीके से दोबारा से मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आप देखें कि अब 11 मार्च को जो है मैंने दोबारा से एक परचेज ऑर्डर रेज किया है 20 घड़ियों का। तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आके दोबारा से मैं एक परचेज ऑर्डर अपने पास ओपन कर लेता हूं। ये मैंने परचेज ऑर्डर नई स्क्रीन के ऊपर ओपन कर लिया। अभी मेरे पास यहाँ पर परचेज ऑर्डर जो है वो आ जाएगा और परचेज ऑर्डर की डिटेल्स जो है वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। 11 मार्च को 20 घड़ियां जो है वो हमने ऑर्डर की हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं और देखिए जैसे मेरे पास स्क्रीन ओपन होगी मैं प्रीमियम वॉचेस को जो है वो एक और परचेज ऑर्डर जो है वो कर दूंगा। ये देखें ये मेरे पास स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर मैं आया आपकी प्रीमियम वॉचेस पे, ये प्रीमियम वॉचेस के ऊपर आया। यहाँ पर आके मैंने इसको स्टॉक जो है वो रेस किया है आपका 11 मार्च को, मैंने 11 मार्च जो है वो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पर आके मैंने कितना स्टॉक जो है वो ऑर्डर किया है, यहाँ पर आके अब मैं इसके अंदर स्टॉक ऑर्डर कर रहा हूँ
20 का। मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ। यहाँ पर 20 वॉचेस का जो है वो स्टॉक मैंने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है और यहाँ पर आके मैं अब इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया और मेरे पास जो है ये परचेज ऑर्डर आ चुका है। अब उसी तरीके से यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सपेंसेस में यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इधर यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद जो है अभी मेरे पास स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी एक्सपेंसेस की। ये देखें, ये स्क्रीन मेरे पास जो है वो ओपन हो गई है और इसी तरीके से मैंने परचेज ऑर्डर को जो है वो फिल्टर कर लिया है। ये मेरे पास परचेज ऑर्डर था, मैं इसको जो है वो ओपन करता हूँ और इसको ओपन करके अभी मेरे पास ही ओपन होगा और इसको जो है वो मैं बिल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी टू बिल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। कॉपी टू बिल में कन्वर्ट करने के बाद देखिए मेरे पास ये स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है और अब मैं ये जूम करता हूँ कि मेरे पास ये स्टॉक जो है वो 15 मार्च को जो है वो पहुंच गया था। तो यहाँ पर मैं 15 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखें ये सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास जो है वो लिखी हुई है 20 घड़ियों की। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो भी वो आपको परचेज ऑर्डर जब वो आपको भेज देंगे तो उसके साथ वो आपको ज़ाहिरी बात है एक आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी और एक बिल भी भेजेंगे, तो उसके ऊपर कोई बिल नंबर भी लिखा होगा। लेट्स सपोज आप उसको कह सकते हैं कि बिल नंबर लिखा हुआ है, ये एक बिल नंबर है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है रिकॉर्ड हो गया है। अब यहाँ पर उसी तरीके से दोबारा से मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर आता हूँ और स्क्रीन को आके जो है मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखें ये मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अभी स्क्रीन रिफ्रेश होकर मेरे सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास लो स्टॉक जो है वो दोबारा से 2 से 1 हो गया है और अब मैं यहाँ पर जब आता हूँ तो मेरे पास ये मेंस की जो वॉचेज हैं वो 20 क्वांटिटी उनकी मेरे पास यहाँ पर हो गई है। तो ये हमारा जो है कि कहते हैं एक टॉपिक था जिसके अंदर मैंने एक ओवरऑल आपको साइकिल बताया कि किस तरीके से हम अपनी सेल और परचेज कर सकते हैं ट्रैक्ड इन्वेंट्री की। और जैसे ही आपकी इन्वेंट्री जो है वो लो लेवल पे आएगी, आपने एक परचेज ऑर्डर रेज करना है और उसके बाद जब आपके पास स्टॉक पहुंच जाएगा, वो परचेज ऑर्डर भी आपके पास आएगा, बिल भी स्टॉक के साथ आएगा, तो फिर आपने उस डेट को जो है वो बिल को रिकॉर्ड कर लेना है। अब हम बात करेंगे अपनी सेल और परचेज अपने नॉन ट्रैक्ड इन्वेंट्री के बारे में, यानी एक ऐसी इन्वेंट्री, एक ऐसा स्टॉक जिसको हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, जिसकी हमारे पास कोई भी क्वांटिटी ऑन हैंड नहीं होती। जैसे कि आप देखें ये मेरे पास 3 जो है वो नॉन स्टॉक आइटम्स हैं और यहाँ पर आप देखें इनकी कोई भी क्वांटिटी ऑन हैंड या इसका लो स्टॉक लेवल अलर्ट नहीं है। तो अब इसके लिए भी जो है हमने एक सिनेरियो जो है वो बनाया हुआ है। बेसिकली ऐसे स्टॉक्स के लिए हम हर मंथ एंड के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मैंने इसके लिए भी एक सिनेरियो जो है वो पूरा क्रिएट किया हुआ है कि ये मेरे पास मंथ ऑफ जनवरी है और यहाँ 5 जन को जो है हमने ये नॉन स्टॉक आइटम्स जो हैं वो परचेज किए हैं। ये हमारे पास 3 नॉन स्टॉक आइटम्स हैं जो हमने ये परचेज किए हैं और ये सारी की सारी उसकी इनवॉइस अमाउंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने 5 जनवरी में जाना है और एक परचेज जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने पास क्विक बुक के अंदर। यहाँ क्विक बुक के अंदर आके और यहाँ पर हम एक बिल जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर मैं न्यू टैब के अंदर बिल की स्क्रीन जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अभी स्क्रीन जो है वो बिल की मेरे पास ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अब आप देखिए मेरे पास बिल स्क्रीन ओपन हो गई है और मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। टेलीकॉम इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर, अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है, डेट सेलेक्ट कर लिया, उसका कोई भी बिल नंबर लिख दिया है और यहाँ पर आके अब मैं अपनी आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं खरीद रहा हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल। ये मेरे पास आ गई। इसकी मैं 100 क्वांटिटी जो है वो परचेज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आके मैं दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा मेरे पास क्या है, यहाँ पर है RJ45 कनेक्टर, वो भी मेरे पास 100 क्वांटिटी है। RJ45, ये मेरे पास RJ45 कनेक्टर्स आ गए। इसकी क्वांटिटी भी मेरे पास यहाँ पर 100 है। उसके बाद तीसरी जो है मेरे पास क्वांटिटी है वो मेरे पास है टेलीफोन जैक। यहाँ पर ये टेलीफोन जैक और इसकी क्वांटिटी जो है वो भी मेरे पास 100 यहाँ पर आ रही है। ये मैंने अपनी सारी क्वांटिटीज जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, सॉरी ये क्वांटिटीज मैंने गलत लिखी, 100 RJ45 200 थे और ये 150 थे। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 200 और यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ 150। तो ये मेरे पास जो है ये ओवरऑल अब मेरे पास ये पूरा जो है वो बिल जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अब इसको जो है यहाँ पर मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। ये मेरे पास जो है वो बिल सेव हो गया।
जो मैंने अपनी परचेज रिकॉर्ड करनी थी, यहाँ पर मैंने अपनी परचेज रिकॉर्ड कर ली है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि अब ये जो मैंने आइटम परचेज किया मैं इसको सेल नहीं करता। मैं अपने फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडबैंड प्लान्स जो है वो हम सेल करते हैं और उसके साथ जिन चीज़ों की छोटी मोटी ज़रूरत होती है ये हम दे देते हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर कोई हम सेल नहीं करते। तो यहाँ पर अब वो मुझे इसकी यूजेज बता रहा है कि जनवरी के अंदर ये कितने कितने आइटम्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें वो बता रहा है फाइबर ऑप्टिक केबल 20, RJ45 कनेक्टर्स 50 और टेलीफोन जैक 30, यानी कि ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा था जनवरी में वो कितना बचा था, ओपनिंग स्टॉक था 0। यहाँ पर मैंने इतने आइटम्स परचेज किए और इतने आइटम्स जो है मैंने इशू किए, ये सारे इशू मेरे पास आ रहे हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बच गया है वो यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल का 80, RJ45 कनेक्टर्स का 150 और टेलीफोन जैक का 120, और इनकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू स्टॉक की है 584.50, ये स्टॉक की वैल्यू है। अब जाहिर बात है ये स्टॉक मेरे पास जो है वो जनवरी के एंड में बच गया है, यानी कि ये मेरी जनवरी के अंदर तो यूज ही नहीं हुआ। ये मेरी परचेज जनवरी की थी लेकिन यूज जनवरी में नहीं हुआ। तो इसके लिए अब मुझे एक एडजस्टिंग एंट्री डालनी पड़ेगी जो कि क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो एडजस्ट करेगी। एक एंट्री मेरी डलेगी 31 जैन में और एक एंट्री मेरी डलेगी 1 फेब के अंदर। वो मैं आपको बताता हूं कौन सी। सबसे पहले यहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालूंगा 31 जनवरी में, जिसके अंदर मैं डेबिट करूंगा अपने नॉन स्टॉक आइटम को, क्योंकि ये नॉन स्टॉक आइटम है। हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर एक नॉन स्टॉक का अकाउंट जो है वो बना हुआ है 584.50 से, और क्रेडिट करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 584.50 से। तो यहां पर अब सबसे पहले हम आ जाते हैं क्विक बुक के अंदर, और यहां क्विक बुक पे आके जो है एक जनरल जो है वो यहां पर पोस्ट कर देते हैं। यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके एक जर्नल एंट्री पोस्ट कर देते हैं। यहां मैं जर्नल एंट्री में आ गया। यहां जर्नल एंट्री में आके जो है एक जर्नल एंट्री पोस्ट कर देते हैं। यहां पर आप देखें स्क्रीन मेरे पास ओपन हो गई है, और यहां पर सबसे पहले 31 जन को मैंने एक एंट्री जो है वो पास करनी है। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके आप देखें मैंने डेबिट करना है नॉन स्टॉक को 584.50 से। यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर मैं अपने अकाउंट को जो है वो सेलेक्ट करता हूं। यहां पर मेरे पास एक अकाउंट है नॉन स्टॉक का, इसको मैंने सेलेक्ट किया 584.50 जो कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी। ये मैंने इसको सेव की, और यहां पर अब मैं नरेशन में लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट जनवरी 24, यानी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है जनवरी 24 की। ये मैंने नॉन स्टॉक आइटम डेबिट कर दिया, और यहां पर अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा, क्रेडिट यहां पर मैं कर दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। यहां पर मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो है वो क्रेडिट कर दिया। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास जो है वो क्रेडिट हो गई। यहां पर अब मैं इसको यहां पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूं। यहां सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास सेव हो गई है। यहां पर अब 31 जनवरी को जो है हमने अपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर दी। अब जैसे ही 1 फेब आएगा, जाहिर बात है मुझे इस एंट्री को जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने लास्ट मंथ में क्रेडिट की थी, यानी जनवरी के महीने से कम की थी, अब वो मेरे लिए फेब के महीने में कॉस्ट बन गई है। यहां पर अब हम आ जाते हैं। यहां पर आके सबसे पहले मैं इधर आपको एक और चीज दिखा देता हूं। यहां प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आके यहां पर मैं आ जाता हूं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। यहां पर आप देखें मैं यहां पर चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाता हूं। चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास ओपन हो जाएगा, और यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास ओपन हो रहा है। ये देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास यहां पर आ गया, और आप यहां पर देखें कि अब मेरे पास ये जो नॉन स्टॉक आइटम है ये मेरे पास 584.50 इस टाइम आ रहा है। अब यहां पर मैं जनरल एंट्री में आता हूं, और जनरल एंट्री में आने के बाद अब मैं 1 फेब को जो है एंट्री पास करता हूं ओपनिंग स्टॉक की। तो उसी तरीके से अब यहां पर मेरे पास जो डेबिट हो जाएगा, यहां पर मेरे पास डेबिट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मेरे पास डेबिट हो गया 584.50 से यहां पर, और यहां पर मैं इसको कह देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट फेब 24। ठीक हो गया। और यहां पर अब जो मेरे पास क्रेडिट होगा, मेरे पास क्रेडिट क्या हो जाएगा, मेरा नॉन स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, और यहां पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब इसका मतलब है कि मैंने जो 31 जन को एंट्री की थी उसको मैंने 1 फेब के अंदर रिवर्स कर दिया, क्योंकि बेसिकली नॉन स्टॉक आइटम जो हैं हम उनको इसी तरीके से हर मंथ के एंड पे एडजस्ट करते हैं। अब यहां पर आप देखें मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में आता हूं, और चार्ट ऑफ अकाउंट में आके स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूं। देखें यहां पर मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अभी चार्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास रिफ्रेश होके जो है वो यहां पर आ जाएंगे।
तो आप ये देखें चार्ट ऑफ अकाउंट रिफ्रेश होकर मेरे पास आ गया और अब जो मेरे पास नॉन स्टॉक है वो दोबारा से मेरे पास यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 हो गई है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले केस सिनेरियो पे। अब ये मंथ ऑफ फेब आ गया है और यहाँ पर हमने 10 फरवरी को दोबारा से जो है वो कुछ आइटम्स जो है वो परचेज किए हैं, ये हमें उसकी डिटेल दी हुई है। अब इसी तरीके से हम सबसे पहले क्विक बुक के अंदर आते हैं और क्विक बुक में आके एक परचेज जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रहता हूँ और बिल जो है वो एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास अभी बिल की स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब ये देखिए ये मेरे पास बिल की स्क्रीन ओपन हो गई और उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लिया है, बिल नंबर लिख दिया है और उसके बाद जो जो मैंने आइटम्स परचेज करने थे वो उन सब की डिटेल्स यहाँ पर मैंने लिख दी है। देखिए 835 बिल है, 167 इसके ऊपर वैट है। यहाँ पर आप देखें तो ये 835 अमाउंट है, 167 वैट है और ये टोटल 1002 बनती है। तो ये मेरे पास जो है वो बिल जो है वो रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब ये बिल जो है मेरे पास सेव हो चुका है। अब आप देखें यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद जो है आप देखें फिर उसी तरीके से ये फेब का जो है वो यूजेज प्लान है कि फायर ऑप्टिक केबल 40 यूज हुए हैं, RJ 45, 80 और ये 50। अब आप ये देखें मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जो जैन का पड़ा हुआ था उसकी डिटेल्स मेरे पास ये थी। यहाँ पर मैंने परचेजेस इतनी की और मेरे पास यूजेज जो है वो इतनी और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास एंड पे इतना बच गया फेब के एंड पे। और उस क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो 190 यूनिट फाइबर ऑप्टिक के बच गए, RJ 45 कनेक्टर के 340 और टेलीफोन जैक के 170 बच गए और इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 1135.60 जो है वो मेरे पास बचती है। अब उसी तरीके से मैं दोबारा से क्या काम करूंगा कि यहां पर 29 फेब को मैं एक एडजस्टिंग एंट्री पास करूंगा क्लोजिंग स्टॉक की और 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक की जो है वो एंट्री पास करूंगा। अब वैसे ही जैसे हमने पहले किया था हम यहां पर आएंगे, हम जनरल एंट्री के अंदर आ जाएंगे और जनरल एंट्री में आके अब सबसे पहले 29 फेब को हम एक एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जिसके अंदर हम अपना नॉन स्टॉक जो है उसको वो डेबिट कर देंगे। नॉन स्टॉक को हम कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली हुई है 1135.60 से, यानी 1135.60 से यहाँ पर हम इसको डेबिट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फेब 24। ठीक हो गया। यहां पर हम इसकी एडजस्टमेंट लिख देंगे और उसके बाद जो है यहां पर हम उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। यहां पर हम सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहां पर हमने सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया और आप यहां पर देखें अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके जब मैं स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर आप देखें मेरे पास स्टॉक की वैल्यू 0 है तो ये 135.60 हो जाएगी। यहां पर मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया, अभी आप देखें मेरे सामने स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश होके जो है वो आ जाएगी। तो यहां पर आप देखें अब मेरे पास स्टॉक की वैल्यू जो है वो 1135.60 आ रही है। अब यहां पर मैं जनरल एंट्री में आके उसी तरीके से 1 मार्च में आऊंगा और 1 मार्च में आके ओपनिंग स्टॉक की एंट्री डालूंगा जिसमें मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो है वो यहां पर मैं डेबिट कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास डेबिट हो जाएंगी उसी तरीके से 1135.60 से और यहां पर मैं लिख दूंगा ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट फॉर मार्च और यहां पर आके मैं अपने पास नॉन स्टॉक आइटम जो है जो मेरे पास नॉन स्टॉक होगा उसको यहां पर मैं क्रेडिट कर दूंगा और यहां पर आके मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मैंने 1 मार्च का जो है वो भी मैंने जो है वो एंट्री डाल दी है और उसी तरीके से जब यहां पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आऊंगा और यहां पर आके इस स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास स्टॉक की वैल्यू जो है वो यहां पर 0 हो जाएगी। आप देखें यहाँ पर अभी मेरे सामने स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश होके आएगी और स्टॉक की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 लिखी हुई शो होगी। यहाँ पर अब आप देखें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 0 हो गई है। तो अब ये साइकिल इसी तरीके से हर मंथ जो है वो रिपीट होता जाएगा आपके नॉन स्टॉक आइटम के लिए, नॉन ट्रैक्ड इन्वेंट्री के लिए जिनका स्टॉक आप मेंटेन करके नहीं रखते। ये उन प्रोडक्ट्स और के लिए होता है बेसिकली जिन प्रोडक्ट्स को आप यूजुअली सेल नहीं करते लेकिन वो आपने रखे हुए होते हैं, वो आप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो जा रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल के अंदर लिया है। तो ये आपकी पूरी एक सिनेरियो था कि किस तरीके से आप अपने नॉन स्टॉक आइटम को जो है वो डील करते हैं और कैसे उनकी एडजस्टमेंट्स जो है वो पास करते हैं हर मंथ एंड के ऊपर और ओपनिंग मंथ पे।
अब हम बात करेंगे अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में कि किस तरीके से हम अपनी क्विक बुक के अंदर जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज को जो है वो पोस्ट करते हैं। हमारे पास जो है कि कहते हैं 4 एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको एक बिल दिया हुआ है जिसकी डेट है 1 जनवरी 2024। ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है और ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 6 मंथ की जो है वो इंश्योरेंस कवरेज है, जनवरी से लेके जून तक, और इसकी अमाउंट जो है वो 6000 है और इसके ऊपर कोई वैट नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस जो होती है वो वैट एग्जेम्प्ट होती है। और इसकी जो कैटेगरी है वो प्रीपेड एक्सपेंस की बनती है। क्योंकि हमने 1 जन को 6000 रुपए का एक एक्सपेंस किया, लेकिन जाहिर बात है कि ये एक्सपेंस सिर्फ जन के मंथ का नहीं है, बल्कि ये एक्सपेंस जन से लेके और जून तक के महीने का, यानी कि 6 मंथ्स के पीरियड को जो है ये कवर करता है। तो हम सारे के सारे एक्सपेंस को एक ही मंथ में रिकॉर्ड नहीं करते। इसके लिए हम इसको, इन बिल को जो रिकॉर्ड करेंगे वो प्रीपेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, अपनी प्रीपेमेंट्स के अंदर, और फिर मंथली जेवी के थ्रू जो है वो इसको एडजस्ट करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने क्विक बुक में आ जाते हैं। क्विक बुक में आने के बाद यहाँ पर हम अपने बिल में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम बिल में आ गए हैं। यहाँ पर आके हम इसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का बिल और 1 जन का है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड, ये हमारा सप्लायर है। इसकी जो डेट है वो हमारे पास आ रही है 1 जन, ठीक हो गया। इसकी जो हमारे पास क्या कहते हैं अमाउंट है वो हमारे पास है 6000। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आके हम इसकी अमाउंट को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कैटेगरी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट हुई है, लेकिन क्योंकि ये 6 मंथ के लिए है तो यहाँ पर आके मैं इसको सेलेक्ट करूँगा प्रीपेमेंट्स। तो यहाँ पर आके इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर आके प्रीपेमेंट्स को जो है वो सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर प्रीपेमेंट को सेलेक्ट किया। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है एम्प्लॉयज़ की, यहाँ पर मैं फर्दर आगे लिख देता हूँ जैन से लेके और जून तक की ये कवरेज है। और ये क्या अमाउंट है इसकी, 6000 यहाँ पर इसकी अमाउंट है। और यहाँ पर जो वैट है वो मेरे पास नो वैट है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सेव एंड न्यू पे क्लिक किया। ये बिल जो है मेरे पास जो है वो पोस्ट हो गया है। तो ये बिल मेरे पास पोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में आता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास प्री पेमेंट्स का बैलेंस 6000 जो है वो स्टैंड कर गया है। अब यानी कि जनवरी से लेके जून तक मैं एक जनरल एंट्री जो है वो पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं प्री पेमेंट पे से जो है वो बैलेंस को कम करूंगा और एक्सपेंस जो है वो हर मंथ रिकॉर्ड करूंगा। और जून के एंड में आके यहाँ पर मेरे पास जो प्री पेमेंट्स का बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मैं जनरल एंट्री के अंदर आता हूँ। सबसे पहली जनरल एंट्री जो मेरी पास होगी वो मेरी पास होगी 31 जन के अंदर। 31 जन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मेडिकल इंश्योरेंस को जो है वो यहाँ पर मैं डेबिट कर दूंगा। मेडिकल इंश्योरेंस मेरे पास 1000 से डेबिट हो जाएगी। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या आएगी डिस्क्रिप्शन, मंथली इंश्योरेंस एक्सपेंस, यहाँ पर मेरे पास ये आ गया। और यहाँ पर क्रेडिट जो है, यहाँ पर क्रेडिट मैं कर देता हूँ प्री पेमेंट्स को। यहाँ पर मैं प्री पेमेंट्स को जो है वो क्रेडिट कर देता हूँ 1000 से और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखें जैसे ही मैंने पहला जेवी जो है वो पोस्ट किया होगा तो मेरे पास जो बैलेंस होगा प्री पेमेंट्स का ये 6000 है। जब मैं इस स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा तो ये 5000 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें ये मेरे पास स्क्रीन रिफ्रेश होके आई है और यहाँ पर मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस जो है वो 5000 रह गया है। इसी तरीके से जब फरवरी से लेके जून तक मैं अपने 5 जेवीज पोस्ट करूंगा तो इसका बैलेंस मेरे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं जनरल एंट्री के अंदर आता हूँ और अगला जेवी जो मेरा पोस्ट होगा वो मेरा पोस्ट होगा 29 फेब के अंदर। और यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर मैं मेडिकल इंश्योरेंस को जो है वो डेबिट कर दूंगा 1000 से और यहाँ पर उसी तरीके से मैं लिख दूंगा मंथली इंश्योरेंस एक्सपेंस। और यहाँ पर जो है मैं अपनी प्री पेमेंट्स को जो है वो क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पर मैं आया, प्री पेमेंट्स को क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दूंगा। और उसी तरीके से अब ये मेरे पास फेब का भी जो है वो पोस्ट हो गया और इसी तरीके से अगले 4 महीनों का भी जो है वो मैं पोस्ट कर दूंगा। और अब आप ये देखें, यहाँ पर मैं जून का जो है वो जेवी वो पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरा प्री पेमेंट्स का बैलेंस जो है वो यहाँ पर 0 आ गया है सारे जेवीज पोस्ट करने के बाद।
अब यहाँ पर जो है हम अपनी अगली एडजस्टमेंट की तरफ जो है वो चलते हैं, जो है हमारी प्रीपेड इनकम, मींस कि हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू, यानी कि ऐसी इनकम जिसको हम एडवांस में पैसे रिसीव कर लेते हैं और सर्विसेज जो है वो बाद में देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सिनेरियो बना हुआ है कि 1 जनवरी को हमने कस्टमर 1 को जो है कंसल्टिंग सर्विसेज बेची हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, जिसकी टोटल अमाउंट है 12,000, जिसमें से अमाउंट जो है वो 10,000 है और 2,000 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वैट है। तो उसी तरीके से आप देखें, ये हम 1 जनवरी को जो हमने कस्टमर को इनवॉइस की है 12,000 की, ये हमारे सारे का सारा रेवेन्यू जो है वो जनवरी के मंथ का नहीं है, बल्कि ये तो हमारा रेवेन्यू है जनवरी से लेके दिसंबर तक का। तो इसको अब हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके हम सबसे पहले इनवॉइस में आते हैं और यहाँ पर इनवॉइस में आके जो है हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमर 1। ये हमने कस्टमर 1 को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आके डेट देख लेते हैं 1 जनवरी, और प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज जो है ये हम बेच रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की। यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आप यहाँ पर देखें, हम इनवॉइस के अंदर आ गए, हमने अपना कस्टमर जो है वो सेलेक्ट किया है, डेट सेलेक्ट की है और यहाँ पर आके जो हम उसको सर्विसेज बेच रहे हैं, यहाँ पर सर्विसेज और यहाँ पर प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज जो है हम उसे बेच रहे हैं 10,000 में। ये अमाउंट हो गई 10,000 और वैट 2,000, तो 12,000 टोटल अमाउंट हो गई। तो ये हमारे पास जो है एक इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो गई है। यहाँ पर जो है हम इसको जो है वो सेव एंड न्यू पे जो है वो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक किया और इनवॉइस हमारे पास आ गई। यहाँ पर अब एक सवाल जो है वो जो है वो क्रिएट होता है कि हमने इसको सारे के सारे को यहाँ पर अपने पास सर्विस के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किया है, तो क्या ये हमारा सारे का सारा रेवेन्यू जो है वो ये इसी मंथ का था? तो नहीं। इसलिए अब हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जिस डेट में हमने इनवॉइस पोस्ट की है, मींस के 1 जनवरी के अंदर, यहाँ हम 1 जनवरी के अंदर आएंगे और जो हमारे पास सर्विसेज थी जिसको हमने क्रेडिट किया था, अब यहाँ पर आकर उसको जो है हम अपने पास जो है वो डेबिट करेंगे। यहाँ पर सर्विसेज को कितनी अमाउंट से, यहाँ पर 10,000 से जो है वो उसको डेबिट करेंगे। ठीक हो गया। ये जो है क्या कहते हैं, हमारे पास प्रीपेड कंसल्टिंग सर्विसेज थी जनवरी से दिसंबर तक के लिए, वो हमारे पास जब हमने इनवॉइस रिकॉर्ड की थी तो इसको क्रेडिट किया होगा। अब यहाँ पर हम इसको डेबिट करके जो है वो इस टाइम खत्म करेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास चीज आएगी वो हमारे पास यहाँ पर आपकी आएगी इनकम इन एडवांस, यानी कि हमने जो इनकम एडवांस के अंदर 10,000 रिसीव की है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। मींस कि वो हमारे पास एक तरह की जो है वो लायबिलिटी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पर हम सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमने इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अपनी इनकम इन एडवांस के अंदर जब हम जाएंगे तो देखेंगे 12,000 का बैलेंस जो है वो हमारे पास स्टैंड हुआ होगा। तो यहां पर अब आप देखिए हमारे पास इनकम इन एडवांस के अंदर जो है वो बैलेंस स्टैंड हो गया 10,000 और अब उसी तरीके से जो है हम हर मंथ जो है वो अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे और इस बैलेंस को जो है वो हम हर मंथ जो है वो कम करते रहेंगे। तो अब उसी तरीके से सबसे पहले यहां पर हम जनरल एंट्री के अंदर आएंगे और सबसे पहली जो हम जनरल एंट्री डालेंगे वो हम डालेंगे 31 जन के अंदर। 31 जन के अंदर आके अब हम अपनी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और एंट्री हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि हम अब अपनी जो हमारे पास इनकम इन एडवांस है इसको जो है वो हम डेबिट कर देंगे। इनकम इन एडवांस को यहां पर हम डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे? 10,000 1 ईयर के लिए, तो हमारे पास 1 मंथ की कितनी निकलेगी। यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर कैलकुलेटर जो है वो चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर ओपन हो गया यहाँ पर हमारे पास और इसके अंदर आप यहाँ पर देखें कैलकुलेटर ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर अब हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हमारे पास अमाउंट आएगी यूनिट 10 100,000 10,000 डिवाइडेड बाय इसको हम 12 करेंगे तो 833.33 हमारे पास आती है। तो यहाँ पर आके हम 833.33 से इसको जो है वो डेबिट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे मंथली रेवेन्यू। ठीक है, जो हमारा मंथली रेवेन्यू है वो, और यहाँ पर आके अब हम अपने पास जो क्रेडिट करेंगे वो हम अपनी सर्विसेज को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर आके हम अपनी सर्विसेज को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास जनरल एंट्री जो है वो सेव हो गई है और उसी तरीके से जब यहाँ पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके बैलेंस देखेंगे तो वो 833.33 से जो है वो कम हुआ होगा।
तो यहाँ पर अब आप देखें इनकम इन एडवांस का बैलेंस जो है वो कम होके 9166.67 रह गया है। और उसी तरीके से जब हम दिसंबर तक ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर लेंगे तो इसका बैलेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आके अब हम अपनी बाकी एंट्रीज भी जो है वो पोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अब आप देखें कि मैंने 12 मंथ्स की जो एंट्रीज हैं वो जेवीज पोस्ट कर दी हैं और यहाँ पर मेरे पास अब इनकम इन एडवांस का बैलेंस जो है वो 0 स्टैंड हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। यहाँ पर जो हमारी अगली एडजस्टमेंट है वो हमारी एडजस्टमेंट है एक्रूड एक्सपेंसेस की। मींस कि हमारा एक्सपेंस तो हो गया होता है लेकिन अभी तक हमारे पास जो बिल होता है वो रिसीव नहीं हुआ होता। जैसे कि यहाँ पर एक यूटिलिटी बिल की ये एक एग्जांपल है कि 2 फरवरी को हमारे पास पावर सप्लाई लिमिटेड से जनवरी का बिल आया है जिसकी अमाउंट है 500 और उसके अंदर 5% वैट जो है वो शामिल है। मींस के एक्सपेंस 476.19 है और वैट 23.81 है। ये हमारे पास जो है कि कहते हैं डिटेल्स है। लेकिन ये जो बिल है हमारा जो फरवरी को रिसीव हुआ है ये टेक्निकली कौन से मंथ का बिल है? जनवरी के मंथ का बिल है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम आके अपने बिल को जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आके हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास है पावर सप्लाई लिमिटेड, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसकी डेट है वो डेट है हमारे पास 2 फेब। ये हमारे पास जो है वो बिल की डेट है 2 फेब। उसके बाद जो इसके चार्जेस हैं वो चार्जेस हमारे पास यहाँ पर इसके हमें दिए हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं। 476.19 चार्जेस हैं यहाँ पर। 476.19 जो है वो हमारे पास ये चार्जेस हैं और 23.81 वैट हो गया। तो टोटल बिल ये हमारे पास 500 का हो गया। लेकिन यहाँ पर अब ये चीज़ है कि हमारे पास ये बेसिकली जो फरवरी में बिल रिसीव हुआ है ये हमारे पास जनवरी के मंथ का है। तो ये जो हमारे पास है ये एक्सपेंस में नहीं जाएगा बल्कि ये हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस के अंदर जो है वो चला जाएगा, जो हमारे जिसको हम एक्रूवल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक्रूवल जनरल के अंदर जो है ये पोस्ट हो जाएगा बिल। यहाँ पर हम इसको सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक किया तो ये हमें क्या कह रहा है? ऑल आइटम्स नीड अ टैक्स रेट फॉर। यहाँ पर हमने टैक्स रेट भी लिखना है यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि हमने अकाउंट चेंज किया है। तो यहाँ पर हम अपना 5% जो है वो टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे। तो उसी तरीके से ये 476.19 का बिल हुआ और ये वैट हुआ और यहाँ पर हम सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास बिल जो है वो सेव हो गया है। और अब उसी तरीके से जब यहाँ पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे तो हमारे पास एक्रूवल्स के अंदर जो है ये बैलेंस स्टैंड कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक्रूवल्स के अंदर जो है ये बैलेंस स्टैंड कर रहा है। अब ये हमारे पास बिल जो है ये हमारे पास बिल किस डेट का था? जनवरी के मंथ का था। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके हम 31 जन को जो है वो एक जेवी जो है वो पोस्ट करेंगे। यहाँ पर आएंगे 31 जन को और यहाँ पर जो है वो हम अब लाइट हीट एंड पावर को जो है वो यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से डेबिट कर देंगे? ये इसी अमाउंट से 476.19 से यहाँ पर 476.19 से डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्शन में हमारे पास यूटिलिटीज़ फॉर जन 2024, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और हम क्रेडिट किसको करेंगे? हम क्रेडिट अपने एक्रूवल जनरल्स को जो है वो क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर हम इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे और जब ये हमने जेवी पोस्ट कर लिया यानी कि हमारा जनवरी के मंथ में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है और अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आएंगे तो हमारे एक्रूवल्स का बैलेंस जो है वो 0 हुआ होगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए हमारे पास एक्रूवल्स का बैलेंस जो है वो 0 हो गया। ये हमारा केस था एक्रूड एक्सपेंसेस का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ जो है हमारा एक्रूड इनकम का। मींस कि हमने रेवेन्यू तो जनरेट कर लिया होता है लेकिन अभी तक हमने अपने कस्टमर को जो है वो इनवॉइस नहीं भेजी होती। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 1 फेब को जो है हमने कस्टमर 2 को कंसल्टिंग सर्विसेज जो हैं वो दी हैं और ये हमने उसको 1 फेब को इनवॉइस किया और उसकी अमाउंट उसी तरीके से है 1200 1000 रुपये जो है वो अमाउंट है और 200 जो है वो वैट का है। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो इनवॉइस की अमाउंट है। लेकिन ये जो कंसल्टिंग सर्विसेज हैं जिसकी इनवॉइस हमने उसको फेब के अंदर की है, बेसिकली ये कंसल्टिंग सर्विसेज किस मंथ की हैं? जनवरी की हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपके पास आ जाते हैं इनवॉइस में। यहाँ पर आके इनवॉइस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर कस्टमर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कस्टमर 2 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास डेट क्या है? 1 फेब है और ये हमारे पास है कंसल्टिंग सर्विसेज जनवरी। यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये हमारे पास जो डेट है हमारे पास डेट है 1 फेब। हम यहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं?
यहाँ पर हम कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम सर्विसेज को डेबिट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और ये हमारे पास जो अमाउंट है वो है हमारे पास 1000 और जो हमारे पास वैट है वो वैट है 20%। ये तो जो है ना मेरे पास इनवॉइस हो गई जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन उसी तरीके से ये जो मेरे पास 1 फेब को एक इनवॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये सर्विसेज 1 फेब की नहीं है, ये जैन के मंथ की हैं। तो इसके लिए भी अब हमें जो है वो एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं इनवॉइस को जो है वो पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस को पोस्ट करने के बाद जो है उसी तरीके से यहाँ पर मैं जनरल एंट्री के अंदर आता हूँ और अब यहाँ पर 31 जनवरी को जो है मैं एक एंट्री पास करूंगा जिसके अंदर मैंने सर्विसेज को जो है वो क्रेडिट किया था 1 फेब में। तो यहाँ पे मैं आके सर्विसेज को जो है यहाँ पर मैं डेबिट करूंगा और उसकी अमाउंट यहाँ पर मेरे पास होगी 1000। ये मेरे पास अमाउंट हो गई। ये मेरे पास जो है ये कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई जनवरी की। उसके बाद यहाँ पर अब मैं क्रेडिट जो है यहाँ पर मैं क्रेडिट किसको करूंगा, यहाँ पर मैं क्रेडिट करूंगा, यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर यह हमारे पास है एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड इनकम। तो यहाँ पर मैं एक्रूड इनकम को जो है यहाँ पर मैं क्रेडिट करूंगा। ये मैंने एक्रूड इनकम को क्रेडिट कर दिया। अब बेसिकली 1 फेब को जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी, 1 फेब को जब मैंने अपनी इनवॉइस रिकॉर्ड की थी तो उसके अंदर मैंने अपनी सर्विसेज यानी रेवेन्यू को जो है वो क्रेडिट किया था, सर्विसेज को क्रेडिट किया था। तो इसका मतलब है कि अब 1 फेब में ही मुझे एक जनरल डालना पड़ेगा जिसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज को डेबिट करूंगा। और यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर डेट को सेलेक्ट करता हूं 1 फेब। यहां अब मुझे 1 फेब में ही एक जेवी डालना पड़ेगा जिसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज को डेबिट करूंगा और अपनी एक्रूड इनकम को जो है वो मैं क्रेडिट कर दूंगा। यहां पर मैं सेव एंड न्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। ये अब मेरी सर्विसेज का बैलेंस तो ऑफसेट हो गया। लेकिन अब बेसिकली ये जो सर्विसेज थी वो थी किस मंथ की, ये सर्विसेज मेरे पास जो है वो थी 31 जैन की। तो अब 31 जैन के अंदर जो है मैं एक और जेवी जो है मैं पोस्ट करूंगा जिसके अंदर मैं अपनी एक्रूड इनकम को जो है यहां पर मैं डेबिट कर दूंगा। एक्रूड इनकम को यहां पर मैं डेबिट कर दूंगा 1000 से और मैं अपने पास जो है वो क्रेडिट क्या चीज करूंगा, क्रेडिट मैं अपने पास यहां पर सर्विसेज को जो है वो क्रेडिट कर दूंगा। ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं सर्विसेज को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब सबसे पहले इसको मैं सेव एंड न्यू करने से पहले जो है मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके देख लेता हूं जहां पर मेरे पास एक्रूड इनकम का जो बैलेंस है वो स्टैंड हुआ होगा 1000। तो यहां पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ जाता हूं। तो अब आप ये देखिए यहां पर मेरे पास एक्रूड इनकम का बैलेंस जो है वो 1000 जो है वो स्टैंड कर रहा है। यहां पर अब मैं जनरल एंट्री में आता हूं और यहां पर सेव एंड न्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। अब ये मेरे पास जनरल एंट्री जो है वो सेव हो गई है और अब यहां पर आके जब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में देखूंगा तो मेरा बैलेंस जो है वो 0 होगा। तो अब यहां पर आप देखें कि मेरे पास एक्रूड इनकम का बैलेंस जो है वो 0 आ गया है। तो ये हमारी जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट्स थी जिसको हमने बारी बारी अपनी 4 एडजस्टमेंट्स को जो है वो डिस्कस किया और इनके जो है वो इम्पैक्ट देखे कि अकाउंट्स पे इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं और क्विक बुक के अंदर हम इन एंट्रीज को जो है वो किस तरीके से पोस्ट करते हैं। तो अब हम क्विक बुक के अंदर जो है वो अपने डेप्रिसिएशन के टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे और मैंने इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो है वो 2 एग्जांपल्स जो है वो लिए हैं जिसके अंदर एक एग्जांपल में जो है मैं लैपटॉप को परचेज कर रहा हूं और मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से है और एक एग्जांपल के अंदर जो है मैं व्हीकल्स को जो है वो परचेज कर रहा हूं और ये अज्यूम कर रहा हूं कि उसके लिए जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर है। तो सबसे पहले आप ये देखें यहां पर आपको एक परचेज इनवॉइस नजर आ रही है जिसके अंदर हम 1 अक्टूबर को जो है एक परचेज कर रहे हैं लैपटॉप जिसकी डिटेल्स जो हैं वो यहां पर हमें स्क्रीन के ऊपर दी हुई है कि वो 1000 का लैपटॉप है, 20% उसके ऊपर वैट है, उसकी टोटल अमाउंट वैट को इंक्लूड करके 1200 है। और यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो लैपटॉप है उसकी जो सॉल्वेज वैल्यू है वो 0 है और वो पूरे का पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, यानी हमने इसको 1 साल के अंदर ही जो है वो डेप्रिशिएट करना है। अब हम चलते हैं अपनी क्विक बुक की स्क्रीन की तरफ। यहां पर आ जाते हैं हम क्विक बुक पे। यहां पर हम आ गए चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये वाला जो हमारा लैपटॉप है हमने इस लैपटॉप को जो है वो ऐड करना है। तो यहां पर हम आते हैं और यहां पर आके देखते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं उनका कोड कौन सा है। कंप्यूटर इक्विपमेंट का कोड है 305। तो सबसे पहले यहां पर आके मुझे एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा।
आप चाहें तो आप इस लैपटॉप को कंप्यूटर इक्विपमेंट के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप एक अलग अलग अकाउंट बना लें और इसके सब अकाउंट बना लें कंप्यूटर इक्विपमेंट का, ताकि आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे। तो हम इसी तरह करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम न्यू में जाते हैं। न्यू में जाने के बाद जो है हम एक अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। ये मेरे सामने जो है कि कहते हैं एक स्क्रीन ओपन हो गई है। यहां पर सबसे पहले वो पूछ रहा है कि अकाउंट का नेम क्या है। यहां पर मैंने अकाउंट का नेम जो है वो लिख दिया कि मेरे पास ये जो है ये डेल का लैपटॉप है। अकाउंट नंबर मेरे पास क्या है, यहां पर 305 कंप्यूटर इक्विपमेंट का कोड था, तो यहां पर मैं 305A कर देता हूं और इसको जो है मैं एक सब अकाउंट जो है वो बना देता हूं। ये सब अकाउंट किसका होगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट का जो है वो अकाउंट होगा। ये मेरे पास सब अकाउंट है कंप्यूटर इक्विपमेंट का, तो यहां पर मैं आ जाता हूं और ये सब अकाउंट हो जाएगा कंप्यूटर इक्विपमेंट का। ठीक हो गया, ये कंप्यूटर इक्विपमेंट का सब अकाउंट हो गया। अब इसकी अकाउंट टाइप जो है वो अकाउंट टाइप क्या है, ये हमारे पास टेंजिबल एसेट है, यहां पर आ गया। और इसके अंदर जो डिटेल टाइप होगी, यहां पर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन होती है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। इसका जो डिफॉल्ट टैक्स कोड है वो हम यहां पर रख देते हैं 20%। और इसकी ओपनिंग बैलेंस इसका कोई भी नहीं है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में हम क्या कर देते हैं, हम यहां पर आते हैं और ये जो पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि 16 GB रैम है और ये जो इसकी SSD वगैरह है, सब कुछ यहां पर कॉपी करते हैं और यहां पर आके जो है डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहां पे आके इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमने एक अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जो है दोबारा से ये हमने पेरेंट अकाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये हमने कंप्यूटर इक्विपमेंट सेलेक्ट किया था, ये कंप्यूटर इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आके इसको सेव कर देते हैं। ये हमने एक अकाउंट जो है अब अपना क्रिएट कर लिया है लैपटॉप के नाम से कंप्यूटर इक्विपमेंट के नीचे। जैसे आप ये देखें यहां पर, अब जब मैं आऊंगा तो ये देखें ये मेरे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट है और ये कंप्यूटर इक्विपमेंट के नीचे ये इसका सब अकाउंट मेरे पास यहां पर आ रहा है। अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके अब हम अपने लिए जो है वो क्या करते हैं, एक परचेज इनवॉइस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसको नाम को कॉपी करता हूं और परचेज इनवॉइस जो है वो क्रिएट करता हूं। यहां पर मैं बिल में आ जाता हूं और बिल क्रिएट कर देता हूं। ये मेरे पास सप्लायर है टेक वर्ल्ड का, टेक वर्ल्ड लिमिटेड के नाम से जो है मेरे पास ये एक सप्लायर है। ये मैंने सप्लायर को जो है वो ऐड कर लिया। अब उसके बाद यहां पर अगला काम क्या है, यहां पर अगला काम मेरे पास ये बाकी उसकी डिटेल पूछ रहा है, ये डिटेल हम यहां पर नहीं डालते, इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगली डिटेल्स की तरफ आते हैं। ये हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया है और इसकी ड्यू ऑन रिसीट है। यहां पर जो इसकी डेट है वो डेट हमारे पास है 1 अक्टूबर, इसकी ड्यू डेट भी हमारे पास 1 अक्टूबर है। ठीक हो गया। ये इसका जो बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर इसका ये है, इसको यहां से हम कॉपी करते हैं। मैं सिंपल जो है सिर्फ एक बिल जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस टाइम। यहां पर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद जो है यहां पर आके हम अब यहां पर कैटेगरी में आ जाते हैं और कैटेगरी में आके जो हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था 305A का, उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है, ये इस आइटम की डिस्क्रिप्शन है। ये हम इसको यहाँ पर जो है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है 1000। यहाँ पर हम इसकी अमाउंट लिख देते हैं 1000। ठीक है। वैट कोड हमारे पास जो है वो 20% है। तो ये आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो बिल जो है वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूं। तो अब ये मैंने जो है क्या कहते हैं एक बिल रिकॉर्ड कर लिया। समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। यहां पर हम देख लेते हैं, यू मस्ट सेलेक्ट अ सप्लायर। तो यहां पर हम सप्लायर भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने एक सप्लायर सेलेक्ट किया था टेक, क्या हमारे पास सप्लायर था, यहां पर आ जाते हैं टेक वर्ल्ड लिमिटेड। ये हमारे पास एक सप्लायर था, इसको दोबारा से एक दफा ऐड कर लेते हैं। यहां पर आ जाते हैं, उस टाइम ऐड नहीं हुआ होगा, यहां पर टेक वर्ल्ड लिमिटेड पे आ जाते हैं। ये हमने सप्लायर को जो है वो ऐड कर लिया और यहां पर आके हमने इसको जो है वो सेव कर लिया। तो ये मेरे पास अब सप्लायर भी ऐड हो गया और यहां पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरे पास जो है वो बिल रिकॉर्ड हो गया है। अब यहां पर मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाता हूं और चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूं। यहां पर आके मैंने स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश किया और अभी मेरे पास जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट दोबारा से जो है वो शो होंगे, जिसके अंदर मेरा जो कंप्यूटर इक्विपमेंट जो मैंने अभी ऐड किया है वो मुझे यहां पर जो है वो शो हो जाएगा। तो ये आप ये देखें, यहां पर मेरे पास ये कंप्यूटर इक्विपमेंट है और कंप्यूटर इक्विपमेंट के अंदर ये मुझे अमाउंट जो है वो शो हो गई है। अब इसकी डिटेल टाइप में आप ये देखें, यहां पर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो है वो सेलेक्ट किया था यहां पे, जबकि इसकी डिटेल टाइप अदर टेंजिबल एसेट्स बनती है। तो यहां पर हम जाके इसको एडिट करते हैं, यहां पर जाके इसको एडिट कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपनी
कोई भी अकाउंट की डिटेल्स वगैरह जो होंगी वो उसको एडिट कर सकेंगे। तो ये टेंजिबल एसेट है और इसकी डिटेल टाइप में आके ये हमारे पास अदर टेंजिबल एसेट जो है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो है वो सेव कर देते हैं। तो ये हमने इसकी डिटेल टाइप जो है वो यहाँ पर अपने पास जो है उसको अपडेट कर दिया है। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास डिटेल टाइप जो है वो इसकी ऐड हो गई है और ये हमारे पास अदर टेंजिबल एसेट्स के अंदर जो है वो आ गया है। अब एक चीज तो ये हो गई कि हमने कंप्यूटर इक्विपमेंट को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी जो है वो दिखा देता हूं कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखें यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट की। तो यहाँ पर आप देखें इसका बैलेंस जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो रहा है, 0 शो हो रहा है। अब आप यहां पर एक चीज देखें, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस लैपटॉप के लिए इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी अलग से बनाएं, या तो आप ये काम कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस कंप्यूटर इक्विपमेंट का अकाउंट है उसी के अंदर जो है ना वो आप अपनी डेप्रिसिएशन को जो है वो चार्ज कर दे रहे हैं। तो अभी के लिए हम इसी के अंदर जो है वो उसको चार्ज करेंगे। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके देखते हैं कि वो हमें अब ये कह रहा है कि आप ये एज्यूम करें कि आपका जो लैपटॉप है उसकी सॉल्वेज वैल्यू 0 है और ये 1 साल के अंदर पूरा डेप्रिसिएट हो जाएगा। और हम इस एग्जांपल के अंदर ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन से है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन पर मंथ बनेगी, 1000 रुपए का जो है ये इक्विपमेंट है और ये 1 साल के अंदर फुली डेप्रिसिएट हो जाएगा, तो तकरीबन 833.33 पाउंड जो है ये हमारे पास जो है पर मंथ डेप्रिसिएशन जो है वो बनेगी। अब हम इस डेप्रिसिएशन को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये हमने खरीदा कब था, ये हमने खरीदा था 1 अक्टूबर को, यानी जो इसकी पहला डेप्रिसिएशन का मंथ होगा वो अक्टूबर होगा, यानी हर मंथ के एंड पे जो है ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है और हर मंथ एक ही डेप्रिसिएशन अमाउंट होगी, तो हम एक रेकरिंग और रिपीटिंग जेवी जो है उसके थ्रू जो है अपनी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर आके रेकरिंग ट्रांजैक्शन में आते हैं और आप ये देखें यहां पर रेकरिंग ट्रांजैक्शन में आने के बाद यहां पर रेकरिंग ट्रांजैक्शन में कैसे आते हैं, यहां पर आपने इधर चले जाना है राइट हैंड साइड पे जो आपके पास बना हुआ है सेटिंग्स का बटन, और यहां पर आके ये रेकरिंग ट्रांजैक्शन है इसमें आप आ जाएंगे। तो ये मैं इस टाइम रेकरिंग ट्रांजैक्शन की स्क्रीन पे हूं और यहां पे रेकरिंग ट्रांजैक्शन पे आने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रांजैक्शन टाइप में जनरल एंट्री को सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहां पर ओके पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक रेकरिंग ट्रांजैक्शन की जो है जनरल एंट्री के लिए स्क्रीन जो है वो ओपन होके आ जाएगी। अब ये देखें ये स्क्रीन मेरे पास यहां पर ओपन होके आ गई है। इस टेम्पलेट का आप नाम जो है वो क्या रखना चाहते हैं, मैं इस टेम्पलेट का नाम रखना चाहता हूं डेप्रिसिएशन, यानी कि मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये कब रिकॉर्ड हो, मंथली रिकॉर्ड हो, किस डेट को रिकॉर्ड हो, मंथ के आखिरी डे में, यानी हर मंथ को लास्ट डे के अंदर जो है ये रिकॉर्ड हो जाए। और ये कब रिकॉर्ड हो, ऑफ एवरी 1 मंथ, हर मंथ रिकॉर्ड हो। और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो स्टार्ट डेट इसकी क्या होनी चाहिए, 31 अक्टूबर इसकी स्टार्ट डेट होनी चाहिए। यहां पर आप देखें ये बाय में आपकी एंड डेट जो है वो एंड डेट आपकी आ जाएगी जो कि आपकी बनेगी 30 सितंबर। आप यहां पर आ जाएं, यहां पर आके आप 30 सितंबर 2025 को जो है वो सेलेक्ट कर लें, ये आपकी एंड डेट बनती है। और उसके बाद यहां पर अब आपकी जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगी। यहां पर आके आप करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 833.33 से। यहां पर डिस्क्रिप्शन आपकी आ जाएगी जी, डेप्रिसिएशन फॉर, यहां पर जो आपने इसके लैपटॉप का नाम था ये आपका आ गया। ये मैं इस लैपटॉप के नाम को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आके पेस्ट कर लेता हूं, डेप्रिसिएशन फॉर दिस। अब यहां पर जो है हमारी डेप्रिसिएशन आ गई और जो हमारा क्रेडिट हो जाएगा वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर इक्विपमेंट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास यहां पे क्रेडिट हो जाएगी। और इस टेम्पलेट को जो है यहां पर मैं सेव कर लेता हूं। ये इस टेम्पलेट को जो है यहां पर मैंने सेव कर लिया। तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, अब ये हमारा टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है और अब ये स्केड्यूल्ड हो गया है। और इसकी जो डेट है पोस्टिंग की वो हमारी डेट कौन सी है, 31 अक्टूबर 2024 है। यानी अब हर मंथ को जो है ये जो जेवी है ये हमारा पोस्ट जो है क्या कहते हैं वो होता रहेगा। तो ये तो हमने अपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की स्ट्रेट लाइन मेथड से, जब हमारा डेप्रिसिएशन रेट जो है वो एक ही होता है। अब हम एक ऐसी एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके आप ये देखें, यहां पर मैं आता हूं और अब ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि मैं एक व्हीकल परचेज कर रहा हूं लग्जरी मोटर्स लिमिटेड से, ठीक है।
और ये जो है ये उसकी इनवॉइस डेट है, और ये जो है 1 जनवरी 2024 को, और ये उसकी इनवॉइस है, और ये जो है क्या कहते हैं सारी डिटेल्स हैं। अब मैं 2 गाड़ियां जो है इस टाइम वो परचेज कर रहा हूं। जब आपको याद होगा कि मैंने शुरू के अंदर अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था, तो मैंने 2 गाड़ियों को जो है वो ऐड किया था और आपसे बात की थी कि बाद में हम इन गाड़ियों को ऐड करेंगे। अब अकाउंट तो चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे पास इनके बने पड़े हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी परचेज जो है वो रिकॉर्ड करनी है। यहां पर देखें पूरी डिटेल है कि इसकी यूनिट प्राइस 30,000 है, ब्लैक वाले की और व्हाइट वाले की 32,000 है, और ये जो है उसकी सारी की सारी डिटेल्स हैं जो कि हमें दी हुई हैं। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम जाके अपने बिल को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। आप ये देखें, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आया हूं, और चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने मोटर व्हीकल कॉस्ट के अंदर जो है ये दोनों पहले से ही ऐड किए हुए हैं जब मैंने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए थे शुरू में। तो अब यहां पर मैं जाता हूं बिल पे, और बिल में आने के बाद जो है सबसे पहले आप ये देखें, मुझे ये दिया हुआ है लग्जरी मोटर्स लिमिटेड। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं यहां पर आ गया, सप्लायर में आके मैंने लग्जरी मोटर्स लिमिटेड को जो है वो सेलेक्ट किया, लग्जरी मोटर्स लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया, और यहां पर आके मैंने इसको सेव कर लिया। तो ये लग्जरी मोटर्स लिमिटेड का अकाउंट मेरे पास सेव हो गया है। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर इसकी डेट है 1 जनवरी और इसके जो डेज हैं वो 30 हैं। तो यहां पर आके मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, डेट जो है वो 1 जन 2024। यहां पर आके मैं 1 जन 2024 सेलेक्ट करता हूं, और जो इसकी टर्म है वो 30 डेज की है। तो ये मेरे पास इसकी टर्म आ गई 30 डेज। और यहां पर जो इसका बिल नंबर है, बिल नंबर मेरे पास ये दिया हुआ है। यहां पर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं, अब ये रिकॉर्ड हो गया। अब आ जाता हूं मैं अगली डिटेल के ऊपर। सबसे पहला मैंने आइटम परचेज किया है मर्सिडीज का, ठीक है। तो ये 306 से मैंने एक अकाउंट बनाया था, ये मैंने एक मर्सिडीज जो है वो परचेज की है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो है ये इसका VIN नंबर है, इसको उठा के जो है मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं, और यहां पर आ रहा हूं, और इसकी अमाउंट जो है वो कितनी है, अमाउंट है इसकी 30,000, ठीक है। तो यहां पर आके मैं लिख देता हूं 30,000 अमाउंट, और यहां पर जो इसका वैट है वो वैट हमारे पास है 20%। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड हो गई। अगली चीज जो है वो हमारे पास जो है इसका VIN नंबर ये है, और वो है 306B, और उसकी अमाउंट है 32,000। तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आके मैं अपने दूसरे व्हीकल को जो है वो ऐड कर लेता हूं, और यहां पर आ जाते हैं, और इसकी अमाउंट है 32,000, और यहां पर जो है वो 20% जो है वो वैट आ गया। तो ये मैंने जो है वो इनवॉइस रिकॉर्ड कर ली, बिल जो है वो रिकॉर्ड कर लिया अपना, और इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 74,400 है। आप ये देखें, ये इसकी बिल समरी भी आ रही है, टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग वैट 74,400। तो ये मैंने अपने बिल को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। यहां पर मैं सेव एंड न्यू पे आ जाता हूं, और ये मेरे पास बिल जो है वो सेव हो गया है। अब मैं जब अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास ये दोनों व्हीकल्स की अमाउंट जो है वो आ रही होंगी। आप ये देखें, अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है मेरे पास ये दोनों व्हीकल्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी डेप्रिसिएशन की। आप ये देखें, यहां पर अब मैंने जो है क्या कहते हैं एक एजम्पशन जो है वो सारी क्रिएट की है कि ये मैंने डेप्रिसिएशन ली है। ये जो है गाड़ियों की जो है वो सॉल्वेज वैल्यू है, पहली गाड़ी की सॉल्वेज वैल्यू 6,000 है, दूसरी गाड़ी की 6,400 पाउंड है, ठीक हो गया। इसकी जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और हर मंथ जो है, हर साल जो है ये 30% के ऊपर जो है वो रिड्यूस होती है। तो ये हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है वो आ गया है। अब यहां पर जो है ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू जो है वो हम अपनी डेप्रिसिएशन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो मेथड फॉर्मूला होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर, वो आपकी नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट जो है वो होता है। इसका मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब कहने का ये है कि 30% आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन है, 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब है कि पर मंथ की डेप्रिसिएशन आपकी 2.5% जो है वो हो गई। तो अब यहां पर हम आते हैं, और यहां पर आके मैंने आपकी पहली गाड़ी के लिए जो है ये एक डेप्रिसिएशन का जो है ये पूरा एक शेड्यूल जो है वो बनाया हुआ है, जो कि आपका चल रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और ये ऑनवर्ड्स इसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि गाड़ी की वैल्यू थी 30,000 और पर मंथ डेप्रिसिएशन थी 2.5%। तो जब आपने डेप्रिसिएशन ली तो वैल्यू डेप्रिसिएशन की वैल्यू बनी 750, और जो इसकी बुक वैल्यू बनी वो 29,250 बनी। तो फरवरी 24 में इसकी बुक वैल्यू थी 29,250, फिर इसके ऊपर आपने 2.5% लेना है जो कि 731 बना, फिर 29,250 में से 731 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी अमाउंट बचेगी वो ये बनेगी, और ये इसी तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये आपके पास पहली गाड़ी का शेड्यूल था, सेम एज इट इज
इसी तरीके से आपके पास दूसरी गाड़ी का शेड्यूल भी जो है वो यहां पर है। उसकी जैसे बुक वैल्यू आपके पास शुरू में 32,000 है अमाउंट उसकी, और 2.5% डेप्रिसिएशन 800 बन गई, और फिर आपने इसी तरीके से यहां से इस अमाउंट को माइनस किया तो ये 31,200 आ गया, और ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता रहा। तो अब ये हमने जो है एक टेबल जो है वो क्रिएट किया हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। मैं आपको इसके अंदर आपके फर्स्ट मंथ की डेप्रिसिएशन जो है उसको जो है वो रिकॉर्ड करके जो है वो दिखाऊंगा। जैसे सबसे पहले आपकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी जनवरी 2024 में। अब जैसे हमने लैपटॉप के लिए एक रेकरिंग ट्रांजैक्शन बना ली थी, इसके लिए हम नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि हर मंथ इसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, वो अलग होगी। अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके अब हम जनरल एंट्री में आते हैं, और जनरल एंट्री में आने के बाद सबसे पहली जनरल एंट्री जो है वो 31 दिसंबर को जो है वो पोस्ट होगी। यहां पर हम आ जाते हैं 31 दिसंबर को। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आके सबसे पहले हम क्या चीज लिखेंगे, यहां पर हम आ जाते हैं, और यहां पर जो पहला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 750 है पहली गाड़ी का, और दूसरी गाड़ी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है पहले मंथ का, 800 है। तो यानी कि टोटल हमारे पास जो बन गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो बन गया 1550। तो ये हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बन गया। यहां पर अब हम लिख देते हैं आपकी डिस्क्रिप्शन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर व्हीकल। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी नरेशन आ गई। अब यहां पर आके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमने लेनी है। तो मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे इस केस के अंदर आप देखें चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, कि आप अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो है चाहें तो वो आप मोटर व्हीकल के अंदर भी डाल सकते हैं जिसका अकाउंट है 316, और चाहें तो आप एक अलग अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस केस में आपको जो है वो एक अलग अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूं। मैं यहां पर एड न्यू के ऊपर आता हूं। एड न्यू पे आने के बाद जो है यहां पर अभी मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन होगी। यहां पर आके अब मैं अकाउंट टाइप सेलेक्ट करता हूं। यहां पर जो मेरे पास अकाउंट टाइप है, यहां पर हम आ जाते हैं और देखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसकी जो अकाउंट टाइप है वो टेंजिबल एसेट्स आएगी, और जो डिटेल टाइप है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। तो यहां पर आ जाते हैं। यहां पर जो अकाउंट टाइप है वो हमारे पास आ जाएगी आपकी टेंजिबल एसेट्स। ठीक हो गया, और यहां पे जो डिटेल टाइप है, डिटेल टाइप हमारे पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास इसकी डिटेल टाइप आ गई। अब इसका जो नाम है वो नाम हमने क्या रखना है, सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि ये सब अकाउंट है। ये किसका सब अकाउंट है, ये सब अकाउंट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का। तो यहां पर हम आते हैं और यहां पर आके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल, इसको जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर आकर हमने इसका जो नेम रखना है, हमने इसका नेम क्या रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो इसका नेम रहेगा ही, और साथ इसकी जो है वो गाड़ी का नाम आ जाएगा। यहां पर हम आ जाते हैं, जो हमने एक गाड़ी थी उसका जो नाम है वो हम यहां पर लिख देते हैं। यहां पर हम आ जाते हैं और ये इस गाड़ी का नाम है, इसको हम यहां से कॉपी करते हैं, यहां पर करते हैं, और ये इसको मैं इस नाम को यहां पर लिख लेता हूं, और ये मैंने इस नाम को यहां पर लिख लिया, और यहां पर आके मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरे पास जो है अब एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आके अब आप देखें, मैं इस अकाउंट को जो है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, इसको जो है यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने इस अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया, और इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है, इसकी डेप्रिसिएशन है 750। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आके मैं दूसरा अकाउंट जो है, दूसरा अकाउंट यहां पर आके मैं क्रिएट करता हूं। यहां पर आता हूं और यहां पर आके जो है मैं एक ऐड न्यू अकाउंट करता हूं, और अब मेरे पास जो गाड़ी है वो मेरे पास गाड़ी है ये वाली मर्सिडीज। मैंने यहां से इसको कॉपी करना है, 306B तो इसका कोड होगा। ठीक हो गया। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके इसी तरीके से यहां पर मैं अकाउंट टाइप में टेंजिबल एसेट्स के अंदर आता हूं, और डिटेल टाइप में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर आता हूं। ये मेरे पास सब अकाउंट है। किसका सब अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का। इसका जो है ये मेरे पास सब अकाउंट है, और यहां पर इसका जो नंबर मेरे पास है वो नंबर है मेरे पास 306B। पहले वाले में भी जब मैंने नाम इसका लिखा था तो यहां पर आके मैं इसका नाम लिख देता हूं, और यहां पर आके इसको मैं कर देता हूं, क्योंकि 306B तो इसके साथ कोड जो है वो खुद ब खुद लग जाएगा। यहां पर आके मैं अब इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं।
तो यहाँ पर आके मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक किया। अब यहाँ पर जो है आ रहा है एन अदर अकाउंट इज ऑलरेडी यूजिंग नंबर 306B, यानी कि 306B पहले भी किसी ने यूज किया हुआ। मैं यहाँ पर आता हूँ और चार्ट ऑफ अकाउंट में आके देखता हूँ कि मोटर व्हीकल का 316 है। तो ये मैंने पहला भी गलत अकाउंट क्रिएट किया था, उसको हम वहां से जाके एडिट करेंगे। तो इसका जो नाम है वो होगा 316B और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरे पास अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया 316B। ये मेरे पास अकाउंट क्रिएट हो गया और ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 800। अब सबसे पहले हम इसको सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके जो है इसको एडिट करेंगे जो हमने अभी अकाउंट क्रिएट किया है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको साथ साथ जो है वो सारी चीजों का आइडिया होता जाए कि हम कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और मिस्टेकनली अगर कोई गलत कोड लिख देते हैं या गलत नेम लिख देते हैं तो उसे हम बाद में जाके एडिट कर सकते हैं। यहां पर मैं सेव एंड न्यू पे क्लिक करता हूं। यहां पर सेव एंड न्यू में क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास ये जनवरी के मंथ की डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड हो गई है और इसी तरीके से जो टेबल के अंदर वैल्यूज आ रही हैं हर मंथ की डेप्रिसिएशन मैं वैसे रिकॉर्ड करता जाऊंगा। और अब यहां पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आके जो है हम एक दफा अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करेंगे ताकि हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट अपडेट हो जाए जो भी हमने एंट्रीज की हैं उनसे। तो आप यहां पर देखें अब ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो अपडेट होके आ गया है और ये देखें ये मेरे पास मोटर व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जिसकी टोटल अमाउंट 1550 है, जिसमें से 800 एक कार की और 750 एक कार की है। अब आप देखें एक कार के साथ तो ये देखें 800 जिसकी डेप्रिसिएशन है, अकाउंट आ रहा है 316B और इसका पूरा नाम आ रहा है, लेकिन इसके साथ आप देखें कि इसका अकाउंट नंबर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आके इसको मैं एडिट कर दूंगा। यहां पर आके एडिट करने के बाद जो है इसको मैं सबसे पहले जो इसका अकाउंट नंबर है वो मैं लिखूंगा 316A और ये जो मैंने इसके साथ नंबर पहले से लिख दिया था इसका ये यहां पर नहीं लिखते क्योंकि अकाउंट नेम के साथ नंबर नहीं लिखते, नंबर अलग से लिखते हैं, वो खुद ब खुद चार्ट ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ आ जाता है। तो यहां पर आके मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको सेव पे क्लिक किया और अब मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो दोबारा से अपडेट होकर एक दफा शो हो जाएंगे और आप देखें अब ये शो हुए हैं। तो ये देखें यहां पर अब ये 316A कोड आ रहा है, 316B कोड आ रहा है, 750 इसकी, 800 इसकी, टोटल 1550 और उसका टोटल जो है यहां पर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है वो आ रहा है। तो ये हमारा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हम अपनी डेप्रिसिएशन को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से भी और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू भी, और किस तरीके से अगर हम चाहें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए भी हर एसेट का एक अलग अकाउंट बना सकते हैं जैसे मैंने आपको व्हीकल के केस के अंदर बना के दिखाया, और कंप्यूटर इक्विपमेंट के केस में जिसमें मैंने लैपटॉप ऐड किया था उसके अंदर मैंने उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर इक्विपमेंट के अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर दी थी। तो ये हमारा ओवरऑल जो है एक डेप्रिसिएशन का टॉपिक था। तो अब हम बात करेंगे अपने पेरोल के बारे में, और पेरोल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले ये 4 चीजें हैं इनके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे जो पहले है वो है HMRC। HMRC जो है ये यूके का एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ये कौन कौन से जो है वो टैक्स कलेक्ट करता है, जैसे कि ये PAYE पे एज यू अर्न टैक्स कलेक्ट करता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करता है उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स इकट्ठे करता है, वैल्यू एडेड टैक्स को जो है वो कलेक्ट करता है, कैपिटल गेन टैक्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करता है, और कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है उसको भी जो है ये कलेक्ट करता है। तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है इन शॉर्ट जो कि टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करती है। नंबर 2 पे जो है वो है आपका PAYE रेफरेंस। ये जो PAYE रेफरेंस है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि HMRC जो है वो हर एम्प्लॉयर को, हर बिजनेस को जो है जो यूके के अंदर रजिस्टर्ड हुआ होता है PAYE के लिए उसको जो है वो इशू करती है। ठीक हो गया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर जो 3 डिजिट्स होते हैं पहले, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इसको लिखा हुआ है 123-AB45678। तो ये जो इसके पहले 3 डिजिट्स हैं 123 ये जो है ये आपके टैक्स ऑफिस के बारे में जो है बताते हैं, टैक्स ऑफिस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एम्प्लॉयर के PAYE से डील करता है। PAYE के बारे में अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसका जो बाकी स्लैश के बाद वाले जो नंबर हैं वो एक यूनिक एम्प्लॉयर कोड है जो कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि हर एम्प्लॉयर का जो है वो यूनिक होता है और वो इशू किया जाता है। जैसे यहां पर आप देखें इसका जो 123 है ये इसका पहला पार्ट है और स्लैश जो कि ऑफिस को शो कर रहा है, और स्लैश के बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो एक इसका यूनिक एम्प्लॉयर कोड है।
ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं आपकी तीसरी चीज के बारे में, जो कि है आपका अकाउंट्स ऑफिस रेफरेंस नंबर। ये जो आपका अकाउंट ऑफिस रेफरेंस है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर यूके एम्प्लॉयर को जो है वो एचएमआरसी की तरफ से जो है वो असाइन किया जाता है। ये यूज किस लिए होता है? ये यूज होता है पीएवाई की पेमेंट्स को करने के लिए, और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की जो पेमेंट्स होती हैं उनको एचएमआरसी को पे करने के लिए जो है ये यूज होता है। ठीक हो गया। अभी ये चीजें होती क्या है, पीएवाई नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में जो है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे रहा हूं। और इसी तरीके से ये जो अकाउंट्स ऑफिस रेवेन्यू नंबर होता है, ये भी जो है कि कहते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इसके पहले 3 डिजिट्स होते हैं वो आपका टैक्स ऑफिस नंबर होता है, और जो बाद के लेटर होते हैं, जो एक सीरीज ऑफ नंबर होता है, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे 1 2 3 जो है ये आपका टैक्स ऑफिस नंबर है, बाकी जो है वो आपके एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है। ठीक हो गया। फिर है आपका यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर। ये जो यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर है, ये एक 10 डिजिट्स का जो है वो नंबर होता है, जो कि एचएमआरसी जो है वो इशू करती है हर इंडिविजुअल को, कंपनीज को, पार्टनरशिप्स को और दूसरी एंटिटी को, जब वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए और कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए यूके के अंदर। ये यूज होता है टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी टैक्स ऑब्लिगेशंस को जो है वो चेक करने के लिए। तो ये जो है क्या कहते हैं, एक ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन था इन चारों चीजों के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो अब जो है ना क्या कहते हैं, हम चलते हैं अपने पेरोल की तरफ। तो अब हम बात करते हैं यूके के पेरोल के बारे में और इसके टैक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूके के अंदर होता है, आपकी ग्रॉस पे में से जो है वो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस जो है वो कटते हैं। फिर जो आपको वो सैलरी मिलती है वो आपकी नेट पे जो है वो होती है। अब ये टैक्सेस जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर जो सबसे पहला टैक्स है वो है PAYE, पे एज यू अर्न, और ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर से जो है वो डिडक्ट होता है। दूसरी आपकी चीज है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है ये एम्प्लॉय भी पे करता है और एम्प्लॉयर भी पे करता है, यानी एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होते हैं और एम्प्लॉयर खुद अपने पास से भी जो है वो पे करता है। फिर आपकी आ जाती है पेंशन। पेंशन के बारे में भी इसी तरीके से है कि एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होते हैं और एम्प्लॉयर भी जो है वो पे करता है। अब हम बारी बारी जो है इन तीनों टैक्सेस को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारी पेरोल जो है वो यूके के अंदर कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले जिस टैक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका पे एज यू अर्न, PAYE का टैक्स। अब ये जो PAYE का टैक्स है, इसके अंदर डिफरेंट टैक्स कोड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। इनके बारे में जो है कि कहते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं। जो आपका सबसे पहला कोड है वो है 1257L। ये 1257L जो कोड है ये आपका स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस कहलाता है। इसका मतलब है कि यूके के अंदर जो बंदा जिसकी सैलरी 12,570 एनुअल सैलरी है, उसके ऊपर कोई भी PAYE का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। यानी कि ये आपका एक स्टैंडर्ड पर्सनल अलाउंस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया गया है कि अगर आप इस स्लैब के अंदर आते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। यानी पहले 12,570 रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, उसके ऊपर कोई भी PAYE का टैक्स नहीं होगा। फिर आपका आ जाता है बेसिक रेट। ये जो आपका बेसिक रेट होता है ये आपका अप्लाई होता है पर्सनल अलाउंस के ऊपर, यानी 12,570 के ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो आपका बेसिक रेट होता है और वो होता है 20%। फिर आपका एक स्लैब होता है हायर रेट जो कि है आपका 40%, और फिर आपका एक स्लैब होता है एडिशनल रेट जो कि आपका है 45%। बारी बारी जो है मैं इन चारों के बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो आपका पर्सनल अलाउंस है अप टू 12,570 तक, इसके ऊपर जो आपका टैक्स रेट है वो है 0। उसके बाद जो आपका बेसिक रेट है 20%, 12,571 से लेके 12,571 से लेके 50,270 पाउंड तक जो आपका रेट है वो है 20%। फिर 50,271 से 1,25,140 तक जो आपका टैक्स रेट है वो है 40%। और इसी तरीके से जो आपका एडिशनल रेट है, कोई भी आपकी अर्निंग्स जो 1,25,140 पाउंड से ज्यादा की होगी उसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो लगेगा 45%।
अब इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए 4 अलग अलग केसेस जो हैं वो बनाए हैं। तो सबसे पहले हम PAYE को कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा केस है वो सबसे पहला केस हमारा ये है कि हमारी सैलरी जो है वो 12,000 पर मंथ है, 12,000 पर एनम है, मींस के 1,000 पर मंथ जो है वो हमारी सैलरी है। अब हमने पहले ही बात की हुई है कि 12,570 तक जिसकी सैलरी एनुअल होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस बंदे की जो टैक्सेबल इनकम है ये किस स्लैब के अंदर आता है, ये आपके पहले स्लैब में आ रहा है 12,570 वाले स्लैब में। तो जो इसकी टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है, 12,000 है। और हमें पता है कि अप टू 12,000 तक जो टैक्स रेट है वो कितना है, वो है 0%। तो इसका मतलब है इसकी टैक्स अमाउंट कितनी हो गई, 0 हो गई। अब जो इसकी एनुअल पे है टैक्स काटने के बाद वो कितनी हो गई, एनुअल पे इसकी 12,000 हो गई, क्योंकि इसके ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। और मंथली पे टैक्स काटने के बाद इसकी कितनी बचती है, इसको हम 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 1,000 पे बचती है। मींस कि इसकी सैलरी के अंदर से कोई भी टैक्स डिडक्ट PAYE का नहीं हुआ, क्योंकि इसकी सैलरी ही 12,000 है और 12,570 तक तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया केस 1। अब हम आ जाते हैं आपके केस 2 के ऊपर। अब यहां पर जो हमारा केस 2 है उसके अंदर सिनेरियो ये है कि हमारी जो सैलरी है वो है 36,000 पर एनम, मींस के 3,000 पर मंथ जो है वो सैलरी है। अब इस केस के अंदर हमने अपना PAYE जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 36,000 पर एनम में से 12,570 रुपए जो है इसके ऊपर तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, इसके ऊपर तो 0 टैक्स है, इसलिए मैंने पहले 12,570 तो लिख लिया ऊपर। अब दूसरे केस के अंदर जाहिरी बात है 36,000 पर एनम है, तो ये मेरा इसी स्लैब के अंदर सैलरी जो है वो खत्म हो रही है, यानी जो मेरा दूसरा स्लैब है इसी के अंदर मेरी सैलरी खत्म हो रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 36,000 में से 12,570 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि 12,570 पे तो टैक्स है ही नहीं, तो बाकी के ऊपर जो है मेरा 20% टैक्स लगेगा। अब मैंने अपनी टैक्स अमाउंट जो है वो निकालनी है। देखें मेरी टैक्स अमाउंट हो जाएगी 12,570 पे कितने परसेंट है, 0%। यहां पे मेरा टैक्स हो जाएगा 0, और इस अमाउंट के ऊपर जो मेरा टैक्स है वो कितने परसेंट है, 20%। इसका मतलब है कि जो मेरा टोटल टैक्स बना, मेरा टोटल टैक्स बना 4686, ये मेरा टोटल टैक्स है। ठीक है, मेरी जो एनुअल पे होगी टैक्स निकाल के, वो मेरी एनुअल पे टैक्स निकाल के कितनी होगी, मेरी एनुअल पे है 36,000। 36,000 के अंदर से ये जो मेरी टैक्स अमाउंट है इसको मैं कर दूंगा माइनस, तो मेरी जो एनुअल पे आफ्टर टैक्स बनेगी वो मेरी बनेगी 31,314 पाउंड। और जो मेरी मंथली पे बनेगी, सिंपल मैं इस पे को 12 पे डिवाइड कर दूंगा, तो जो मेरी मंथली पे बनेगी टैक्स निकालकर वो मेरी बनेगी 2609.50 पर मंथ। तो ये मेरे पास जो है वो मेरी मंथली पे जो है वो बन जाएगी। अब यहां पर आप देखें, ये मेरे पास जो टैक्स अमाउंट आ रही है, ये मेरे पास टैक्स अमाउंट आ रही है एनुअली। अगर मैं इसको भी मंथली निकालना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं कि मैं इसको 12 पे डिवाइड कर दूंगा, तो इसका मतलब है 390.50 पर मंथ जो है वो मेरा PAYE बनेगा, अगर मेरी सैलरी जो है वो 36,000 है। तो ये तो मेरा था केस 2। अब हम चलते हैं अपने केस 3 की तरफ। यहां पर हम आ जाते हैं, और इस केस के अंदर अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है वो हमारी सैलरी है 60,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम, मींस 5,000 पर मंथ जो है वो हमारी सैलरी है। अब इस केस के अंदर सेम उसी तरीके से 12,570 के ऊपर तो देखें कोई भी टैक्स नहीं है, तो वो मैंने एज इट इज ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। अब दूसरा स्लैब जो है मेरा कौन सा बनता है, 50,270 तक। इसका मतलब है कि 50,270 में से मैं 12,570 तो निकाल दूंगा, तो बाकी 37,700 पे जो है मेरा कितना टैक्स बनेगा, 20% बनेगा। अब क्योंकि मेरी सैलरी 50,270 से भी ज्यादा है, 60,000 है, तो इसका मतलब है कि मैं 60,000 में से 50,270 माइनस कर दूंगा,
50,270 को मैं माइनस करूंगा तो बाकी 9,730 के ऊपर जो है मेरा टैक्स बनेगा 40%। अब आप देखें, अगर मैं अपनी टैक्सेबल इनकम को जमा करता हूं तो मैंने इसको जमा किया तो ये टोटल 60,000 रुपए जो है मेरे पास टैक्सेबल इनकम बन रही है, जिसमें से 12,570 के ऊपर जो है वो कोई टैक्स नहीं है, 37,700 रुपए के ऊपर जो है वो 20% टैक्स है, और बाकी 9,730 के ऊपर जो है वो 40% टैक्स मेरा बनता है। अब मैंने अपनी जो है वो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप देखें, यहां पर जो मेरी टैक्सेबल इनकम है वो 12,570 है और उसके ऊपर 0% है, तो इस स्लैब पे तो मेरा टैक्स बनेगा 0। दूसरा, मेरी टैक्सेबल इनकम है 37,700 और इसके ऊपर जो मेरा रेट है वो है मेरा 20%, तो ये मेरा बन गया 20%। तीसरा, जो मेरी ये वाली इनकम है इसके ऊपर जो मेरा स्लैब रेट है वो है 40%, तो ये मेरा बन गया 40%। इट मींस दैट कि जो मेरी टैक्स अमाउंट बनी है पूरे साल की वो मेरी बन गई है 11,432 रुपए इस केस के अंदर। और उसी तरीके से अगर मैंने मंथली निकालनी है तो इसको मैं 12 पे डिवाइड कर दूंगा तो 952.67 पाउंड मेरी मंथली बनती है, जो कि टैक्स अमाउंट बनती है पीएवाई की। अब उसी तरीके से आप देखेंगे 11,432 मेरी टैक्स अमाउंट है। एनुअल पे टैक्स निकाल के कितनी होगी, मैं 60,000 में से जब ये टैक्स निकाल दूंगा एनुअल पे में से, तो मेरे पास जो एनुअल पे आफ्टर टैक्स बचेगी वो मेरे पास 48,568 बच जाएगी। और उसी तरीके से अगर मैंने अपनी मंथली पे निकालनी है टैक्स के बाद, तो सिंपल मैं इसको जो है वो 12 पे डिवाइड कर दूंगा अपनी एनुअल पे को, तो मेरे पास मंथली पे आ जाएगी आफ्टर टैक्स, जो कि 4,047.33 पाउंड्स बनती है। तो ये तो मेरा हो गया केस 3। अब मैं आपको जो है क्या कहते हैं एक और केस से जो है वो पीएवाई समझाता हूं। अब आप ये देखें, यहां पर आप फर्ज करें कि मेरी जो सैलरी है, मेरी सैलरी है 1,50,000 पर एनम, मींस के 12,500 रुपए पर मंथ जो है वो मेरी सैलरी है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखें कि पहले 12,570 रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरे में आप देखें कि मैं 50,270 तक है, तो मैं 50,270 में से 12,570 निकाल दूंगा तो 37,700 के ऊपर जो मेरा टैक्स बनेगा वो बनेगा 20%। फिर मैं क्या काम करूंगा कि जो मेरा तीसरा स्लैब है वो है मेरा 1,25,140 तक, तो मैं 1,25,140 में से जहां पे मेरा पिछला स्लैब खत्म हो रहा है 50,270, तो मैं वो निकाल दूंगा तो बाकी मेरे पास बचेगा 74,870 पाउंड, जो कि मेरा 40% टैक्स होगा। फिर 1,25,140 से ऊपर जितनी भी अमाउंट है 125,140 से जितनी भी अमाउंट ऊपर है वो 45% है। तो मेरी जो है मैंने 1,50,000 में से 1,25,140 निकाला तो 24,860 ऐसा है जो कि मेरे 45% स्लैब के अंदर आएगा। तो अब यहां पर आके जो है मैं दोबारा से टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0 से, उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 20% से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 40% से, और उसी तरीके से हायर रेट वाले को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 45% से। तो जो मेरा टोटल टैक्स बनता है पीएवाई का पूरे साल का वो बनता है 48,675। अगर मैं इसको 12 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पर मंथ का जो है वो पीएवाई का टैक्स आ जाएगा, जो कि 4,056.25 बनता है। अब यहां पर जो मेरी एनुअल पे है टैक्स निकाल के, वो मेरी एनुअल पे टैक्स निकाल के कितनी है, देखें मैंने मेरी एनुअल पे कितनी थी 150,000, 1,50,000 में से मैंने ये वाले टैक्स अमाउंट जो है वो निकाल दी, तो मेरे पास बाकी 1,01,325 जो है मेरे पास एनुअल पे बची टैक्स निकाल के। और उसी तरीके से अगर मैंने अपनी मंथली पे निकालनी है तो मैं अपनी एनुअल पे को 12 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मेरी मंथली पे आ जाएगी। तो ये 4 डिफरेंट सिनेरियोस थे जिससे मैंने आपको पीएवाई निकालने का तरीका जो है वो पे एज यू अर्न टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो बताया, जिसके अंदर हमारा पर्सनल अलाउंस भी आ रहा था, बेसिक रेट भी आ रहा था, हायर रेट भी आ रहा था और एडिशनल रेट भी आ रहा था। तो ये हमारा एक टैक्स जिसकी हमने बात की थी पीएवाई की, ये वाला पीएवाई, ये वाला टैक्स जो है ये हमारा खत्म हो गया। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम अगली चीज की तरफ चलते हैं जो कि है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एम्प्लॉय की सैलरी में से भी डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर भी देता है। सबसे पहले यहां पर हम केस 1 में आ जाते हैं। अब इसको भी हम चारों केसेस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखें कि जो एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है
उसके अंदर अगर आपकी सैलरी 1048 पर मंथ है, 1048 पर मंथ तक जो है एम्प्लॉय को कोई भी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे नहीं करनी पड़ती। 1048 से लेके 4199 पाउंड तक इसको जो पे करने पड़ते हैं वो करने पड़ते हैं 12%, और 4189 से ऊपर जितनी भी रकम है उसके ऊपर 2% जो है वो पे करना पड़ता है। ये एम्प्लॉय के लिए है। और एम्प्लॉयर के लिए एक सिंपल है कि 758 पाउंड पर मंथ से जितने भी ज्यादा हैं उसके ऊपर 13.8% पे करना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारा जो केस था जिसके अंदर हमारी एनुअल सैलरी थी 12,000 और मंथली सैलरी थी 1,000, उसके अंदर जो है हम आते हैं। अब आप ये देखें, क्योंकि हमारी मंथली सैलरी जो है वो है 1,000, तो इसका मतलब है कि इस केस के अंदर जो पहला केस है, पहले केस के अंदर सैलरी ही 1,000 है और 1,048 पाउंड तक तो कोई इंप्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसकी नेशनल इंश्योरेंस हो जाएगी जीरो। अब जब इसकी नेशनल इंश्योरेंस जीरो हो जाएगी मंथली, तो एनुअली भी हो जाएगी जीरो। ठीक हो गया। ये तो हो गई आपकी इंप्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन इस केस में, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रही थी। अब बात करते हैं आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में। जो आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है वो 758 पाउंड से ऊपर जितनी भी है पर मंथ उसके ऊपर 13.8% है। तो सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 1,000 पाउंड, और 1,000 पाउंड में से जब 758 पाउंड निकाल दिए तो आपके बचे 242 पाउंड। अब 242 पाउंड को जब 13.8% से मल्टीप्लाई किया तो मंथली जो आपका अलाउंस निकला नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर पे करेगा वो आपकी कितनी पे करेगा? 33.40 पाउंड। और उसी तरीके से अगर इसको एनुअली में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल 33.40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सालाना जो एम्प्लॉयर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे करेगा वो पे करेगा 400.75 पाउंड। तो ये तो हमारी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन थी उस केस के अंदर जिस केस में हमारी मंथली सैलरी है 1,000 पर मंथ और एनुअल सैलरी है 12,000। अब हम चलते हैं केस 2 पे। यहां पर आ जाते हैं जिसमें हमारी सैलरी है 36,000 पर एनम और मंथली सैलरी है 3,000 पर मंथ। यहां पर आ जाते हैं। अब आप देखें इस केस के अंदर सबसे पहले इसका मतलब है कि 1048 तक जो हमारा रेट है वो तो हमारा रेट है 0%। ठीक है, इसका मतलब है 1048 तक तो कोई भी जो है वो पे नहीं करनी। अब उसके बाद 1048 से लेके 4189 तक अब मेरी सैलरी कितनी है? 3,000 है, यानी कि ये इस स्लैब के अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि 3,000 में से मैं 1048 को माइनस कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो जो मेरी बाकी बचेगी 1952 के ऊपर जो है मुझे 12% जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होगा। तो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर इसको 12% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 234.24 मंथली। और अगर आपने इसको एनुअली में कन्वर्ट करना है तो यहां पर आके आप इसको 12 से डिवाइड कर दें उसी तरीके से, तो ये आपके पास जो है वो एनुअली आ गई एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। यहां तक चीज क्लियर है। अब जो है कि कहते हैं हम चलते हैं आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे। यहां पर आप देखें जो आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है इसी तरीके से 758 तक तो कुछ भी नहीं वो देगा। आपकी सैलरी है 3,000 में से 758 तक तो पे ही नहीं करना, तो इसका मतलब है कि बाकी के 2,242 जो होंगे उसके ऊपर 13.8% मंथली पे किया जाएगा जो कि बनता है 309.4 पाउंड। ये मंथली बनता है। और अगर इसको आपने एनुअली निकालना है तो इसी तरीके से इसको आप 12 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास एनुअली 3,712.75 पाउंड जो है वो आ जाएगा। ये तो था हमारा केस 2। अब इसी तरीके से हम केस 3 में चलते हैं जिसमें हमारी सैलरी है 60,000 पर एनम और जो हमारी मंथली सैलरी है वो 5,000 पर मंथ है। अब इस केस के अंदर जो है वो हम देखते हैं। अब आप देखें यहां पर मेरी सैलरी जो है वो 5,000 पर मंथ है, ठीक है, यानी 4189 से भी जो है वो ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा कि 4189 में से 1048 को तो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि 1048 पे तो जो है वो कोई अलाउंस है ही नहीं।
तो जब मैंने 4189 में से 1048 माइनस किया तो मेरे पास बन गया 3141 पाउंड। इसके ऊपर जो मेरा रेट है वो मेरा रेट है 12%। तो मैं 12% से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एक तो इंप्लॉय की सैलरी में से पैसे कटेंगे ये, दूसरा अब इंप्लॉय की सैलरी 4189 पाउंड से ज्यादा है, तो जितनी भी ज्यादा है उसके ऊपर 2% लगेगा। इसका मतलब है कि आप 5000 में से 4189 पाउंड जो है वो माइनस कर दें। कितनी ज्यादा है? 811 पाउंड सैलरी ज्यादा है। तो ये जो 811 पाउंड मंथली सैलरी ज्यादा है, इसके ऊपर जो है जो रेट लगेगा वो लगेगा 2%। तो ये 2% लग गया। तो जो मंथली अब इंप्लॉय की सैलरी में से पैसे कटेंगे वो कटेंगे, एक तो 12% ये वाले और 16.22% ये वाले। तो मंथली कटेंगे 393.14 पाउंड। और अगर आपने इसको एनुअली करना है तो उसी तरीके से आप 393.14 पाउंड को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4717.68 पाउंड आपके पास आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी इंप्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। अब उसी तरीके से बात करते हैं एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर के लिए आपका फिर से वही फॉर्मूला है, 5000 पर मंथ सैलरी है तो आप 5000 में से 758 तक तो कुछ भी पे नहीं करना, तो 758 को निकाल दें। इसका मतलब है बाकी के 4242 पाउंड पे एम्प्लॉयर को जो है वो पे करना पड़ेगा 13.8%, जो कि आपका मंथली बन जाता है 585.40। और इसी तरीके से अगर आपने इसको एनुअली करना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअली 7024.75 पाउंड जो है वो आपका बन जाता है। तो ये आपका था केस 3। अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट केस पे जो है वो हम आ जाते हैं। अब इसी तरीके से आप देखें कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी सैलरी है 12,500 रुपए पर मंथ और एनुअल सैलरी है 1.5 लाख। तो अब हम 12,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो है वो निकालते हैं। हम यहां पर आ जाते हैं। उसी तरीके से आप ये देखें कि 1048 तक तो कुछ नहीं है और 4189 तक, यानी 4189 में से 1048 निकाल देंगे तो इसके ऊपर 3141 पे तो बनेगी 12%। ठीक हो गया, ये बन जाएगी 12%। और बाकी जो आपकी सैलरी है 12,500, तो 12,500 में से आप 4189 जो है वो निकाल देंगे। ये आप निकाल देंगे तो बाकी आपके पास बचेगा 8,311। इसके ऊपर जो है वो 2% जो है वो लिया जाएगा। यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दें 2%, तो 2% बनेंगे 166.22। तो अब इस केस के अंदर एक इंप्लॉय की जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बनेगी 12% पे वो 376 और ये 2% पे 166। तो जो अब इसकी टोटल जो इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 543.14 मंथली। और इसी तरीके से अगर आपने इसको एनुअली कैलकुलेट करना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6,517.68। अब हम बात करते हैं आपके एम्प्लॉयर की नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो सैलरी है वो है 12,500, आप 758 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये जो आपकी बाकी अमाउंट होगी 11,742 रुपए, इसके ऊपर जो है वो 13.8% टैक्स लग जाएगा, जो कि मंथली होगा 1620.40। और उसी तरीके से एनुअली ये होगा, आप 1620.40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,444.75 पाउंड जो है वो आपका एनुअली जो है वो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की बन जाएगी। तो ये हमने जो है क्या कहते हैं, अब आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के बारे में भी जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया, जो कि एम्प्लॉयर जो है वो दोनों पे करते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी पेंशन की, और ये पेंशन जो है ये भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही पे करते हैं, और ये आपका लास्ट चीज है। यहां पर अब आ जाते हैं उसी तरीके से हम केस 1 में, और यहां पर आप देखें कि अब जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की वो भी 520 से अगर ऊपर होगी महाना तो वो देगा, और एम्प्लॉयर भी 520 से ऊपर होगा तो वो देगा। अब 520 पाउंड से ऊपर अगर होगा तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी 5% और एम्प्लॉयर की होगी 3%। अब ये जो हमारा पहला केस था इसमें हमारी सैलरी थी 1000 पर मंथ, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1000 में से 520 निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा 480 पाउंड। ठीक हो गया, तो ये 480 पाउंड का 5% जो है, जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस होगा वो होगा 24 मंथली, और एनुअली बनेगा 288। और इसी तरीके से जो एम्प्लॉयर खुद से पे करेगा वो पे करेगा 14.40 मंथली। ठीक हो गया, और एनुअली इसके बन जाएंगे 172.80। ये हमारी हो गई केस 1 के अंदर पेंशन की कैलकुलेशन। अब हम आ जाते हैं केस 2 पे। इसी तरीके से आप यहां पर देखें
कि केस 2 के अंदर हमारी जो सैलरी थी, हमारी सैलरी थी 3000 पर मंथ। तो इसका मतलब है कि 3000 में से 520 आप यहां पर निकाल दें तो ये आपके बन गए 2480 पाउंड, 2480 पाउंड्स। तो 2480 पाउंड्स के ऊपर जो है 5% जो है वो आपकी इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी और 3% जो है वो आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी। 5% मंथली बनती है 124 और एनुअली 1488 और इसी तरीके से 3% आपकी 74.40 जो एम्प्लॉयर की होगी कंट्रीब्यूशन वो मंथली होगी और 892.80 एनुअली होगी। अब हम आ जाते हैं आपके केस 3 के ऊपर। यहां पर केस 3 के अंदर जो है वो एग्जांपल इस तरीके से कि आपकी सैलरी जो है वो है 5000 पर मंथ। तो यहां पे आप 5000 पर मंथ के लिए जो है क्या काम करेंगे, उसी तरीके से आप यहां पर 5000 में से आप 520 निकाल देंगे तो जो आपकी बाकी अमाउंट बचेगी वो 4480 पाउंड्स बचेगी। उसमें से जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी वो 5% होगी जो कि 224 मंथली है और 2688 एनुअली है। और उसी तरीके से जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होगी वो आपकी होगी 134 जो है मंथली और 1612.80 जो है वो एनुअली। अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से आपके केस 4 पे। यहां पर केस 4 पे जो है अब हमने आपकी पेंशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। यहां पे आपकी पेंशन कैलकुलेट करने से पहले जो है आप देख लें कि आपकी सैलरी है 12500 पर मंथ और इसके अंदर से 520 जो है वो आप निकाल देंगे तो ये आपके बनेंगे 11980 पाउंड्स। इसके अंदर से जो आपके एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होगी वो 5% जो कि 599 मंथली बनती है और 7188 एनुअली बनती है और 3% आपकी बनती है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो कि 359.40 पाउंड बनती है मंथली और एनुअली 4312.80 बनती है। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमने पेंशन को भी जो है आपका देख लिया जो कि बहुत ही सिंपल था। चारों केसेस के अंदर पेंशन को भी जो है वो देख लिया। अब जो है क्या कहते हैं, मैं एक काम करूंगा, आपको जो है सैलरी कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा और सैलरी का जेवी भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट होता है। और उसके लिए जो मैंने एग्जांपल सेलेक्ट की है, मैंने अपनी केस 4 की एग्जांपल जो है वो सेलेक्ट की है। सबसे पहले केस 4 के अंदर मैं आपकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट करूंगा। यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर सैलरी कैलकुलेशन में रहते हैं। हमारी जो ग्रॉस पे है, जो हमारी सैलरी है, वो हमारी सैलरी है 12500 पर मंथ। अब हमारी इस सैलरी में से जो है वो कुछ टैक्सेस कटेंगे। सबसे पहला जो हमारा टैक्स कटेगा वो PAYE का कटेगा जो कि एम्प्लॉय ने पे किया होगा। अब हम यहां पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमारा PAYE का टैक्स कितना था। हमारा PAYE का जो मंथली टैक्स था वो मंथली टैक्स था हमारा 4056.25 पाउंड। ये हमारा जो है क्या कहते हैं मंथली टैक्स था PAYE का, ये हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हमारी जो है क्या कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है जो कि एम्प्लॉय ने पे की थी अपनी सैलरी में से, वो यहां पर आनी है। यहां पर हम आ जाते हैं और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है जो एम्प्लॉय ने पे की थी अपनी सैलरी में से मंथली, वो ये पे की थी हम 543.14 पाउंड, हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद जो आपकी पेंशन है जो कि एम्प्लॉय ने पे की थी अपनी सैलरी में से मंथली, वो कितनी की थी, वो की थी 599 पाउंड्स। तो ये हमारे पास वो पेंशन आ गई। तो इसका मतलब है आपकी जो ग्रॉस पे है वो 12500 है और उसके अंदर से जो टैक्सेस कटेंगे जो कि एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी में से दिए होंगे, PAYE, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन और पेंशन, वो आपके टोटल टैक्सेस बन जाते हैं 5198.39। ये आपके टोटल टैक्सेस बन जाते हैं। अब आप अपनी ग्रॉस पे में से इन टैक्सेस को माइनस करेंगे तो जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपके पास अमाउंट आएगी 7301.61। ये आपके पास जो है क्या कहते हैं अमाउंट आ गई। अब यहां पर जो है क्या कहते हैं जो आपकी नेट वेजेस पेएबल हैं जो कि एक एम्प्लॉय को जो है वो क्या कहते हैं जो अपनी सैलरी रिसीव करेगा, ये सारे के सारे टैक्सेस कटने के बाद वो ये सैलरी जो है क्या कहते हैं रिसीव करेगा 7301.61 पाउंड्स। अब हम जो है क्या कहते हैं बात करते हैं इसके जेवी के बारे में कि कैसे इसका एक जनरल जो है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो पोस्ट करेंगे, इसकी जनरल एंट्री जो है वो क्या बनेगी। सबसे पहले आप ये देखें जो सैलरी एक्सपेंस है जो कि आपका मंथली सैलरी एक्सपेंस है वो है 12500 जो कि आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो लायबिलिटीज आपने पे करनी है, सबसे पहले तो PAYE पेएबल जो आपने पे करना है वो यहां पर आ जाएगा।
जो कि आपने पे करना है। उसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो कि एम्प्लॉय ने पे करनी है, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से आपने निकाली है, जाहिर बात है क्योंकि वो आपने HMRC को पे करनी है, वो यहां पर आ जाएगी। और इसी तरीके से जो आपने पेंशन पे करनी है जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटी है, वो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो वेजिस पेएबल, यानी कि जो आपने पे करनी है, नेट पे करनी है अपने एम्प्लॉय को, वो आपकी यहां पर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये तो क्या कहते हैं, अब आपके एक जेवी का पार्ट हो गया जो कि है आपकी एम्प्लॉय के उसके अंदर से, ये मींस के जो एम्प्लॉय के टैक्सेस कटे हैं ये उसका जेवी का जो है वो पार्ट आ गया। अब जाहिरी बात है कुछ आपकी लाइबिलिटीज ऐसी भी हैं जो कि आपके एम्प्लॉयर के एंड के ऊपर कटी हैं, आपके एम्प्लॉयर के एंड के ऊपर जो है लाइबिलिटीज जो है वो पे करनी है। जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है वो भी तो एक लाइबिलिटी है। तो इसी तरीके से यहां पर हम आएंगे और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे जो कि आपकी एम्प्लॉयर की है वो हम यहां पर आ जाएंगे, और एम्प्लॉयर की जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है पर मंथ की वो कितनी है, वो 1620.40 पाउंड है, वो यहां पर आ जाएगी। और उसी तरीके से जो आपके एम्प्लॉयर की पेंशन है, पेंशन पेएबल है, वो कितनी है, वो यहां पर आ रही है 359.40 मंथली, तो वो यहां पर आ जाएगी। ये जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयर के लिए लाइबिलिटीज हैं जो उसने अपने पास से पे करनी है। तो जाहिर बात है कंपनी के लिए ये एक्सपेंस बन जाएगा, यानी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है NIC एक्सपेंस कंपनी के लिए बन जाएगा ये, और जो पेंशन एक्सपेंस कंपनी के लिए बन जाएगा वो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक मंथली जेवी जो है पेरोल का जो है वो पोस्ट होगा। तो ये जो है आपका एक पूरा ओवरऑल जो है क्या कहते हैं एक सिनेरियो था, एक केस था जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप डिफरेंट टैक्सेस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने जेवी भी पोस्ट करके देख लिया और सैलरी की कैलकुलेशन भी देख ली, और हमने आखिरी जो आपका केस था उसके अंदर ये सारी कैलकुलेशन करके जो है वो देखी है। अब हम चलते हैं अपने क्विक बुक की तरफ और क्विक बुक में जाके देखते हैं कि किस तरीके से जो है पेरोल जो है वो काम करता है। तो अब हम अपनी क्विक बुक की स्क्रीन पे आ गए हैं और अब हम चल के क्विक बुक के ऊपर जो है अपने पेरोल को देखते हैं। सबसे पहले आपने यहां पर पेरोल पे आ जाना है और यहां पर ओवरव्यू पे जो है वो आ जाना है। यहां पर ओवरव्यू पे आने के बाद जो है आप ये देखें आपके सामने एक स्क्रीन जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देखें ये अब आपके पास आ गया है। अब सबसे पहले आपने अपनी कुछ चीजें जो हैं वो जो है वो सेट करनी है। जैसे सबसे पहले आप देखें ये पे डे इज सेट, यहां पर जाके मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूं और देखता हूं कि मैंने यहां पर क्या किया है। यहां पर आप देखें व्हाट इज योर फर्स्ट पे डे विथ क्विक बुक्स, आपका जो फर्स्ट पे डे होगा वो क्विक बुक्स के साथ क्या होगा। नेक्स्ट पे डे आपका आ रहा है, जो आपका नेक्स्ट पे डे होगा वो कौन सा होगा, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 4 अक्टूबर 2024। तो यहां पर आकर मैं इसको चेंज कर लेता हूं। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं जो मेरा पे डे होगा, मेरा पे डे होगा आज का 5 अक्टूबर का। यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर आके वो आपसे पूछ रहा है हैव यू पेड एम्प्लॉयज बिटवीन 6 अप्रैल 2024 एंड 4 अक्टूबर 2024, यानी इन डेट्स के बीच में क्या आपने अपने एम्प्लॉय को पे किया। तो यहां पर मैं यस पे सेलेक्ट करता हूं और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। तो हमने एक जो है अपनी सेटिंग ये कर ली। उसके बाद आपकी बिजनेस इन्फो है, यहां पर आके हम अपनी बिजनेस इन्फो डाल देंगे। यहां पर हम एडिट पे क्लिक कर देते हैं। आप ये देखें यहां पर सारी मेरी जो एक बिजनेस इन्फो जो मैंने फिक्टिशियस डाली हुई है वो मेरी बिजनेस इन्फो आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आने के बाद आप ये देखिए ये मेरा नाम और मेरा जो है वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए मेरे सामने जो है वो एक स्क्रीन ओपन होगी। अब आप ये देखें वो आपसे ये कह रहा है लेट्स सॉर्ट आउट योर वर्क प्लेस पेंशन प्लान। तो यहां पर वो आपसे कह रहा है कि क्या आपने जो है कि कहते हैं आपकी जो ड्यूटीज स्टार्ट डेट है वो आप यहां पर लिखें। तो यहां पर हमने अपनी ड्यूटीज स्टार्ट डेट लिख दी 1 जनवरी 2024 और यहां पर हमने नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर दिया। ठीक हो गया, यहां पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमने जो है कि कहते हैं अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी जो है वो डाल दी। उसके बाद फिर यहां पर है आपके पास कि आप अपनी टैक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो डालें। तो यहां पर हम आ जाते हैं और यहां टैक्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहां पर हम देखते हैं यहां पर हमने क्या चीज डाली है। टैक्स की इंफॉर्मेशन पे आने के बाद यहां पर अब आप देखें टैक्स की इंफॉर्मेशन पे आने के बाद यहां पर जो हमारी जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन है वही हमने यहां पर डाल दी। उसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास दूसरी स्क्रीन जो है वो टेक्स्ट की खुलेगी। अब आप ये देखें उसी तरीके से ये PAYE रेफरेंस है जिसके बारे में अभी हम पहले बात कर चुके हैं। ये हमने यहाँ पर अपना लिख दिया। अकाउंट रेफरेंस नंबर है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं स्टार्ट के अंदर, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये हमारा यूनिक टैक्स पेयर रेफरेंस नंबर है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इन तीनों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो इन तीनों को मैंने एज इट इज यहाँ पर डाल दिया है। अब सबसे पहली चीज ये है, वो आपसे कह रहा है एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, डू यू क्वालिफाई फॉर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में जो है क्या कहते हैं, मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये देखें, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर जो वो नजर आ रहा है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ है जो कि वो एम्प्लॉयर्स को जो है वो देता है उनकी एनुअल नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के ऊपर 5,000 तक। ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो आपके छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस और चैरिटीज वगैरह हैं उनको जो है वो हेल्प किया जा सके, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है उसको जो है वो रिड्यूस किया जा सके। अच्छा, अब जो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो क्वालिफाई कौन करता है? एम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्वालिफाई वो बिजनेसेस करते हैं जो अपनी एम्प्लॉय की अर्निंग के ऊपर क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस जो है वो पे करते हैं। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि मीट करना पड़ता है। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं कि आपका बिजनेस जो है, ठीक है, वो चैरिटीज हो यानी कि कोई स्पोर्ट्स क्लब हो, तो वो जो है आपके एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए जो है वो क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं वो क्वालिफाई करती हैं अगर उनके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉय उनके पेरोल के ऊपर हो जो कि क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस थ्रेशहोल्ड जो है वो अर्न करता हो। मिसाल के तौर पे जैसे हमने बात की थी कि 1048 तक जो आपका ये नेशनल इंश्योरेंस है वो जो है कि कहते हैं एग्जाम्प्ट है, तो थ्रेशहोल्ड 1048 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये 9100 पाउंड हो जाएगा। तो ये वाला 9100 पाउंड जो है, ये थ्रेशहोल्ड जो है वो मीट करते हों, तभी वो जो है वो एलिजिबल होंगे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। तो यहाँ पर अभी इसको जो है ना हम कर देते हैं कि नो आई डोंट क्वालिफाई, इसको हम अभी क्लिक कर देते हैं कि हम क्वालिफाई नहीं करते। अब अगली चीज है, डू यू क्वालिफाई फॉर स्मॉल एम्प्लॉयर रिलीफ। क्या आप स्मॉल एम्प्लॉयर रिलीफ के लिए क्वालिफाई करते हैं? स्मॉल एम्प्लॉयर रिलीफ जो है ये एक ऐसा टैक्स रिलीफ होता है जो कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो दिया जाता है स्मॉल एम्प्लॉयर्स को, कि वो अपना रिक्लेम कर सकें हायर स्टैट्यूटरी पोर्शन पेमेंट्स को जो कि उन्होंने एम्प्लॉयर्स को की होती हैं, सच एज जैसे कि मैटरनिटी पे होती हैं, पैटर्निटी पे होती हैं, एडॉप्शन पे होती हैं, इनको जो है क्या कहते हैं वो रिक्लेम कर सकें। ये किस लिए डिजाइन किया गया है? ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जो आपके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो मैनेज कर सकें अपनी इन कॉस्ट्स को। इसके अंदर आपकी जो एक एग्जांपल है वो आपकी एक एग्जांपल ये बनती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिलीफ के लिए जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो रिक्लेम कर सकता है 100% पेमेंट को और एडिशनली 3% भी जो है वो रिक्लेम कर सकता है। इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस से जो है ना वो 5000 पे किया है मैटरनिटी पे का, तो आप इसको 5000 को पूरे का पूरा भी रिक्लेम कर सकते हैं और इसका जो 3% होता है जो कि 150 बनता है उसको भी रिक्लेम कर सकते हैं, यानी इन टोटल आप 5150 जो है वो रिक्लेम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर मैं कहता हूं कि मैं इसको जो है वो क्वालिफाई नहीं करता, नो आई डोंट क्वालिफाई। इसी तरीके से वो कह रहा है कि आपने कोई मैटरनिटी पे जो है वो पे की है, मैं कह देता हूं नहीं। फिर वो ये कह रहा है कि आपने कोई पैटर्निटी पे की है, तो यहां पर भी मैं कर देता हूं नो। अब HMRC क्रेडेंशियल, जाहिर बात है कि हमारे पास ओरिजिनल लॉगिन और पासवर्ड नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज ऐसे ही रहने देता हूं और यहां पर मैं डन पे क्लिक कर देता हूं। तो ये अब मैंने अपनी एक और इन्फॉर्मेशन टैक्स इन्फो जो है वो भी मैंने अब पुट कर ली है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब ये हमने अपनी टैक्स इन्फो भी जो है वो डाल दी है। अब यहां पर वो कह रहा है टेल अस अबाउट योर टीम, तो यहां पर जो है अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहां पर स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम अपने एम्प्लॉय को जो है वो ऐड करना शुरू करते हैं। यहां पर हम अपने एम्प्लॉय को ऐड करते हैं। हमने जो है वो 4 डिफरेंट केसेस को जो है वो डिस्कस किया था, तो हम अपने 4 एम्प्लॉयज जो हैं उन्हीं को जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा पहला जो एम्प्लॉय है, हम कह लेते हैं हमारा पहला एम्प्लॉय है रमीज हुसैन। यहां पर जो इसका ईमेल एड्रेस है वो हम कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं abc@, क्योंकि हम ओरिजिनल ईमेल एड्रेस नहीं लिख सकते, example.com। ठीक हो गया। यहां पर इसकी हायर डेट जो है हम हायर डेट लिख देते हैं 1 जन 2024, क्योंकि हम अकाउंट्स जो है वो 1 जन से मेंटेन कर रहे हैं। और यहां पर हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर देते हैं। अब आप ये देखिए यहां पर एक एम्प्लॉय जो है वो अब ऐड हो गया, तो यहां पर अब हमने उसकी जो है वो कुछ डिटेल्स जो है वो डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम पर्सनल इन्फो की बात करें तो यहां पर हम आ जाते हैं एडिट पे, और अब आप देखें यहाँ पर आके अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी डिटेल्स जो है वो डाल देनी है, जिसके अंदर आपने वर्क फोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेसेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर जो है वो इसको सेव
कर देना है। तो हमने ये अभी जो है क्या कहते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको जो है क्या कहते हैं यहाँ पर एडिट कर दिया है। तो ये हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर एडिट हो गई है। उसके बाद जो है कि कहते हैं यहाँ पर इसकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं। यहाँ पर आके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आकर हम इसको जो है यहाँ पर एडिट करेंगे। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पर इसका स्टेटस है एक्टिव, स्टार्ट डेट इसकी है 1 जनवरी 2024। उसके बाद इसका जो मैनेजर है, ठीक है, इसका कोई भी मैनेजर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको नहीं करते। डिपार्टमेंट जो है हमने कोई भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। डिपार्टमेंट इसका सेव कर दिया यहाँ पर हमने। उसके बाद ये है कि इज दिस एम्प्लॉय पेड रेगुलरली, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं यस कि इसको रेगुलरली पे किया जाता है। और उसके जो है बिलिंग रेट्स पर आर, अगर कोई बिलिंग रेट्स, अगर ये पर आर पे काम कर रहा है तो यहाँ पर हम इसके जो है वो रेट लिख देंगे। हम अभी कंसीडर करते हैं कि ये पर आर पे काम नहीं कर रहा। और यहाँ पर आने के बाद जो है कि कहते हैं हम इसका जो पे स्केजुअल है वो पे स्केजुअल जो है वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम आए ऐड पे स्केजुअल के ऊपर। अब इसको हम पे कब करते हैं, हम इसको कहते हैं हम इसको हर मंथ पे करते हैं। इसकी जो पे डेट है, इसकी पे डेट क्या होती है, हम कह देते हैं कि 10 तारीख के बाद हर महीने में इसको जो है हम 11 तारीख को जो है वो पे करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अब यहाँ पर आप देखें पे स्केजुअल नेम जो है वो एवरी मंथ है। ये मैंने इसका जो है वो पूरा डिटेल जो है वो शेड्यूल इसका सेट कर दिया। हर मंथ पे किया जाता है, ठीक हो गया। जो पे किया जाता है वो कौन सी तारीख को पे किया जाता है, 11 तारीख को पे किया जाता है, ठीक हो गया इसको। और इसी तरीके से इसको हर मंथ मैंने स्केजुअल नेम जो है मैंने इसका रख दिया एवरी मंथ, यानी इसको हर मंथ जो है वो पे किया जाता है। अब इसको यहां से जो है क्या कहते हैं हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। हमने इसका पे स्केजुअल जो है वो भी जो है वो सेट कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर आके जो है क्या कहते हैं हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहां मैंने आके इसको सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये सेव हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैंने जो है क्या कहते हैं आपकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आके इसकी जो है क्या कहते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन जो है क्या कहते हैं वो जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपने अपनी जो टैक्स इन्फो है वो डालनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहली चीज है NI नंबर। ये NI नंबर जो है ये क्या चीज होती है, ये आपका जो है क्या कहते हैं एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो कि यूनिक होता है हर इंडिविजुअल का, जो कि HMRC जो है वो इशू करती है हर जो है बंदे को, किस चीज के लिए, कि वो ट्रैक कर सके उसकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन को और उसके टैक्सेस को। और ये इस तरीके से जो है इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो लिखा जाता है। उसके बाद फिर ये है आपकी स्टार्टर डिक्लेरेशन, यानी कि आपने कब जो है वो क्या कहते हैं जॉब स्टार्ट की है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ओनली जॉब और करंटली, यानी कि सिर्फ यही जो है वो जॉब ये बंदा करता है जो कि करंटली कर रहा है। फिर यहाँ पर आपका टैक्स कोड रहता है। टैक्स कोड में हम 1257L यानी कि ये स्टैंडर्ड रेट अलाउंस जिसके बारे में हमने बात की थी ये वो आ गया। NI लेटर जो है, NI लेटर कौन सा लेटर है यहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर आके आप कह दें कि स्टैंडर्ड रेट जो मोस्ट एम्प्लॉयज का होता है ये वो है। और टैक्स कैलकुलेशन मेथड जो है वो वीकली और मंथली जो है जैसे होती है वो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ रही है क्यूमुलेटिव भी आ रही है और वीकली मंथली भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं वीकली और मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने सेव पे जो है वो क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देखिए मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन भी जो है वो डाल दी है। यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है यहाँ पर बैंक ट्रांसफर है, इसको मैं एज इट इज ऐसे ही जो है वो रहने देता हूँ। और यहाँ पर जो है अब पे टाइप्स हैं, तो यहाँ पर पे टाइप्स पे मैं यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर पे टाइप के ऊपर जो है देखें कि ये सेट एम्प्लॉयमेंट पे टाइप इसकी क्या है, ऑरली है। यह हम कह देते हैं कि यहाँ पर ये सैलरी के ऊपर जो है वो हमारे पास काम करता है। और पे फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी क्या है, पर मंथ। हम इसको पर मंथ जो है वो पे करते हैं। और इसकी जो सैलरी है वो सैलरी कितनी है, इसको अब जाहिर बात है हमने जो अपनी 4 एग्जांपल्स दी थी वही 4 एग्जांपल्स के लोग जो है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि इसकी जो मंथली सैलरी है वो है 12,500, जो हमारा एक केस है। 12,500 इसकी मंथली सैलरी जो है वो आ गई। अब ये टिपिकल आवर्स, एंटर द आवर्स they work each week as outlined in their terms of employment. We need this for your FPS full payment system के लिए। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं अब टिपिकल आवर्स, कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स पर वीक जो है उसके कितने हैं, यानी कि वो कितने हफ्ते जो है घंटे जो है वो एक हफ्ते के अंदर काम करेगा। लेट्स सपोज हम इसको ये कह दें 37.50 आवर्स ही रहने देते हैं।
और इसके जो टिपिकल वर्किंग डेज हैं वो मंडे से लेके जो है वो फ्राइडे तक आ जाते हैं। अब इसके कॉमन पे टाइप्स हैं, यहाँ पर आ रहा है जी कि इसको ओवर टाइम यानी कि जितना ओवर टाइम ये करेगा इसको वही दिया जाएगा। ओवर टाइम यानी कि इसको डेढ़, यानी कि अगर इसकी सैलरी पर आवर की जितनी है उतना ही इसे ओवर टाइम दिया जाएगा। अगर ये ओवर टाइम करेगा यानी कि ओवर टाइम 1.5 गुना दिया जाएगा, या ओवर टाइम 2 गुना दिया जाएगा, या कोई बोनस जो है वो दिया जाएगा, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पर अभी हम इसको जो है वो कोई भी चेक नहीं करते और यहाँ पर हम कर देते हैं कि ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 1, यानी जितने घंटे काम करेंगे जो पर आवर रेट होगा उसी के हिसाब से ओवर टाइम भी जो है वो चार्ज होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेचुटरी लीव्स हैं तो वो यहाँ पर डाल देनी है, और कोई अगर एडिशनल पेज हैं तो वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आप डाल सकते हैं, जैसे कोई रीइंबर्समेंट और अदर रनिंग्स वगैरह है। यहाँ पर अभी हम कुछ भी नहीं डालते और यहाँ पर हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक कर दिया और इसकी पे टाइप्स को जो है वो हमने ऐड कर दिया है। तो ये जो है क्या कहते हैं अब हमारे पास इसकी पे टाइप जो है वो भी जो है वो हमारे पास ऐड हो गई है, यानी 12,500 पर मंथ, और एक हफ्ते के अंदर इतने घंटे जो है वो काम करेगा। इससे ऊपर जो काम होगा तो वो ओवर टाइम के अंदर चार्ज होगा, और ओवर टाइम भी उसको आर्ली के हिसाब से ही जो है वो पे किया जाएगा, जो कि उसका रेट होगा। अब यहाँ पर है वर्क प्लेस पेंशन लोन एंड अदर डिडक्शंस। अब यहाँ पर आके हम एडिट पे जो है वो क्लिक करते हैं। यहाँ पर एडिट पे आके क्लिक करने के बाद आप देखें एनी डिडक्शंस फॉर रमीज, यानी कि कोई डिडक्शंस है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर आते हैं, कोई भी हम कहते हैं लोन नहीं लिया हुआ, यहाँ पर हम डिडक्शंस जो है वो नहीं डालते। डिडक्शंस एंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी डिडक्शंस हैं या कोई भी कंट्रीब्यूशंस हैं तो वो जो है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। अभी हम इसको जो है यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं और कुछ भी नहीं डालते, और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जो है वो चेंज नहीं करते। और ये है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अगर किसी को इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। लेट्स सपोज इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट करना है, उसकी यहाँ पर हम सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डाल देंगे। यहाँ पर अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो हमने डाल दी हैं, नेम, रिलेशन, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर इसको हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो सेव पे क्लिक कर लिया, और यहाँ पर अब हमने सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक एम्प्लॉय की जो है वो डालनी है, और यहाँ पर अब हम डन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक एम्प्लॉय जो है, यहाँ पर अब हमने डन पे क्लिक किया है। अब आप देखें यहाँ पर मेरे सामने जो है वो एक स्क्रीन जो है वो ओपन होगी, और हमने अब अपना एक एम्प्लॉय जो है वो ऐड कर लिया है, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमने अपने पास एक एम्प्लॉय जो है वो ऐड कर लिया है, जिसकी हमने सैलरी जो है वो 12,500 रखी है। जो हमारा एक, जब हमने ये पे रोल के बारे में डिस्कस किया था तो हमने 4 तरह की जो है वो सैलरी दी थी, जिसमें से एक ही है। तो बाकी भी जो है क्या कहते हैं अब हम अपने 3 एम्प्लॉयज को जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड कर लेंगे अपनी टीम के अंदर। बाकी के 3 एम्प्लॉयज को भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर अब हमने अपने एम्प्लॉयज जो हैं वो ऐड कर लिए हैं उसी तरीके से जैसे हमने सारा केस पढ़ा था। मींस कि एक एम्प्लॉय की सैलरी आप देखें 1,000 पर मंथ है, एक की 3,000 है, एक की 5,000 पर मंथ है, एक की 12,500 पर मंथ है। अब यहाँ पर आके जो है आप ये देखें, आपको एक चीज नजर आ रही है, रन पेरोल। अब जब यहाँ पर मैं रन पेरोल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं सिर्फ यहाँ पे, कि जैसे ही आप देखें मैंने रन पेरोल पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये की स्क्रीन जो है वो यहाँ पर जो है वो ओपन होके देखें यहाँ पे आई है। अब यहाँ पर उन सबकी सैलरीज लिखी हुई हैं और जो इसकी पे डेट है वो 11 अक्टूबर है 2024। अगर यहाँ पर मैं इधर रिव्यू पेरोल पे क्लिक करता हूं तो आप देखें जैसे ही यहाँ पर मैंने रिव्यू पेरोल के ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास ये एक एरर आ गया है कि सेटअप अ वर्क प्लेस पेंशन स्कीम फ्रॉम पेरोल सेटिंग्स बिफोर यू रन पेरोल। यानी कि अब हमें पेंशन स्कीम जो है वो भी सेटअप करनी पड़ेगी। अब जाहिर बात है क्योंकि हमारे पास कोई ओरिजिनल डाटा है नहीं, ओरिजिनल चीजें हम एंटर करके कनेक्ट जो है वो कर नहीं सकते, तो इस वजह से इस तरीके से यहां से हम पेरोल जो है वो रन नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि अब हम पेरोल की जो है वो मंथली जो जर्नल एंट्रीज हैं वो अपनी बुक्स के अंदर जो है वो पोस्ट करेंगे, क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर, और फिर पेरोल की पेमेंट जो है वो हम अपने बैंक के थ्रू जो है वो पे करवाएंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जर्नल एंट्रीज जो है वो पोस्ट करेंगे। यहां पर आके यहां पर हम इसको कर देते हैं क्लोज, यहां पर क्लोज करके, और यहां पर अब न्यू में आके
जर्नल एंट्री की स्क्रीन पे जो है वो हम चले जाते हैं। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री की स्क्रीन ओपन हो रही है। अब यहां पर आप देखें, हमने एक्सेल के अंदर अपने केस 4 के लिए जो है क्या कहते हैं एक जर्नल एंट्री जो है वो क्रिएट की थी, जिसके अंदर हमने सारी चीजें लिखी थी जब हमने पेरोल को डिस्कस किया था। उसी तरीके से यहां पर मैंने केस 1 के लिए भी जो है वो पेरोल की एक एंट्री बना दी है, केस 2 के लिए भी एक एंट्री बना दी है, यहां पर केस 3 के लिए भी जो है एक एंट्री क्रिएट कर दी है, और केस 4 के लिए तो हमने बनाई हुई थी। अब हमने क्या काम करना है, जाहिर बात है हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री तो नहीं डलती, मंथ में एक ही जो है वो पेरोल का जेवी जो है वो डलता है। उसके लिए मैंने इन सबको मिला के जो एक क्यूमुलेटिव जेवी जो कि इन चारों एम्प्लॉयज की सैलरी का बनता है, वो जो है वो ये वाला जेवी जो है वो बनता है, जो कि हम अपने क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर पोस्ट करेंगे। ये कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ जो चारों के जेवी थे उन सबको प्लस करके उसका एक ही जो है वो जेवी क्रिएट कर दिया है। यानी अब हर मंथ हम जेवी जो है वो पोस्ट करेंगे पेरोल का। अब यहां पर हमारे पास जो मंथ है, हम जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक, ये हम 9 मंथ्स का जो है सारे का सारा पेरोल का जो है जेवी हर मंथ जो है वो पोस्ट करेंगे। अब हमने क्विक बुक के अंदर इस जेवी को जो है वो मंथली पोस्ट करना है। उसके लिए यहां पर हम क्विक बुक के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्विक बुक की स्क्रीन, जनरल एंट्री की स्क्रीन खुली हुई है। सबसे पहला जेवी जो हमने पोस्ट करना है वो 31 जनवरी में करना है। हम यहां पर आते हैं, 31 जनवरी के अंदर हम अपना जेवी जो है वो पोस्ट करते हैं, और अब बारी बारी जो है इन सारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो डालते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलरी एक्सपेंस है 21,500 जो कि डेबिट हो रहा है। यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर हम आके लिखते हैं सैलरीज। ये हमारे पास सैलरीज का एक्सपेंस आ गया 21,500 जो डेबिट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे मंथली सैलरी एक्सपेंस। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमारे पास ये PAYE पेएबल आ रहा है। ये हमारे पास कितना है, यहां पर हम आ जाते हैं PAYE। ये हमारे पास PAYE और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास आ गया। इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, इसकी अमाउंट हमारे पास आ रही है 5399.42। इसको यहाँ पर हम कॉपी करके लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं PAYE। ठीक हो गया। अब यहां पर आके अगली चीज हमारे पास क्या आ रही है, अगली चीज हमारे पास आ रही है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की लाइबिलिटी जो हमने पे करनी है। तो फिर से हम PAYE और NIC पेएबल को जो है वो क्रेडिट करेंगे यहां पर इस अमाउंट से। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की लाइबिलिटी जो है, किसकी लाइबिलिटी है, ये हमारी जो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट हुई है, यहां पर हमने वो लिख दिया। उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम ये काम करेंगे कि पेंशन पेएबल को जो है वो क्रेडिट करेंगे एम्प्लॉय की। यहां पर हम आ जाते हैं, और यहां पर हम आके पेंशन पेएबल को जो है ये हमारी एक और लाइबिलिटी है, ये हमारे पास इस अमाउंट से आ रही है, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। और ये हमारे पास किसकी है, पेंशन की लाइबिलिटी जो है, ये हमारे पास पेंशन की जो लाइबिलिटी है वो है एम्प्लॉय की। उसके बाद यहां पर जो है वेजेस पेएबल जो है, जो हमने वेजेस पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को, वो इस अमाउंट से है। तो हम यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर आके जो वेजेस पेएबल हैं ये रहा हमारे पास, वेजेस पेएबल को जो है हम क्रेडिट कर देते हैं इस अमाउंट से, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेजेस लायबिलिटी फॉर द मंथ। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो है क्या कहते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो क्रेडिट हो रही है। अब ये कौन सी लाइबिलिटी है, ये एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है जो वो खुद से पे करेगा। ऊपर जो थी वो एम्प्लॉय की जो सैलरी में से डिडक्ट हो रहे थे वो पे करने थे। यहां पर हम आ जाते हैं, फिर से यहां पर PAYE एंड NIC पेएबल ये क्रेडिट हो जाएगा आपका। यहां पर आके इस अमाउंट को लिखा, और यहां पर अब आप लिखेंगे नेशनल इंश्योरेंस लाइबिलिटी, लेकिन ये किसकी होगी, ये आपकी लाइबिलिटी होगी आपके एम्प्लॉयर की। ठीक हो गया। अब उसी तरीके से आपके पास जो है क्या कहते हैं पेंशन पेएबल आएगा एम्प्लॉयर का, ये लाइबिलिटी आपके पास पेंशन की क्रेडिट होगी जो कि एम्प्लॉयर ने पे करनी थी पेंशन पेएबल की। ठीक हो गया, ये क्रेडिट आ रहा है। उसके बाद जो है इसकी ये कौन सी होगी, ये पेंशन लाइबिलिटी होगी आपके एम्प्लॉयर की, पेंशन लाइबिलिटी आपके एम्प्लॉयर की होगी। और फिर जो है आपका नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट होगा इस अमाउंट से। ये लें जी, यहां पर अब आपका PAYE एंड NIC एक्सपेंस जो है नेशनल कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यहां पर हम लिखते हैं नेशनल कंट्रीब्यूशन, ये देखें एम्प्लॉय नेशनल इंश्योरेंस,
ये जो है यहाँ पर ये हमारे पास जो है एम्प्लॉय की नेशनल इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगी किस अमाउंट से 2548.58 से। ठीक हो गया, ये है आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद जो है आपकी पेंशन की जो लायबिलिटी है वो जो है आपकी पेंशन की जो कॉस्ट है वो जो है वो आपकी डेबिट हो जाएगी। वो किस अमाउंट से डेबिट होगी 582.60 से, और ये आपके पास आ जाएगा पेंशन एक्सपेंस। तो ये आपका एक मंथ का जो है क्या कहते हैं जेवी है, इसको जो है यहां पर हम सेव कर देते हैं। तो ये आपके एक मंथ का जेवी जो है वो पोस्ट हो गया है। ठीक हो गया। अब आपकी क्या चीज होगी, अब आपने इसी तरीके से जो ये जेवी जनवरी के अंदर पोस्ट किया है, ऐसे ही हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हमारा सितंबर एंड क्लोज हुआ है, तो हमने रिमेनिंग 8 मंथ्स के भी यही जेवी जो है ये अपने सिस्टम के अंदर जो है क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर जो है वो डाल देने हैं। अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके आसानी के लिए क्या काम करता हूं, मोर पे आके इसको कॉपी कर लेता हूं, यानी इस जेवी की जो है वो एक कॉपी बना लेता हूं। और यहां पर मैंने इस जेवी की जो है वो एक कॉपी बनाई और सिंपल, क्योंकि अब सेम अमाउंट से जेवी जो है वो पोस्ट हो रहा है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर आके मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ डेट जो है वो चेंज कर दूंगा। ये मेरे पास फेब की डेट आ गई, यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं। ये मेरे पास फेब का जेवी जो है वो सेव हो गया। और इसी तरह सो एंड सो ऑन जो है मैं मार्च से लेके और सितंबर तक के जेवी भी जो है उनको जो है वो यहां पर सेव कर दूंगा। तो अब हम अपने पेरोल के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी बैंक रिकंसिलेशन की तरफ। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्विक बुक के अंदर हम बैंक ट्रांजैक्शंस को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और मैच करवा के रिकंसाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहां पर चला जाना है राइट पे। यहां पर आने के बाद जो है आपने यहां इंपोर्ट डाटा के अंदर आ जाना है। अब बेसिकली जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास बैंक फीड तो है नहीं, बैंक हमारे कनेक्ट है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है ना वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। हम यहां पर आ जाएंगे बैंक डाटा के अंदर। बैंक डाटा के अंदर आने के बाद जो है क्या कहते हैं हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक स्क्रीन ओपन होगी। अब यहां पर वो हमें कह रहा है कि हम अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन फॉर्मेट्स के अंदर। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने जो है वो फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। हम यहां पर आते हैं, हम फाइल को सेलेक्ट करते हैं। हमने अपनी एक बैंक स्टेटमेंट जो है बनाई हुई है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। यहां पर हम आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट पे। यहां पर हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट कर ली है। यहां पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है हम यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद जो है जिस बैंक के अंदर हमने अपनी जो हमारी बैंक की स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट को हमने इंपोर्ट करवाना है, उसके लिए हम अपने बैंक को जो है ना वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर अभी के लिए हमने जो है वो अपने कुछ बैंक्स जो है वो क्रिएट किए थे। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक सिनेरियो लेता हूं कि मैं अपने जो है क्या कहते हैं ये सेंटेंडर करंट अकाउंट के अंदर जो है वो इंपोर्ट करवा रहा हूँ ट्रांजैक्शन, यानी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो मेरे लिए इस बैंक की है। मैंने अपने बैंक को सेलेक्ट कर लिया जिस बैंक की ट्रांजैक्शन है। यहां पर मैं कंटिन्यू पे आ गया। यहां पर कंटिन्यू पे आने के बाद जो है वो मेरे से यहां पर कुछ सवाल जो है वो पूछ रहा है। अब इससे पहले मैं आपको जो है क्या कहते हैं बैंक स्टेटमेंट जो है ना एक दफा दिखा देता हूं कि मैंने किस तरीके से बनाई हुई है इंपोर्ट करने के लिए। तो ये देखें, ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जिसमें देखें मैंने एक तरह की अपनी एक जो है वो डमी सी बैंक स्टेटमेंट बनाई है, जिसके अंदर मैंने डेट का कॉलम जो है वो ऐड किया है, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी है और फिर मैंने जो है वो अमाउंट लिखी है। जो पैसे मेरे पास रिसीव हो रहे हैं उनको मैंने पॉजिटिव में लिखा है, जो पैसे मेरे पास से मनी आउट हो रहे हैं उसको मैंने नेगेटिव के अंदर जो है वो शो करवाया है। इस तरीके से मैंने अपनी जो है वो एक बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो बनाई है। तो चलिए अब इसको क्लोज करते हैं, अपनी क्विक बुक की स्क्रीन पे वापस चलते हैं। अब आप यहां पर देखें, यहां पर मैंने जो है वो कुछ चीजें जो है वो फिल करनी है। सबसे पहले तो वो मेरे से पूछ रहा है कि इज द फर्स्ट रो इन योर फील्ड इज हेडर। जी मैं कहूंगा यस, मेरी जो फर्स्ट रो है वो हेडर है। फिर वो कहेगा हाउ मेनी कॉलम्स शो अमाउंट्स। हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम था जो अमाउंट शो कर रहा था। फिर वो यहां से मेरे पास से डेट का फॉर्मेट पूछेगा। मेरी डेट का फॉर्मेट है ये वाला, डे स्लैश मंथ और ईयर। ये वाला मेरा डेट का फॉर्मेट है। मेक श्योर कि आपकी स्टेटमेंट का जो डेट का फॉर्मेट हो आपने वही जो है वो सेलेक्ट करना है। अब यहां पर जो है वो मैपिंग हो रही है। ये देखें, डेट के सामने डेट, डिस्क्रिप्शन के सामने डिस्क्रिप्शन और अमाउंट के सामने अमाउंट। यहां पर जो है क्या कहते हैं मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है वो मुझे यहां पर कह रहा है कि
आपके पास क्या होता है कि जनरली इनकम ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और एक्सपेंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स के अंदर जो है ना ये नेगेटिव चीजें होती हैं, यानी कि जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बैंक में जो पैसे आ रहे होते हैं वो नेगेटिव शो हो रहे होते हैं और जो जा रहे होते हैं वो पॉजिटिव में शो हो रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज ही हैं, जो पैसे आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और जो जा रहे हैं वो नेगेटिव हैं। तो मैं इसको कीप ओरिजिनल वैल्यूज पे रहने देता हूं। यहां पर आके मैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को जो है, जिन ट्रांजैक्शंस को मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूं, यहां पर आके मैं अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर आके मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब आप ये देखें, यहां पर मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि 65 ट्रांजैक्शंस जो हैं ये इंपोर्ट हो जाएंगी। क्या मैं इन्हें इंपोर्ट करवाना चाहता हूं? तो मैं यहां पर यस के ऊपर आ जाऊंगा। ये मैंने यस के ऊपर क्लिक कर दिया और अब ये मेरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो मेरे पास इंपोर्ट होके आ जाएंगी। अब मेरी इंपोर्ट कंप्लीट हो गई है। अब वो मुझे ये कह रहा है कि जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्विक बुक के अंदर जाके जो है वो इनकी मैचिंग करवानी है। अब यहां पर मैं डन पे क्लिक कर देता हूं। मेरे पास अब ये ट्रांजैक्शंस जो है वो इंपोर्ट होके आ चुकी हैं और अब यहां पर आप देखें, यहां पर मेरे पास जो है क्या कहते हैं, अब वो मुझे यहां पर कह रहा है रिव्यू अ फ्यू एक्सपेंसेस नाउ टू हेल्प क्विक बुक्स लर्न हाउ टू कैटेगराइज फॉर यू। अभी मैं इसको जो है ना क्या कहते हैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, यहां पर अभी मैं इसको स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करता हूं और ये मेरे पास आप देखें कि 65 ट्रांजैक्शंस हैं जो कि रिव्यू के लिए पड़ी हुई हैं। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप 1 ये है कि अभी सिर्फ और सिर्फ ये मेरे पास क्विक बुक के अंदर आई हैं। अभी ये ट्रांजैक्शंस जो हैं एलोकेट नहीं हुई, ना तो ये एक्सपेंस के अंदर गई हैं, ना ये इनकम के अंदर गई हैं, ना ही अभी तक किसी कस्टमर का बैलेंस जो है वो कम हुआ है और ना ही किसी सप्लायर का बैलेंस कम हुआ है। अब हमने बारी बारी इन सारी ट्रांजैक्शंस को जो है एज पर जो हमें दी है उसके मुताबिक हमने मैच करवाना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं देखते जाएंगे और करते जाएंगे इसका जो है वो काम जैसे जैसे हमने करना है। अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले यहां पर मैं सेटिंग में आ जाता हूं और यहां पर आके नीचे वो मुझे कह रहा है कि पेज साइज कितना है। यहां पर मैं पेज साइज को 300 कर देता हूं। यहां पर मैं 300 कर देता हूं ताकि मुझे एक ही पेज के ऊपर जो है मेरी सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो शो हो जाए। मेरी 65 ट्रांजैक्शंस थी तो पहले मुझे 50 एक पेज पे शो हो रही थी, बाकी 15 अलग पेज पे। तो मैंने 300 कर दिया ताकि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मुझे एक ही पेज पे शो हो जाए। तो ये वाला काम तो जो है ना अब हमारा हो गया है। अब क्या कहते हैं, अब हम आ जाते हैं अगले काम की तरफ। अब हमने बारी बारी क्या काम करना है, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो ट्रांजैक्शंस को जो है वो मैच करवाना है। यहां पर जो डेट मुझे दी हुई है, ये डेट सबसे एंड वाली डेट पहले दी हुई है, इसको जो है क्या कहते हैं मैं सॉर्ट कर लेता हूं डेट को। मींस कि मुझे सॉर्ट करके दिखाए, जनवरी पहले दिखाया, फरवरी बाद में दिखाया एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये मुझे सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन जो है ना वो पहले शो करवा रहा था। तो मैंने अब इसको डेट वाइज जो है वो सॉर्ट कर लिया। अब आप देखें मेरे पास यहां पर जो है क्या कहते हैं ये चीजें सारी की सारी आ रही हैं। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो जो चीजें मैच हो रही हैं वो तो हमें क्या कहते हैं एग्जैक्टली जो है ना क्या कहते हैं वो मैच हमें दिखा रहा है और वो कह रहा है कि आप इसको एग्जैक्टली मैच कर दें। अब आप देखें वो मुझे यहां पर ये बता रहा है कि कस्टमर 1 की इनवॉइस जो है वो 12,000 की एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब क्या ये एग्जैक्टली मैच कर रही है या नहीं, इसके लिए जो है क्या कहते हैं हम यहां पर जो है क्या कहते हैं एक दफा क्लिक करेंगे। अब आप देखें यहां पर जो मेरी ट्रांजैक्शन है, बैंक डिटेल है, वो मुझे ये बता रही है कि ये कस्टमर 1 है और इनवॉइस 1229 है। तो आप देखें जिससे ये मुझे मैच करवा रहा है वो इनवॉइस मैच करवा रहा है 1229 से और जो पेई है वो कस्टमर 1 है। इसका मतलब है कि ये मैचिंग यहां पर सही हुई हुई है। तो मैं इसको यहां पर उठा के मैच पे क्लिक कर देता हूं तो ये मेरी एक ट्रांजैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, वो मैच हो जाएगी। 65 में से अब एक ट्रांजैक्शन मेरी मैच हो गई है और बाकी रिमेनिंग जो है अब मेरे पास जो है वो 64 ट्रांजैक्शंस जो है वो रह जाएंगी। तो अब आप देखें हमने एक ट्रांजैक्शन जो है वो मैच कर लिया और अब हमारी 65 में से 64 ट्रांजैक्शन रह गई हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आप देखें कि ये टेलीकॉम इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, इसका है बिल 098765। ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली जो है एक मैच फाउंड हो रहा है, यानी कि जो है वो आपका पेई भी मैच कर गया है और आपका जो बिल है वो भी मैच कर गया है। तो मैं इसको भी जो है क्या कहते हैं मैच करवा देता हूं। यहां से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको भी मैं मैच पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं मैच पे
क्लिक कर देता हूं। तो अभी मेरे पास जो जो ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली खुद ही मैच हो रही हैं, सबसे पहले स्टेप में मैं उन ट्रांजैक्शंस को मैच करवा रहा हूं जो आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी कि उनके बिल नंबर भी मिल रहे हैं, उनकी अमाउंट भी मिल रही है और उनका सप्लायर और कस्टमर जो है वो भी मिल रहे हैं, क्योंकि क्विक बुक आपको दिखा देता है कि ये इससे मैच करवा रही है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम उन ट्रांजैक्शंस को जो है वो मैच करेंगे। इसी तरीके से ये आपका कैपिटल स्टेशनर्स है, इसका बिल 1039 है और ये 1039 से ही मैच करवा रहा है। यहां पर हम इसको क्लिक कर देते हैं, हम यहां पर इसको मैच करवा देते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहां पर मैं सबको एक साथ मैच करवाऊंगा। ये पावर सप्लाई लिमिटेड है, ये इसकी इनवॉइस 2001 है और ये 2001 से ही मैच कर रही है, एक मैच फाउंड हो रहा है, तो मैं यहां पर भी इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा एग्जैक्टली। इसी तरीके से यहां पर ये टैक्स सॉल्यूशंस है, इसका ये बिल नंबर इनवॉइस जो है वो 1002 है, ये टैक्स सॉल्यूशंस भी मैच कर रहा है और इसका बिल नंबर भी मैच कर रहा है। तो अभी मैं सिर्फ जो है क्या कहते हैं, जो सारे एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मैच करवा रहा हूं। इसी तरीके से यहां पर दोबारा से कैपिटल स्टेशनर्स है और ये इसकी 1040 इनवॉइस है और ये देखिए ये 1040 से ही मैच कर रही है, यहां पे भी 1040 और यहां पे भी 1040 है। तो मैं यहां से इसको भी मैच करवा रहा हूं, यहां से मैंने इसको मैच करवा दिया। उसके बाद यहां पर हम नीचे आ जाते हैं, ये आपका प्रीमियम वॉचेज है 9876 और आप ये देखेंगे बिल नंबर 9876 से ही जो है वो मैच कर रही है और प्रीमियम वॉचेज ही जो है वो इसका सप्लायर है। ठीक, सप्लायर भी मैच कर गया, देखें यहां से बैंक डिस्क्रिप्शन है प्रीमियम वॉचेज, तो उसने सप्लायर भी उठा लिया प्रीमियम वॉचेज। 9876 इनवॉइस है तो उसने 9876 इनवॉइस भी जो है वो भी उठा लिया। यहां से हम इसको जो है वो क्लिक कर देते हैं, इसको भी जो है हम मैच करवा देंगे। फिर हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और अब हमारे पास एग्जैक्ट मैच कोई भी नहीं आ रहा। जो जो हमारे पास एग्जैक्टली मैच हो रहे थे वो एग्जैक्टली मैच जो है वो हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पास ये 5 जो है क्या कहते हैं आ रहे थे, इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सेप्ट पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारी 5 ट्रांजेक्शन्स भी जो हैं वो मैच हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन 5 ट्रांजैक्शंस को मैच करवा के जो है वो रिमेनिंग जो है वो कितनी ट्रांजैक्शंस जो है वो बचती हैं। ये देखें 5 ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारी मैच हो गई हैं और अब हमारे सामने जो है वो स्क्रीन जो है वो एक दफा दोबारा से शो होगी और उसके अंदर जो है वो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमारे पास आ रही होंगी। देखें अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं 58 ट्रांजैक्शंस जो हैं 58 ट्रांजैक्शंस जो है वो रह गई हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने बारी बारी आना है और बारी बारी आके जो है क्या कहते हैं मैच करवाते जाना है। स्टेप बाय स्टेप अब हम आएंगे और अब हम मैच करवाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास जो है यहाँ पर है प्रीमियम वॉचेस। यहाँ पर अब कैटेगराइज और मैच, या तो आप इसको कैटेगराइज करवाएं या मैच करवाएं, या तो आप इसको एक्सपेंस के अंदर डायरेक्टली डालें या फिर इसको किसी बिल के साथ या इनवॉइस के साथ मैच करवाएं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहां पर उसने ऑटोमेटिकली इसको जो है वो इंश्योरेंस के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है, जो कि गलत है। ये एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्टली ये एक्सपेंस पोस्ट नहीं होगा, बल्कि ये तो होना है मैच। ये मेरे पास यहां पर आके जो है क्या कहते हैं हो जाएगा मैच। तो अब आप ये देखें उसने मुझे मैचिंग के लिए जो है ये स्क्रीन जो है वो ओपन करके दिखाई है जिसमें मेरे पास प्रीमियम वॉचेज है और शुरू में हमने इनसे जो है वो स्टॉक परचेज किया था, तो ओपनिंग बैलेंस के थ्रू जनरल एंट्रीज डाली थी और 2 इनके बैलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर ओपन हमारे पास शो हो रहे हैं 400 एंड 240 का। इन दोनों के साथ हमने इसको मैच करवा देना है। तो यहाँ पर हम मैच पे जो है वो क्लिक कर देते हैं और ये वाली ट्रांजेक्शन जो है ये हमारी जो है वो मैच हो जाएगी। यहाँ पर हमने मैच पे क्लिक कर दिया। तो अब आप यहां पर ये देखें कि मेरे पास ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो भी यहां पर मैच हो गई है। अब अगली चीज आप देखें, मेरे पास ये हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड है, ठीक है, और मुझे जो है क्या कहते हैं इसके 2 पॉसिबल जो है वो मैचेस जो है वो दिखा रहा है कि इसके लिए 2 मैचेस जो है वो मिले हैं। सबसे पहले यहां पर मैं व्यू पे जो है वो क्लिक करता हूं। अब आप देखें जहां जहां मैच हो रही होंगी आपकी कोई पेमेंट सप्लायर या कस्टमर के साथ, वहां पर आपको मैच लिखा हुआ दिखाएगा और जहां पर क्विक बुक कोई भी मैचिंग एज्यूम नहीं कर रहा होगा वहां पर आपको जो है डायरेक्टली एक्सपेंस जो है वो दिखाया हुआ होगा जिसके अंदर ये चीजें जा रही होंगी। तो हमने फिर ये चीज देखनी है क्या ये डायरेक्टली एक्सपेंस के अंदर इसको पोस्ट कर देना है या हमारे पास इसके अगेंस्ट कोई बिल है जिसके अगेंस्ट हमने इसको मैच करवाना है। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब जैसे आप ये देखें ये हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड है और यहाँ पर 2 मैचेस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू में जाएंगे और ये देखेंगे कि ये किस किस के साथ जो है वो मैच करवा रहा है। अब आप ये देखेंगे जो बैंक डिटेल है ना, बैंक डिटेल मुझे ये कह रही है हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड है और इनवॉइस 4001 है। अब यहां पर जाहिरी बात है कि ये जो बैंक इंश्योरेंस लिमिटेड है और इनवॉइस 4001 है,
ठीक है, तो ये यहां पर आप देखें ये किसके साथ इसको मैच करवा रहा है, ये इसको मैच करवा रहा है ओपन बैलेंस जो पावर सप्लाई लिमिटेड का है उसके साथ मैच करवा रहा है। ठीक हो गया, जबकि ये इसके साथ तो मैच नहीं होगी, ये तो मैच होनी है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। ये देखें बैंक डिटेल मेरे पास है हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड इनवॉइस 4001, तो मैचिंग इसके साथ बनती है, ऊपर वाले के साथ मैचिंग नहीं बनती, मैचिंग इसके साथ बनती है। क्विक बुक ने इसको गलत मैच किया हुआ था, तो मैंने यहां पर देखें इसको सही सेलेक्ट किया। यहां पर आप देख रहे हैं ये मेरी है बैंक डिटेल्स, और इसमें से ये देखें मुझे ये हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड नजर आ रहा है और ये मुझे उसका बिल नंबर भी नजर आ रहा है डायरेक्टली जो कि मैच कर रहा है। तो मैंने इसको आपस में मैच करवा दिया और यहां पर मैंने मैच पे क्लिक कर दिया, तो मेरी ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रांजैक्शन भी मेरे पास मैच हो गई है। इस तरीके से आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आपने मैचिंग करवानी है तो मैचिंग करवाते हुए आपने ये देख लेना है कि आपका जो सप्लायर हो वो सप्लायर भी मैच हो या कस्टमर, दोनों में से दो। अगर पेमेंट कर रहे हो तो सप्लायर मैच होना चाहिए, अगर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कस्टमर मैच होना चाहिए, प्लस उनके बिल और इनवॉइस नंबर भी मैच करने चाहिए अगर दिए हुए हैं तो। ठीक हो गया, ये जो है क्या कहते हैं शेल से हमने पेट्रोल भरवाया है, ये बैंक चार्जेस हैं, इनको अभी हम छोड़ रहे हैं, ये इनको अभी हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले जो है हम मैचिंग करवाएंगे। अब जो है ना आप ये देखें ये वोडाफोन है, वोडाफोन की जो है वो जनवरी की पेमेंट की है। अब वो यहां पर क्या काम कर रहा है, यहां पर वो ये काम कर रहा है कि ये जो पेमेंट है इसको डायरेक्टली टेलीफोन और इंटरनेट के अंदर डाल रहा है, जबकि हमें पता है कि वोडाफोन जो है हमारे पास एक सप्लायर है और उसके हमारे पास बिल पड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनके बिलों के साथ इसको मैच करवाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल यहां पर जो है क्या कहते हैं क्लिक कर देता हूं। यहां पर अब मैं क्लिक करूंगा और अब वो मेरे से पूछेगा कि क्या मैंने इसको कैटेगराइज करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालना है, इनकम के अंदर डालना है, या मैंने इसको मैच करवाना है। मैं कहूंगा जी मैंने इसको मैच करवाना है, तो यहां पर मैं मैच पे क्लिक कर दूंगा। मैंने मैच पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं मैच के ऊपर क्लिक करूंगा जाहिर बात है वो मुझे जो है क्या कहते हैं एक एंट्री जो है यहां पर खोल के दिखा देगा। अब सबसे पहले आप देखें कि जो काम है ना, सबसे जो पहला काम है, सबसे पहला काम ये है कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि ये पेमेंट है वोडाफोन की, और ये पेमेंट वोडाफोन की कौन सी है, जनवरी की जो पेमेंट है वोडाफोन की जनवरी की पेमेंट है ये। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यहाँ पर आके वोडाफोन जो है वो लिख लेता हूँ ताकि मुझे दिखाए ही सिर्फ वोडाफोन। ये मैंने यहाँ पर वोडाफोन लिख लिया। अब वोडाफोन में आप देखें मेरे पास ये वोडाफोन के सारे जो भी बिल्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने जनवरी के जो है ना वो बिल्स मैच करवाने हैं। सबसे पहले आप ये देखें वोडाफोन का जनवरी का एक बिल है ये 31 जनवरी का, ठीक है, एक बिल 31 जनवरी का है ये, एक बिल 31 जनवरी का है ये, और एक बिल 31 जनवरी का है ये। ठीक है, ये चार बिल्स जो हैं क्या कहते हैं देखिए मैंने मैच करवाए हैं 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी 31 जनवरी, और यहां से जो है इसको मैं मैच करवा दूंगा। अब यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी थी कि आप देखें बैंक के अंदर लिखा हुआ है कि वोडाफोन से आपको पेमेंट जो है आपने की है, और ये पेमेंट आपने की है जनवरी की। तो जाहिर बात है अब मैंने सबसे पहले मैच के अंदर आके वोडाफोन को सेलेक्ट किया और वहां से जो जनवरी की ओपन इनवॉइसेस हैं उनको मैंने टिक कर लिया और उसका टोटल एग्जैक्टली ये 4650 बन रहा है। तो यहां से मैं मैच पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरी एक ट्रांजैक्शन जो है वो मैच हो गई। यानी कि आपने देखा कि पेमेंट हो रही है और पेमेंट हो रही है मल्टीपल बिल्स के अगेंस्ट, और वो बिल्स जो है उसने वो मंथ मेंशन किया हुआ है बैंक के अंदर, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो उसको मैच करवाया। ठीक हो गया, अब यहां पर हम आ जाते हैं, अब अपनी अगली ट्रांजैक्शन को जो है वो हम मैच करवाएंगे। ठीक हो गया, तो यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर अब आप देखें कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये मुझे एक इनवॉइस दी हुई है कस्टमर की। ठीक है, और यहां पर जो है क्या कहते हैं मेरे पास 5 मैचेस जो है वो आ रहे हैं। अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने अगर वो खुद से मुझे कुछ मैचेस सजेस्ट कर रहा होगा तो मैंने सबसे पहला काम ये करना है व्यू, मैंने यहां पर आना है व्यू के ऊपर। मैं यहां पर व्यू पे आऊंगा, जैसे ही यहां पर मैं व्यू पे आऊंगा सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैंने अपनी बैंक डिटेल्स पढ़नी है। यहां पर लिखा हुआ है कि कस्टमर 10 और इनवॉइस 1060, ये कस्टमर 10 है। ठीक हो गया, और उसकी जो इनवॉइस है वो इनवॉइस नंबर है 1060। तो जाहिर बात है ये जितने भी मुझे ऊपर सजेशंस दी हुई हैं इनके साथ ये मैच नहीं कर रहा। तो यहां पर मैं फाइंड अदर मैचेस के ऊपर आ जाऊंगा। यहां मैंने फाइंड अदर मैचेस पे आना है।
आप देखें क्योंकि अब मुझे पेमेंट तो मिली है, रिसीव हुई है, जो मुझे क्विक बुक सजेस्ट कर रहा है क्विक बुक की सजेशन के मुताबिक ये मैच नहीं कर रहा। मेरी बैंक डिटेल्स है 1060 मेरी इनवॉइस नंबर है। तो यहां पर आके मैं 1060 जो है क्या कहते हैं अपनी इनवॉइस जो है वो सर्च करूंगा। यहां पर मैंने 1060 लिखा, ये देखिए ये कस्टमर 10 है, तो मेरे पास ये डिटेल आ रही है। मैं इसको यहां से सेलेक्ट करूंगा और इसको यहां से आप देखेंगे 360 की और 360 ही जो है वो यहां पर मैच हो गया है और यहां पर आके इसको मैं मैच करवा दूंगा। तो इस तरीके से जो है आपने अपनी मैचिंग करवानी है कि फॉर एग्जांपल अगर क्विक बुक आपको सजेशन देता है, आपने सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल पढ़नी है। बैंक डिटेल पढ़ने के बाद अगर तो सजेशन में से कोई वो सजेशन है तो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, वरना फाइंड अदर मैचेस में जाके आपने उसको जो है वो मैच करवा देना है। यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसी तरीके से जो है ये हमारी अगली ट्रांजैक्शन आ रही है। मैं आपको जो है सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो मैच करके दिखाऊंगा ताकि ओवरऑल आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो कि किस तरीके से मैचिंग होती है। यहां पर अब दोबारा से वो 5 मैचेस फाउंड कर रहा है, तो यहां पर मैंने व्यू के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, यहां पर व्यू पे क्लिक किया। अब आप यहां पर देखें कि सबसे पहले वही आपने बैंक डिटेल पढ़नी है कि ये कौन सा है, ये है कस्टमर 11 और ये जो कस्टमर 11 है उसकी इनवॉइस है 1061। आप देखें फिर से यहां पे 1061 इनवॉइस है ही नहीं कस्टमर 11 के लिए, एक दफा कस्टमर 11 आ रहा है और उसकी है 1081, तो ये भी गलत है। तो यहां पर आके अब आप फाइंड अदर मैचेस के अंदर जो है वो क्लिक कर देंगे। यहां पर अब आपने फाइंड अदर मैचेस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहां पर अब फाइंड अदर मैचेस के ऊपर आके आपने जो है क्या कहते हैं ये चीज देखनी है कि अब आपके पास ये डिटेल आ रही है कस्टमर 11 1061, ये आपके पास बैंक डिटेल है। तो यहां पर आपने 1061 जो है, यहां पर मैं रेफरेंस के अंदर सर्च में लिख देता हूं तो उसने मुझे 1061 रेफरेंस की इनवॉइस दिखा दी कस्टमर 11 की। यहां पर मैंने इसको जो है क्या कहते हैं क्लिक किया और यहां पर इसके साथ जो है वो मैच करवा दिया। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो मैच हो गई है। अब इस तरह की इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी हैं जो कि इसी तरीके से मैच होंगी, उन सारी ट्रांजैक्शंस को जो है अब हम यहां पर मैच करवा देते हैं। तो अब हमने उस तरह की सारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो मैच करवा लिया और अब 21 ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे पास रिमेनिंग रह गई हैं। आ जाए अब हम देखते हैं जो हमारे पास डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं हमें कुछ एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, उसको हम बाद में देखेंगे जो डायरेक्टली पोस्ट होने हैं। यहां पर आप देखें हमें फिर एक जो है क्या कहते हैं अमाउंट रिसीव हुई है कस्टमर से और ये जनवरी से अप्रैल तक की है। अब यहां पर जाहिर बात है ये डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं कि कोई आपका एक्सपेंस तो है नहीं या इनकम है नहीं जिसको हमने रिकॉर्ड करना है, ये तो पैसे रिसीव हुए हैं तो ये तो मैच होंगे। ठीक है, आपके उसने क्या किया हुआ है इसको कैटेगराइज किया हुआ है और सर्विस के अंदर डाला हुआ है। यानी अगर मैं इसको यहां पर ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो ये डायरेक्टली सर्विसेज के अंदर चला जाएगा, ये गलत है। मुझे इसको कस्टमर के साथ मैच करवाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा मेरे सामने जो है क्या कहते हैं एक स्क्रीन ओपन होगी। यहां पर जैसे ही स्क्रीन ओपन होगी तो यहां पर मैं आके इसको करूंगा मैच, कि मैंने इसको मैच करवाना है। तो जैसे ही यहां पर मैं मैच पे जाऊंगा, मैच पे जाने के बाद मेरे पास एक और स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। अभी मेरे सामने जो है वो स्क्रीन जो है वो शो होके आएगी। आप देखें ये स्क्रीन मेरे पास यहां पर आ गई है। सबसे पहले मैंने अपनी जो बैंक की डिटेल है वो पढ़नी है जो कि मेरे पास यहां पर लिखी हुई है कि कस्टमर 16 से पेमेंट रिसीव हुई है जनवरी से लेके अप्रैल तक की। तो जो मेरा सबसे पहला काम है, मैं सबसे पहले यहां पर आके कस्टमर 16 जो है वो यहां पर लिख दूंगा। अपना पास सबसे पहले कस्टमर 16 जो है वो यहां पर टाइप कर दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कस्टमर 16 की जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास जो है वो शो के आ जाएंगी। यहां पर मेरे पास कस्टमर 16 आ गया और अब ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक की पेमेंट है। यानी एक पेमेंट जनवरी की है, एक पेमेंट फेब की है, एक पेमेंट यहां पर मार्च की है और एक पेमेंट अप्रैल की है। तो ये जनवरी से लेकर अप्रैल की मेरे पास जो है वो पेमेंट आ गई। मैंने चारों के साथ मैच करवा दी। यहाँ पे 4800 की पेमेंट है और 4800 ही जो है वो मैच हो गए और यहाँ पर मैच पे जो है मैं क्लिक कर देता हूं। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से जो है वो ट्रांजैक्शंस को मैच करवा रहे हैं, अपनी बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल पढ़ के और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम मैचिंग जो है वो करवा रहे हैं। अब यहां पर जो है हम आ जाते हैं, यहां पर आके अब एक और हमारे पास ये कस्टमर से हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई है, हम इसको चेक करते हैं। उसी तरीके से हम यहां पर आते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं
और अब हमारे सामने एक स्क्रीन शो हुई है और यहाँ पर हम मैच पे क्लिक कर देते हैं, यानी हमने इसको मैच करवाना है। तो उसी तरीके से हमारे पास एक स्क्रीन जो है वो ओपन होगी। सबसे पहले हम बैंक की डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो इसको जो है वो मैच करवाएंगे। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर 1 से जो है वो रिसीव्ड हुई है पेमेंट सितंबर इनवॉइसेस तक की। तो सबसे पहले तो ये कस्टमर 1 है, तो जो पहली स्टोरी है वो तो हमने यहाँ पर कस्टमर 1 जो है वो लिख लेना है हमारे पास, यानी कि कस्टमर 1 की जो है वो इनवॉइसेस है। तो ये हम कस्टमर 1 लिखेंगे तो कस्टमर 1 की जो भी डिटेल्स होंगी वो हमारे पास सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए मैंने कस्टमर 1 लिखा है, तो ये कस्टमर 17, 13 भी मुझे दिखा रहा है, लेकिन हमने सिर्फ कस्टमर 1 से मैच करवाना है। ये हमारे पास सितंबर तक की इसने पेमेंट किया टिल, ये इसकी मेरे पास आ गई जनवरी की पेमेंट कस्टमर 1 की। अब मुझे दोबारा से यहाँ से कस्टमर 1 जो है वो मुझे यहाँ से ढूंढना है। ये मेरे पास कस्टमर 1 आ गया दोबारा से। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने अपने कस्टमर 1 को ढूंढना है, ये मेरे पास कस्टमर 1 आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास दोबारा से जो है वो कस्टमर 1 आ गया। फिर यहाँ पर जो है कस्टमर 1 के अगस्त की जो है वो पेमेंट है, और फिर यहाँ पर आके मेरे पास कस्टमर सितंबर की ये पेमेंट है। और मैं देख लेता हूँ कस्टमर 1 की कोई और सितंबर की पेमेंट है, ये मेरे पास ये यहाँ पर आ रही है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये वाली एक पेमेंट आ रही है सितंबर की, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये इसकी जो है ये वाली डेट्स हैं, और यहाँ पर जो है ना जाके देख लेते हैं कि मैचिंग हो रही है या नहीं। ये आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है वो मैच हो गई हैं ट्रांजैक्शंस, मींस कि जो सितंबर तक की इनवॉइसेस थी वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पर मैच हो गई, मैंने उसको मैच करवा दिया। यहाँ पर मैं मैच पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो हमने अपनी मैचिंग जो है वो करवानी है। अब यहाँ पर इसको मैच करवाने के बाद जो है हमारे पास जो टोटल ट्रांजैक्शंस बच जाती हैं वो 19 बच जाती हैं। अभी यहाँ पर अपडेट होके शायद आई है, देखें ये 19 ट्रांजैक्शंस आ गई। अब हमने अपने कस्टमर सारे मैच करवा दिए, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं, इसी तरीके से ये कुछ वोडाफोन की पेमेंट्स हैं जो हमने की हुई हैं और वो हमारे पास आ रही हैं। जैसे ये फेब पेमेंट है, ये मार्च पेमेंट है, ये अप्रैल पेमेंट है। ये जाहिरी बात है फेब की फेब के साथ मैच होंगी, मार्च की मार्च के साथ, अप्रैल की अप्रैल के साथ। उसने यहाँ डायरेक्ट इसको टेलीफोन एंड इंटरनेट में डाला हुआ है, जबकि ये सप्लायर की पेमेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जाएगी। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर मैच पे आएंगे, और मैच पे आने के बाद जो है हमारे पास एक स्क्रीन ओपन होगी, और वहां पर हम उसी तरीके से जाके अपने पास जो सर्च बार होगी यहाँ पर हम वोडाफोन लिखेंगे। देखें ये वोडाफोन की फेब की पेमेंट है, तो यहाँ पर आके हम लिख देंगे वोडाफोन। ठीक है, मैंने वोडाफोन लिख दिया। अब मेरे पास वोडाफोन के जो है वो सारे बिल्स ओपन हो गए, और ये मेरे पास जो वोडाफोन के बिल्स हैं ये मेरे पास बिल्स हैं फेब के मंथ के। तो आप देखें एक तो डेट है फेब की ये 29 फेब, एक डेट है फेब की एक डेट है फेब की नीचे आ जाता हूं, और एक डेट है फेब की ये मेरे पास फेब की डेट आ रही है, और यहाँ पर मेरे पास फेब की डेट्स जो है वो खत्म हो गई हैं। तो ये मैंने फेब की डेट्स को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आके मैं मैच पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं मैच हो गई, फेब की पेमेंट्स मैच हो गई हैं। अब इसी तरीके से हम मार्च और अप्रैल की जो है उन पेमेंट्स को भी जो है वो मैच करवा लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अभी हमारे पास ट्रांजैक्शंस अपडेट हो गई हैं 18, और अब यहाँ पर आके हम अपने पास ये मार्च की पेमेंट्स हैं, मार्च की पेमेंट्स को मैच करवा लेते हैं, और अप्रैल की पेमेंट्स को मैच करवा लेते हैं। यहाँ पर हमने आना है, यहाँ पर हमने मैच पे क्लिक करना है। मैच पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसी तरीके से स्क्रीन ओपन होगी, और हम दोबारा से वोडाफोन सेलेक्ट करेंगे और फिर मार्च के साथ मैच करवाएंगे। तो यहाँ पर आके हम लिख देते हैं वोडाफोन। ये हमारे पास वोडाफोन आ गया, और अब हमने मार्च की मैच करवानी है। 1 मार्च की हमारे पास ये आ गई, 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 और हमारे पास कोई है मार्च की और नहीं है। ये हमने इसको मैच करवा दिया, यहाँ से हमने इसको आके मैच जो है वो करवा दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो मार्च की पेमेंट्स जो है वो भी हमारे पास मैच हो गई हैं, और अभी ये अपडेट होकर हमारे पास 17 ट्रांजैक्शंस जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पर 17 आ गई, और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, और अब अपनी आखिरी पेमेंट जो हमने अप्रैल की हुई है उसको भी हम मैच करवा देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आके मैच पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैच पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है अभी इस तरह एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और एज इट इज वैसे ही ये हमारे पास अप्रैल की पेमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आके हम लिखेंगे
फोन, ये हमने वोडाफोन लिखा, ये हमारे पास आ गई। अब इसको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ डेट्स अलग दी हुई हैं। अगर यहाँ पर मैं डेट्स को सॉर्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है अब डेट्स सॉर्ट होके आ गई हैं और अप्रैल की डेट्स जो पेंडिंग है मेरे पास शुरू में ही शो हो गई हैं। मैंने इन चारों को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। एक तरीका आप इसको सॉर्ट करके भी कर सकते हैं, हमने ढूंढ के भी किया था, अब आपको सॉर्ट करके भी दिखा दिया। और यहाँ पर आके आप मैच पे क्लिक कर दें तो ये अब हमने वोडाफोन की पेमेंट्स जो हैं, ये वोडाफोन की पेमेंट्स को भी मैच करवा दिया है। अब हमने कस्टमर की जो पेमेंट्स रिसीव की हैं वो भी हमने मैच करवा दी हैं डिफरेंट तरीके से। इसी तरीके से जो सप्लायर को पेमेंट्स की हैं वो भी मैच करवा दी हैं डिफरेंट एंगल से कि किस तरीके से वो मैच होती हैं। अब यहाँ पर जो है कि कहते हैं अब हमने कस्टमर्स और सप्लायर्स को ट्रैक कर लिया। अब यहाँ पर हम एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं ट्रांसफर की। 30 सितंबर को जो है ना ये पैसे ट्रांसफर किए हैं लॉयड बैंक को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इधर आएंगे, ये अब आप ये देखिए, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और इसको हम बताएंगे कि ये क्या चीज है। ये है हमारे पास रिकॉर्ड एज ट्रांसफर। ये हमने एक दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर किए हैं। ये हमने किसको ट्रांसफर किए हैं पैसे? ट्रांसफर हमने किए हैं लॉयड बैंक को। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके लॉयड करंट अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको जो है ना पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ये उसी तरीके से जो वो मेमो है, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आके हम ऐड पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आके ऐड पे जो है वो क्लिक कर दिया और ये जो फंड्स हैं ये हमारे पास से जो है वो ट्रांसफर हो गए एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, लॉयड बैंक के अंदर, ठीक हो गया। इसको भी अभी हम जाके जो है वो लॉयड बैंक में भी जाके जो है वो देखेंगे। पहले हम इस बैंक को जो है वो मैच करवा लें। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आके अब आप देखें कि मेरे पास अब ये सारे के सारे जो है वो एक्सपेंसेस रह गए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास ये देखें ये शेल के एक्सपेंसेस हैं। ये जो शेल है ना, ये शेल से मैंने पेट्रोल पंप डलवाया है, ठीक है। ये मैंने शेल को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आके मैंने शेल को सेलेक्ट कर लिया। तो ये 5 ट्रांजेक्शन थी। ये शेल के अंदर जो है ना मैंने पेट्रोल पंप डलवाया और उसने खुद इसको कैटेगराइज किया हुआ है। क्विक बुक ने इसको खुद ही से कैटेगराइज किया हुआ है कि ये मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं। क्विक बुक ने सही कैटेगराइज किया हुआ है, इसको सही से कैटेगराइज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें क्योंकि मैंने यहाँ पर पे ही ऐड नहीं किया था अपना, तो मुझे यहाँ पर पे ही ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो अपना सप्लायर है वो सप्लायर जो है क्या कहते हैं मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जो कि मेरा होगा यहाँ पर शेल मेरा जो है सप्लायर है। इसको मैं नया जो है वो ऐड कर लेता हूँ, सप्लायर एक अपने पास, ठीक हो गया। ये मेरे पास स्क्रीन खुल गई सप्लायर की। यहाँ पर मैं इसको सेव जो है वो कर देता हूँ, और डिटेल्स जो है वो हम नहीं डालते। ये शेल हमारे पास सप्लायर आ गया और इसको सेव करने के बाद जो है यहाँ पर अब आप देखें दोबारा से शेल को सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर इसको ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। आप ये देखें ये शेल है, ये मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस के अंदर जा रहा है। अब एक बात इसके अंदर और है कि जो आपके मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, जो फ्यूल होता है वो 5% वैट होता है। तो यहाँ पर आप 5% वैट जो है उसको भी सेलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। तो इसको वो कह रहा है कि 5% डिफॉल्ट टैक्स कोड आप मोटर व्हीकल एक्सपेंस के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको अभी मैं नो कर देता हूं क्योंकि कुछ 20% दूसरे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं हमारी रिपेयर वगैरह के, तो वो मैं नहीं करता अभी के लिए। यहां पर मैं इसको जो है क्या कहते हैं ऐड कर देता हूं। ये मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया, ये मेरे पास ऐड हो गया। ये मेरे पास एक जो है क्या कहते हैं अब पोस्टिंग जो है वो डायरेक्टली जो है वो एक्सपेंस के अंदर हो गई, ठीक हो गया। ये ट्रांजैक्शन जो है मेरे पास कैटेगराइज्ड हो चुकी है। अब उसी तरीके से यहां पर आप देखिए एक को मैंने मैच कर लिया था, अब यहां पर 2, यहां पर मेरे पास 3 और यहां पर मेरे पास जो है क्या कहते हैं शेल का कौन सा है, शेल का मेरे पास आ रहा है ये 4। ये मैंने शेल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अब मैं एक्सेप्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखें जैसे ही यहाँ पर मैं एक्सेप्ट के ऊपर जो है क्या कहते हैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने जो है वो एक स्क्रीन जो है वो ओपन होगी। ये एक्सेप्ट हो गया है और अब वो मुझे कह रहा है क्या मैं इसको रूल बनाना चाहता हूँ, यानी कि जब भी मेरे पास शेल आए और ये लिखा हुआ है क्या मैं इसको हमेशा के लिए रूल बनाना चाहता हूं। मैं इसको जो है ना रूल नहीं बनाता, रूल भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं। बस मेरी ट्रांजैक्शन जो है क्या कहते हैं वो पोस्ट हो गई है, ठीक हो गया। उसी तरीके से आप ये देखें मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये सेन्सबरी मार्केट के जो है ये कुछ मैंने चीजें यहाँ से परचेज की थी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें इसको मैंने 20% किया हुआ है, यानी इसके ऊपर 20% एक्सेप्ट वो है वैट है और जो इसका पे है वो सेंसबरी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये सुपर मार्केट से कोई चीज ली होगी, छोटी सी प्रोडक्ट है, इसका भी कोई बिल नहीं होगा, तो इसको डायरेक्टली जो है वो हमने एक्सपेंस के अंदर जो है वो पोस्ट
कर दिया। अब आप यहां पर देखें कि मेरे पास ये सारे बैंक चार्जेस आ रहे हैं, आखिरी चीज रह गई, और एक एक कैपिटल स्टेशनर्स मेरे पास यहां पर आ रहा है। तो इसको जो है ना क्या कहते हैं, मैं यहां पर देख लेता हूं कि ये क्या, ये भी एक बिल की पेमेंट है। पहले इसको जो है वो मैच करवा देते हैं। यहां पर आ जाते हैं कैपिटल स्टेशनर्स पे। कैपिटल स्टेशनर्स पे आने के बाद यहां पर मैच पे आ जाते हैं। यहां पर मैच पे आने के बाद देख लेते हैं कि क्या चीज है। कैपिटल स्टेशनर्स है, ठीक है, ये पेमेंट की है 15 जून को। अब उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ कि ये पेमेंट किस चीज की है, ठीक है। मैंने कैपिटल स्टेशनर्स सेलेक्ट किया, यहां से जो है क्या कहते हैं डेट वाइज ये मेरे पास सॉर्ट होके आ रहे हैं। अब 15 जून को पेमेंट की है, तो जो भी बिल्स पहले पहले वाले हैं मैं उसको जो है क्या कहते हैं मैच करवा लेता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखें, ये पहले दो बिल जो है वो मैच हो रहे थे, मार्च का और अप्रैल का, दोनों बिल फुल पे हुए, तो ये अमाउंट इनकी 324 मैच कर गई। तो यहां से मैंने मैच करवा लिया। आप देखिए मुझे नहीं पता कि किस बिल के अगेंस्ट उसने हमने पेमेंट की है, लेकिन जाहिर बात है इसके जो पहले सबसे पहले वाले आउटस्टैंडिंग दो बिल्स थे उनसे ये अमाउंट मैच कर गई है, तो हमने इसके साथ इसको मैच करवा दिया। यहां पर हम मैच पे क्लिक कर देते हैं। अब जब हमने यहां पे मैच पे क्लिक कर दिया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस बची हैं, अब हमारे पास सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हमारे पास बच गई हैं। अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले मैं इस एक ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर आके जो है ये बैंक चार्जेस के अंदर ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जा रही हैं। मैं इसको जो है यहां पे सबको जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। ये सारी ट्रांजैक्शंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहां पर मैं एक्सेप्ट पे जो है वो एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब जब यहां पर आप देखिए मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो वो नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि मैंने PAYE सेलेक्ट नहीं किया था। अब मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आके मैं PAYE जो है वो सेलेक्ट करूंगा। यहां पर आके मेरा क्या होगा, ये बैंक चार्जेस है, ठीक हो गया। तो यहां के लिए जो है क्या कहते हैं मैं अपना एक अकाउंट बना लूंगा। ये सेंटेंडर बैंक चार्जेस का, ठीक है, एक सप्लायर मतलब के बना लूंगा जिसके अंदर ये चार्जेस जो है मैं रिकॉर्ड करूंगा सारे के सारे। यहां पर मैं इसको सेव कर लेता हूं और ये बैंक चार्जेस के अंदर ही जा रहा है। और इसके अंदर जो है वो वैट क्या है, वैट जो है वो हम कर लेते हैं कि नो वैट, इसके अंदर कोई भी वैट नहीं है, ठीक हो गया। यहां पर अब वो कह रहा है सेट नो वैट एज द डिफॉल्ट टैक्स कोड फॉर बैंक चार्जेस। यहां पर मैं कह देता हूं यस, कि इसके लिए आप इसको कंसीडर कर लें। यहां पर मैं आके ऐड पे जो है वो क्लिक कर देता हूं और मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैटेगराइज्ड हो गई है, पोस्ट हो चुकी है। अब उसी तरीके से मैं यहां पर आके बैंक पे आता हूं, 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 यहां मैं आता हूं बैंक पे। तो अभी भी मेरे पास आप देखें यहां पर पेई जो है वो अपडेट नहीं हुए। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं वो अपडेट नहीं हुए क्योंकि यहां पर जो लाइंस हैं वो लाइंस जो हैं वो चेंज है, ठीक है। तो मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां पर आके उसी तरीके से मैं अपना जो है क्या कहते हैं बैंक जो है वो सेलेक्ट करता हूं जो मैंने अभी बनाया था। ये मेरे पास ये सेलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके जो है ये नो वैट देखें खुद ही उसने जो है वो नो वैट सेलेक्ट कर लिया। और यहां पर आके अब मैं क्रिएट रूल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। अब यहां पर क्रिएट रूल पे आने के बाद मैं इसको क्या कहता हूं, जो मैं इसको कह देता हूं यहां पर बैंक चार्जेस रूल, यानी कि मैं रूल का नाम लिख देता हूं बैंक चार्जेस रूल। यहां पर मैं इसको बैंक चार्जेस रूल लिख देता हूं। जब भी पैसे निकलेंगे, पैसे हमारे पास कहां से निकलेंगे, सेंटेंडर्ड अकाउंट से निकलेंगे, ठीक है। अब इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन क्या कंटेन करेगी, अगर डिस्क्रिप्शन में सिर्फ बैंक चार्जेस लिखा हुआ है तो ये उसको उठा ले, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन में अगर सिर्फ बैंक चार्जेस लिखा हुआ है तो ये उठा ले। और ये किसको असाइन करे, ये एक्सपेंस को असाइन करे, बैंक चार्जेस में असाइन करे, इसका पेई सेंटेंडर्ड हो, वैट इसका नो वैट हो, और जो है क्या कहते हैं ये इसकी जो मेमो हो, ठीक है, मेमो में इसकी क्या आ जाए, मेमो में इसकी आ जाए जी सिर्फ बैंक चार्जेस, कि ये बैंक चार्जेस हैं, ठीक है। ऑल्सो कीप एग्जिस्टिंग बैंक मेमो, यहां पे क्लिक कर देता हूं कि जो भी एग्जिस्टिंग बैंक मेमो है वही जो है वो इसका रहे, और यहां पर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूं। तो ये मैंने जो है क्या कहते हैं एक रूल जो है वो एक रूल क्रिएट कर लिया है कि जब भी क्या कहते हैं आपके पास बैंक चार्जेस लिखा हुआ है तो वो सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो पोस्ट हो जाएं। अब आप देखिए मैंने एक रूल लगा के अप्लाई किया तो जितनी सातों की सातों मेरी ट्रांजैक्शंस थी वो एक साथ जो है वो कैटेगराइज हो गई हैं।
अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, ये अब हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो मैच कर ली हैं, ठीक है, यानी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो है हमारे पास जीरो के अंदर क्विक बुक के अंदर जो है वो चली गई हैं। तो अब क्विक बुक का जो है वो बैलेंस ये है। अब हमने काम क्या करना है, अब हमने अपने बैंक को जो है वो रिकनसाइल करवाना है। बैंक को रिकनसाइल करवाना है। बैंक को रिकनसाइल करवाने के लिए सबसे पहला काम जो है वो क्या है, जो आपने बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो एक दफा चेक कर लेना है। तो सबसे पहले जो है जाके अब हम अपनी रिकनसाइल पे आते हैं। यहां पे पहले हम रिकनसाइल पे क्लिक करते हैं। रिकनसाइल पे क्लिक करने के बाद जो है ये मेरे पास स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई, ठीक हो गया। मैंने इसकी रिकनसिलेशन करनी है सेंटरडेड की। यहां पर मैं रिज्यूम रिकनसाइलिंग के ऊपर जो है वो आ जाता हूं। यहां पर मैं रिज्यूम रिकनसाइलिंग के ऊपर आ गया। अब यहां पर जो है मेरे सामने जो है क्या कहते हैं, एक स्क्रीन जो है वो यहां पर ओपन होके जो है वो आ गई है, ठीक हो गया। यहां पर सबसे पहले मैंने एडिट इन्फो पे जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। एडिट इन्फो पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैंने बताना है कि मेरा बिगिनिंग बैलेंस क्या था और मेरा एंडिंग बैलेंस स्टेटमेंट का क्या है डेट के ऊपर। तो सबसे जो पहला काम है, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को ओपन करना है जो मैंने बनाई थी, ठीक हो गया। अब आप ये देखें, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहां पर ओपन कर ली है और ये मुझे अमाउंट दी हुई है। अब आप देखें, जब मैं इस सब का टोटल करता हूं, ये सब का टोटल प्लस माइनस का टोटल करता हूं, तो मेरा बैलेंस बचता है एंडिंग बैलेंस 5859.97। ये मेरा एंडिंग बैलेंस बचता है। मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आके मैं अपना एंडिंग बैलेंस लिखता हूं और मेरे एंडिंग बैलेंस की जो डेट है वो डेट मेरे पास आ रही है 30 सितंबर। ये मैंने डेट सेलेक्ट कर ली 30 सितंबर और इसको मैं सेव पे क्लिक कर देता हूं। ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास जो है क्या कहते हैं, ये मैच कर गई है, ठीक हो गया। मैंने ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्या की हुई थी, मैच की हुई थी, पोस्ट की हुई थी। अब आप यहां पर देखें कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैंने पोस्ट कर दी थी अभी आप सबके सामने, ये जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस पोस्ट की थी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहां पर मेरे पास जो है वो शो हो रही हैं। अब जो भी ट्रांजैक्शंस यहां पर मेरे पास शो हो रही हैं, मैंने उन सबको जो है टिक कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली टिक हुई हुई है क्योंकि सारी मैंने जो है वो कैटेगराइज कर दी थी, तो ये सारी टिक है। आप देखिए, मैंने अपना एंडिंग बैलेंस जो है वो अपडेट किया है, ठीक हो गया। यहां पर मेरे पास आ रहा है कि डिपॉजिट्स इतने हुए हैं, पेमेंट्स इतनी हुई हैं, और मेरे पास जो है ये स्टेटमेंट का बैलेंस ये आ रहा है और जो क्लियर बैलेंस है वो ये आ रहा है, और मेरा जो है वो ट्रांजैक्शन डिफरेंस अब मेरे पास जो है वो जीरो है। अब आप देखें, जब मैं किसी भी एक ट्रांजैक्शन को अनटिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखेंगे 12,000 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर जो है अब इसको टिक कर दूंगा तो मेरे पास दोबारा से ये देखें डिफरेंस जो है वो जीरो शो हो जाएगा। और अब यहां पर मैं फिनिश नाउ पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। मींस कि आपने सबसे पहले अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है वो क्विक बुक के अंदर पोस्ट करना है, जैसे अभी हमने किया था। जो सप्लायर से मैच होते थे, जो कस्टमर से मैच होते थे, उनको मैचिंग करवाई। जो डायरेक्ट एक्सपेंस पोस्ट करने थे उनको डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस के अंदर पोस्ट किया। जो बैंक ट्रांसफर्स थे वो डाले, और उसके बाद रिकनसाइल पे क्लिक करके अपनी स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस जो है वो अपडेट किया, एंडिंग डेट अपडेट की, और बाकी सब जो जो मैचिंग हो रही थी वो मैच करवाए। और यहां पर फिनिश नाउ पे जो है वो मैं क्लिक कर देता हूं। तो ये मेरे पास बैंक जो है वो क्लियर हो गया है। मैंने अपने बैंक को जो है वो रिकनसाइल कर लिया है। तो होपफुली कि आपको जो है ये सारी चीजें समझ आई होंगी कि कैसे मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर बताया है हर चीज के लिहाज से कि हम किस तरीके से अपने बैंक को जो है वो रिकनसाइल करते हैं। तो अब हमने अपना एक बैंक तो रिकनसाइल कर लिया है। अभी हमने पैसे ट्रांसफर भी किए थे आपके लॉयड बैंक के अंदर। तो अब हम जो है क्या कहते हैं, ये दूसरे बैंक में आ जाते हैं आपके पास, लॉयड बैंक में। अब आप देखें, यहां पर हमारे पास ये लॉयड की स्टेटमेंट जो है वो ओपन हो गई। ये जो हमने 5,000 ट्रांसफर किए थे बैंक से दूसरे बैंक से, वो देखिए वो यहां पर शो हो रहे हैं, और इसका एंडिंग बैलेंस जो है वो 3860 जो है वो है। अब उसी तरीके से यहां पर मैं रिकनसाइल पे क्लिक कर देता हूं। इसके अंदर हमने कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो खुद से पोस्ट की थी, इंपोर्ट नहीं की थी, तो वो ऑलरेडी जो है वो कैटेगराइज्ड हुई हुई है। तो यहां पर अब आप देखें, यहां पर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, डिफरेंस यहां पर जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 5,000 का जो डिफरेंस है वो आ रहा है सब ट्रांजैक्शन मैच करवाने के बाद, ठीक है। अब ये डिफरेंस हमारे पास क्यों आ रहा है इसको हम चेक करते हैं। यहां पर क्या कहते हैं, हम अपने पास
एडिट इन्फो के अंदर जो है, यहाँ एडिट इन्फो में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस है वो यहाँ पर -1140 अपडेट हुआ है, जबकि 30 सितंबर को जो हमारा बैलेंस है वो हमारा बैलेंस है 3860। ये और माइनस में नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बैलेंस को जो है वो यहाँ पर अपडेट करें और बैलेंस को अपडेट करने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दें। अब आप देखें जैसे ही बैलेंस को अपडेट करने के बाद मैंने सेव पे क्लिक किया है तो मेरे पास जो है ये डिफरेंस 0 हो गया है और यहाँ पर आके मैं फिनिश नाउ पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। तो आप देखें कि मेरा अकाउंट जो है वो रिकनसाइल हो गया है। इस तरीके से जो है हम अपने बैंक्स को जो है वो रिकनसाइल जो है वो करते हैं। तो अब ये हमने अपने बैंक रिकंसिलिएशन टॉपिक को जो है वो कवर कर लिया और इसमें डिटेल के अंदर जो है हमने हर चीज को कवर करने की कोशिश की और देखा है कि क्विक बुक के अंदर आपके बैंक्स जो है वो किस तरीके से जो है वो रिकंसाइल जो है वो होते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं, हम अपने इस कोर्स के अंदर जो है एक फाइनल टॉपिक जो है वो उसको जो है वो डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा वैट का। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं क्विक बुक्स की, उन रिपोर्ट्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने लेक्चर को जो है वो यहां से भी स्टार्ट करते हैं। तो अब बैंक रिकंसिलिएशन के बाद जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है वैट का, और ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सिर्फ जो है जो क्विक बुक की रिपोर्ट्स होती हैं उनके बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहां पर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाएं और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आके आप देखें कि यहां पर वैट कंट्रोल के अंदर जो है आपको एक अमाउंट नजर आ रही है -2587.96 पाउंड। ये अमाउंट नेगेटिव के अंदर है। इसका मतलब है कि आपने वैट पे नहीं करना बल्कि आपने वैट जो है वो रिसीव करना है HMRC से। ये तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर वैल्यू नजर आ गई। उसके बाद आप यहां पर टैक्सेस के अंदर आएंगे, यहां पर टैक्सेस में आके और आप वैट में चले जाएंगे और अब आप यहां पर अपनी वैट की स्क्रीन पे जो है वो आ गए हैं। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम व्यू रिपोर्ट्स में आ जाते हैं और इसकी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं उनको जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एक रिपोर्ट है वैट 100 रिपोर्ट। हम इस रिपोर्ट को जो है वो ओपन कर लेते हैं। आप देखें यहां पर मैंने इस रिपोर्ट को जब ओपन किया, अभी मेरे सामने स्क्रीन पे जो है ये रिपोर्ट आ जाएगी। आप ये देखें ये रिपोर्ट अभी मुझे यहां पर शो हो जाएगी। ये रिपोर्ट मुझे यहां पर शो हो गई। ये वैट रिपोर्ट जो है, ये वैट रिपोर्ट मुझे ये बताती है कि इस टाइम मेरे पास 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की जो मेरे पास रिपोर्ट है वो मुझे ये बता रही है कि जो मेरा वैट है सेल्स के ऊपर और आउटपुट के ऊपर जो मैंने रिसीव किया है वो मैंने इतना रिसीव किया है। उसके अलावा जो मैंने वैट रिक्लेम करना है अपनी परचेजेस के ऊपर वो मैंने इतना रिक्लेम करना है, और जो मेरा नेट वैट टू पे है या जो मैंने वैट रिक्लेम करना है वो मेरा इतना है 2464.69। तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं वैट वो है जो कि मैंने HMRC से रिक्लेम करना है। ये हमारे पास हो गई एक रिपोर्ट। अब हम दोबारा से वैट सेंटर के अंदर चले जाते हैं, यहां से बैक चले जाते हैं। यहां पे बैक आने के बाद जो है क्या कहते हैं अब हम अपनी दूसरी रिपोर्ट पे आते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट है नो वैट ट्रांजैक्शंस की, यानी कि ये एक ऐसी रिपोर्ट होगी, अभी देखिए यहां पर ये ओपन होके आएगी, एक ऐसी रिपोर्ट होगी जिसके अंदर वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस शामिल होंगी जिनके ऊपर वैट नहीं है। ये उन ट्रांजैक्शंस की जो है ये सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ये देखें सारी उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल है। अब यहाँ पर जो है हम दोबारा से वैट सेंटर के अंदर जो है वो वापस चले जाते हैं, गो बैक टू वैट सेंटर। यहाँ पर अब हम आ गए। अब आके जो है क्या कहते हैं हम अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है वो देखते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक रिपोर्ट है ट्रांजैक्शन बाय टैक्स कोड। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको खोल लेते हैं ट्रांजैक्शन बाय टैक्स कोड को। ये अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट जो है वो ओपन होके आएगी। तो अभी आप देखें जब ये रिपोर्ट आती है तो इसमें देखते हैं, ये देखें ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन डिटेल आ रही है टैक्स कोड रिपोर्ट के थ्रू। ठीक हो गया। ये जो है क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो रिपोर्ट है। सबसे पहले ये 0% की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये 20% की ट्रांजैक्शन है, ये देखें ये सारी ट्रांजैक्शन जो है ये 20% रेट की जो है वो शो हो रही है यहाँ पर। ये सारी ट्रांजैक्शन 20% रेट की है, ये जितनी भी है। उसके बाद ये आपके पास है 5% रिड्यूस्ड रेट की ट्रांजैक्शन, ये आपके पास रिड्यूस्ड रेट की है। फिर ये आपके पास एग्जेम्प्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं, और फिर यहाँ पर आपके पास जो ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं वो ट्रांजैक्शंस आपके पास यहाँ पर शो हो रही हैं
नो वैट की, जिनके ऊपर कोई भी वैट जो है वो शामिल नहीं है। तो ये आपके पास ओवरऑल ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये ओवरऑल ट्रांजैक्शंस यहाँ पर शो हो रही हैं, जिसके अंदर आप एक आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड किया गया और कौन कौन सी जीरो के अंदर आ रही है, कौन कौन सी 20% के अंदर। आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर आपको सारी जो है वो डिटेल आ रही है, 0% की डिटेल एक साथ आ रही है, 20% की डिटेल एक साथ, इसी तरीके से हर रेट की डिटेल एक साथ आपके पास आ रही है। अब हम दोबारा से जो है वो बैक चले जाते हैं, यहां पर हम बैक आ जाते हैं और यहां पर आके अब हम दोबारा से व्यू रिपोर्ट के अंदर आते हैं और व्यू रिपोर्ट के अंदर आके डाउनलोड ऑडिट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। जब हम यहां पर ऑडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो अभी हमारे पास जो है वो एक रिपोर्ट ओपन होके जो वो आएगी। यहां पर मैं इस रिपोर्ट को सेव कर लेता हूं। अब आप ये देखिए मैंने अपनी रिपोर्ट को जो है वो सेव कर लिया है, ऑडिट रिपोर्ट को, और यहां से मैं इसको जो है वो ओपन कर लेता हूं। तो ये अब मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मेरे पास ओपन हो गई है, जिसके अंदर देखें यहाँ पर मेरे बिजनेस की डिटेल लिखी हुई है। ये एक टाइम पीरियड लिखा हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का। ये मेरे पास वैट रिटर्न की जो है वो डिटेल्स आ रही हैं। ये वैट नंबर आ रहा है जो हमने ऐसे ही क्रिएट किया था। ये वैट स्कीम आ रही है, ये फाइलिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है ईयरली, यानी हर साल वैट फाइल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आ रही है। ये देखें ये आपकी वैट अमाउंट जो है वो परचेजेस पे इतनी बनती है, आपने इतने की परचेज किया 20% पे, उसका वैट ये है। इतने की आपने परचेज किया सेल पे, उसका वैट ये है। ये आपके पास जीरो रेट है, उसके अलावा ये आपके पास रिड्यूस्ड रेट है। तो ये आपके पास सारी डिटेल्स जो हैं क्या कहते हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अब आप ये देखें यहाँ पर आपका जीरो रेट जो है परचेजेस का वो जीरो आ रहा है। यहाँ पर इसी तरीके से जीरो रेट सेल का आ रहा है, रिड्यूस्ड परचेज रेट आ रहा है 5% आपके पास। उसी तरीके से ये रिड्यूस्ड सेल आ रही है आपके पास, ये आपके पास एग्जेम्प्ट परचेजेस आ रही हैं और ये आपके पास एग्जेम्प्ट सेल्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक छोटा सा जो हमें एक इशू नजर आ रहा है वो ये इशू नजर आ रहा है कि ये मेरे पास जीरो रेट सेल है और यहाँ पर जीरो रेट सेल के ऊपर जो है वैट की अमाउंट जो है वो मेरे पास 60 आ रही है। तो क्या ये वैट की अमाउंट 60 जो है वो सही है? अब इसको जो है वो अभी हम क्रॉस चेक करते हैं। तो ये उसने हमें एक ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी की रिपोर्ट दे दी। फिर ये हमारे पास एक टैक्स समरी की रिपोर्ट आ रही है। देखें उसी तरीके से जो हमारे पास वैट 100 रिपोर्ट के अंदर डिटेल थी सारी की, परचेजेस पे है, ये सेल्स के ऊपर है और ये इतना जो वैट है ये आपका पेएबल है या रिक्लेमेबल है। तो ये माइनस के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमने रिक्लेम करना है HMRC से। ये डिटेल्स आ रही हैं। फिर यहाँ पर आप देखें कि पूरी टैक्स की जो है वो डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी बॉक्स 1 में, यानी कि ये जो हमें दिया हुआ था बॉक्स 1 ये वाला आपका, जिसके अंदर वैट ड्यू था सेल्स और अदर आउटपुट्स के ऊपर। तो ये सारी की सारी हमारे पास वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आप ये देखें ये सारी ट्रांजैक्शंस की जो है वो डिटेल हमारे पास आ रही हैं, बॉक्स 1 की, सेल्स की, ये सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। उसके बाद ये आपके पास जो है कि कहते हैं बैक बॉक्स 4 की जो है वो वैट रिक्लेम की जो है वो रिपोर्ट्स यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो है वो शो हो रही हैं सारी। यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट शो हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास जो है कि कहते हैं बॉक्स 6 की नेट वैल्यू ऑफ सेल्स की, ये आपके पास सारी रिपोर्ट आ गई। मींस ये ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको पूरी डिटेल्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर जो है ना शो करवा देती है, जो जो आपके पास है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन शो हो गई। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं ये आपके पास जो है ट्रांजैक्शन जो है जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है वो ट्रांजैक्शंस आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगी अलग से। तो ये आपके पास एक पूरी ऑडिट रिपोर्ट है जो कि आपको पूरी एक डिटेल बताएगी कि आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं और पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो करवाएगी। तो यहाँ पर अब हम इस रिपोर्ट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आके अब ट्रांजैक्शन बाय टैक्स कोड के अंदर दोबारा से एक दफा आ जाते हैं। यहाँ हम ट्रांजैक्शन बाय टैक्स कोड के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक इशू ये था जो अभी हमने सेल्स के अंदर चेक किया था कि सेल्स 0% पे एक वैट की अमाउंट आ रही थी हमारे पास 20, तो उसको हमने चेक करना है। आप ये देखें मेरे पास ये दो हैं सर्विसेज, ये मेरे पास दो इनवॉइसेस हैं। इन दो इनवॉइसेस के अंदर जो है वैट आ रहा है 30-30, लेकिन है ये 0% के अंदर। अब ये तो मिस्टेक है, ये हमें यहां से पता चला कि हमने एक गलती की हुई है। तो अब इन इनवॉइसेस को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यहां पे हम आ जाते हैं, इस इनवॉइस को जो है क्या कहते हैं हम यहां पर ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, ये हमारे पास इनवॉइस ओपन होके आ जाएगी। यहां पर हम आ जाते हैं। अभी जब इनवॉइस हमारे सामने ओपन होगी तो फिर हम इसको जो है क्या कहते हैं वो सही करेंगे।
ये आप देखें यहाँ पर मेरे पास जो है क्या कहते हैं इनवॉइस जो है वो यहाँ पर आ गई है। ये मेरे पास इनवॉइस आ रही है और इसके अंदर जो वैट आ रहा है वो मेरे पास वैट 30 आ रहा है। इसका बैलेंस ड्यू 130 है और वैट की अमाउंट 30 आ रही है। तो ये तो बिल्कुल एक गलत जो है वो सेल रिकॉर्ड हुई है। तो यहाँ पर आके इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैट की अमाउंट है, वैट की अमाउंट मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी और यहाँ पर आके अब मुझे इसको जो है क्या कहते हैं क्या यहाँ पर, और इस अमाउंट को मुझे करना पड़ेगा, ये टोटल 130 है तो इसको मुझे टोटल क्या कहते हैं 100 करना पड़ेगा। ये 100 टोटल हो गया अब इसका। और यहां पर आके अब इसको जो है क्या कहते हैं मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। यहां पर मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया तो अब मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये इनवॉइस सेव हो गई है और इसका वैट जो है वो यहां पर खत्म हो गया है। अब यहां पर इसी तरीके से मैं बैक पे चला जाता हूं, दोबारा से इस ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाता हूं और अब इस ट्रांजैक्शन इस स्क्रीन को जो है क्या कहते हैं मैं रिफ्रेश कर देता हूं। आप ये देखिए जब इसकी स्क्रीन को मैं रिफ्रेश करूंगा तो वहां से यहां से वैट की अमाउंट हट जाएगी। तो अब आप ये देखें अब मेरे पास एक ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ बच गई है जिसके अंदर ये वैट आ रहा है। इसको भी अब क्या कहते हैं मैं इस इनवॉइस को भी जो है वो ओपन करूंगा इसी तरीके से। यहां पर इस इनवॉइस को मैं ओपन कर लेता हूं। अभी ओपन होके जो है मेरे सामने ये इनवॉइस जो है वो आ जाएगी और इसमें से भी इसी तरीके से जो वैट की अमाउंट है वो मैं निकाल दूंगा। तो अब आप यहां पर देखें ये वैट की अमाउंट जो है मैं यहां से निकालूंगा, इसको 30 को मैं यहां से निकाल दूंगा और अब जो मेरे पास टोटल है वो मेरे पास टोटल आ जाएगा 100। ये टोटल 100 हो गया और यहाँ पे भी टोटल 100 हो गया। वैट मैंने निकाल दिया और इसको यहाँ से जो है मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इस ट्रांजैक्शन को जो है वो सेव कर दिया और ये ट्रांजैक्शन मेरे पास अब सेव हो गई। अब यहाँ पर मैं बैक पे चला जाता हूं तो अब आप यहां पर देखें अभी ये मेरे पास अपडेट जो है क्या कहते हैं हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे मेरे पास अपडेट हो गया और 0% में मेरे पास वैट जो आ रहा है वो मेरे पास 0 ही आ रहा है। ये टोटल 0% का वैट 0 है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा से जो है क्या कहते हैं अपने वैट सेंटर के अंदर जो है वो वापस चला जाऊंगा, गो बैक करूंगा वैट सेंटर के अंदर। यहां पर मैं आ जाऊंगा। अब जो है क्या कहते हैं दोबारा से अब ये मैं वैट सेंटर के अंदर वापस आ गया। एक मैंने चेंजिंग ये की और अब यहां पर दोबारा से मैं व्यू रिपोर्ट में आके यहां पर आके जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट थी एक दफा, यहां पर मैं ऑडिट रिपोर्ट को जो है वो एक दफा दोबारा से जो है वो ओपन करूंगा। तो यहां पर अब आप देखें दोबारा से मैं टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट के अंदर आया हूं और ये मेरे पास जो है वो सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो यहां पर दी हुई हैं। और अब आप देखें यहां पर मेरे पास 0% के लिए जो है 0 ही वैट आ रहा है, कोई भी वैट जो है वो चेंज नहीं है। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके जो है वो दिखाता हूं। यहां पर मैंने इसको जूम इन किया, थोड़ा और कर देते हैं ताकि आपको एक चीज जो है मैं दिखा सकूं। यहां पे ये देखें आप, अब यहां पर मेरे पास 0% के लिए 0 आ रहा है। इसी तरीके से एग्जेम्प्ट के लिए भी मेरे पास यहां पर जो वैट है वो 0 आ रहा है। और ये मेरे पास देखिए आप स्टैंडर्ड परचेजेस 20% पे इतनी है, सेल्स इतनी है और ये मेरे पास 5% के ऊपर जो रिड्यूस्ड रेट है उनके ऊपर मेरे पास सेल्स इतनी है। अब मैंने क्या काम किया है इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि बाकी भी वैट सही है। मैंने ये सारी अमाउंट्स जो है वो यहाँ पर लिखी हैं और उनके ऊपर जो है मैंने वैट कैलकुलेट किया। जैसे 20% के ऊपर यहाँ पे 23,362.99 आ रहा है तो ये देखिए 23,362.99 ये सही कैलकुलेट हुआ है। ये 2855.83 ये मेरे पास सही आ रहा है। ये 92.53 और 75 ये 92.53 और 75, इसका मतलब है बाकी वैट जो है वो सही कैलकुलेट हुए हैं। तो यहां पर अब इसको जो है क्या कहते हैं हम यहां पे क्लोज कर देते हैं। यहां पर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहां पर हमने अपनी सारी रिपोर्ट्स को देख लिया तो अब हम यहां पर रिकॉर्ड पेमेंट पे जो है वो आ जाते हैं। जब हम यहां रिकॉर्ड पेमेंट में आएंगे तो यहां पर आपके सामने काफी सारी स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएंगी। अभी हम अपने रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे सबसे एंड में, पहले हम इन सब चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले है एरर चेक योर रिटर्न। यहां पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हमें क्या बताती है। यहां पर आप देखें कि मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो मेरे वैट की लायबिलिटी है वो मेरे वैट की लायबिलिटी यहां पर आ रही है 2524.69।
यहां पर अब आपको मुख्तलिफ चीजें उसने बताई हुई हैं कि आप मेक श्योर करें कि एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, यानी सब कुछ आपने सही रिकॉर्ड किया हुआ है। वो आपको ये बता रहा है आइटम्स दैट वॉन्ट बी रिपोर्टेड ऑन योर वैट रिटर्न, ये वो आइटम्स हैं जो कि आपके वैट रिटर्न के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुए। इसको जो है क्या कहते हैं, आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से नहीं हुए। नीचे आ जाते हैं, यहां पर नीचे आके आपको जो है वो बता रहा है कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड आइटम। चले सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं और इन 26 आइटम्स को जो है ना देख लेते हैं। यहां पर रिव्यू नाउ पे जो है वो क्लिक करते हैं। यहां पर हमने रिव्यू नाउ के ऊपर क्लिक किया तो ये वो सारे आइटम्स हैं जो कि हमारे पास वैट में नहीं आ रहे, ये वो ट्रांजैक्शन है। ठीक हो गया। हम इन ट्रांजैक्शंस को जो है ना, जैसे कि आप देखें ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये वैट में नहीं आती, ये प्री पेमेंट्स के अंदर डली थी। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जैसे आपने ये कोई पैसे ट्रांसफर किए हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर किए हैं, वो भी नहीं, डोनेशन भी नहीं, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं यहाँ पर जो है आपके पास शो हो रही हैं। तो ये कुछ ओपनिंग स्टॉक्स थे जिसके अंदर हमने वैट की एडजस्टमेंट जो है वो अलग से जेवी के अंदर की थी, तो ये वो ट्रांजैक्शंस हमारे पास जो है वो शो हो रही हैं। ये बैंक चार्जेस हैं, इनके ऊपर जो है वो कोई वैट नहीं होता। कुछ सर्विसेज हैं जो आउटसाइड देते हैं, वो वैट नहीं होता। तो ये एक ओवरऑल है, आपने ओवरऑल इन ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेना है, और अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर वैट चार्ज होना चाहिए था और नहीं हुआ तो उसके ऊपर आप वैट चार्ज कर दें उसको एडिट करके। यहां पर ऑल डन पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। अब मेरे सामने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर आ गया, तो ये अब 26 आइटम्स, इसको हमने जो है क्या कहते हैं वो रिव्यू कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो पीरियड इस टाइम अभी वो ओपन है। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, अब वो आपको कह रहा है 2 आइटम्स ऐसे हैं जो कि इनकंसिस्टेंट वैट कोड्स हैं, जिनके इनकंसिस्टेंट वैट कोड्स हैं। तो हम अब इसको रिव्यू कर लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। यहाँ पर आके हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, एक चीज देखें, यहाँ पर आपके पास जो है क्या कहते हैं वो ये आपको कह रहा है वी फाउंड मल्टीपल वैट कोड्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है। टेक अ लुक एट द हाइलाइटेड आइटम्स एंड चेक द डिटेल्स आर करेक्ट। ठीक है। ये अब कुछ आइटम्स जो हैं क्या कहते हैं ये उसने हाईलाइट किए हैं। ठीक हो गया। और इन आइटम्स को हाईलाइट करके जो है क्या कहते हैं वो बता रहा है कि ये इनके ऊपर आपने मुख्तलिफ यानी कि ये सर्विसेज एक ही हैं लेकिन इसके ऊपर जो वैट रेट्स आ रहे हैं वो जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आके व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, अब ये रिपोर्ट जो है क्या कहते हैं हमारे पास जो है ये आ गई है। ठीक हो गया। अब ये एक डिटेल रिपोर्ट है, ठीक है, सारी सर्विसेज की। यहां पर आप ये देखें ये कुछ अकाउंटिंग सर्विसेज है। यहां पर एक दफा वैट रेट 20% आ रहा है और एक दफा 0% आ रहा है। अब हमें पता है जब हमने अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो सेल की थी, एक की थी विद इन यूके, एक की थी आउटसाइड यूके, तो हमें इस चीज का पता है कि विद इन वाली में 20% है, आउटसाइड वाली के अंदर 0% है। ठीक हो गया। यहां पर उसी तरीके से ये आपके पास ब्रॉडबैंड 1000 का प्लान आ रहा है, तो ये सारा आप देखें यहां पर ये सारा 20% है। उस तरीके से ये आपके पास 150 का प्लान आ रहा है, तो यहां पर भी सारा आपके पास 100% है। और उसी तरीके से ये 300 का प्लान आ रहा है, तो ये भी आपके पास सारा 20% है। यहां पर फिर 600 का प्लान है तो 20% है। ठीक हो गया। ये अब आपके पास जो है ये टोटल सर्विसेज, अब ये कुछ जो है ना सर्विसेज जो है ना ये आपके पास आप सेल कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या चीज है कि कुछ आपकी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप सेल आउट कर रहे हैं जो कि 20% पे हैं, कुछ एग्जेम्प्ट पे हैं, कुछ रिड्यूस्ड रेट के ऊपर जो है वो सर्विसेज हैं। ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग अब 20% वाली सर्विसेज तो जो है क्या कहते हैं वो ओके हैं। ठीक हो गया। यहां पर जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं हम उसको जो है ना क्या कहते हैं एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं ये कौन सी हैं। यहां पर जो है क्या कहते हैं हम इस इनवॉइस को जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहां पर आके इस इनवॉइस को ओपन करते हैं और ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज वाली है, तो इसको एक दफा चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई एग्जेम्प्ट है या इसको भी जो है वो हमें चेंज करने की जरूरत है। ठीक हो गया। यहां पर अब हमने जो है ना क्या कहते हैं मेडिकल सप्लाईज जो है वो बेची थी। जो मेडिकल सप्लाईज होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट ही हैं और ये सही ही है। ठीक हो गया। तो यहां पर हम बैक पे चले जाते हैं। ये एग्जेम्प्ट वाली कहानी तो हमारे पास सही थी। ठीक है। अब दोबारा से आके जो है क्या कहते हैं हम दूसरी सर्विस को जो है वो चेक करेंगे। यहां से ये एग्जेम्प्ट वाली तो हमारे पास आ गई सही। अब ये हमारे पास 5% रेट वाली है, तो हम इसको भी एक दफा चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास अभी 5% रेट वाली ओपन होगी और इसको हम देखेंगे कि क्या ये जो है वो सही पोस्ट हुई हुई है या नहीं हुई हुई। ये अब हमने सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो एनर्जी पैनल्स की थी। एनर्जी जो होती है वो 5% पे रिड्यूस्ड रेट पे ही होती है, तो ये भी जो है क्या कहते हैं रिड्यूस्ड रेट, ये भी जो है वो सही है। ठीक हो गया। ये भी सही रिकॉर्ड हुआ है। तो अब यहां से इसको जो है क्या कहते हैं हम बैक कर लेते हैं।
ठीक हो गया। तो अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, हमने आके इसको 5% वाला भी हमारे पास सही हो गया। अब ये एक 0% है और ये एक नो वैट है। ठीक हो गया। तो अब यहां पर हम आके 0% को चेक कर लेते हैं, सर्विसेज को 0% वाली सर्विसेज को चेक कर लेते हैं और एक दफा नो वैट वाली सर्विसेज को जो है वो चेक कर लेते हैं। मींस की जाहिर बात है हम वैट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक दफा हमें जहां जहां पे डाउट है वहां पे एक दफा अपनी ट्रांजैक्शंस को जो है वो रीचेक करेंगे और उसके बाद जो है अपने वैट को जो है वो सबमिट करेंगे। तो ये अकाउंटिंग सर्विसेज है। ठीक है, बाहर अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री दे रहे हैं तो वो 0% ही होती है। हमने यहां पर यही अज्यूम किया होगा, तो ये भी सही है। तो यहां पर अब आ जाते हैं बैक पे। तो ये हमारे पास अब क्या कहते हैं, जीरो वाली भी हो गई। एक दफा इसको नो वैट वाली को भी जो है वो देख लेते हैं। तो यहां पर हमने नो वैट वाली को देख लिया। यहां पर अब हम नो वैट वाली जो है वो ओपन कर लेंगे और यहां पर नो वैट वाली जो है वो चैरिटी डोनेशन है, डोनेशन नो वैट होती हैं, तो ये भी हमारे पास सही है। तो यहां पर हम बैक कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो थी सर्विसेज वगैरह ये सही रिकॉर्ड हुई थी, इसके अंदर कोई भी इशू जो है वो नहीं था। तो अब जो है क्या कहते हैं, हम दोबारा से यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। ये 20% पे है, उसी तरीके से ये वॉचेस जो है ये 20% पे है और ये रिपोर्ट हमारे पास खत्म हो गई। अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, हम ऊपर चले जाते हैं और दोबारा से हम वैट एरर चेकर के अंदर जो है वो वापस चले जाते हैं। तो यहां पर आ जाते हैं। अब हमने अपनी इन ट्रांजेक्शंस को भी रिव्यू कर लिया। यहां पर ये जो हमें वो बता रहा था कि 2 आइटम्स डिफरेंट वैट कोड्स के साथ हैं, उनको भी हमने रिव्यू कर लिया है। अब यहां पर आप देखें, ओवरऑल आपको वैट कोड यूज फॉर इनकम 20% के लिए इतने कोड यूज हुए हैं, एग्जेम्प्ट के लिए इतने हुए हैं, जीरो के लिए इतने हुए हैं, रिड्यूस्ड के लिए इतने हुए हैं। इनको आप बारी बारी रिव्यू भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना वैट सबमिट करवाने से पहले। इसी तरीके से परचेजेस के लिए 63 आइटम्स जो है वो 20% के लिए हैं, एग्जेम्प्ट के लिए इतने हैं, जीरो के लिए इतने हैं और रिड्यूस्ड के लिए जो है वो 7 है। तो इनको आप अगर किसी को भी चेक करना चाहें तो आप उनको रिव्यू नाउ करके एक दफा चेक कर सकते हैं। यहां पर आपके लार्जेस्ट इनकम ट्रांजैक्शंस पे जो वैट है वो आ जाएंगे और ये लार्जेस्ट एक्सपेंस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो वैट है उनको आप रिव्यू कर सकते हैं। मींस के बारी बारी आप सब चीजों को जो है वो रिव्यू यहां पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी एक चीज हो गई। अब इसी तरीके से हम दोबारा से जो है वो अपने वैट पे जो है वो वापस चले जाते हैं। यहां पर आके टैक्सेस में आ जाते हैं और टैक्सेस में आके वैट पे वापस चले जाते हैं। तो यहां पर अब हम अपनी वैट की स्क्रीन पे जो है वो वापस आ गए हैं। अब यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर आके अब हम व्यू समरी पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो यहां पे व्यू समरी पे क्लिक करते हैं। तो ये जो व्यू समरी है ये हमारे पास वही वैट 100 रिपोर्ट है। यहां से जो है अब हम वैट सेंटर के अंदर जो है वो वापस चले जाते हैं। यहां से वैट सेंटर में वापस आने के बाद जो है अब हम यहां पर आते हैं और यहां पर आके व्यू वैट डिटेल्स पे आ जाते हैं। यहां पर अब हम व्यू वैट डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हम बारी बारी सब कुछ देख रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो क्या है। यहां पर अब व्यू वैट डिटेल्स पे आने के बाद जो है अब हम यहां पर वैट डिटेल्स के ऊपर आ गए और उसी तरीके से आप देखें जो हमारा बॉक्स 1 है वैट ड्यू ऑन सेल्स, ये उसकी पहले हमें यहां पर सारी डिटेल्स दिखाएगा जैसे हमने पिछली रिपोर्ट के अंदर जो है क्या कहते हैं देखा था। फिर यहां पर आके जो है ये आपका जो है बॉक्स 4 है जो वैट रिक्लेम्ड है इस पीरियड के अंदर, ये वो यहां पर आपको जो है वो पूरी उसकी डिटेल दिखाएगा। और यहां पर बॉक्स 6 जो है जो नेट वैल्यू ऑफ सेल्स है वो यहां पर जो है आपको क्या कहते हैं एक दफा यहां पर वो सारी जो है वो शो करवाएगा। फिर उसी तरीके से यहां पर बॉक्स 7 में नेट वैल्यू ऑफ परचेजेस वो यहां पर जो है क्या कहते हैं आपको दिखाएगा नेट वैल्यू ऑफ परचेजेस। इसी तरीके से ये आपके पास जो है फिर टोटल आ जाएगा बॉक्स 7 का नेट वैल्यू ऑफ परचेजेस के एंड में। तो ये आपके पास जो है क्या कहते हैं एक ओवरऑल जो है क्या कहते हैं वो रिपोर्ट है जो हमने अभी पीछे भी अपनी देखी थी। तो यहां पर हम ऊपर आ जाते हैं और वैट सेंटर के वापस चले जाते हैं, गो बैक टू वैट सेंटर। यहां पर आ जाते हैं हम। अब यहां पर आने के बाद जो है क्या कहते हैं हमने अब अपनी व्यू वैट डिटेल्स भी देख ली। अब ये व्यू एक्सेप्शन डिटेल्स इसको जो है क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। ये व्यू ट्रांजैक्शन बाय टैक्स कोड और डाउनलोड ऑडिट रिपोर्ट ये हम पहले यहां पर भी जो है क्या देख चुके हैं। ट्रांजैक्शन बाय टैक्स कोड और ऑडिट रिपोर्ट को ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब यहां पर हम अपनी व्यू एक्सेप्शन डिटेल को जो है एक दफा देख लेते हैं इसको। यहां पर अब हम अपनी एक्सेप्शन डिटेल को जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है वो ओपन हुई है। अभी इस एक्सेप्शन रिपोर्ट में जो है हमारे पास कोई भी जो है वो डाटा नहीं है। तो यहां पर अब दोबारा से जो है हम वैट सेंटर के अंदर जो है वो वापस चले जाते हैं। यहां पर
तो अब हम जो है क्या कहते हैं वो आगे की तरफ चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। यहां पर अब हम आते हैं रिकॉर्ड पेमेंट में, और रिकॉर्ड पेमेंट में आके अब हम अपने रिटर्न को जो है वो प्रिपेयर करते हैं। यहां पर आके हम अपने रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं। अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने ये करना है कि मैंने इसको जो है क्या कहते हैं क्वार्टरली जो है मैं वैट ये एज्यूम करता हूं कि मैं अपना वैट क्वार्टरली जो है वो रिटर्न करता हूं। यहां से मैंने इसको ईयरली से क्वार्टरली पे कर लिया, 1 जनवरी से 31 मार्च तक, ठीक है। इस टाइम मेरे पास जो मेरे वैट की लाइबिलिटी बनती है वो -83.29 बनती है, यानी कि मैंने HMRC से इतने पैसे क्लेम करने हैं। ये सारी जो है क्या कहते हैं उसी तरीके से ये उसकी डिटेल्स आ रही हैं जो यहाँ पर मुझे दी हुई है, ठीक हो गया। ये डिटेल्स मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ पर आके अब मैं इसको मार्क एज फाइल्ड के ऊपर जो है यहां पर जो है मैं क्लिक कर देता हूं मार्क एज फाइल्ड। यहां पर आके मैं इसको मार्क एज फाइल्ड करता हूं, ठीक है। दिस विल मार्क योर रिटर्न एज फाइल्ड एंड क्लोज द बुक्स फॉर दिस वैट पीरियड, यानी कि आपकी बुक्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी। ट्रांजैक्शन फ्रॉम दिस पीरियड दैट आर चेंज लेटर विल शो अप इन द वैट एक्सेप्शन रिपोर्ट, यानी कि अब हमारे पास वही जो वैट एक्सेप्शन रिपोर्ट थी जो ओपन नहीं हो रही थी, वो वाली रिपोर्ट अगर हम बैक डेट में अब कोई भी चेंज करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो वैट एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस जो है वो शो हो जाएंगी। अब यानी कि हमारा पीरियड जो है वो लॉक हो जाएगा। यहां पर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और अगर हम कोई चेंजिंग करेंगे इस पीरियड के अंदर तो फिर हमारा क्या काम होगा, फिर हमारी वो वैट एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर अलग से शो होगी जो मैं बता रही होगी कि हमने वैट फाइल करने के बाद जो है वो ये चेंजेस की हैं। अब यहां पर है रिकॉर्ड योर रिफंड नाउ कीप योर बुक्स अप टू डेट। यहां पर अब हम अपने रिफंड को जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहां पर हमने अपने रिफंड को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास रिफंड है, ठीक है, पेमेंट टाइप रिफंड है, 8329 है, और ये टोटल वैट है, ठीक है। रिफंड डेट, रिफंड अमाउंट, अब ये हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम अपने रिफंड को जो है क्या कहते हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिफंड हमें जो है क्या कहते हैं जिसने भी भेजना था, HMRC ने भेजना था, उसने हमें रिफंड जो है वो भेज दिया, और अब इस रिफंड को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, मैंने रिफंड क्लेम करने के बाद अब मैंने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को अपडेट किया, और वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो अब हमारी रिफंड की अमाउंट है वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है वैट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। 8329 के अंदर हमने अपने वैट को जो है वो फाइल कर दिया। जो भी अमाउंट हमने क्लेम करनी थी या पे करनी थी वो हमें यहाँ पर शो हो गई है, और यहाँ पर अब हम अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि HMRC ने जो है क्या कहते हैं हमें पैसे जो है वो रिफंड कर दिए हैं। पेमेंट टाइप है इसकी रिफंड, ठीक है। वैट पीरियड इसका ये है, वैट ड्यू दिस पीरियड, टोटल ड्यू ये है, और इसकी जो रिफंड अमाउंट है वो रिफंड अमाउंट इसकी कितनी है, 8329। 8329 हमें जो है क्या कहते हैं वो रिफंड हो गया, ठीक है। रिफंड अमाउंट हमारे पास ये आ गई है, और इसका जो मेमो है वो मेमो क्या है, यहां पर हम जी लिख देते हैं कि रिफंड रिसीव्ड फ्रॉम HMRC। ये हमारे पास HMRC से जो है वो रिफंड आ गया है। उसकी डेट, रिफंड डेट की क्या है, ये 6 अक्टूबर आ रही है, और यहां पर हम इसको बैंक भी हम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, किस बैंक में हमारे पास जो है वो रिफंड जो है वो आया है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसी बैंक में हमारे पास रिफंड आया है, तो यहां पर अब हम सेव कर लेते हैं। ऊपर से हम चाहते तो अपने बैंक की डिटेल्स को चेंज भी कर सकते थे। अब हमने अपने वैट रिफंड को जो है वो यहां पर रिकॉर्ड कर लिया है। हमारा वैट रिफंड जो है हमने ये अज्यूम किया कि हमने वैट जो है वो क्लेम किया, और वैट हमारा जो है वो रिफंड भी हो गया। अब आप यहां पर देखें, जैसे ही यहां पर अब आप आएंगे तो ये देखें, ये हमारा फाइल रिटर्न है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं पेड भी आ रहा है। हमने जो है यानी कि पैसे जो है वो रिसीव भी HMRC से कर लिए हैं, ठीक हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, हम यहां पर आते हैं, और हमने पैसे जो आपके पास रिसीव किए हैं, हमने आपके पास पैसे इस बैंक के अंदर जो है वो रिसीव किए थे, तो हम इस बैंक के अंदर दोबारा आ जाते हैं, ठीक हो गया। यहां पर अब हम बैंक के अंदर आए आपके। अब जाहिर बात है ये जो हमने क्या कहते हैं अभी 6 अक्टूबर को पैसे रिसीव किए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है हम डेट को जो है वो शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि 6 अक्टूबर को ये जो हमने 8329 रिसीव किए, तो अब हमारा जो बैलेंस है वो हमारा एंडिंग बैलेंस हो गया है 12189, ठीक हो गया। ये हमारा बैलेंस है, और अब इसको यहां से आके हम रिकनसाइल भी कर लेते हैं 12189, ठीक है। यहां पर 12189 पे आ जाते हैं, और इसको अब रिकनसाइल करते हैं, यहां पर बैंक को भी साथ ही रिकनसाइल कर लेते हैं एक दफा। यहां पर आके आप ये देखें, अब हमें जो है क्या कहते हैं ये कहा जा रहा है कि बिगिनिंग बैलेंस हमारा ये था, और हमारा जो स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस है वो हमारा स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस कितना है, वो हमारा वही है जो कि हमारे पास अभी लिखा हुआ था 12181.69 जो है
ये हमारा एंडिंग बैलेंस था और इसकी स्टेटमेंट एंडिंग डेट जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो 6 अक्टूबर थी। और यहाँ पर अब इसको जो है वो हम स्टार्ट रिकनसाइलिंग पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। अब हम इसको साथ के साथ रिकनसाइल कर रहे हैं, अगर हम चाहते तो हम इसको एंड पे भी जो है वो रिकनसाइल जो है वो कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है ये वाली ट्रांजैक्शन जो है 8329 अभी तक हमने मैच नहीं करवाई थी, इसको हमने 8321 को जो है वो मैच करवाते हैं। और यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 7.31 का जो है वो आ रहा है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट का जो हमारा क्लियर बैलेंस है वो 12189 है और हमने यहाँ पर 12181.69 गलत लिख दिया था। तो यहाँ पर आके अब हम इसको जो है क्या कहते हैं चेंज कर लेते हैं और 12189 इसको कर लेते हैं। यहाँ पर 12189 हमारा बैलेंस बनता था। यहाँ पर आके इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आके हमने इसको सेव किया और अब हमारे पास डिफरेंस जो है वो 0 आ रहा है और यहाँ पर इसको फिनिश नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो साथ ही हमने अपना बैंक भी जो है वो रिकनसाइल कर लिया, अदरवाइज हम इसको डे एंड पे भी रिकनसाइल कर सकते थे। तो ये अब हमारे पास एक अमाउंट आ गई। अब हमने अपने एक क्वार्टर का रिटर्न जो है वो फाइल किया है। यहाँ पर अब हम आते हैं और यहाँ पर आके अब हम दोबारा से प्रिपेयर रिटर्न के ऊपर जो है क्या कहते हैं वो क्लिक करते हैं। यहां पर प्रिपेयर रिटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है यहां पर अब हम अपने दूसरे क्वार्टर का रिटर्न जो है वो भी जो है यहां पर हम फाइल करवा देते हैं। यहां पर हम क्वार्टरली पे आते हैं और अब ये हमारा दूसरे क्वार्टर का जो रिटर्न है वो फाइल हो रहा है। ठीक हो गया। अब ये 3007 हमने पे करना है। ठीक है, ये अब हमारे लिए पेएबल है। तो हम यहां पर आ जाते हैं, मार्क एज फाइल पे आ जाते हैं और इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं अब आ गया। अब वो कह रहा है कि या तो आप अभी पेमेंट को रिकॉर्ड कर लें या पे लेटर। हम कहते हैं कि हम बाद में पे करेंगे, अभी हम एचएमआरसी को पे नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास आ गया। अब आप यहां पर देखें कि मेरे पास जो अमाउंट आ रही है, ये जो दूसरे रिटर्न की अमाउंट मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास डेट आ रही है 6 अक्टूबर की। ठीक हो गया। और अब ये मैंने फाइल्ड किया है, फाइल्ड कर दिया है, लेकिन इसको पे नहीं किया। ठीक है, अभी तक मैंने इसको पे नहीं किया। यहां पर अब चार्ट ऑफ अकाउंट में रहते हैं और मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूं। और अब आप देखें, जब यहां पर मैं अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर आप देखें मेरे पास वैट सस्पेंस अकाउंट के अंदर वही अमाउंट आ रही है जो अमाउंट यहां पर मैंने अभी पे करनी है और अभी तक पे नहीं की। तो ये मेरे पास एक किस्म की लाइबिलिटी है वैट की जो मैंने पे करनी है। ठीक हो गया। तो ये हमने दूसरे क्वार्टर का रिटर्न फाइल कर दिया और एज इट इज इसी तरीके से हम सो ऑन एंड सो ऑन अपने क्वार्टर्स का रिजल्ट जो है वो फाइल करते जाएंगे। और इसी तरीके से ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर लाइबिलिटी स्टैंड करती जाएगी या रिसीवेबल स्टैंड करते जाएंगे। लाइबिलिटी स्टैंड करेगी तो जब आप उसको पे करेंगे तो वो वहां से खत्म हो जाएगी, और जब पैसे रिसीव करेंगे तो आपके पास से वो अमाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में से खत्म हो जाएगी अगर आपका रिसीवेबल बैलेंस है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये जो सिचुएशन निकली है वैट की, तो वैट सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस स्टैंड होगा ये वो बैलेंस होगा जो या तो हमने एचएमआरसी को पे करना होगा या तो रिसीव करना होगा। अगर रिसीव करना होगा तो हम एचएमआरसी से रिक्लेम करेंगे और अगर पे करना होगा तो एचएमआरसी को पे कर देंगे। ये अब हमारे पास दूसरे क्वार्टर का रिटर्न है 3007 जो कि हमने एचएमआरसी को पे करना है। तो ये ओवरऑल जो है क्या कहते हैं हमारा एक वैट का जो है कॉन्सेप्ट था जिसको जो है हमने डिस्कस किया है और देखा है कि किस तरीके से हम अपने वैट को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी रिपोर्ट्स के बारे में। तो ये हमारा फाइनल सेक्शन है इस कोर्स का। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके पास रिपोर्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर रिपोर्ट्स मेरे पास ओपन है और यहाँ रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो नजर आएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप सारी रिपोर्ट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी सेल्स और कस्टमर्स की रिपोर्ट को और देखेंगे कितने टाइप्स की रिपोर्ट्स होती हैं और वो रिपोर्ट्स हमें क्या क्या जो है वो बताती हैं। यहां पर आ जाते हैं। यहां पर सबसे पहले ये आपके पास हु ओज यू, यानी कि हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स की सारी डिटेल्स हैं वो। यहां पर जो आपके पास सबसे पहली रिपोर्ट हम ओपन करेंगे वो हम आपके पास ओपन रिपोर्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल एजिंग समरी। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट है। हम यहां पर इस रिपोर्ट को अपने पास ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो रिपोर्ट ओपन हो रही है। जब ये रिपोर्ट हमारे पास क्या कहते हैं ओपन होगी तो हम इस रिपोर्ट को अपने पास डाउनलोड करेंगे और फिर जो है इस रिपोर्ट की जो है वो डिटेल्स हम सारी की सारी जो है वो देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये अकाउंट रिसीवेबल की जो है ये एजिंग समरी की रिपोर्ट जो है ये हमारे पास आ गई है। अब ये रिपोर्ट हमें क्या चीज बताती है कि हमारे पास ओवरऑल कस्टमर का जो है वो बैलेंस कितना है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे मेरे पास कस्टमर 1 है और इसका टोटल बैलेंस है 300 और ये मेरे पास इसका करंट बैलेंस है और टोटल भी 300 है।
और यहाँ पर आप देखें जैसे कस्टमर 13 है तो इसका जो टोटल बैलेंस मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास टोटल बैलेंस यहाँ पर करंट में आ रहा है 180, 1 to 30 डेज में 180, इस तरीके से 31 to 60 डेज में 180, 61 to 90 डेज में जो है ये मेरे पास 180 और 91 और ओवर में 900 मींस टोटल बैलेंस जो है वो इसका 1620 है, जिसमें से पूरी डिटेल दी हुई है कि इसका करंट बैलेंस कितना है, 1 से 30 डेज ओवर ड्यू कितना है, 31 to 60 डेज कितना है, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको बाकी सारे कस्टमर्स की डिटेल भी जो है वो दी हुई है। और इस टाइम हमने जो टोटल कस्टमर्स से पैसे रिसीव करने हैं वो 87,725 करने हैं एज पर दिस रिपोर्ट के मुताबिक। तो जो भी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटेंट होगा वो ये रिपोर्ट निकालेगा और इस रिपोर्ट को निकालने के बाद देखेगा कि जो कस्टमर्स जिनके बैलेंस 91 डेज से भी ऊपर हैं उनको जो है कि कहते हैं ईमेल करेंगे, कॉल करेंगे, जो भी उनको ट्रेस करने का तरीका है वो करके और उनसे जो है वो पैसे रिकवरी जो है वो करवाएंगे। तो ये तो हमारे पास एक रिपोर्ट है एजिंग समरी रिपोर्ट, जो कि ओवरऑल है आपको एक कस्टमर का जो है वो डाटा बताती है। अब यहां पर हम इस रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं और यहां पर आते हैं और अब आपकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है आपकी अकाउंट रिसीवेबल एजिंग डिटेल रिपोर्ट। और अब यहां पर मेरे सामने एजिड रिसीवेबल की जो है वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो शो हो गई है और आप ये देखें ये डिटेल रिपोर्ट जो है मुझे यहां पर क्या डाटा दिखा रही है कि मुझे 91 डेज और इससे ऊपर जितनी भी इन्वॉइसेस हैं उन सब का डाटा अब मुझे यहाँ पर इन्वॉइस वाइज अलग अलग करके जो है वो यहाँ पर शो करवाया जा रहा है। ये देखेंगे मेरे पास इनवॉइस वाइज अलग अलग करके आ रहा है। उसके बाद 61 डेज से 90 डेज तक जितना भी यहाँ पर डाटा है वो मुझे अलग अलग करके शो कर दिखाया जा रहा है। 61 से 90 डेज और 31 से 60 डेज तक का जो डाटा है वो यहाँ पर अलग करके, और इसी तरीके से 1 to 30 डेज का जो डाटा है कस्टमर वाइज वो मुझे यहाँ पर अलग करके शो करवाया जा रहा है। और ये करंट मंथ का जो डाटा है जो यानी कि इस मंथ में इनवॉइसेस ड्यू होनी है अक्टूबर के मंथ में, वो भी डाटा मुझे यहाँ पर अलग करके जो है वो शो करवाया जा रहा है। तो ये हमारी थी आपकी डिटेल रिपोर्ट जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो है इनवॉइस की डिटेल वाइज जो है वो हमें सारा डाटा शो करवाया जा रहा है। इससे पहले हमने समरी रिपोर्ट देखी थी जिसके अंदर हर कस्टमर का जो ओवरऑल डाटा था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा था। अब इसके अंदर एक सिनेरियो यहाँ पर आपका ये बनता है कि मिसाल के तौर पे आप इस रिपोर्ट को जो है वो कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आए कस्टमाइज में और कस्टमाइज में आके फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है क्या कहते हैं इधर आप आ जाते हैं और यहाँ पर फिल्टर्स में आते हैं और फिल्टर्स में आके किसी आप स्पेसिफिक कस्टमर का डाटा जो है वो चेक करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कस्टमर कह देता हूं कि मैं कस्टमर 15 का जो डाटा है वो मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूं और मैं इस रिपोर्ट को जो है वो रन करवाता हूं दोबारा से। तो अब मेरे पास क्या होगा, ये रिपोर्ट मेरे पास रन होके आई और अब सिर्फ कस्टमर 15 का जो डाटा है वो करंट मंथ की उसकी एक ही इनवॉइस पेंडिंग है जो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं कस्टमाइज के अंदर आके किसी और कस्टमर का जो डाटा है फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर कर लेता हूं आपके पास कस्टमर 19 का जो डाटा है इसकी रिपोर्ट जब मैं यहां पर रन करता हूं तो आप ये देखें ये मेरे पास कस्टमर 19 की अब सिर्फ रिपोर्ट आ रही है जिसके अंदर उसकी पूरी इनवॉइस की डिटेल्स यहां पर मुझे शो हो रही हैं और डेज शो हो रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस टाइम पीरियड में उसकी कौन कौन सी इनवॉइस जो है वो पेंडिंग है और ये उसकी टोटल ओवरऑल इनवॉइसेस जो हैं वो पेंडिंग है। ये डिटेल्स मुझे शो हो रही हैं। आप इस रिपोर्ट को एक्सेल के ऊपर पीडीएफ के ऊपर डाउनलोड करके अपने कस्टमर्स को भी भेज सकते हैं और उनसे जो है वो पेमेंट क्लेम कर सकते हैं जो भी आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंटेंट होगा वो। तो ये हमारे पास आपकी रिपोर्ट हो गई एजिंग रिसीवेबल डिटेल जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कस्टमर वाइज भी डाटा देख सकते हैं और ओवरऑल भी देख सकते हैं। यहां पर अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो हमारी रिपोर्ट है कलेक्शन रिपोर्ट। तो अब हम अपनी इस रिपोर्ट को देखते हैं कि हमें कलेक्शन रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट हमें क्या चीज बताती है। यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर अब हमारे पास कलेक्शन रिपोर्ट ओपन हुई और ये कलेक्शन रिपोर्ट आपको क्या काम करती है कि कस्टमर वाइज आपको जो है वो डाटा बताती है कि किस किस कस्टमर से आपने कितने कितने पैसे जो है वो रिसीव करने हैं। जैसे आप यहां पर देखिए सबसे पहले मुझे कस्टमर 13 का जो है वो डाटा दिया हुआ है, ये उसकी इनवॉइसेस दी हुई हैं, ये उसकी ड्यू डेट्स दी हुई हैं
और ये उसके कितने दिन जो है वो यहाँ पर पास हो चुके हैं अभी तक, ये यहाँ पर मुझे उसकी डिटेल दी हुई है, यानी इस इनवॉइस को 219 दिन ड्यू हो गए हैं और ये उनके जो है वो ओपन बैलेंसेस जो है यहाँ पर मुझे दिए हुए हैं। ये कस्टमर वाइज मेरे पास जो है क्या कहते हैं एक पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। आप देखें हर कस्टमर और हर कस्टमर की इसी तरीके से एक अलग डिटेल जो है वो बनी हुई है। जैसे ये देखें यहाँ पर कस्टमर जो है ये 3 है, तो यहाँ पर कस्टमर 3 की इसी तरीके से पूरी डिटेल बनी हुई है, ये उसकी इनवॉइस डिटेल्स हैं। उसके बाद ये उसकी जो है कितने दिन जो है इनवॉइसेस को हो चुके हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और अमाउंट्स जो है वो लिखी हुई है, टोटल 7850 इसका बैलेंस है। तो कलेक्शन रिपोर्ट जो है वो आपको कस्टमर वाइज जो है वो ओवरऑल एक डाटा जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारी कलेक्शन रिपोर्ट हो गई। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं आपकी कस्टमर बैलेंस समरी रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर कस्टमर बैलेंस समरी पे आ जाते हैं और इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है अब कस्टमर बैलेंस समरी रिपोर्ट जो है वो खुली है। अब यहाँ पर आपके पास सारे कस्टमर की डिटेल्स हैं और ये उनके ओवरऑल बैलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर किस किस कस्टमर का कितना बैलेंस ड्यू है वो हमें यहाँ पर जो है वो शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं और ये आपको डिफरेंट चीजें जो है वो बताती हैं। अब हम इस चीज को जो है वो यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब हम कस्टमर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट को जो है वो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास जो है वो कस्टमर बैलेंस की जो है वो डिटेल रिपोर्ट आ गई है। मींस के कौन सा कस्टमर है, उसकी कौन कौन सी इनवॉइसेस हैं और उसकी ड्यू डेट के साथ और क्या क्या ओपन बैलेंस है, उसका सारा जो है क्या कहते हैं हमारे पास कस्टमर बैलेंस की जो है वो डिटेल यहाँ पर हमारे पास जो है वो शो हो गई है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखें हर कस्टमर की जो है हमें अलग से जो है वो क्या कहते हैं रिपोर्ट जो है वो दी हुई होगी और इस तरीके से जो है हमें सारा उसका अपडेटेड बैलेंस जो है वो रनिंग बैलेंस वो भी बताया जा रहा होगा। ये उसका ओपन बैलेंस और ये साथ उसका रनिंग बैलेंस जो है वो आ रहा है। तो ये कस्टमर बैलेंस की जो है ये डिटेल रिपोर्ट ये जो है हमें ये चीज जो है वो शो करवाती है। अब जो है क्या कहते हैं हम अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ आते हैं, इसको क्लोज करते हैं और यहां से जो है अब हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो है हमारी इनवॉइस लिस्ट। यहां से हम इसको ओपन कर लेते हैं इनवॉइस लिस्ट को और ये हमारे पास जो है वो इनवॉइस लिस्ट खुल गई है बाय डेट। ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं ये इस मंथ की जो है वो रिपोर्ट है। ठीक है, मैं यहां से चाहूं तो यहां से मैं ऑल डेट्स की रिपोर्ट निकाल सकता हूं, इस मंथ की रिपोर्ट निकाल सकता हूं, इस क्वार्टर की रिपोर्ट निकाल सकता हूं, यहां से अपने पास इस साल की रिपोर्ट निकाल सकता हूं। पूरी रिपोर्ट्स जो है मैं यहां से निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर यहां से मैं लास्ट मंथ की रिपोर्ट निकालना चाहता हूं तो यहां मैं लास्ट मंथ पे क्लिक करूंगा और ये मेरे पास इनवॉइस लिस्ट आ जाएगी पिछले सारे महीने की जितनी भी इनवॉइसेस मैंने पिछले महीने में रेज की होंगी। इस तरीके से यहां से मैं डेट्स को चेंज करके जो है अपनी इनवॉइस लिस्ट की जो है वो रिपोर्ट यहां से निकाल सकता हूं। तो यहां से दोबारा से जो है कि कहते हैं हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब हम आ जाते हैं इनवॉइसेस एंड रिसीव्ड पेमेंट रिपोर्ट्स के अंदर। यहां पर इसको हम ओपन करते हैं और ये हमारे पास जो है अब इनवॉइसेस एंड रिसीव्ड पेमेंट की जो है वो लिस्ट आई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें ये 360 रिसीव हुआ था और ये इस इनवॉइस के अगेंस्ट रिसीव हुआ था। जो जो पेमेंट्स हमें रिसीव हुई हैं और किन किन इनवॉइसेस के अगेंस्ट हमें रिसीव हुई हैं ये उसकी जो है एक लिस्ट होगी जो यहाँ पर हमें शो हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपकी एक ये रिपोर्ट हो गई इनवॉइसेस एंड रिसीव पेमेंट लिस्ट जो आपको बताती है कि जो जो पेमेंट्स आपने रिसीव की और किन किन इनवॉइसेस के अगेंस्ट रिसीव की हैं। तो ये उसकी एक लिस्ट जो है वो आपके पास यहां पर आ जाती है। इस रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब ओपन इनवॉइसेस के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। ये ओपन इनवॉइसेस को जो है वो चेक कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये हमें क्या बताती है। अब यहां पर जो है ये ओपन इनवॉइसेस की लिस्ट आपको ये बताएगी कि कौन कौन सा कस्टमर और उसकी कितनी कितनी इनवॉइसेस जो हैं वो ओपन है और उसका टोटल कितना है। जैसे आप ये देखें यहाँ पर कस्टमर 1 है और इसकी 3 इनवॉइसेस जो हैं वो अभी तक ओपन है जो कि रिसीव नहीं हुई। उसी तरीके से ये कस्टमर 10 है, इसकी 1 है और उसी तरीके से ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो दी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये कस्टमर 13 है और इसकी 9 इनवॉइसेस जो है वो यहाँ पर ओपन है और ये उसका टोटल जो है वो उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि 1620 से रिसीव करना है। तो ओपन इनवॉइसेस के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर उसकी कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस और कितनी अमाउंट जो है वो उसकी ओपन है। तो ये आपके पास एक ये रिपोर्ट हो जाती है। इसको यहां से आप कर देते हैं क्लोज और फिर ये आपके पास एक टर्म लिस्ट रिपोर्ट आती है जिसके अंदर आपने बनाया होता है कि 0 डेज ड्यू, 15 डेज ड्यू, 30 डेज ड्यू, 60 डेज ड्यू। इसके अंदर जो है क्या कहते हैं ये आपकी सारी की सारी जो है वो चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपके पास शो हो रही हैं कि कौन कौन सी आपने टर्म लिस्ट जो है वो बनाई हुई हैं। यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं आप समझें कि एक ओवरऑल जो है हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स थी अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड जो कि हमने देखी और जिनको हमने जो है क्या कहते हैं डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। अब हमारे पास जो अगली रिपोर्ट है वो हमारी रिपोर्ट्स रिलेटेड है हमारे पेएबल से। जैसे आप देखें सबसे पहले यहाँ पर जो हमें रिपोर्ट दी हुई है वो अकाउंट्स पेएबल एजिंग समरी की रिपोर्ट दी हुई है। हम इस रिपोर्ट को ओपन करके देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो हमें क्या डाटा जो है वो देती है।
यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। अब आप ये देखें अकाउंट पेबल एजिंग समरी की रिपोर्ट इस टाइम जो है मेरे पास ओपन हो गई और यहाँ पर जो सप्लायर वाइज जो है मुझे यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। जैसे आप देखें पहले मेरे पास है अकाउंटेंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये एक कंपनी है जिसके हमने पैसे पे करने हैं टोटल 3500 और इसको 91 डेज से ऊपर हो चुके हैं। उसी तरीके से आप देखें यहाँ पर एक वोडाफोन कंपनी है और इसको हमने 30,750 रुपए पे करने हैं, जो कि इस टाइम एक अलार्मिंग अमाउंट है। और इसकी डिटेल क्या है कि 91 डेज से ऊपर 6150 हो गए हैं, 61 टू 90 डेज 6150, 31 टू 60 डेज में ये अमाउंट पेंडिंग है, 1 टू 30 डेज में ये अमाउंट पेंडिंग है और इसी तरीके से करंट में 6150 पेंडिंग है और टोटल इसके 30,750 रुपीज जो है वो पेंडिंग है। यानी कि समरी रिपोर्ट जो है हमें ओवरऑल बैलेंस जो है वो हर सप्लायर का जो है वो बताती है और ये बताती है कि कितने कितने डेज जो है वो उसके ऊपर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब आ जाते हैं अकाउंट पेबल एजिंग डिटेल रिपोर्ट के अंदर और यहां पर इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास अकाउंट पेबल एजिंग डिटेल रिपोर्ट जो है वो ओपन हो गई और अब इस डिटेल रिपोर्ट के अंदर जो है वो हमें पूरी की पूरी बिल वाइज जो है वो डिटेल्स देगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 91 डेज से ऊपर कौन कौन से बिल जो है वो हो चुके हैं और यहाँ पर हमें उनकी सप्लायर्स की जो है वो डिटेल्स जो है वो शो हो रही होगी, उनकी ड्यू डेट शो हो रही होगी और कितने दिन ऊपर हो चुके हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर शो हो रही, डेज शो हो रहे होंगे और यहाँ पर उसकी अमाउंट शो हो रही होगी और ये उसकी ओपन बैलेंस होगा। यानी कि इनवॉइस भी इतनी की और इसका ओपन बैलेंस भी अभी तक 6000 ही है। तो यहां से इस तरीके से ये हमें जो है डिटेल रिपोर्ट जो है इस तरीके से शो होगी कि हर बिल की जो है वो डिटेल शो हो रही होगी। यहां पर हमें 61 टू 90 डेज में जितने बिल पेंडिंग है ये उनकी डिटेल्स हमें यहां पर शो हो रही हैं। इसी तरीके से यहां पर ये जो हमारे करंट बिल पेंडिंग्स हैं ये उनकी डिटेल हमें शो हो रही है जो हमने इस मंथ के अंदर जो है वो पे करने हैं और जो हमने पिछले मंथ में पे करने थे 1 टू 30 डेज ड्यूज वो हमें यहां पर जो है कि कहते हैं शो हो रहे हैं। यानी कि ये डिटेल जो है हमें बताती है, बिल वाइज डिटेल जो है वो बताती है और सामने इसके सप्लायर का नेम भी जो है वो लिखा हुआ होता है। तो ये हमारी एजिंग पेबल डिटेल रिपोर्ट जो है वो हो गई। इसको यहां से क्लोज कर देते हैं और अब यहां से जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है यहां पर हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं सप्लायर बैलेंस समरी रिपोर्ट। इसको जो है वो हम देखते हैं, यहां से इसको ओपन करते हैं। अब ये जो है हमारे पास सप्लायर बैलेंस की जो है वो समरी रिपोर्ट आ गई है जिसके अंदर यहाँ पर हमें सप्लायर के नेम्स दिए हुए हैं और ये उसके कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं ये जो है यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो टोटल अभी हमने हमारे जो पेएबल बैलेंस है वो 1,20,000 है और ये उन सप्लायर्स की डिटेल है जिनको हमने पैसे देने और ये उनका ओवरऑल जो है वो बैलेंस है। तो ये हमारे पास सप्लायर बैलेंस की समरी रिपोर्ट थी। अब इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं और ये सप्लायर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट जो है वो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास सप्लायर बैलेंस की जो है वो डिटेल रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अलग अलग सप्लायर के बारे में बताया हुआ होगा और उसकी अलग अलग बिल्स जो पेंडिंग है उनकी जो है वो डिटेल्स हमें दी हुई होगी। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये कैपिटल स्टेशनर्स है, यहाँ पर ये उसके बिल की डिटेल्स दी हुई है, ये उसकी ड्यू डेट दी हुई है, ये उसकी अमाउंट यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर जो आपका ओपन बैलेंस है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि हर बिल के अगेंस्ट इसका ओपन बैलेंस कितना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको जो है ये प्रीमियम वॉचेस की जो है वो डिटेल दी हुई है एंड सो ऑन और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें कि आपको वोडाफोन की जो है वो भी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी हुई है कि कौन कौन से बिल्स इसके पेंडिंग है अलग से और कितने कि यहाँ पर उसकी ड्यू डेट जो है वो क्या है और उसकी ओपन अमाउंट जो है वो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको दी हुई है और ये साथ साथ उसका रनिंग बैलेंस जो है वो चलता जा रहा है। तो ये आपके 30,750 जो है ये आपका पेंडिंग है। जैसे देखें ये आपकी 3,000 की इनवॉइस पेंडिंग है, ये 900 की, तो ये 3,900 बन गया। साथ साथ इसका रनिंग बैलेंस भी चल रहा है और नीचे उसका टोटल भी दिया हुआ है यहाँ पर 30,750 और ये इसका टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपको जो है क्या कहते हैं जो आपकी सप्लायर बैलेंस डिटेल रिपोर्ट होती है वो बिल वाइज जो है वो आपको डिटेल रिपोर्ट जो है वो बताती है। यहां से अब इसको क्लोज कर देते हैं और यहां पर अब आपकी एक और जो है वो आपकी रिपोर्ट आती है बिल्स एंड अप्लाइड पेमेंट की। इसको जो है वो हम देख लेते हैं। यहां पर ये जो है अब आपके पास बिल्स एंड अप्लाइड पेमेंट की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपके पास आ गई है। फॉर एग्जांपल कि कहाँ से आपने जो है क्या कहते हैं बिल जो है वो पे किए हैं और किस किस बिल के अगेंस्ट जो है वो आपने पेमेंट जो है वो यहाँ पर की हुई है। तो ये सारी जो है क्या कहते हैं ये आपको जो है एक डिटेल जो है वो बता रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर 15 जून को जो है वो आपने 216 जो है वो पे किए और किस बिल के अगेंस्ट पे किए हैं, इस बिल के अगेंस्ट पे किए हैं जो 240 रुपए का बिल था और इसके अगेंस्ट 216 जो है वो आपने पे किए हैं। तो ये आपको जो है क्या कहते हैं एक ओवरऑल जो है वो डिटेल जो है
वो यहाँ पर जो है कि कहते हैं आपको जो है वो बता रहे होते हैं। इस तरीके से ये आपको जो है वो सारी की सारी डिटेल्स दी हैं। यहाँ पर टैक्स सॉल्यूशंस की आपको डिटेल्स जो है वो यहाँ पर दी हुई हैं। आप देखें टैक्स सॉल्यूशंस की डिटेल है कि ये आपने जो है वो बिल पे किया इस तरीके से, ये यहाँ पर आपको दी हुई है। वोडाफोन की जो है ये आपको डिटेल्स हैं इस तरीके से कि ये आपने बिल पे किया है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये आपको सारी डिटेल्स देनी है। यानी कि ये रिपोर्ट जो है वो आपको बिल और पेमेंट्स की, जो आपने अप्लाइड पेमेंट्स की होती हैं उनकी जो है क्या कहते हैं वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको बताता है। अब लास्ट आपकी रिपोर्ट यहाँ पर है बिल पेमेंट लिस्ट। इसको भी हम देख लेते हैं कि ये बिल पेमेंट लिस्ट रिपोर्ट जो है वो आपको क्या बताती है। तो ये आपके पास जो है वो बिल पेमेंट लिस्ट आ गई है। ये यहाँ पर इस मंथ की रिपोर्ट है। यहाँ पर हम इसको जो है वो प्रीवियस इस क्वार्टर की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अगर इस क्वार्टर पे आऊँ तो इस क्वार्टर का जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक है, तो कोई डिटेल नहीं आएगी। यहाँ पर आके हम जो है इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लास्ट मंथ की जो है वो रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम लास्ट मंथ की रिपोर्ट पे रहते हैं बिल पेमेंट लिस्ट पे, तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट मंथ की जो है वो रिपोर्ट आ गई है। जो जो बिल्स जो है हमने पे किए हैं ये उसकी रिपोर्ट आ गई है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आके मैं लास्ट क्वार्टर के ऊपर आ जाऊँ तो ये मेरे पास जुलाई से सितंबर तक की जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो जो जो बिल्स हमने पे किए हैं ये यहाँ पर उस सब की जो है कि कहते हैं वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पर हमें शो कर देगा। तो और इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं क्या कहते हैं पूरे के पूरे साल की डिटेल के ऊपर आ जाऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल दिस फाइनेंशियल ईयर टू डेट, यहाँ पे इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के ऊपर आ जाऊं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, तो ये सारी की सारे जो जो हमने बिल्स पे किए हैं ये उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगी। तो ये जो है वो आपकी बिल पेमेंट लिस्ट की जो है वो रिपोर्ट होती है। यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब ये हमने अपनी अकाउंट पेबल से रिलेटेड भी जितनी रिपोर्ट्स थी उनको भी जो है क्या कहते हैं हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब आगे जो है हम अपने डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं, और फिर हम एंड में आके अपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को जो है वो देखेंगे। अब हमने क्या कहते हैं अपनी रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट्स के बारे में जो है पढ़ लिया है। अब मैं आपको ओवरऑल जो है क्या कहते हैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपना ओवरऑल डाटा जो है क्विक बुक से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हमने ओवरऑल अपनी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी देखनी हो, यानी अगर हमने अपनी ओवरऑल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी देखनी हो किसी भी अकाउंट की, तो वो हम क्विक बुक के अंदर जो है वो किस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं मैं आपको ये बताता हूं कि हम अपनी जो ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनको जो है वो किस तरीके से देखते हैं। हमारी एक रिपोर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं, यहां पर हम नीचे आते हैं, और हमारी एक रिपोर्ट होती है जनरल लेजर रिपोर्ट। ये वाली जो रिपोर्ट होती है हमारी जनरल लेजर रिपोर्ट, हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं जनरल लेजर रिपोर्ट को। और ये हमारी जो आपकी जनरल लेजर रिपोर्ट है ये हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का जो है वो डाटा जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये दिस मंथ टू डेट हमें बता रहा है। मैं यहाँ पर आकर इसको कर देता हूँ ऑल डेट्स कि ये मुझे तमाम डेट्स का जो है वो डाटा दे। यहाँ पर आके क्या कहते हैं मैं इसको रन रिपोर्ट पे जो है वो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, रन रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूं, और ये मुझे अब ओवरऑल जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सब का डाटा जो है वो मुझे शो करवा देगा। इस रिपोर्ट को जो है क्या कहते हैं ये बड़ी रिपोर्ट है, मैं एक्सेल के ऊपर जो है क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर लेता हूं। इस रिपोर्ट को एक्सेल पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस रिपोर्ट को। अब हमने एक्सेल पे इस रिपोर्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर लिया है, और अब अपने पास यहाँ पर जो है इसको ओपन कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर। ये अभी हमारे पास जो है वो रिपोर्ट ओपन होके जो है वो आ जाएगी, जनरल लेजर की डिटेल रिपोर्ट। अब आप यहां पर देखें कि ये मेरे पास डिटेल रिपोर्ट जो है वो ओपन होके आ गई है। यहां पर मैं इसको एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देता हूं, और आप अब यहां पर एक चीज देखें कि जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, यहां पर अब मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स की जो जो भी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी है वो मुझे यहां पर शो हो जाएगी। जैसे मेरा सबसे पहले ये एक बैंक अकाउंट है, इस बैंक के अंदर जो पेमेंट, जो रिफंड, जो भी चीज, जो भी एक्टिविटी हुई है सारी की सारी एक्टिविटी वो मुझे यहां पर जो है वो शो हो जाएगी, जो जो एक्टिविटी यहाँ पे हुई है ट्रांजैक्शन वाइज। इसी तरीके से ये मेरे पास दूसरा बैंक आ रहा है, ये उस दूसरे बैंक के अंदर भी जो भी एक्टिविटी हुई है वो भी मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे आप देखें यहाँ पर मुझे सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर शो हो रही हैं।
ये इसी तरीके से आप ये देखेंगे मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल की भी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो इनवॉइस, जो पेमेंट, जो क्रेडिट नोट, जो चीज मैंने अकाउंट रिसीवेबल के अंदर पोस्ट की है, जिस कस्टमर में पोस्ट की है, वो सारी की सारी डिटेल्स मेरे पास जो है मुझे यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो शो हो जाएंगी। यानी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस की लिस्ट मेरे पास इस रिपोर्ट में जो है वो यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर आप देखें सारी की सारी लिस्ट यहां पर मेरे पास आ रही हैं। ये सारी लिस्ट है मेरे पास, ये आ गई सारी लिस्ट। तो ये हर अकाउंट की मेरे पास लिस्ट आ रही है। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट जो है वो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी की जो है वो बन जाती है। जैसे अब ये मेरे पास सेल्स की डिटेल आ रही है, तो ये इस प्लान के अंदर जितनी सेल्स मैंने की हैं वो सारी की सारी इस प्लान की सेल्स मेरे पास यहां पर आ जाएंगी। इस प्लान में मैंने जितनी सेल्स की हैं वो यहां पर सारी मेरे पास आ जाएंगी। अब यहां पर हम इसको कर देते हैं क्लोज। यहां पर मैं इसको कर देता हूं डोंट सेव। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन एक्टिविटी मैंने देखनी है, मिसाल के तौर पे सिर्फ अपने अकाउंट रिसीवेबल्स की। तो उसके लिए यहां पर मैं क्या करूंगा, आप यहां पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर आप इसको कस्टमाइज करके जो है यहां पर आप फिल्टर पे आ सकते हैं। फिल्टर पे आके जो है यहां पर आप एक अकाउंट जो है क्या कहते हैं वो आप अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं आता हूं और यहां पर आके मैं अकाउंट के ऊपर अपना क्या कहते हैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर ऑल डेटर्स अकाउंट, ये मैंने अपना ऑल डेटर्स अकाउंट जो है मैंने यहां पर जो है वो अपना सेलेक्ट कर लिया है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ऑल डेटर्स अकाउंट जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं और यहां पर अब मैं रन रिपोर्ट के ऊपर जो है वो आ जाता हूं। आप ये देखें मैंने रिपोर्ट जो है वो रन की है। तो अब मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट जो है वो आएगी। यहां पर आप देखें सिर्फ मुझे अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट जो है यहां पर शो होगी। तो इसी तरीके से यहां पर आप अपनी जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट्स को जो है वो कस्टमाइज्ड जो है वो भी कर सकते हैं और कस्टम रिपोर्ट्स भी जो है वो अपने लिए निकाल सकते हैं। ये तो हो गई अब एक बात। अब मैं आपको जो अगली चीज बताऊंगा कि किस तरीके से अगर मैंने अपने ओवरऑल डाटा को क्विक बुक से एक्सपोर्ट करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। आप यहां पर आए, यहां पर आके आपको एक ऑप्शन नजर आएगी आपको एक्सपोर्ट डाटा की। आप यहां एक्सपोर्ट डाटा के ऊपर जो है वो आ जाएं। यहां पे एक्सपोर्ट डाटा के ऊपर आके अब आप ये देखेंगे एक्सपोर्ट डाटा पे आके वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी चीजें आपने एक्सपोर्ट करवानी है। जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जनरल, जो जो चीजें आप पोस्ट करवाना चाहते हैं आप सारी चीजें पोस्ट यहां पर जो है क्या कहते हैं उनको जो है वो एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। और किस किस रेंज के लिए करना चाहते हैं, तमाम डेट्स के लिए, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। यहां पर हम ऑल डेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये डाटा हमारे पास जो है वो एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक जिप फाइल आ जाएगी। मैं इस जिप फाइल को जो है वो यहां पर अपने पास जो है वो सेव कर लेता हूं। ये मैंने जिप फाइल को अपने पास सेव किया तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं एक जिप फाइल आ गई है और अपनी जिप फाइल को जो है यहां पर मैंने अपने पास सेव कर लिया है। तो अब ये मैंने अपनी जिप फाइल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसकी जो जिप फाइल का जो फोल्डर था उसको ओपन कर लिया है। तो अब आप यहां पर देखें मेरे पास जो भी डाटा था वो सारे का सारा क्विक बुक का मेरा डाटा जो है वो एक्सपोर्ट होके आ गया है और ये टोटल जो है मेरे पास 8 फाइल्स जो हैं वो आ रही हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं मैं आपको जो है क्या कहते हैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। ये मेरे पास कस्टमर्स की फाइल है। इसके अंदर जितने मेरे कस्टमर्स होंगे उन सब की डिटेल्स जो है मेरे पास यहां पर जो है वो शो हो रही होगी। आप ये देखें ये मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं अभी एक्सेल की शीट जो है वो ओपन हो जाएगी और यहां पर आप देखें कि मेरे पास जितने भी कस्टमर्स हैं ये सारी की सारी मेरे पास जो देखें ये सारे के सारे कस्टमर्स की जितने भी मैंने कस्टमर्स क्विक बुक में क्रिएट किए हैं उन सारे कस्टमर्स की जो है लिस्ट मेरे पास यहां पर आ जाएगी। ठीक है, इसको यहां से क्लोज कर देते हैं एज इट इज। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज की लिस्ट होगी कि जो जो हमारे पास एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे पास यहां पर आ जाएंगे। ये हमारे पास एम्प्लॉयज की लिस्ट हो गई। अब आप ये देखें ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई। जो जो एम्प्लॉयज हमने ऐड किए हुए थे वो एम्प्लॉयज यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमें शो हो गए हैं और उनकी डिटेल्स यहाँ पर हमें शो हो गई हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है क्या कहते हैं आपकी सप्लायर्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये सप्लायर की लिस्ट को जो है वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पर।
तो उसी तरीके से आप देखें, अब यहाँ पर जितने भी सप्लायर्स मैंने क्विक बुक के अंदर क्रिएट किए हैं, ये सारी सप्लायर्स की जो है वो लिस्ट यहाँ पर मेरे पास जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसी तरीके से ये जो भी मैंने आपको जनरल लेजर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकाल के दिखाई थी, वो रिपोर्ट भी जो है क्या कहते हैं इसी तरीके से एक्सपोर्ट होकर यहाँ पर आ जाती है। ये भी आप देख लें, इसको ओपन एक दफ़ा कर लें, ये वही जो है वो रिपोर्ट होगी जो अभी हमने अपने पास जनरल लेजर की जो है वो ओपन की थी, जिसके अंदर सारे अकाउंट की सारी डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास आ रही थी। ये देखें, ये सारी वही हमारे पास जो है क्या कहते हैं उसी तरीके से सारी डिटेल्स जो हैं ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं आ जाएंगी। हर अकाउंट की जो है वो अलग अलग डिटेल्स हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। जैसे आप देखें यहाँ पर हमारे पास हो रही हैं। इसको क्लोज कर देते हैं। इस रिपोर्ट को भी हमने देखा था। उसके बाद ये हमारे पास जर्नल है, यानी कि जर्नल की जो हमने एंट्रीज पास की हैं, जर्नल जो हमने पोस्ट किए हुए हैं, उसकी जो है ये सारी डिटेल जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब आप ये देखें, जितनी भी हमने जनरल एंट्रीज के कहते हैं पोस्ट की हुई हैं, ये सारी की सारी जनरल एंट्री की डिटेल्स जो हैं वो भी यहाँ पर हमारे पास जो है कि कहते हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी इस रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर अब इसको सारी ये देखें, जितनी भी डिटेल्स हैं हमारी सारी जनरल एंट्री की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। अब इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो है कि कहते हैं अब हमारे रह गया ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने ट्रायल बैलेंस को देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो ये हमें ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया है। ये इस रिपोर्ट के अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा। ये हमारे पास पूरे का पूरा जो है वो ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद हमारे पास जो है ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दिखाई हुई होगी। इसके बारे में अभी हम अलग से भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इससे हमारे पास रिपोर्ट निकली है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो हम देख लेते हैं। आज तक की डेट का जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आज की डेट है 6 अक्टूबर, तो आज तक की डेट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा होगा वो हमें यहाँ पर जो है क्या कहते हैं शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको एनेबल एडिटिंग कर देता हूँ तो ये फिगर्स सारी अपडेट हो जाएंगी। ये हमारे पास जो है वो आ गई है। ये हमारा जो है अब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आज तक की डेट का जो है वो हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं जो हमारी नेट इनकम हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ये ऑपरेटिंग, ये हमारे पास नेगेटिव के अंदर आ रही है। टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये हमारी नेट इनकम जो है ये हमें नेगेटिव के अंदर शो हो रही है। इसको मैंने रेड कर दिया है। तो ये टोटल हमारा जो लॉस है वो आज की डेट तक का 179,932.62 जो है ये हमारा टोटल लॉस है। यहाँ पर आके अब इसको जो है क्या कहते हैं हम क्लोज कर देते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर ये लॉस है, यहाँ पर इसको हम डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। और उसी तरीके से ये अब हमारे पास जो है क्या कहते हैं हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारी बैलेंस शीट आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है कि कहते हैं आप देखें, अब ये हमारे पास बैलेंस शीट की जो है डिटेल्स जो हैं वो सारी आ रही हैं। ये हमारे एसेट्स आ रहे हैं, ये उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस जो हैं, ये हमारे एसेट्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस वो हमारे पास के कहते हैं यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट्स के बैलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। ये हमारे डेटर्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से ये हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। और ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रही हैं। ये हमारी वेजेस की जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर हमें लाइबिलिटी शो हो रही है, वेजेस की, पीएवाई की, ये पेंशन की लाइबिलिटी सारी की सारी। ये उसी तरीके से हमारे वैट कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है। ये वो बैलेंस है हमारे पास वैट कंट्रोल अकाउंट का जो अभी तक हमने फाइल नहीं किया है। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। और वैट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमारे पास वो बैलेंस है जो हमने फाइल तो कर दिया हुआ है लेकिन अभी तक हमने इस बैलेंस को जो है वो पे नहीं किया। तो ये हमारे पास जो है बैलेंसेस आ रहे हैं। ये हमारे पास ओवरऑल जो है क्या कहते हैं बैलेंस शीट जो है वो आपकी इस तरीके से जो है वो शो हो रही है। तो बहरहाल ये आपकी बैलेंस शीट थी। यहाँ से अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं ओवरऑल जो है वो टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि एक्सपोर्ट डाटा करके हमें कौन कौन सी जो है वो रिपोर्ट्स मिलती हैं। तो इसके बाद हम इस लेक्चर का जो है वो आखिरी जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटेल में देखेंगे और बैलेंस शीट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का जिसके अंदर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस की। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स जो है वो दिखाई गई हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स जो हमने अभी देखी थी,
प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू डेट कंपैरिजन रिपोर्ट और क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी रिपोर्ट। वन बाय वन हम इन सब रिपोर्ट्स को जो है अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट। ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट जो है ये वही रिपोर्ट है जो अभी हमने देखी थी। यहां पर ये हमें यकम जनवरी से लेकर 6 अक्टूबर तक की जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो रिपोर्ट यहां पर हमें दिखाई गई है। ये हमारे पास जो है वो पूरी रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर हम आके देख लेते हैं, ये सारी की सारी हमें जो है वो डिटेल्स बताई गई हैं। ये हमारे पास जो है कि कहते हैं सारी इनकम्स की डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। ये हमारे पास पूरी डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट के अंदर जो है सब कुछ जो है वो बताया हुआ है। कौन कौन सी इनकम है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो कौन कौन सी जो है वो एंट्रीज जो है वो पोस्ट हुई हुई हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है ये हमें यहाँ पर बताई हुई है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम इसको जो है कि कहते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल के ऊपर और फिर जो है वो देखते हैं। अब ये जो है हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट दी हुई है 1 जनवरी से 6 अक्टूबर तक। यहाँ पर अब आप देखें क्या कहते हैं इनकम जो है मुझे दी हुई है। यहाँ पर एज इट इज जो जो मुझे इनकम दी हुई है उस इनकम की सारी डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 601 सेल की एक इनकम है, तो उस सेल के अंदर जितनी भी इनवॉइसेस डली थी उन सब की डिटेल्स यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मुझे दी गई है। तो ये मेरे पास उसका टोटल आ गया, यानी कि ओवरऑल मुझे सारी की सारी इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स जो हैं विद इनवॉइस, बिल्स और जनरल एंट्रीज के थ्रू जो जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सारे मुझे इसी तरीके से एक्सपेंसेस की डिटेल्स यहाँ पर मुझे दी हुई हैं, और उन एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से बिल्स, कौन कौन से जेवी पास हुए हैं, सब कुछ मुझे यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप देखें मेरे पास जो है कि कहते हैं ओवरऑल डिटेल जो है वो यहाँ पर शो हो गई है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास जो है कि कहते हैं लॉस जो है, लॉस यहाँ पर मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है जो कि है -182,432.65। यहाँ पर मैं इसको रेड कर देता हूँ, आप ये देखें ये मेरे पास जो है ओवरऑल लॉस हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो है हमें पूरी की पूरी डिटेल्स जो हैं वो डिटेल्स बताई गई हैं कि इनकम एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में नहीं बताया गया, बल्कि उनके अंदर कौन कौन सी एंट्रीज पास हुई हैं वो भी जो है वो सारी डिटेल्स हमें ट्रांजैक्शन वाइज जो है वो हमें शो हुई है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट थी। इसको यहां से हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट को जो है वो हम यहां पे क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास अगली रिपोर्ट है प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ की जो है वो रिपोर्ट है, और यहां पर इसको भी जो है कि कहते हैं मैं एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके जो है वो एक दफा देख लेते हैं। और ये जो है अब हमने एक्सेल के ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट को जो है वो ओपन कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस बाय मंथ। अब आप देखें ये मुझे मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दिया हुआ है यहाँ से, जैन फेब मार्च, और इसी तरीके से ये 1 से 6 अक्टूबर तक का डाटा भी यहाँ पर एंटर है। तो अब यहाँ पर मुझे मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो यहाँ पर मुझे दिया गया है, जिसके अंदर मुझे सारी इनकम के अंदर जो जो मेरे इनकम के अकाउंट्स आ रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर मुझे दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट्स की यहाँ पर मुझे डिटेल दी हुई है, और उसी तरीके से यहाँ एक्सपेंसेस की डिटेल्स जो है वो मुझे दी हुई है। और ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं ओवरऑल जो है वो ये मेरे पास जो है वो आ रही है डिटेल्स सारी कि किस किस महीने में मुझे कितना कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो यहाँ पर हुआ है। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर जनवरी के महीने में इतना लॉस है, फेब में इतना लॉस है, मार्च में इतना लॉस है, एंड सो ऑन यहाँ पर मुझे ओवरऑल लॉस जो है वो दिखा रहा है, और एंड में आके ये मुझे टोटल लॉस जो है मेरा कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो ये मंथ वाइज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होगी, जिसके अंदर मंथली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मुझे यहाँ पर शो करवाया जाएगा। इस रिपोर्ट को भी यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और अब अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट पे आते हैं। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन रिपोर्ट है कि हम अपने इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर इशू ये है कि हमने डाटा सिर्फ इसी साल का डाला हुआ है, तो पिछले साल का कोई डाटा हमारे पास है नहीं कंपेयर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारे पास पिछले साल की कोई भी डिटेल्स जो है वो शो नहीं हो रही। तो ये प्रीवियस ईयर से अपने डाटा को कंपेयर करने के लिए जो है वो रिपोर्ट होती है। यहाँ पर इस रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो अगली रिपोर्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है या जो हमें लॉस हुआ है वो हमारे इनकम का जो है वो कितने परसेंट है। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर देखें, यहां पर मेरी टोटल इनकम है 1,06,000 और ये उसका जो है टोटल 100% है। अब इस 100% में से जो है इस सेल का जो है ये इतने परसेंट है, 150 सेल्स प्लान का इतने परसेंट है, ये 300 सेल्स प्लान इतने परसेंट की है, 600 सेल्स प्लान इतने परसेंट की है,
1000 सेल्स प्लान जो है वो इतने परसेंट का है। तो इस तरीके से मुझे जो है क्या कहते हैं कि सारी सर्विसेज मेरी 13.41% है, तो ओवरऑल सेल्स मेरी हो गई 100%। अब यहां पर क्या काम है कि जो मेरी सेल्स 100% है, अब मेरा हर एक्सपेंस उस सेल के कितने परसेंट के बराबर है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, मेरा ये जो पहला कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस है 701, कॉस्ट ऑफ सेल्स 150 प्लान 3375, ये मेरी सेल्स का 3.1% है। इसी तरीके से ये वाला मेरी सेल्स का 6.2321% है। और ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है 48,882.55, ये मेरी सेल्स का 45% है। ठीक हो गया, ये मेरी सेल्स का 45% हो गया। अब यहां पर जो है क्या कहते हैं, आप देखें मेरे एक्सपेंसेस आ रहे हैं और सबसे पहला एक्सपेंस है मेरी सैलरी का जो कि 193500 है। ये एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि आप यहां पर देखें ये मेरी सेल्स का 181% हो गया है, इसलिए मुझे बिजनेस के अंदर नुकसान हो रहा है। ये जो एक एक्सपेंस है सेल्स का एक्सपेंस, सैलरीज का एक्सपेंस, ये सैलरीज का एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि ये 181% है, तकरीबन डबल है किसका, सेल्स का। मेरी टोटल सेल्स थी 1,06,779 और जो टोटल सैलरी एक्सपेंस है सिर्फ एक ही एक्सपेंस 1,93,500 का है। तो ये 181% है, इस वजह से जो है वो मुझे इतना नुकसान हो रहा है। और इसी तरीके से बाकी भी सारे एक्सपेंसेस की जो है वो परसेंटेज यहां पे दी हुई है कि टोटल परसेंटेज जो है वो एक्सपेंसेस की कितनी है। ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं ये 238,779.24 है और ये मेरी सेल्स का 223% है, यानी कि डबल से भी ज्यादा जो मेरे सेल्स हैं उससे डबल से भी ज्यादा मेरे एक्सपेंस हैं, इसलिए बिजनेस के अंदर जो है वो लॉस यहां पर शो हो रहा है। उसी तरीके से ये जो डेप्रिसिएशन है ये मेरी सेल्स का 1.45% है। और जो मेरी नेट इनकम है, मेरी टोटल नेट इनकम यहां पर आ रही है -182,432.65, यानी कि ये लॉस है -170%, यानी मेरी सेल्स का -170%, ऑलमोस्ट तकरीबन डबल मेरा जो है वो लॉस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट थी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम, जिसको हम इस तरीके से चेक करते हैं कि हमारी इनकम का कितने कितने परसेंट जो है वो एक्सपेंसेस है। यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और अब अगली रिपोर्ट की तरफ आते हैं। अब यहां पर है प्रॉफिट एंड लॉस ईयर टू डेट कंपैरिजन रिपोर्ट। ठीक हो गया, यानी कि अब हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करना है ईयर टू डेट के हिसाब से। जैसे कि आप यहां पर देखें मेरे इस पीरियड का जो एक्सपेंस है वो है, ये मेरा है 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक की डिटेल्स हैं यहां पर मेरे पास, और ये मेरे पास 1 जनवरी से 6 अक्टूबर तक की डिटेल्स हैं। यानी अब इसको जो है हम आपस में जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, यानी इस मंथ के डाटा को ओवरऑल पिछले पूरे साल के डाटा के साथ जो है वो यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर इस रिपोर्ट को जो है वो हम यहां पर क्लोज कर देते हैं। और ये हमारे पास रिपोर्ट है क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस समरी रिपोर्ट, जिसके अंदर हमें हर क्वार्टर का जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शो होगा। जैसे आप ये देखें यहां पर मुझे जो है जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर की डिटेल्स शो हो रही हैं, ये अप्रैल से जून तक की, जुलाई से सितंबर तक की, और इसी तरीके से ये अक्टूबर से ऑनवर्ड्स दिसंबर तक जो है मेरा ये क्वार्टर जो है वो क्लोज होगा। और यहां पर जो है आप देखें एंड में आके मुझे हर क्वार्टर का जो है प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है। जैसे पहले क्वार्टर का मेरा लॉस है 71,000, दूसरे क्वार्टर का 59,000 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से टोटल जो मेरा लॉस है वो 182,432.65 जो है वो यहां पर हुआ है। तो अब हम अपनी इस क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को जो है वो क्लोज कर देते हैं। तो ये तो हमने बात की थी आपके प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स के बारे में कि आपकी कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस की जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं। तो अब हम अपने इस कोर्स का बिल्कुल लास्ट टॉपिक बैलेंस शीट को जो है वो डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलें आए हम देखते हैं बैलेंस शीट को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखें, ये आपके पास सिंपल एक बैलेंस शीट है जो कि आज की डेट में आपके पास यहां पर है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको एसेट्स की, लायबिलिटीज की, आपकी सारी डिटेल्स यहां पर दी गई है। वही बैलेंस शीट जो कि अभी हमने जो है क्या कहते हैं जब हमने अपना डाटा एक्सपोर्ट किया था उसके अंदर भी हमने देखी थी। तो ये तो हो गई हमारे पास क्या कहते हैं एक सिंपल जो है वो बैलेंस शीट जो है वो यहां पर ये हमारे पास शो हो गई। यहां पर अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं अब हम अपनी एक और बैलेंस शीट जो है वो देखते हैं जो कि है हमारी बैलेंस शीट की समरी, यानी जिसके अंदर हमें टेंजिबल एसेट्स का टोटल दिखाया गया है। इसके अंदर जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। ठीक है, कैश इन हैंड एट बैंक, जो भी हमारे पास कैश इन हैंड एट बैंक है वो सारे का सारा
आ रहा है, डेटर्स की हमारे पास सारी डिटेल आ रही है, करंट एसेट्स आ रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स की पूरी डिटेल आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास जो भी करंट लाइबिलिटीज हैं हमारी, वो सारी की सारी एक समरी है, और ये उसके अंदर सारी जो जितना भी टोटल है वो ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक बैलेंस शीट की जो है समरी रिपोर्ट जो है वो, ये एक समरी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाती है। यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं, और अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, और ये है हमारे पास बैलेंस शीट की डिटेल रिपोर्ट। ये बैलेंस शीट की डिटेल रिपोर्ट है दिस मंथ टू डेट। अगर मैं यहाँ पर इसको करूं और यहाँ पर आकर मैं इसको कर दूं दिस ईयर टू डेट, तो और इसको यहाँ से रन रिपोर्ट पे क्लिक कर दूं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 6 अक्टूबर तक जो भी बैलेंस शीट की डिटेल रिपोर्ट है मैं उसको जो है वो यहाँ पे रन करना चाहता हूँ। इसी तरीके से जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो जो एसेट था, उस एसेट के अंदर जो जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमें शो हो रही थी। इसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर भी ये होगा कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस और इनकम्स की हमें सारी डिटेल्स दिखाई गई थी, यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें एसेट और लायबिलिटीज की सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी कि जो जो हमारे पास एसेट है या जो जो हमारे पास लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट हमने कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है वो की हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट को जो है क्या कहते हैं, मैं अपने पास एक्सेल पे जो है वो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि बड़ी रिपोर्ट है। तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं, अब बैलेंस शीट की जो है वो डिटेल रिपोर्ट जो है वो ओपन हो गई है। जैसे आप ये देखें, ये मेरे पास लॉयड बैंक है और उसका टोटल जो है वो मेरे पास ये 12189 जो है वो आ रहा है। लेकिन ये टोटल मेरे पास किस तरीके से आया है, ये मेरे पास टोटल आया है इन ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट के अंदर। तो ये सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो मेंशन की हुई हैं। इसी तरीके से ये मेरे पास दूसरा बैंक है, तो ये उसकी डिटेल्स यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। और एज इट इज ऐसे ही मेरे पास जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल जो है वो क्या कहते हैं, मुझे जो है ना इसके अंदर ये शो होगी। जैसे आप ये देखें, अकाउंट पेएबल है, तो अकाउंट पेएबल के अंदर जितने भी बिल्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी एक्टिविटी हुई है, वो सारी की सारी मुझे जो है वो यहाँ पर शो होगी और एंड में उसका टोटल जो है वो यहाँ पर मुझे नजर आएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट डिटेल रिपोर्ट है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल्स तो आती हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स के साथ साथ जो जो ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी जो है वो इस रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसको कर लेते हैं क्लोज। और ये डिटेल रिपोर्ट्स जो है वो किस लिए निकाली जाती हैं? डिटेल रिपोर्ट्स आपकी इसलिए निकाली जाती हैं कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन हाईलाइट करनी है कि कोई बड़ी ट्रांजैक्शन और आप देखना चाहते हैं, तो वो आप इस डिटेल रिपोर्ट की मदद से डिटेल रिपोर्ट निकाल के जो है वो उस ट्रांजैक्शन को जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहां पर अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। और अब हमारी अगली रिपोर्ट है बैलेंस शीट कंपैरिजन की, यानी कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन। क्योंकि हमने लास्ट ईयर के अंदर भी कोई डाटा डाला ही नहीं हुआ, तो हमारा कंपैरिजन जो है वो होता ही नहीं है, तो हमारे पास लास्ट ईयर का कोई भी डाटा नहीं है। तो ये बेसिकली लास्ट ईयर से कंपैरिजन करने के लिए जो है ये रिपोर्ट जो है वो निकाली जाती है। यहां पर अब हम इसको कर देते हैं क्लोज। और अब यहां पर एंड में आखिरी जो हमारे पास रिपोर्ट है वो है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की रिपोर्ट, जो कि हमें ये बताएगी कि हमारा जो कैश फ्लो है वो कितना है। तो उसकी आपको जो है वो सारी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। ये नेट इनकम नेगेटिव है, और जो जो चीजें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर आती हैं, जो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो डालने के बाद जो है ओवरऑल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो है वो आपने क्या क्या जो है वो अर्न किया है। यहाँ पे नेट कैश प्रोवाइडिंग बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो 0 है। और यहाँ पर आप देखें कि एंड में हमारे पास कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो आ रहा है 17,941.97। तो ये हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट थी। तो ये जो है क्या कहते हैं, हमारा क्विक बुक का जो है ओवरऑल कोर्स था जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अगर आपने ये पूरा कोर्स जो है वो देखा है तो आई होप कि आपने इस कोर्स से जो है वो कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो जरूर बताइएगा।